हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आज मंजिल के इस रिकॉर्डेड सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शंस। और यह फंक्शन बिल्कुल भी वह नहीं है जो आप आम भाषा में समझते हैं, जैसे कि मेरे घर में भैया की शादी है तो आज हमारे घर में फंक्शन है, आज पापा का बर्थडे है तो फिर से आज हमारे घर में फंक्शन है। यह जो फंक्शन है वह है मैथमेटिकल फंक्शन। और इससे पहले कि हम इस लेक्चर को शुरू करें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी हैं इस लेक्चर को देखने के लिए। सबसे पहली बात, जब आप इस लेक्चर को देखें तो आपके पास एक नोटबुक और एक पेन ज़रूर होना चाहिए, ताकि इस लेक्चर में गिवन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर सकें और उसे फ्यूचर में रिवाइज भी कर सकें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप इस लेक्चर को देखें तो ना तो बेड पर ना सोफे पर बैठकर देखें, बल्कि अपने लिए एक टेबल और चेयर का प्रबंध जरूर कर लें। टेबल पर आप मोबाइल की स्क्रीन या लैपटॉप की स्क्रीन रखें, जिसको देखकर आप अपने नोट्स बना सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और खुद चेयर पर बैठें। क्योंकि अगर आप सोफे पर या बेड पर बैठकर देखेंगे तो डेफिनेटली नींद आएगी, और नींद आएगी तो फिर आप लेक्चर ढंग से नहीं देख पाएंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस लेक्चर के दौरान जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो यह उम्मीद आप सबसे करते हैं कि उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले आप उस वीडियो को पॉज करेंगे और उसे खुद सॉल्व करके देखेंगे। और फिर सॉल्व करने के बाद जब आपका आंसर आ जाएगा तो आप उस आंसर को हमारे आंसर से टैली करेंगे और देखेंगे कि आपकी तैयारी कैसी है, और आप इससे अपने वीक एरियाज को भी लोकेट कर पाएंगे, ताकि आप उनके ऊपर अच्छे से काम कर सकें और एक बहुत अच्छा स्कोर जेईई मेंस में पा सकें। तो चलिए बिना वक्त गवाए आइए शुरू करते हैं फंक्शन। तो सबसे पहली चीज, जब हम फंक्शन शब्द सुनते हैं तो जहन में पहला सवाल जो आता है वो आता है कि व्हाट इज अ फंक्शन, कि फंक्शन आखिर होता क्या है। क्योंकि इस लेक्चर का नाम जीरो टू हीरो है, तो डेफिनेटली इस लेक्चर में हम पूरी की पूरी थ्योरी और क्वेश्चंस भी कवर करेंगे, यानी कि बिल्कुल स्क्रैच या बेसिक लेवल से चलेंगे और एडवांस लेवल तक आपको लेकर जाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि व्हाट इज अ फंक्शन। मान लेते हैं लेट ए एंड बी बी टू सेट, हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, और देयर एग्जिस्ट अ रूल और मैनर और कॉरस्पॉन्डेंस एफ विच एसोसिएट्स टू ईच एलिमेंट ऑफ ए अ यूनिक एलिमेंट इन बी। मान लेते हैं हमारे पास दो सेट हैं ए, और हमारे पास एक रूल है, एक माध्यम है, एक जरिया है ए के एलिमेंट्स को बी के एलिमेंट्स से जोड़ने का। और वो किस तरह से जोड़ता है ए के एलिमेंट्स को बी के एलिमेंट्स के साथ, कि ए का हर एलिमेंट बी के किसी ना किसी यूनिक एलिमेंट से के साथ जुड़ा हो। यानी कि फंक्शन, अगर मैं इसको थोड़ा इलैबोरेट करके बोलूं तो फंक्शन क्या है? एक जरिया है। कैसा जरिया है? ए के एलिमेंट्स को बी के एलिमेंट से जोड़ने का एक जरिया है। और वह जरिया कैसा है? वह जरिया ऐसा है कि उसमें दो खासियत हैं। पहली खासियत, ए का हर एलिमेंट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से जुड़ा होगा, और दूसरी खासियत यह है कि वो जो एसोसिएशन होगा वो यूनिक होगा, यानी ए का हर एलिमेंट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से यूनिकली जुड़ा होगा। इस बात को और बेहतर तरीके से समझें, जैसे मान लीजिए मेरे पास दो सेट हैं ए और बी। यहां कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, और यहां है 1 4 9 और 16। मान लेते हैं हमारे पास एक जरिया है ए के एलिमेंट्स को बी के एलिमेंट्स से जोड़ने का, और वो जरिया क्या है? मान लेते हैं एफ। और वो कैसे जोड़ता है? 1 को 1 से जोड़ देता है, 2 को 4 से जोड़ देता है, 3 को 9 से जोड़ देता है, और 4 को 16 से जोड़ देता है। तो अगर आप देखें इस जोड़ने वाले जरिए में कुछ खासियत हैं। ए का हर एलिमेंट जुड़ा है, हां सर, ए का हर एलिमेंट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से जुड़ा है, और वो भी कैसे जुड़ा है? यूनिकली। यूनिकली से मतलब है कि ऐसा नहीं है कि 1 1 से भी जुड़ा हो और 1 4 से भी जुड़ा हो। ऐसा है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं है। तो यानी 1 का एसोसिएशन सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ है, बी के दो एलिमेंट्स के साथ इसका एसोसिएशन नहीं है। तो जोड़ने वाला जो माध्यम है, जरिया है, उस केस में जिसमें यह दोनों खासियतें होंगी वो क्या कहलाएगा? या तो फंक्शन कहेंगे उसको, या फिर मैपिंग कहेंगे फ्रॉम ए टू बी। यानी कि any association which associates each element of A to a unique element of B, that association is called as a function or mapping. और इसे कैसे डिनोट करते हैं? F from A to B. F is a function from A to B. इसे ऐसे लिखते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा लिखना ही पसंद करते हैं, F is a function from A to B, लेकिन इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है।
तो इसको और अच्छे से गहराई से समझने के लिए आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यह कुछ तस्वीरें हमने आपके सामने बना रखी हैं और आपको इन तस्वीरों को देखकर बताना है इनमें से कौन सा जोड़ने वाला रूल ए के एलिमेंट्स को बी के एलिमेंट से फंक्शन है या नहीं है। तो अगर हम पहली वाली की बात करें, क्या यह फंक्शन है? सोच के बताएं। सर फंक्शन के लिए दो कंडीशन थी, ए का हर एलिमेंट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से जुड़ा हो, पहली शर्त, और दूसरी शर्त यह थी वो एसोसिएशन कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो अगर मैं यहां देखूं, ए का हर एलिमेंट तो जुड़ा है बी के किसी ना किसी एलिमेंट से, और दूसरी बात, क्या ये एसोसिएशन यूनिक है? हां सर, ये एलिमेंट सिर्फ एक से जुड़ा है, ये एलिमेंट भी सिर्फ एक से जुड़ा है, ये एलिमेंट भी सिर्फ एक से जुड़ा है, और यह एलिमेंट भी सिर्फ एक से ही जुड़ा है। अब कई बच्चों को यहां पर छोटा सा एक डाउट आ सकता है, सर लेकिन ये एलिमेंट तो दो से जुड़ा है पीछे। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। देखिए ध्यान रखें, कंडीशन सिर्फ किसके एलिमेंट्स के ऊपर है? ए के एलिमेंट्स के ऊपर है, क्योंकि फंक्शन कहां से कहां है? ए से बी। तो कंडीशन जो लगी है वो ए के एलिमेंट्स के ऊपर लगी है कि ए का हर एलिमेंट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए, और वो भी कैसे? यूनिकली, यानी एक एलिमेंट दो से एसोसिएट नहीं होना चाहिए, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। लेकिन बी के एलिमेंट्स के ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं लगी। तो ऐसा हो सकता है कि बी का एक एलिमेंट पीछे दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के साथ एसोसिएटेड हो, लेकिन ए का एलिमेंट ऐसा नहीं कर सकता। दूसरा, ए का हर एलिमेंट यहां एसोसिएट होना चाहिए, यहां पर एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो बी के एलिमेंट से एसोसिएट ना हो। लेकिन बी में ऐसा जरूर हो सकता है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हों जो ए के किसी भी एलिमेंट से एसोसिएटेड ना हो। तो कुल मिलाकर क्या यह फंक्शन है? यस सर, इट इज अ फंक्शन। अगर हम इसकी बात करें क्या यह फंक्शन है, तो पढ़ने वाला बच्चा तुरंत बोलेगा क्या? जो तू बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है, क्या? कि यह फंक्शन नहीं है। क्योंकि अगर मैं इस एलिमेंट को देखूं तो यह एलिमेंट बी के दो एलिमेंट से एसोसिएटेड है। फंक्शन के लिए दो शर्तें थी, ए का हर एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए, जो कि यहां हो रहा है, और दूसरी शर्त यह थी यूनिक एसोसिएशन होना चाहिए, यानी एक एलिमेंट सिर्फ एक ही से एसोसिएट होना चाहिए, जबकि ये एलिमेंट कितने से एसोसिएटेड है? दो से, इसलिए यह फंक्शन नहीं है। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन, यह फंक्शन नहीं है। तो क्या हर जोड़ने वाला माध्यम फंक्शन कहलाता है? नहीं, उसमें दोनों खासियतों का होना जरूरी है। अगला, क्या यह फंक्शन है? यस सर, दिस इज अ फंक्शन। यह फंक्शन है। क्यों? ए का हर एलिमेंट एसोसिएटेड है और ए का हर एलिमेंट यूनिकली एसोसिएटेड है। और फिर से देखो, यहां बी में कुछ खाली एलिमेंट्स बचे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी बात करें, क्या यह फंक्शन है? सो दिस इज अ फंक्शन। क्या यह फंक्शन है? नहीं सर, यह फंक्शन नहीं है। क्यों? इसके कारण, यह कल्प्रिट है, यह वो अपराधी है जिसके कारण ये फंक्शन होते होते बच गया। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट इज नॉट एसोसिएटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ बी, नॉट एसोसिएटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ बी। तो ये एलिमेंट बी के किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड नहीं है। तो शर्त क्या थी? ए का हर एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए, हर कोई, लेकिन यह नहीं है, इसलिए फंक्शन नहीं होगा। और एसोसिएशन भी कैसा? यूनिक। जैसे अब ये, क्या ये फंक्शन है? हां सर, ए का हर एलिमेंट एसोसिएटेड है, बिल्कुल। क्या यूनिकली एसोसिएटेड है? हां सर, यूनिकली एसोसिएटेड है। सो दिस इज अ फंक्शन। तो एक एलिमेंट की यहां पर हो सकता है पीछे वो एक से ज्यादा एलिमेंट से एसोसिएट हो सकता है, लेकिन यहां का कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा से एसोसिएट नहीं हो सकता। अब ये देखो, क्या ये फंक्शन है? सर ये तो करेला और दूसरा नीम चढ़ा, इसमें एक नहीं दो दो कमियां हैं। पहली कमी ये, अगर मैं इस एलिमेंट को देखूं तो ये इससे भी एसोसिएटेड है और इससे भी एसोसिएटेड है। सो इट इज एसोसिएटेड टू टू एलिमेंट्स, सो एसोसिएशन इज नॉट यूनिक, देयरफॉर इट इज नॉट अ फंक्शन। और दूसरी कमी और भी है कि इस एलिमेंट की कोई भी एसोसिएशन नहीं है, इसलिए यह भी एक फंक्शन नहीं होगा, यह भी एक फंक्शन नहीं होगा। तो एक बातें अच्छे समझ में आ गई कि जोड़ने वाला माध्यम फंक्शन कब कहलाएगा और कब फंक्शन नहीं कहलाएगा। अब समझते हैं इमेज और प्री इमेज। मान लीजिए हमारे पास एक एलिमेंट है ए, जो ए में है, और वह एसोसिएटेड है बी में किसी एलिमेंट स्मॉल बी से। कहने का मतलब यह फंक्शन ए टू बी, और इसके अंदर एक एलिमेंट है ए, और वो एसोसिएटेड किससे है? वो एसोसिएटेड है बी से, और ये जोड़ने वाला माध्यम हमारे पास फंक्शन। और यहां हो सकता है और भी एलिमेंट्स एसोसिएटेड हो कैसे भी। तो ए किससे एसोसिएटेड है? बी से एसोसिएटेड है। तो यहां जो बी है
इस बी को हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज इमेज ऑफ ए। कई बार लोग इसे ऐसे भी बोलते हैं, इमेज ऑफ ए अंडर एफ, इमेज ऑफ ए अंडर एफ। कई बार और दूसरे तरीके से बोलते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन या वैल्यू ऑफ एफ एट ए। तो तीनों तरीके से बोला जा सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज जो होता है वह यह होता है, इमेज ऑफ ए। तो बी को क्या बोलेंगे? इमेज ऑफ ए। जैसे कि अगर मैं यहां इस एलिमेंट को, मान लो ये एलिमेंट 1 हो और ये एलिमेंट हो ए, तो ए की इमेज कौन हो गया? सर 1 हो गया। 1 इज द इमेज ऑफ ए, 1 इज द इमेज ऑफ ए, यानी ए जिससे एसोसिएटेड है वो उसका इमेज कहलाएगा। सिंपल। अब यह जो ए है, दिस ए इज कॉल्ड एज, दिस ए, इस ए को बोलते हैं प्री इमेज ऑफ बी अंडर एफ। इसको बोलते हैं प्री इमेज ऑफ बी अंडर एफ, या फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ बी, या फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ बी, इट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ बी अंडर एफ, यह भी बोलते हैं। या फिर सिर्फ कई बार हम क्या बोल देते हैं? सिर्फ कई बार क्या बोल देते हैं? प्री इमेज ऑफ ए। ये क्या है? प्री इमेज ऑफ ए है। तो ज्यादातर लोग क्या बोलना पसंद करते हैं? यह बोलना ज्यादा पसंद करते हैं, प्री इमेज ऑफ ए। तो ए क्या कहला है? प्री इमेज ऑफ, सॉरी, प्री इमेज ऑफ क्या बोलेंगे? बी, प्री इमेज ऑफ बी। दिस इज कॉल्ड एज प्री इमेज ऑफ बी। तो ज्यादातर लोग क्या बोलना पसंद करते हैं? प्री इमेज ऑफ बी बोलना पसंद करते हैं। तो बी क्या हुआ? इमेज ऑफ ए, और ए क्या हुआ? प्री इमेज ऑफ बी। सिंपल है। तो जैसे पति पत्नी, अगर पत्नी पूछे ये कौन है तो क्या कहेंगे? पति, और पति से पूछे ये कौन है तो बोलेगा पत्नी। इसी तरीके से यहां पर अगर ए से पूछे बी कौन है तुम्हारे, तो ए क्या बोलेगा? बी इमेज है हमारे। और अगर बी से पूछा जाए ए कौन है तुम्हारा, तो बी क्या बोलेगा? ए हमारी प्री इमेज है। तो इमेज और प्री इमेज का यह रिश्ता आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। इस चीज को, इस रिश्ते को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, एफ ऑफ ए इक्वल टू बी, एंड वी राइट इट एज एफ ऑफ ए इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या होता है? फंक्शन में ए की इमेज बी है, फंक्शन में ए की इमेज बी है, या फंक्शन की वैल्यू ए पर बी के बराबर है। तो इस रिश्ते को कैसे लिखते हैं? एफ ऑफ ए इक्वल टू बी। प्री इमेज को हम इनपुट भी कह देते हैं, प्री इमेज को, प्री इमेज को यानी ए को क्या कहेंगे? इनपुट भी कह सकते हैं, और इमेज को क्या बोलेंगे? आउटपुट भी बोलेंगे। क्यों? यह कुछ ऐसा है जैसे फंक्शन में हमने ए रखा और फंक्शन ने ए को जाकर किससे एसोसिएट कर दिया? बी से। तो फंक्शन में ए रखा यानी इनपुट, और फिर इसने जाकर उसको किससे एसोसिएट कर दिया? बी से, यानी बी क्या हो गया? आउटपुट। तो प्री इमेज को इनपुट और इमेज को आउटपुट भी बोला जा सकता है। तो यह बात अच्छे समझ में आ गई। इमेज और प्री इमेज, इन दोनों के बीच का यह रिश्ता, यह नाता अच्छे से क्लियर हो गया है। अब आइए एक चीज देखें। मान लीजिए मेरे पास यहां एक एलिमेंट है 1 2 3 4, और यहां कुछ एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई, ये एलिमेंट्स हैं, और एसोसिएशन कैसे है? कुछ ऐसे है 1 सी डी और सपोज ई, कुछ इस तरह से है, और ये जोड़ने वाला फंक्शन एफ ए टू बी। अगर मैं पूछूं इमेज ऑफ डी क्या होगा? सर इमेज ऑफ डी होगा 3। अगर मैं पूछूं प्री इमेज ऑफ 1 क्या होगा? सर प्री इमेज ऑफ 1 होगा, प्री इमेज ऑफ 1 होगा, प्री इमेज ऑफ 1 विल बी ए बी और सी। 1 किस किस से प्री एसोसिएटेड है वो उसकी क्या कहलाएंगी? प्री इमेजेस। यानी इसकी कितनी प्री इमेजेस हैं? 3 प्री इमेजेस हैं। अगर मैं पूछूं प्री इमेज ऑफ 3, प्री इमेज ऑफ 3, तो आप बोलोगे सर वो डी भी है और ई भी है। अगर मैं पूछूं प्री इमेज ऑफ 4, तो आप क्या कहोगे? डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करती। अगर मैं पूछूं इमेज ऑफ ए क्या होगी? सर इमेज ऑफ ए होगी 1, इमेज ऑफ ए क्या होगी? 1। तो अगर साथ में अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज एफ ऑफ बी, सर एफ ऑफ बी क्या होगा? एफ ऑफ डी क्या होगा? और एफ ऑफ सी क्या होगा?
तो आप बताएं एफ ऑफ बी, सर एफ ऑफ बी विल बी 1, यानी बी डालने पर आंसर 1 आ रहा है। डी डालने पर वैल्यू क्या आ रही है, डी डालने पर फंक्शन की वैल्यू है 3 और सी डालने पर फंक्शन की वैल्यू फिर से 1। तो यह हो गया एक छोटा सा एग्जाम्पल जिसके जरिए हम अच्छे से समझ सकते हैं। यानी इससे क्या समझ सकते हैं, एक एलिमेंट की कितनी प्री इमेजेस हो सकती हैं, एक या एक से ज्यादा, लेकिन हर एलिमेंट की एक या हर एलिमेंट की कितनी इमेज होगी, सिर्फ एक। एक से ज्यादा इमेजेस हुई तो वो फंक्शन नहीं होगा। मान लो एक ही इमेज 2 भी होता तो ये फंक्शन नहीं होता, क्योंकि एक इमेज फिर 1 भी हो जाती 2 भी हो जाती तो ये फंक्शन नहीं हो पाता उस परिस्थिति में। सर बिल्कुल पानी की तरह क्लियर कर दिया आपने, एक एक चीज समझ में आ गई। चलो आओ आगे बढ़ें। फंक्शन की दूसरी परिभाषा, डेफिनेशन 2, रिलेशन से संबंधित है यह परिभाषा। एक परिभाषा तो आपने देख ली, जोड़ने वाला माध्यम। आपको यह परिभाषा भी बिल्कुल लगभग वैसी ही सुनाई देगी, दिखाई देगी जैसी कि पहली परिभाषा है, लेकिन यह थोड़ा रिलेशन ओरिएंटेड परिभाषा है। जरा समझें, अगर मैं बात करूं महापुरुष की, तो महापुरुष एक पुरुष तो होता ही है, बिल्कुल सर, महापुरुष पुरुष ही होता है, और पुरुषों में से ही निकलकर महापुरुष आता है, क्योंकि महापुरुष में कुछ ऐसी खूबियां होती हैं जो उसे महापुरुष बना देती हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब किसी पुरुष में कुछ खूबियां ऐसी हों जो उसे क्या बना दें, एक महापुरुष बना दें, तब वह पुरुष ना होकर क्या बन जाता है, महापुरुष बन जाता है। उसके अंदर प्रोवाइडेड कुछ खूबियां हों। इसी तरीके से फंक्शन क्या है, फंक्शन एक रिलेशन है। फंक्शन क्या है, एक रिलेशन है, वह रिलेशन जिसके अंदर कुछ खूबियां होती हैं। जब किस रिलेशन में यह खूबियां होंगी तो वो रिलेशन से उठकर क्या बन जाता है, फंक्शन बन जाता है। तो हर फंक्शन, पहली बात रिलेशन तो होगा ही, हर महापुरुष पुरुष तो था ही, तो हर फंक्शन एक रिलेशन तो होगा, लेकिन उस रिलेशन में कुछ खासियतें होंगी। क्या खासियतें होंगी, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड टू सम एलिमेंट ऑफ बी। सर ये तो वही का वही रिपीटिशन है, बिल्कुल। एंड ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज अ यूनिक इमेज इन बी, और हर एलिमेंट ऑफ ए का यूनिक इमेज होगा बी में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं ले लूं 1 2 3, एक सेट ये ले लें, एक सेट ले लेते हैं बी, ए कॉमा बी, ये ले लिया हमने, ए कॉमा बी कॉमा सी। तो अगर आप ए क्रॉस बी कंस्ट्रक्ट करेंगे, जो सेट रिलेशंस में हमने पढ़ा है, उम्मीद है आपने वो लेक्चर अच्छे से देखा होगा, तो 1a 1b 1c, एक एलिमेंट तो यह आएगा, 2a 2b 2c, ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते हैं, बिल्कुल सर, और 3a 3b और 3c, ये ऑर्डर्ड पेयर्स बन गए, बिल्कुल सर। अब इनके जो सबसेट्स होते हैं, ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट होंगे वो सबके सब क्या कहलाएंगे, रिलेशंस। जैसे कि एक रिलेशन में लिख रहा हूं 1a 2b 3c, एक रिलेशन ये लिखा। एक रिलेशन लिख रहा हूं 1a 2c 3a 2b, एक रिलेशन और लिख रहा हूं 1a 2a 3a एंड से 3c, एक रिलेशन और लिख रहा हूं 1a 1b 2c। आपको बताना इनमें से कौन सा रिलेशन फंक्शन है। अगर देखा जाए फंक्शन के लिए कंडीशन क्या थी, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड टू सम एलिमेंट ऑफ बी, और वो भी यूनिकली, यानी वही बात है। यहां 1 किससे एसोसिएटेड है, सर 1 एसोसिएटेड है ए से, ठीक, 2 एसोसिएटेड है बी से, और 3 एसोसिएटेड है सी से, यानी 1 2 3 तीनों एसोसिएटेड है, और वो भी यूनिक एसोसिएशन है, क्योंकि 1 सिर्फ ए से है, 2 बी से है, 3 सी से है, 1 2 से एसोसिएटेड नहीं है, ना ही 2 ना ही बी। तो डेफिनेटली दिस इज अ फंक्शन, ये तो फंक्शन हो गया। क्या यह फंक्शन होगा, बिल्कुल समझदार बच्चे देखते कह रहे होंगे नहीं सर ये फंक्शन नहीं होगा। गौर से देखें, 2 किससे एसोसिएटेड है, सी से, और 2 किससे एसोसिएटेड है, सर बी से भी एसोसिएटेड है। इसका मतलब 2 जो इसका एलिमेंट है उसके एसोसिएशन 2 के साथ है, तो इसलिए यह भी फंक्शन नहीं होगा। रिलेशन, क्या यह रिलेशन फंक्शन है, नहीं सर यह रिलेशन भी फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहां 3 ए से एसोसिएटेड है और 3 फिर सी से एसोसिएटेड है, सो दिस इज अगेन नॉट अ फंक्शन। क्या यह फंक्शन है, यह फंक्शन 1 ए से एसोसिएटेड है, 1 बी से 2 से एसोसिएटेड है, तो यह भी फंक्शन नहीं होगा। एक एग्जाम्पल और लिख रहा हूं, अब आप मुझे बताना क्या यह रिलेशन एक फंक्शन होगा, 1a 2b, बस ये लिखा मैंने। समझदार बच्चे फिर कह रहे होंगे नहीं सर ये फंक्शन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहां
यहां पर 3 का एसोसिएशन किसी के साथ नहीं है, सो देयरफॉर दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो ये अच्छे समझ में आया कि फंक्शन है क्या। क्लियर हुआ? बिल्कुल सर, समझ में आया। अच्छा, मान लो अगर मैं कहूं कि ए में मेरे पास A1 A2 AN n एलिमेंट्स हैं और बी में मेरे पास B1 B2 B3 और m एलिमेंट्स हैं, ये A में और ये B। तो अगर मैं पूछूं A से B आप कितने फंक्शंस बना सकते हो, हाउ मेनी फंक्शंस कैन यू ड्रॉ फ्रॉम A टू B, तो कैसे करेंगे सर? 1 को मैप करने के लिए, 1 को एसोसिएट करने के लिए फॉर A1 कितने ऑप्शंस हैं? m ऑप्शंस हैं। A1 के लिए m ऑप्शंस हैं, किसी से भी जोड़ दो, B1 से BM। अच्छा, A2 के लिए कितने हैं सर? A2 के लिए भी m ऑप्शंस हैं। क्यों? क्योंकि जिससे A1 एसोसिएट हो गया A2 फिर से उससे एसोसिएट हो सकता है। तो अगर मान लो A1 B2 से एसोसिएट हो गया तो क्या A2 B2 से एसोसिएट नहीं हो सकता? हो सकता है। तो A2 के लिए भी सारे विकल्प खुले हैं, m के m। ऐसा नहीं है कि A1 जिससे एसोसिएट हो गया उससे A2 एसोसिएट नहीं हो सकता, हो सकता है। इसलिए इसके पास भी m ऑप्शंस हैं। A3 के पास सर, A3 के पास भी m ऑप्शंस ही खुले हैं, क्योंकि वह भी चाहे तो B1 या फिर B2 या फिर B3 या फिर BM। और इसी तरीके से फॉर AN कितने ऑप्शंस होंगे सर? वो भी m ऑप्शंस होंगे। अब क्योंकि हम सबको, हमें क्या करना है? A1 को भी मैप करना है, A2 को भी मैप करना है, A3 को भी मैप करना है, एसोसिएट करना है। मैपिंग बोलो या एसोसिएशन बोलो या फंक्शन बोलो, और AN को भी मैप करना है, तो सबको मैप करना है एक साथ। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो पहले काम को A1 को मैप करने के m तरीके, दूसरे A2 को m तरीके, तीसरे को भी m तरीके, और लास्ट में AN के लिए भी m तरीके। तो यह हो गया टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ मैपिंग A1 A2 A3 टिल AN। तो नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो गए भाई सर? नंबर ऑफ फंक्शंस हो गए, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम A टू B, फ्रॉम A टू B विल बी इक्वल टू m इंटू m कितनी बार? n टाइम्स। n टाइम्स क्यों? ये A1 के लिए, A2 के लिए, A3 के लिए और लास्ट में AN के लिए। तो ये हो गया m की पावर n। सो दैट इज द नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम A टू B। ये ध्यान रखें। कब? जब A में कितने एलिमेंट्स हो, जब A में कितने एलिमेंट्स हो, ध्यान रखें। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितने थे सर? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितने थे सर? वह थे n। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B कितने थे? m। इफ यह चीज ध्यान रखें। तो ऐसा कब होगा? जब A में हमारे पास n एलिमेंट्स हो और B में कितने एलिमेंट्स हो? m एलिमेंट्स हो। देन द नंबर ऑफ फंक्शंस विल बी m टू द पावर n। क्लियर हुआ? हाँ सर, समझ में आ गया। अब फंक्शन को बहुत आसान तरीके से समझते हैं, फंक्शन एज अ मशीन। अगर आपकी गली मोहल्ले में कोई चौकीदार है, कोई रिक्शा वाला है, अगर आप उसको भी साथ में लाकर बिठा लें और ये वीडियो दिखाएं तो भी वो समझ जाएगा कि फंक्शन किसको कहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ये आपकी समझ में बहुत बेहतर तरीके से आने वाला है। तो फंक्शन क्या है? एक मशीन की तरह है। फंक्शन क्या है? एक मशीन की तरह। फंक्शन इज लाइक अ मशीन, और वह मशीन में एक इनपुट होता है, एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। ये आउटपुट हो गया। फंक्शन में x डाला और बाहर क्या आया? fx। जैसे कि अभी हमें याद है कि हमने एक मशीन पढ़ी थी, स्क्वायरिंग मशीन। इसमें 1 2 से 3, इसमें अगर हम डालें 1 2 3 4, अगर आपको याद हो तो सबसे पहला एग्जाम्पल ये दिया था। हाँ सर, ये फंक्शन था। इसमें 1 की मैपिंग 1 पर, 2 की मैपिंग 4 पर, 3 की मैपिंग 9 पर और 4 की मैपिंग 16 पर। मैपिंग बोलो या एसोसिएशन बोलो, एक ही बात है, पहले ही बोल चुका हूं। तो अगर मैं पूछूं f(2) क्या होगा तो आप बोलेंगे 4। तो 2 क्या हुआ सर? इनपुट। इस मशीन में 2 डाला, इसने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया किसमें? 4 में। तो ये क्या हो गया? आउटपुट। तो फंक्शन एक मशीन की तरह जिसमें एक इनपुट डालते हैं और बाहर क्या मिलता है? एक आउटपुट। अगर x डाला तो बाहर आउटपुट मिला, उस आउटपुट को किससे डिनोट करते हैं? fx से। जैसे 2 डाला, 2 हमने इस फंक्शन में डाला तो आउटपुट को किससे डिनोट कर रहे हैं? f(2) से। f(2) से डिनोट कर रहे हैं। f(2) किसके बराबर है? 4 के। तो आउटपुट हो गया f(2) 2 डालने पर। तो x डालने पर आउटपुट क्या हो गया? f(x). जो भी इनपुट्स हैं वो सब कहां से आ रहे हैं सर? a से आ रहे हैं। सारे इनपुट्स कहां से आ रहे हैं? a से आ रहे हैं। जहां से सारे इनपुट्स आए उस मशीन के,
उसको क्या बोलते हैं? डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। सो व्हाट इज डोमेन? डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स। डोमेन क्या हुआ? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स ऑफ अ फंक्शन। ऑल पॉसिबल इनपुट्स ऑफ अ फंक्शन, उसको क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं, डोमेन। फिर ये जो आउटपुट्स हैं, जो भी आउटपुट आएंगे, अब मान लो जैसे मैं यहां पर एक नंबर 7 भी रख देता हूं। आई कीप अ नंबर 7 ओवर हियर। 25 भी रख देता हूं यहां पर। तो इस सेट में 1 4 9 16 के अलावा 7 भी है, 25 भी है। तो क्या ये पूरा का पूरा सेट यूज हुआ मैपिंग में? नहीं। तो सिर्फ ये वाला आउटपुट्स का सेट, यानी जो भी आउटपुट्स हमारे पास आए वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है रेंज। सो रेंज क्या हुआ? जो भी आउटपुट्स आएंगे उन सब का जो कलेक्शन है वह क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा। सो व्हाट इज रेंज? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स, दैट इज कॉल्ड एज ऑल पॉसिबल आउटपुट्स ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड एज इट्स रेंज। उसको क्या बोलते हैं? उसका रेंज बोलते हैं। और यह जिस सेट के अंदर कंटेन्ड है रेंज, उसे क्या बोलते हैं? कोडोमेन। कोडोमेन सेट कंटेनिंग रेंज इज कॉल्ड एज कोडोमेन। इज कंटेनिंग रेंज इज कॉल्ड एज कोडोमेन। उसको क्या बोलेंगे? कोडोमेन बोलेंगे। सेट कंटेनिंग रेंज, दैट इज कॉल्ड एज कोडोमेन। तो यहां पर अगर मैं पूछूं डोमेन क्या हुई यहां पर इस केस में, सर डोमेन हो गई 1 2 3 4, क्योंकि ये सेट ऑफ इनपुट्स हैं 1 2 3 4। अच्छा रेंज क्या हो गई? सर रेंज हो गई सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स। तो आउटपुट्स क्या क्या है? 1 4 9 16। तो ये हो गया 1 4 9 16, ये सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स। और कोडोमेन क्या हो गई? सर जिसमें ये सारे के सारे रेंज कंटेंट है, इस सेट के अंदर कंटेंट है। तो ये क्या हुआ? 1 4 9 16 7 और 25, यानी कि पूरा का पूरा सेट बी ही क्या बन गया? कोडोमेन बन गया। पूरा का पूरा सेट बी क्या बन गया? कोडोमेन बन गया। दैट इज इक्वल टू बी। सो दैट इज द कोडोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो रेंज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स, डोमेन सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स, और कोडोमेन जहां पर वो सारा का सारा रेंज इकट्ठा होता है उसे क्या बोलते हैं? कोडोमेन। इसको और बेहतर तरीके से समझें, आपके पड़ोस में कहीं ना कहीं आटा चक्की तो होगी। हाँ सर बिल्कुल है। तो आटा चक्की में जो चक्की है वो तो हो गई मशीन। वो तो क्या हो गई? मशीन। उसमें इनपुट क्या हुआ? सर इनपुट हो सकता है गेहूं, इनपुट हो सकता है कच्ची हल्दी, इनपुट हो सकता है चने की दाल, इनपुट हो सकता है मूंग की दाल, बहुत सारे इनपुट्स हो सकते हैं। वो सारे इनपुट्स क्या कहलाएंगे? डोमेन। फिर जो पिसकर बाहर आएगा, गेहूं का आटा, चने का बेसन, ठीक है ना, जो भी पिसकर बाहर आएगा वह सब का सब क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा। दैट विल बी कॉल्ड एज रेंज। तो मशीन, चक्की क्या हो गई? मशीन। इनपुट क्या हो गया? गेहूं, आटा, दाल, ठीक है ना, गेहूं, दाल, बेसन, ये सब क्या हो गया? इनपुट हो गया। ये क्या हो गया? डोमेन। और जो पिसकर बाहर आ रहा है आटे की फॉर्म में, दैट इज द रेंज। अच्छा जो चक्की से बाहर आटा आता है क्या वो जमीन पे बिखर जाता है? नहीं सर, वो एक बोरे के अंदर कलेक्ट होता है। बस वही बोरा क्या है? कोडोमेन है। वही बोरा क्या है? कोडोमेन है। तो यहां पर एक चीज याद रखें कि रेंज हमेशा किसके अंदर आएगी? कोडोमेन के अंदर आएगी, क्योंकि जो भी आउटपुट होगा वो इसी के अंदर कलेक्ट होगा, बी के अंदर। तो यहां ध्यान देने वाली बात, यह याद रखने वाली बात यह है, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज हमेशा किसका सबसेट होती है? कोडोमेन का सबसेट होती है। रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होगी। ये क्लियर हो गया? हाँ सर, यह चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं। चलिए आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं फंक्शन के बारे में। 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहली चीज, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। सर ये तो आपने बहुत अच्छे से बता ही दिया है, लिखवा भी दिया, स्टार भी बना दिया, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, हमें याद हो गया। इफ ओनली द रूल ऑफ फंक्शन इज गिवन। कई बार फंक्शन कैसे होता है? रूल की फॉर्म में दे रखा होता है। रूल की फॉर्म में मतलब जैसे अगर हमने आपको दे दिया fx बराबर एक्स स्क्वायर, fx बराबर एक्स स्क्वायर, तो रूल दे दिया, यानी f के अंदर x डालोगे तो बाहर क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर मिलेगा। राहुल गांधी वाली बात, आलू डालोगे सोना मिलेगा। तो यहां से क्या डाला? x,
तो बाहर जो आउटपुट की फॉर्म में मिला वो क्या मिला, एक्स स्क्वायर। तो अगर फंक्शन का सिर्फ रूल गिवन है, जैसे मान लो एक फंक्शन और ले लें, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, यहां भी फंक्शन का रूल गिवन है, यानी इसके अंदर तुम, इस मशीन के अंदर अगर तुम क्या डालोगे, x डालोगे, तो बाहर क्या आएगा, 1/x आएगा, बाहर क्या आएगा, 1/x आएगा। तो ये रूल है, फंक्शन का रूल है, यानी फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे, फंक्शन किसी इनपुट को कैसे ट्रांसफॉर्म करेगा वो उस रूल से एक्सप्रेस्ड है। तो इसके अंदर 1 डालोगे 1 मिलेगा, 3 डालोगे 9 मिलेगा, इसमें 2 डालोगे तो 1/2 मिलेगा, 4 डालोगे तो 1/4 मिलेगा। तो ऐसी परिस्थिति में जब फंक्शन का रूल गिवन हो और डोमेन के बारे में कुछ ना पता हो, तो ध्यान रखें, डोमेन वो सारे एलिमेंट्स होते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। कैसे नंबर्स, रियल नंबर्स वेयर फंक्शन इज डिफाइंड, यानी वो सारे रियल नंबर्स जिस पर फंक्शन डिफाइंड हो। डिफाइंड का मतलब जिस पर फंक्शन काम कर सके, एक्ट कर सके। जैसे कि इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं फंक्शन सब पर काम कर सकता है क्या, सर 2 पर, 3 पर, -2, -3 सब पर काम कर सकता है सिवाय 0 के, क्योंकि 1/0 डिफाइंड नहीं होगा, डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। यानी कि इसकी डोमेन हो गई वो सारे रियल नंबर्स, सारे के सारे रियल नंबर्स जिसमें 0 ना हो। तो डोमेन क्या हो गई, R0। R0 को हम ऐसे लिखते हैं -∞ से इंफिनिटी, इसमें से सिर्फ क्या हटा दो, 0 हटा दो। सो दैट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसकी डोमेन क्या होगी, क्या इसमें हर एलिमेंट का स्क्वायर किया जा सकता है, हर रियल नंबर का? हाँ सर, सब पर काम कर सकती है मशीन। तो इसलिए इसकी जो डोमेन हो गई, इसकी डोमेन हो जाएगी पूरा का पूरा R, इसकी डोमेन हो जाएगी पूरा का पूरा R। अगर मैं एक फंक्शन और लिखूं एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स, इसकी डोमेन क्या होगी, सर वो सारे रियल नंबर्स जिस पर ये मशीन काम कर सके और कैसा आउटपुट दे सके, रियल आउटपुट दे सके। ध्यान रखना, कैसा आउटपुट दे सके, रियल आउटपुट। तो क्या इसमें 2 रख सकते हैं, हाँ सर √2 आ जाएगा। 4 रखेंगे, हाँ सर वो भी आ जाएगा। 0 रखेंगे, हाँ सर वो भी आएगा। लेकिन नेगेटिव रख सकते हैं क्या, नेगेटिव रखते ही -4 का स्क्वायर रूट रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता, यानी आउटपुट रियल नहीं आएगा। तो इसका मतलब इसकी जो डोमेन होगी वह होगी सारे रियल नंबर्स 0 या 0 से बड़े। तो डोमेन हो जाएगी ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो दैट विल बी द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। बिल्कुल सर, क्लियर हो गया डोमेन किसको कहते हैं। अब मैं थोड़ा सा बता दूं आपको ग्राफ के बारे में, ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन का ग्राफ, ध्यान रखें, फंक्शन को अक्सर हम फंक्शन को अक्सर कैसे लिखते हैं, वी राइट द फंक्शन इन फॉर्म ऑफ, ये हमारी एक्स वाई एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस। जैसे एग्जांपल के तौर पर फंक्शन को हमेशा ऐसे लिखते हैं y इक्वल टू एफ एक्स। तो x तो क्या हो गया, इनपुट, और y क्या हो गया, आउटपुट। तो y कहां मिलेगा, y एक्सिस पर, यानी यह जो एक्सिस है इसको हम बोलते हैं आउटपुट एक्सिस। ये आउटपुट एक्सिस है या फिर हमारी y एक्सिस है। आउटपुट एक्सिस बोलो या फिर y एक्सिस बोलो या फिर y एक्सिस बोलो, बात एक ही है। तो y एक्सिस बोला जाए या आउटपुट एक्सिस बोला जाए, एक ही बात है। इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारी x एक्सिस है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं इनपुट एक्सिस, इनपुट एक्सिस। सो दिस इज आवर इनपुट एक्सिस। तो यानी कि फंक्शन के जो भी इनपुट्स हैं वो x एक्सिस पर होते हैं और आउटपुट कहां होते हैं, y एक्सिस पर। जैसे मान लीजिए फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से, फंक्शन का ग्राफ बनाते कैसे हैं, पहले आप x की कुछ वैल्यू रखेंगे, y निकालेंगे। मान लो आपने फंक्शन की वैल्यू रखी x0, वैल्यू आई y0, ये वैल्यू क्या आई y0, तो आपने x0, y0 पर एक डॉट लगा लिया। फिर मान लो आपने रखा x1, फिर वैल्यू आई y1, आपने y1 पर एक डॉट लगा लिया। फिर मान लो आपने रखा x2 और वैल्यू आई y3, y2, ये वैल्यू आई y2, यहां y2, ये वैल्यू y2, आपने यहां डॉट लगा लिया। और फिर जब आपने इन सबको जोड़ा, ऐसे बहुत सारे पॉइंट बने, तो सिर्फ 3 ही पॉइंट बनाए, सारे पॉइंट्स पुट करते जाओ। फिर जब आप इन सबको जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद एक कर्व बनेगा, वह कर्व इसका क्या कहलाएगा, ग्राफ कहलाएगा। तो ग्राफ फंक्शन का कैसे बनाते हैं, इनपुट डालते जाते हैं, इनपुट यहां रखेंगे, आउटपुट देखते जाते हैं, जहां जहां आता है वहां डॉट लगाते जाते हैं और फिर जोड़ते चले जाते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, फंक्शन का ग्राफ मिल जाता है, ग्राफ मिल जाता है। वी गेट द ग्राफ ऑफ फंक्शन। जैसे कि अगर मान लो कि यह फंक्शन सिर्फ x0 डैश तक
आउटपुट देता है। दिस फंक्शन गिव्स आउटपुट ओनली टिल एक्स नॉट डैश। एक्स नॉट डैश के बाद इसका ग्राफ नहीं है, यानी एक्स नॉट डैश के बाद आपको एक भी पॉइंट ऐसा नहीं मिला, कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा, और एक्स नॉट से पहले भी कोई आउटपुट नहीं मिल रहा। ये फंक्शन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसकी डोमेन क्या हो गई, यानी ये फंक्शन किन एक्स के लिए डिफाइंड है, ये फंक्शन किन इनपुट्स के लिए डिफाइंड है, तो सर सिर्फ एक्स नॉट से लेकर एक्स नॉट डैश तक ही डिफाइंड है, क्योंकि एक्स नॉट डैश के बाद अगर मैं वर्टिकल लाइन बनाता हूं तो वो वर्टिकल लाइन कहीं पर भी ग्राफ ना तो ऊपर ना नीचे कट करता है। तो उस केस में जो हमारा डोमेन हो गया वो हो गया एक्स नॉट से एक्स नॉट डैश। अगर यहां इस रीजन में कहीं पर भी कोई वर्टिकल लाइन बनाता हूं, देखो क्या ये ग्राफ को कट करती है? हां सर, कट करती है। यानी कि हर इनपुट पर क्या मिल रहा है? आउटपुट मिल रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं इस इनपुट पर आउटपुट यह है मिलेगा नेगेटिव, क्योंकि ये नीचे कट कर रही है। इस इनपुट पर आउटपुट यह है मिलेगा, क्योंकि ये ऊपर कट कर रही है। इस इनपुट पर आउटपुट सर यह है मिलेगा नेगेटिव, क्योंकि यहां कट कर रही है। इस इनपुट पर आउटपुट यह है मिलेगा। लेकिन अगर मैं एक्स नॉट के पहले एक वर्टिकल लाइन बनाता हूं तो क्या वो ग्राफ को कट करती है? नहीं। तो यानी इस इनपुट पर कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा, तो इसलिए है सिर्फ एक्स नॉट से एक्स नॉट डैश ही हमें आउटपुट मिल रहा है। यानी इस ग्राफ को देखते हुए हम क्या कह सकते हैं? डोमेन क्या हो गई सर? डोमेन हो गई एक्स नॉट से एक्स नॉट डैश, ये डोमेन हो गई। सो दैट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो डोमेन कैसे पता चलेगी? कि आप उस रीजन में अगर वर्टिकल लाइन बनाएं और वो ग्राफ को ऊपर या नीचे कहीं पर भी कट करे, तो उस केस में वो पॉइंट डोमेन का हिस्सा होगा। और जब तक ऐसा होता जाए तब तक आपको डोमेन मिलती जाएगी। जब इसके बाद होना बंद हो जाए तो हम बोलेंगे डोमेन उसके बाद एग्जिस्ट नहीं करती। ये क्लियर हुआ? डोमेन कहां मिलती है? एक्स एक्सिस पर। ध्यान रखें, डोमेन कहां मिलती है? एक्स एक्सिस पर। Domain is found on x-axis, and range, outputs, range is found on y-axis. रेंज किस पर मिलती है? y-axis पर मिलती है। ध्यान रखेंगे, डोमेन कहां मिलेगी? x-axis पर, और रेंज कहां मिलेगी? y-axis पर मिलेगी। रेंज विल बी फाउंड ऑन y-axis। तो अगर मैं यहां पर रेंज की बात करूं आपसे, रेंज, तो सर सबसे y1 पर वैल्यू बनाऊंगा तो सर ये बना दिया हमने, ये कहीं ना कहीं कट करके जा रहा है। और यहां मान लो मैंने ये y0 बनाया, y0 पर भी वैल्यू कट करके जा रही है ग्राफ को। हाँ सर, हॉरिजॉन्टल लाइन इज कटिंग द ग्राफ एट सम पॉइंट, हॉरिजॉन्टल लाइन इज कटिंग द ग्राफ एट सम पॉइंट। ऐसे बना लेता हूं, लो सफाई से बना देते हैं, ये लो सर, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज कटिंग द ग्राफ एट सम पॉइंट। मान लो ये पॉइंट है y0, ये वाला पॉइंट क्या है? y0, और ये y0, y2 को थोड़ा सा ऊपर खिसका देते हैं, y2 को थोड़ा सा ऊपर खिसका देते हैं। ठीक, ये y2 था, तो ये y0 हो गया। तो अगर देखा जाए y0 से y1 के बीच में जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा वो सारी की सारी ग्राफ को कट कर देंगी। हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा ग्राफ को कट करेंगी। तो यानी y0 से लेकर y1 तक सारी वैल्यूज किसी ना किसी इनपुट को कॉरस्पॉन्ड कर रही हैं। जैसे अगर मैं बात करूं ये वाली वैल्यू की, सो दिस वैल्यू कॉरस्पॉन्ड्स टू दिस एज इनपुट, दिस वैल्यू कॉरस्पॉन्ड्स टू दिस एज इनपुट ऑन एक्स एक्सिस, ये वाली वैल्यू कॉरस्पॉन्ड्स टू दिस एज इनपुट, दिस वैल्यू कॉरस्पॉन्ड्स टू दिस एज इनपुट। तो इनपुट रेंज निकालने के लिए कैसी लाइन बनानी पड़ेगी? हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी। अगर वो ग्राफ को कट करती है तो वो पॉइंट रेंज में आएगा, नहीं तो रेंज में नहीं आएगा। तो रेंज में कब से कब तक की वैल्यू आएंगी? सर y0 से लेकर y1 तक की वैल्यू आएंगी। रेंज क्या आएगी? y0 से y1। अब जरा देखो, अगर y1 के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूं, क्या वो ग्राफ को कट करती है? नहीं। तो यानी इसका कोई भी हिस्सा रेंज में नहीं आएगा। क्या नीचे वाला हिस्सा आएगा? नहीं सर, ये भी रेंज में नहीं आएगा। सो दिस विल ऑल्सो नॉट बी अ पार्ट ऑफ रेंज। तो रेंज क्या होगी? सिर्फ y0 से y1 होगी। तो निचोड़ क्या हुआ? डोमेन फाइंड करने के लिए वर्टिकल लाइन बनाओ। जब तक वर्टिकल लाइन ग्राफ्स को काटती जाती है आपको रेंज मिलता जाता है। और तो रेंज कहां से कहां तक मिलेगा? वहां से वहां तक मिलेगा जब तक वर्टिकल लाइंस ग्राफ को कट करती हैं। और रेंज कब मिलेगा? आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते जाओ। तो जब तक लाइंस ग्राफ को कट करेंगी तब तक आपको रेंज मिलता जाएगा, और जहां कट नहीं करेगी वह रेंज में शामिल नहीं होगा। तो यह है एक इंपॉर्टेंट बात। फॉर अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ये फंक्शन का ग्राफ है, दिख रहा है? हाँ सर, ये फंक्शन का ग्राफ है। तो अगर ये फंक्शन का ग्राफ है तो इंटरवल फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू विल गिव द रेंज। यानी कि
अगर मुझे इस फंक्शन की रेंज की बात करनी है तो रेंज कैसे मिलेगी? जो सबसे कम वैल्यू ग्राफ में दिखाई दे रही है। जैसे अगर आप इसको देखो y4, इफ यू लुक एट y4 देन यू कैन सी दैट y4 इज द मिनिमम वैल्यू। इसके नीचे वाली कोई भी लाइन ग्राफ को कट नहीं करेगी, तो यह मिनिमम वैल्यू हो गई। और मैक्सिमम वैल्यू क्या है सर? y2 है, क्योंकि इसके ऊपर बनी हुई कोई भी लाइन इस ग्राफ को कट नहीं करेंगी, और बीच में बनी हुई सारी लाइंस सर ग्राफ को कट कर ही रही हैं। देखो, हाँ सर, तो यानी ये सब के सब क्या है? रेंज में है। तो इसकी रेंज क्या हो गई सर? रेंज हो गई y2, रेंज हो गई सर y4 से y2, दैट इज द रेंज। और डोमेन क्या हो गई सर? अगर हम वर्टिकल लाइंस बनाएं तो वर्टिकल लाइंस अगर हम बनाते हैं तो वर्टिकल लाइंस ऐसे बनेगी। अरे ये बन गई एक वर्टिकल लाइन, फिर ये बन गई एक वर्टिकल लाइन, बिल्कुल सर, फिर ये बन गई, यह बन गई। कब तक ग्राफ को कट करेंगी सर? ये x4 तक कट करेंगी, x4 के बाद कट नहीं करेंगी। तो x1 से x4 तक कट कर रही है वर्टिकल लाइंस। तो यह क्या हो गया? डोमेन हो गया। डोमेन क्या हो गया? x1 से x4, दैट इज द डोमेन। सो दैट इज द डोमेन ऑफ फंक्शन। तो किसी भी कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब जिसका ग्राफ टूटा फूटा ना हो, एक साबुत ग्राफ हो। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा, यह भी कैसा ग्राफ था? साबुत ग्राफ था, कहीं पर भी टूटा हुआ नहीं है। सर टूटा हुआ भी हो सकता है ग्राफ? हो सकता है, हाँ हो सकता है। टैन का ग्राफ देखो, टैन का ग्राफ कैसा बनता है? टूटा हुआ बनता है कि नहीं बनता है? हाँ सर, टूट जाता है सर, समझ में आई बात। हाँ सर, ये और फिर यहां पर ये टैन का ग्राफ ऐसा होता है कुछ, बिल्कुल। तो टैन का ग्राफ अगर आप देखें तो ये ग्राफ कैसा है? ये ग्राफ टूटा हुआ ग्राफ है। दिस ग्राफ इज अ ब्रोकन ग्राफ। ये π/2 पर टूटता है, फिर 3π/2 पर टूटता है, तो ग्राफ टूट तो सकता है। ये कंटिन्यूअस नहीं है, जबकि ये कैसा है? कंटिन्यूअस है। तो किसी कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए जो रेंज होती है दैट इज द इंटरवल फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू। अब बात करते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के लिए, टूटे हुए ग्राफ के लिए। जैसे ये हिस्सा, तो यहां पर भी जो टूटा हुआ ग्राफ है उसके कम से कम 2 या 3 पीस होंगे। तो एक पीस तो ये हो गया, एक पीस ये हो गया। अगर मैं इस पीस की डोमेन पूछूं तो तुम कहोगे सर अगर मैं वर्टिकल लाइन बनाता हूं तो x1 से लेकर x2 के बीच में ही कट करेगी। खुद देख लो, x1 से x2 तक बनाऊंगा तो कट करेगी ग्राफ को, नहीं तो कट नहीं करेगी। तो x1 x2 तो सर x1 से x2 तो डोमेन में आएगा। क्या x3 से x4 भी आएगा? हाँ सर, x3 से x4 भी डोमेन में आएगा। यानी डोमेन क्या हुआ? डोमेन हो गया x1 से x2 एंड यूनियन x3 से x4, ये हो गया डोमेन। अब बात करता हूं रेंज की। सर ये रहा इसका मिनिमम वैल्यू, और इसके बाद अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे तो हर हॉरिजॉन्टल लाइन कट करेगी। रेंज के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, और डोमेन के लिए कैसी लाइन बनाते हैं? वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल लाइन जब तक ग्राफ को कट करती है तब तक रेंज मिलता है, तो मिल रहा है रेंज। हाँ सर, रेंज क्या होगा सर? रेंज होगा y1 से y2, और फिर उसके बाद सर फिर y3 से लेकर y4, y3 से लेकर y4, तो दैट इज द रेंज। आइए क्वेश्चन से ऐसे और बेहतर तरीके से समझते हैं। यह एक ग्राफ आपको दे रखा है, दिख रहा है? हाँ सर, बिल्कुल दिख रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ -1? -1 पर आउटपुट कहाँ है, क्या आएगा? तो पहले तो आप देखो -1 कहाँ है सर? ये रहा -1। -1 पर हमने एक वर्टिकल लाइन बनाई सर, बना दी। वर्टिकल लाइन कौन सी बनी बेटा? सर वर्टिकल लाइन बनी है ये वाली। -1 पर ये बन गई है सर वर्टिकल लाइन। यह वर्टिकल लाइन ग्राफ को कहाँ काटती है सर? ये वर्टिकल लाइन ग्राफ को, यह वर्टिकल लाइन कहीं पर दिख नहीं रही, तो एक काम करते हैं, ये ले लो, अब दिखेगी। वर्टिकल लाइन कहाँ काट रही है ग्राफ को? सो वर्टिकल लाइन इज कटिंग द ग्राफ एट दिस पॉइंट, और ये पॉइंट पर वैल्यू कितनी है सर? -2। तो अगर गौर से देखा जाए तो -1 पर वैल्यू कितनी आ गई? -2, क्योंकि ये लाइन नीचे कट कर रही है। तो f ऑफ -1 इज -2। अच्छा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज fx इक्वल टू 2? यानी आउटपुट है 2, आउटपुट है 2। आउटपुट क्या है? 2 है। हमें क्या चाहिए? इनपुट चाहिए। हमें क्या चाहिए? इनपुट। तो आउटपुट 2 है, तो आउटपुट कहां मिलेगा? y एक्सिस पर। अगर मैं आउटपुट की बात करता हूं तो कौन सी लाइन बनानी चाहिए सर? वी शुड ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो 2 पर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई। बोले हाँ सर, दिख रही है, ये दिख गई। ये ग्राफ को कहां कहां कट कर रही है सर? ये ग्राफ को 2 पॉइंट पर कट कर रही है। इट इज कटिंग द ग्राफ एट 2 पॉइंट्स। एक तो इस पर, और इस पर x की वैल्यू कितनी है सर? इस पर x की वैल्यू है 1, और एक यहां कट कर रही है सर -3। यानी -3 पर भी आउटपुट 2 है और 1 पर भी आउटपुट 2 है। सो दिस इंप्लाइज x की वैल्यू या तो 1 होगी या -3, या तो 1 या -3। तो आउटपुट
क्या आएगा 2, जब x या तो -1 x1 होगा या फिर -3 होगा। अगर डोमेन पूछा जाए, तुम खुद बताओ सर, डोमेन होगा -3, डोमेन के लिए क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन बनाते हैं। सर ये ग्राफ को कट कर रही है, हाँ सर कट कर रही है, सारी लाइंस कट कर रही हैं सर, कट कर रही हैं, 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 लेकिन इसके बाद कट नहीं कर रही, तो यानी -3 से 3 डोमेन हो गया, डोमेन हो गया -3 से 3। अब रेंज की बात, सर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, कट कर रही है, कट कर रही है, तो इंटरवल मिनिमम से मैक्सिमम, मिनिमम कितना है -2, मैक्सिमम कितना है 3, देख रहे हो, मिनिमम -2 और 3। और ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस। और अभी अभी आपने बताया जब कंटिन्यूअस फंक्शन होता है तो इंटरवल फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम, यानी -2 से 3 विल गिव यू द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। रेंज, रेंज देखिए भाई, रेंज 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 लिखी है, तो रेंज ये तो क्या हो गई, डोमेन, और रेंज क्या हो जाएगी, ये तो क्या हो गई, डोमेन हो गई। रेंज क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ एफ, ऐसे लिख देता हूं, रेंज ऑफ एफ विल बी इंटरवल फ्रॉम -2 से 3, -2 से 3, दैट इज द रेंज। मिनिमम वैल्यू -2, मैक्सिमम वैल्यू 3, तो फंक्शन की वैल्यू, वैल्यू मतलब आउटपुट कहां मिलता है, y एक्सिस पर, तो -2 और 3, तो रेंज हो गई -2 से 3। अब बात करते हैं ऑन व्हाट इंटरवल इज f इंक्रीजिंग, इंक्रीज कहां कर रहा है, कहां बढ़ रही है वैल्यू, सर यहां वैल्यू -2 थी, फिर बढ़ती 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 बढ़ती, यहां कितनी हो गई, सर यहां हो गई 0, क्यों, वैल्यू हमेशा कहां देखनी है, ध्यान रखना, y एक्सिस पर, y एक्सिस पर यहां कितनी वैल्यू है 0, यहां कितनी वैल्यू है सर 1, यहां कितनी वैल्यू है सर 2, यहां कितनी वैल्यू है 3, यहां कितनी वैल्यू है फंक्शन की सर -1, यहां कितनी वैल्यू है फंक्शन की इस पॉइंट पर सर -2, इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है सर 3, किस इनपुट पर सर 3 इनपुट पर वैल्यू 3 है। अगर मैं पूछूं -1 वैल्यू कहां है सर, -1 वैल्यू यहां है, और किस इनपुट पर है सर 0 पर, किस इनपुट पर है 0 पर, -2 मिनिमम वैल्यू कितनी है -2, किस इनपुट पर है सर -1 इनपुट पर है, तो -2। तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग देखा जाए तो ये वाला हिस्सा, तो यह वाला जो हिस्सा होगा, कौन से वाला, ये वाला जो हिस्सा होगा, इसमें वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है, सो इट इज इंक्रीजिंग ऑन -2, किस इंटरवल पर इंक्रीजिंग है, ऑन व्हाट इंटरवल, x की किस वैल्यू पर इंक्रीजिंग है, तो -1 से 3 के बीच में, जब x -1 से 3 के बीच में होता है तो फंक्शन की वैल्यू लगातार बढ़ती जाती है, इंक्रीजिंग ऑन -1 से 3, x की वैल्यूज लेते हैं, किसकी वैल्यूज लेते हैं, x की वैल्यूज लेते हैं, तो x की किस वैल्यू से किस वैल्यू, तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, -1 से 3 के बीच में इंक्रीजिंग है। अगर मैं पूछूं डिक्रीजिंग कहां है सर, डिक्रीजिंग होगा सर, ये देखो यहां वैल्यू ज्यादा थी सर, फिर ये कम होते होते फिर नेगेटिव हो गई, फिर और कम होती जा रही है, और कम होते होते -2 हो गई, तो कहां से कहां वैल्यू डिक्रीज हो रही है सर, वैल्यू 2 से -2 तो बन गई, लेकिन x की किस वैल्यू से किस वैल्यू तक, -3 से -1 तक, सो इट इज डिक्रीजिंग इन -3 to -1, सो दैट इज इट, तो इट इज डिक्रीजिंग इन -3 to -1। आगे बढ़ते हैं, ये एक फंक्शन दे रखा है, देख रहे हो ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, फंक्शन का ग्राफ कैसा है मैं थोड़ा दिखा दूं आपको, फंक्शन का ग्राफ, एक तो ये वाला हिस्सा है पूरा, ये, फिर यह है, फिर यह है, और अच्छे से दिखा दूं, यह है, और फिर यह है, सो दिस इज द फंक्शन, ये फंक्शन का ग्राफ है, और यहां पर व्हाइट डॉट है, व्हाइट डॉट, ये व्हाइट डॉट है, ये व्हाइट डॉट, और यहां ये ब्लैंक डॉट है, यहां ये कैसा डॉट है, ब्लैंक डॉट है। एक मिनट, यहां मैं ऐसा करता हूं, इस लाइन को थोड़ा सा दोबारा से बनाना पड़ेगा, ये लाइन को थोड़ा सा इधर खिसका देते हैं, इधर खिसक जा खिसक जा खिसक जा खिसक जा, ठीक है भाई, तो ये है, तो आपको दिख रहा है यहाँ ब्लैंक डॉट है, हाँ सर यहाँ भी दिख रहा है ब्लैंक डॉट है, बिल्कुल, तो और यहाँ डार्क डॉट है, डार्क डॉट का मतलब क्या हुआ, 1 पर वैल्यू कितनी हुई सर, 1 पर वैल्यू हुई 2, क्योंकि 1 पर वैल्यू यहाँ मिलेगी, 1 पर वैल्यू यहाँ मिलेगी, तो 1 पर वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, 1 पर वैल्यू 2 है, और 3 पर वैल्यू सर 0 है, वैल्यू हमेशा y पर देखते हैं, वैल्यू 0 है, -1 पर वैल्यू सर यहाँ पर ओपन डॉट है, 1 नहीं होगी, -1 पर वैल्यू 3 होगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज f ऑफ -1, बोलो जल्दी से, व्हाट इज f ऑफ 1, जल्दी से बोलो, व्हाट इज f ऑफ 3, बोलो, व्हाट इज f ऑफ 3, व्हाट इज f ऑफ -3, जरा बोलना, f ऑफ -1 सर, -1 पर वैल्यू यहां नहीं, यहां मिली तो वैल्यू हो गई 3, f ऑफ 1 पर वैल्यू सर यहां नहीं मिली,
यहां ऊपर नहीं मिल रही, वैल्यू यहीं मिल रही है, जरा देख रहे हो यहां पर जो वैल्यू मिल रही है 2 पर मिल रही है, क्योंकि ऊपर क्या ओपन डॉट है, ओपन डॉट का मतलब वहां वैल्यू नहीं है, वैल्यू कहां है 2 पर, तो 1 पर वैल्यू हो गई 2, -1 पर वैल्यू थी 1, और 1 पर वैल्यू हो गई 2, 3 पर कितनी है सर, 3 पर वैल्यू है y कोऑर्डिनेट देखेंगे तो 0, और -3 पर कितनी है सर, -3 पर है 3। सो ये हो गई, ये कुछ वैल्यूज हो गई आपकी जानकारी के, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, डोमेन और रेंज। तो x की किस वैल्यू पर डिफाइंड है सर, -3, और वर्टिकल लाइन बनाएंगे सर, कट कर रही है, कट कर रही है, कट कर रही है, कट कर रही है, -3 से 2 -1 तक, फिर -1 पर भी बनाएंगे तो हाँ सर कट कर रही है, ये कट करती जा रही है, कट करती जा रही है, कट करती जा रही है, -1, फिर यहां भी कट कर रही है, यहां भी कट कर रही है, कब तक सर 3 तक। तो डोमेन हो गई -3 से 3, डोमेन हो गई -3 से 3। और रेंज की बात करूं, रेंज इस वाले हिस्से के लिए रेंज हो गई सर 1 से लेकर 3, 1 पर ओपन और 3 पर क्लोज्ड, तो 1 पर ओपन 3 पर क्लोज्ड, फिर यूनियन इस पर क्या है सर, इस पर वैल्यू लगातार 3 है, तो इस वाले हिस्से पर ये हो गया 3, और फिर इस हिस्से पर ये है 2 मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम कितनी -1, तो ये हिस्सा अपने आप में कैसा है, कंटिन्यूअस है, ये हिस्सा अपने आप में कंटिन्यूअस है। तो इस हिस्से की अगर रेंज देखें तो मैक्सिमम वैल्यू 2 है और मिनिमम वैल्यू -1 है, तो जो इसकी रेंज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, -1 से 2, यूनियन -1 से 2। तो कुल मिलाकर जो रेंज अगर हम देखें तो रेंज क्या आ गई, 1 से 3, फिर 3, फिर -1 से 2। तो अगर हम इन सबका यूनियन करें, जरा देखो यूनियन कैसे, ये बोल रहा है -1 से 3, -1 3 और 2, बस यही है, तो और एक 1 भी है। तो पहले वाला कह रहा है 1 से लेकर 3 तक रेंज है, दूसरे वाला कह रहा है 3 भी रेंज में है, -1 से 3, -1 से 3, -1 से 3, 1 पर तो ओपन था और 3 पर हमने इस हिस्से के लिए देखा -1 पर ओपन है और 3 पर क्लोज है, तो -1 से 3, और फिर यहां देखा तो सिर्फ 3, और इस पर देखा तो -1 से 2, तो लिखा हुआ है, तो इस पर सिर्फ 3, और फिर है -1 से किधर तक, ये 3 था और यहां भी 3 है, और ये है -1 से 2 तक, -1 से 2। अगर यूनियन करना है, यूनियन मतलब सबको मिला दो, तो सबको मिलाएंगे तो ये पूरा तो आएगा ही आएगा, ये भी आएगा मिलाने पर, तो ये भी आ जाएगा, कॉमन नहीं ले रहे, मिला रहे हैं तो -1 से 2 आ गया और 2 से 3 आ गए, यानी रेंज जो आ गई वो आ गई -1 से 3। सो दैट इज द कंप्लीट रेंज। या आप इसे ऐसा लिखा रहने दो तो भी ठीक है, ऐसा लिख दो तो भी ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। 1 से 3 में 3 मिलाया तो 1 से 3 ही आ गया, फिर -1 से 2 मिलाया तो -1 से 3 तक आ गया, -1 से 3। सो दैट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। यूनियन करना था, मिलाना था सबको, ध्यान रखें सबको क्या करना था, मिलाना था। वी हैड टू जॉइन ऑल दीज, सबको मिलाना था, तो ये हो गई इसकी रेंज। अब किसी फंक्शन का वर्टिकल लाइन टेस्ट, किसी ग्राफ को देखकर आप कैसे पहचान सकते हैं क्या ये ग्राफ किसी फंक्शन का है। तो अगर एक वर्टिकल लाइन ग्राफ को 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट्स पर कट करती है तो वो ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। जैसे एग्जांपल के तौर पर इफ आई टेक दिस, तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यह मान लो हमारी एक्स एक्सिस और ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, और अगर मैं कोई वर्टिकल लाइन बनाता हूं, इफ आई ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन, मैंने एक वर्टिकल लाइन बनाई ये, तो ये वर्टिकल लाइन ग्राफ को 2 पॉइंट पर कट कर रही है। अब जैसे ये 2 पॉइंट पर कट कर रही है, इसका मतलब इस एक्स पर, इस एक्स नॉट पर एक वैल्यू तो आ गई वाई नॉट और एक वैल्यू आ गई से y1, तो इसका मतलब क्या हुआ, x नॉट इनपुट पर कितने आउटपुट मिल रहे हैं, 2, जबकि एक इनपुट पर सिर्फ एक ही आउटपुट मिलना चाहिए। इतनी देर से ही तो बता रहे हैं फंक्शन में एक इनपुट पर सिर्फ एक ही आउटपुट मिलना चाहिए। तो इस केस में कितने आउटपुट मिल गए सर, 2 आउटपुट मिल गए। इस केस में कितने आउटपुट मिल गए सर, 2 आउटपुट मिल गए। इसलिए यह है, इसको थोड़ा सीधा कर दें, हाँ सर सब सही है, अब ठीक है, हाँ सर अब सीधी है। तो यह देखा जाए तो इस इनपुट पर 2 आउटपुट मिल गए, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। तो किसी ग्राफ को देखकर कैसे पहचानोगे फंक्शन है, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन उस ग्राफ को कितने, वर्टिकल लाइन उस ग्राफ को कितने सर 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट्स पर कट कर जाए तो फिर वो ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ऐसा क्यों, क्योंकि तब एक इनपुट पर
दो आउटपुट हो जाते हैं। तो क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन का ग्राफ है? नहीं सर, यह भी फंक्शन का ग्राफ नहीं है। क्यों? अगर आप यहां पर भी एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे तो देख रहे हो सर, वो तो 3 पॉइंट पर कट कर गई, तो यह भी एक फंक्शन नहीं है। सो ये क्या हुआ? क्या लिख दें? नॉट अ फंक्शन। नॉट अ फंक्शन, यानी ग्राफ जो है ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है। क्या ये ग्राफ फंक्शन का है? नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। अब अगर मैं एक ग्राफ और बना लूं, एक ग्राफ और बना लूं, जैसे ये ग्राफ बनाया, एंड सपोज द ग्राफ इज समवट लाइक दिस, ये है और फिर ये है। तो अगर आप देखो यहां वर्टिकल लाइन बनाओगे तो वर्टिकल लाइन हद से हद एक ही पॉइंट पर काटेगी, एक ही पॉइंट पर काटेगी, हद से हद, दो पर या दो से ज्यादा पॉइंट्स पर नहीं काटेगी। तो इस केस में क्या है? यस, ये फंक्शन है, ये फंक्शन का ग्राफ है। तो फंक्शन के ग्राफ की क्या खासियत होती है? फंक्शन के ग्राफ की खासियत ये होती है कि अगर वर्टिकल लाइन बनाओगे वो हद से हद एक पॉइंट पर काटेगी, या तो काटेगी ही नहीं। जैसे अगर मान लो मैं इधर कहीं बना लूं तो शायद वो काटेगी ही नहीं, है ना। तो ये तो फंक्शन का ग्राफ हो गया, क्योंकि हर हॉरिजॉन्टल लाइन, हर वर्टिकल लाइन हद से हद एक पॉइंट पर काटेगी, एट मैक्स 1 पॉइंट। जैसे मान लो अगर मैं कहूं फंक्शन सिर्फ ये है, फंक्शन सिर्फ ये है, ये ग्राफ है, क्या ये फंक्शन है? सर यहां बनाएंगे, यहां बनाएंगे, यहां बनाएंगे, यहां बनाएंगे और यहां बनाएंगे, यहां बना लो, तो बिल्कुल सर ये फंक्शन है, क्योंकि हर वर्टिकल लाइन इसको हद से हद एक पॉइंट पर कट कर रही है। ये वाले पॉइंट तो कट ही नहीं कर रही, ये तो कट ही नहीं करी, कोई बात नहीं, हद से हद एक पॉइंट पर कट कर रही है। एक इनपुट पर सिर्फ एक ही आउटपुट आ रहा है, ये इसकी डोमेन में नहीं है क्योंकि इस पर कोई आउटपुट आ ही नहीं रहा है। तो ये क्या हुआ? यह डेफिनेटली एक फंक्शन हो गया। सो दिस इज अ फंक्शन। तो फंक्शन समझ में आया? कैसे पता चलेगा कि हर वर्टिकल लाइन ग्राफ को मैक्सिमम एक ही पॉइंट पर काटनी चाहिए, एक से ज्यादा पॉइंट पर काटे तो वो फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। आइए बात करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन की। तो पॉलिनोमियल फंक्शन सब लोग अच्छे से जानते हैं, जो फंक्शन इस फॉर्म का हो, a नॉट एक्स की पावर n, a1 एक्स की पावर n-1, a2 n माइनस एक्स की पावर n-2, an-1x an, ये क्या कहलाता है? एक पॉलिनोमियल फंक्शन। जहां n क्या है ये गौर से देखें, n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी बोले तो n क्या होता है? होल नंबर। n क्या होता है? होल नंबर, यानी इसमें जितनी भी पावर्स हैं वो सारी की सारी होल नंबर्स हैं, कोई भी पावर नेगेटिव नहीं है, फ्रैक्शनल नहीं है। और a0, a1, a2, an ये सब के सब क्या है? रियल नंबर, जहां a0 जीरो नहीं है, यानी हाईएस्ट पावर का जो कोएफिशिएंट है वो जीरो नहीं है। तब इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन। कितने डिग्री का? n डिग्री का। जैसे एग्जांपल के तौर पर f(x) इज इक्वल टू 3x³ प्लस 5x प्लस 7, ये क्या है? एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। कितने डिग्री का? 3 डिग्री का। f(x) इज इक्वल टू ex की पावर 4 प्लस πx स्क्वायर प्लस ex प्लस 7, ये क्या है? यह भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। कितने डिग्री का? सर 4 डिग्री का। इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 4। अब आप मुझे सोच के बताओ, क्या यह पॉलिनोमियल फंक्शन है? ex की पावर 4 प्लस पाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7x, यह पॉलिनोमियल नहीं है। यह पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर जो हाईएस्ट, जहां पर जो डिग्री है वो सारे के सारे पावर्स होल नंबर्स नहीं है। यहां देख रहे हो पावर कितनी हो गई? -2 हो गई। सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन की खासियत क्या है? उसमें हर टर्म की जो पावर होती है वो होल नंबर होती है। हाईएस्ट पावर भी होल नंबर में से एक माइनस करोगे वो भी होल नंबर, और कब तक माइनस करते जाओगे? जब तक पावर जीरो ना आ जाए। यहां x की पावर कितना है? 0 है, आ जाए। जैसे मान लो 4 से शुरू किया तो 4 भी है, फिर 4 से छोटा 3 भी है, यहां 3 का कोएफिशिएंट कितना है? 0, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर x की पावर 0 है, बस इतना। तो बीच में कभी भी नेगेटिव पावर नहीं आएगी। पावर ग्रेजुअली क्या होती जाती है? रिड्यूस होती जाती है। कब तक? जब तक वो 0 ना बन जाए। और बीच में हो सकता है कुछ टर्म मिसिंग हो, हम कह देते हैं उनका कोएफिशिएंट कितना है? 0 है। जैसे यहां पर अगर देखा जाए तो साथ में क्या लिखा है? 0x³ 0x³ भी लिखा है, तो उसका कोएफिशिएंट कितना है? 0 है। एक बहुत अहम बात याद रखेंगे, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं वो सब के सब कंटिन्यूअस होते हैं, यानी उनका ग्राफ कैसा बनता है? कोई टूटा फूटा नहीं, हमेशा कंटिन्यूअस ग्राफ बनेगा। इसलिए उनकी जो रेंज होगी वो क्या होगी? इंटरवल फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू विल बी द रेंज ऑफ सच फंक्शंस।
यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखा है, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो डिग्री ऑड डिग्री का, तो उसकी रेंज हमेशा -∞ से +∞ होगी। क्या होगी? -∞ से +∞ होगी। और ये हमारे ऑपरेटर साहब ओपी हैं, उन्होंने यहां लिख दिया पुट, बट इट इज but a polynomial of even degree has its range which is a subset of R. But a polynomial of even degree has range which is always subset of R. इसमें कभी क्या कहना चाहते हैं, चलिए आइए समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है, जैसे ये। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं, तो अगर आप इसमें से x³ कॉमन ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगा सर? ये बचेगा 3 - 6/x + 7/x² + 5/x³। ये बच गया, यही fx हुआ। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी fx क्या होगा, तो बोलोगे लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ x³ इंटू 3 - 6/x + 7/x² + 5/x³, यही बोलोगे। और खुद देखो, जब x इंफिनिटी जाएगा, दिस विल गो टू 0, ये भी 0 जाएगा, ये भी 0 जाएगा, और ये कहां जाएगा सर? दिस विल गो टू इन्फिनिटी। तो अंदर क्या बचेगा? 3 + -0, तो 3 बच गया अंदर, तो आंसर आ गया इन्फिनिटी। क्यों? इन्फिनिटी इंटू 3 विल बी इन्फिनिटी। तो यानी ये जब जैसे जैसे x इन्फिनिटी की तरफ जाता है, इसकी वैल्यू कहां जाती है? इन्फिनिटी की तरफ जाती है। और इसी तरीके से अगर मैं तुमसे पूछूं लिमिट x टेंडिंग टू -∞, लिमिट x टेंडिंग टू -∞ ऑफ fx, तो क्या होगा सर? लिमिट x टेंडिंग टू -∞, लिमिट x टेंडिंग टू -∞ x³ और अंदर 3 - 6/x + 7/x² + 5/x³। और मैक्सिमम बच्चों को समझ में आएगा 0 क्यों जाएगा, क्योंकि एक छोटे नंबर को एक बहुत बड़े नंबर से डिवाइड कर दो तो आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा लगभग। सो अगर इसे -∞ से डिवाइड किया, यह भी 0 जाएगा, यह भी 0 जाएगा, और यह भी 0 जाएगा। और यह कहां जाएगा सर? दिस विल गो टू -∞, क्योंकि -∞ का क्यूब करेंगे तो -∞, तो -∞ इंटू 3 दैट विल बी -∞। तो यानी कहने का मतलब है कि जब x इंफिनिटी की तरफ जाता है तो fx का मतलब f का आउटपुट की वैल्यू किस तरफ जाती है? इन्फिनिटी की तरफ। कहां जाती है? इन्फिनिटी की तरफ। और जब x -∞ की तरफ बढ़ता है तो वैल्यू कहां जाती है? -∞ की तरफ। यानी इसकी वैल्यू, और क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि हर पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा होता है? कंटिन्यूअस होता है। तो क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसलिए जो इसकी रेंज होगी वो होगी मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू। यानी इसकी रेंज क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी -∞ से +∞, प्रोवाइडेड ये पूरे R पर डिफाइंड हो। यानी इसके अंदर हम x कहां से कहां तक रख रहे हैं? -∞ से +∞ रख रहे हैं, सारे x रख रहे हैं। जब सारे x रखेंगे तो जो इसकी रेंज आएगी वो आएगी -∞ से लेकर +∞ के बीच में। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, इसमें अगर देखें तो अगर मैं यहां पर fx को लिखूं तो उसमें से x⁴ कॉमन ले लेता हूं, तो 1 - 6/x 7/x² - 6/x³ + 5/x⁴। अगर मैं आपसे पूछूं लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी क्या आएगा? fx, सर वो आएगा इन्फिनिटी। क्यों? ये सारा सामान 0 और ये ∞⁴ इन्फिनिटी इंटू 1 इन्फिनिटी। और अगर मैं आपसे पूछूं लिमिट x टेंडिंग टू -∞ क्या होगा? सर यह भी इन्फिनिटी ही होगा। क्यों? ये फिर से 0 और यह आएगा -∞⁴। -∞⁴ क्या बन जाएगा? +∞। तो +∞, यानी यह है +∞ और +∞, दोनों पर +∞ आ रहा है। तो कहने का मतलब यह जो ग्राफ होगा, यह ग्राफ किस ऊंचाई से आएगा? नीचे, इन्फिनिटी, और वापस किस ऊंचाई पर जाएगा? +∞। यानी कहीं ना कहीं ये ग्राफ अपने आप को क्या कहेगा? अब लौटे चलें। इसको बेहतर समझने के लिए, हाँ कई बच्चे सर समझ में नहीं आया, देख इसे बेहतर ऐसे समझ। fx = x²। इन्फिनिटी पर वैल्यू कहां जाएगी? इन्फिनिटी पर। सर इन्फिनिटी पर इसकी वैल्यू जाएगी इन्फिनिटी। दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। अच्छा, -∞ पर कहां जाएगी?
माइनस इन्फिनिटी पर, सर यह जाएगी फिर से इन्फिनिटी, यानी यह फंक्शन माइनस इन्फिनिटी किधर मिलेगा, x इधर, और इधर क्या मिलेगा, प्लस इन्फिनिटी। तो जैसे जैसे x इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता है ये वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ बढ़ती है, और माइनस इन्फिनिटी पर भी इन्फिनिटी की तरफ, तो ये आएगा इन्फिनिटी से, और फिर कहीं ना कहीं अपने आप को कहेगा अब लौट चलें, क्यों, ये आएगा इन्फिनिटी से और फिर वापस लौट जाएगा इन्फिनिटी की तरफ। तो जब इन्फिनिटी से आया और इन्फिनिटी की तरफ लौट गया तो कहीं ना कहीं तो कहेगा हाँ अब लौट चलें, और जैसे ये लौट जाएगा तो इसके नीचे वाली वैल्यूज ये कभी भी अटेन नहीं कर पाएगा, इट विल नॉट बी एबल टू अटेन द वैल्यूज बिलो इट, क्योंकि इसकी जो वैल्यूज आएंगी वो सिर्फ ये वैल्यूज आएंगी। क्या ये नीचे वाली वैल्यूज आएंगी, नहीं सर, वो तो इसके ग्राफ को कट ही नहीं कर रही, हॉरिजॉन्टल लाइंस कट ही नहीं कर रही, तो ये वैल्यूज इसकी रेंज में नहीं आएगी, तो इसकी रेंज पूरी की पूरी आर कभी भी नहीं आ सकती, क्योंकि ये ग्राफ कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर आकर मुड़ जाते हैं। यानी क्यों मुड़ते हैं, क्योंकि ये इन्फिनिटी से आते हैं और इन्फिनिटी पर ही वापस जाते हैं। ये कहां से आया, इन्फिनिटी से आया, और लौट कर कहां जाना है, इन्फिनिटी को, इसलिए कहीं ना कहीं रास्ते में लौट जाएगा, और लौट जाएगा तो इसकी रेंज पूरा आर कभी भी नहीं आएगी। अगर मैं इसकी बात करूं, यह फंक्शन कहां से आता है, माइनस इन्फिनिटी से, और कहां तक जाता है, प्लस इन्फिनिटी तक, इसलिए यह रास्ते में सारी वैल्यूज लेकर ही रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं fx इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाऊं, fx इक्वल टू एक्स क्यूब, तो fx इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ देखो ऐसा बनता है, दैट इज द काइंड ऑफ ग्राफ ऑफ fx इक्वल टू एक्स क्यूब। खुद देखो इन्फिनिटी पर इसकी वैल्यू कहां जा रही है, इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी पर वैल्यू कहां जा रही है, सर माइनस इन्फिनिटी। सो द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी एट माइनस इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी, तो इसकी रेंज क्या आएगी, सर की रेंज आएगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। क्यों, ये पूरा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी का सफर तय कर रहा है, जबकि इवन पावर वाला जो फंक्शन होगा वो कहीं ना कहीं रास्ते में मुड़ जरूर जाएगा, इट विल ऑलवेज टर्न आफ्टर सम पॉइंट, जिसके बाद वो और नीचे जाना बंद कर देगा। क्यों, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसे वहीं लौटना है जहां से वो आया था। तो खुद सोच के देखो, अगर तुम जहां से चले थे तुम्हें वहीं लौटना है तो कहीं ना कहीं पर तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, टर्न लेना ही पड़ेगा ना। तो वही बात फंक्शन के लिए है। तो यहां तो यह फंक्शन 0 पर ही टर्न ले गया, तो अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो इसकी रेंज क्या होगी, सर इसकी रेंज होगी 0 से लेकर इन्फिनिटी। तो इसलिए कहा गया कि जो भी इवन डिग्री पॉलिनोमियल हैं उनकी रेंज हमेशा सबसेट ऑफ आर होती है, पूरा आर नहीं हो सकती कभी भी, हमेशा एक स्ट्रिक्ट सबसेट होगी आर का। लेकिन एक ऑड डिग्री पॉलिनोमियल की रेंज हमेशा पूरा आर होगी, प्रोवाइडेड उसके अंदर हम एक्स क्या रखें, पूरा आर। मान लो यहां कह दूं मैं एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, यानी इसके अंदर जो एक्स रखेंगे वो कहां से रखेंगे, पूरा आर रखेंगे, पूरे एक्स रखेंगे, सारे के सारे। जब सारे के सारे एक्स रखेंगे तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, सर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। लेकिन अगर मैं यही फंक्शन दोबारा लिखूं और लिख दूं मान लो -1 से 2, -1 से 2, ठीक है ना, -1 से 2, और बोलूं ये आर से आर, तो इसकी रेंज पूछूं, रेंज क्या बोलोगे, सर अब इस रेंज में है तो ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, तो ये कैसा पॉलिनोमियल, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल। क्या रेंज पूरा आर आएगी, नहीं, पूरा आर नहीं आएगी, क्योंकि आपने बोला सिर्फ -1 से 2 वैल्यू रखनी है, यानी ये -1 है मान लो, तो -1 पर वैल्यू कितनी आएगी, सर -1 पर वैल्यू आएगी -1, और 2 पर वैल्यू कितनी आएगी, मान लो ये 2 था, यहां 2 पर वैल्यू कितनी आ गई, सर 8। तो जो इसकी रेंज आएगी वो -1 से लेकर 8 तक आएगी, -1 से लेकर 8 तक आएगी। तो दोनों में फर्क क्या है, वहां पर इनपुट भी पूरा आर था, तब रेंज आई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और अगर डोमेन को, अगर इनपुट को -1 से 2 रखा तो सिर्फ -1 से 8। तो कहने का मतलब निचोड़ यह हुआ, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, निचोड़ यह हुआ कि अगर हम अपने ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन में सब कुछ रख दें, सब कुछ पूरा आर, तो आंसर भी क्या आएगा, पूरा आर ही आएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। लेकिन इवन डिग्री पॉलिनोमियल चाहे भले ही पूरा आर रख दें, सब कुछ रख दें, लेकिन उसका रेंज कभी भी होल ऑफ आर नहीं आ सकता, क्योंकि वह कहीं ना कहीं ग्राफ मुड़ जाएगा, टर्न ले लेगा। आई होप ये क्लियर हो गया, बिल्कुल निचोड़ अच्छे से समझ में आ गया। रेंज ऑफ
odd degree polynomial will be whole of R. Range of even degree polynomial will never be equal to R. ये बात दिमाग में अच्छे से बैठ जानी चाहिए। बिल्कुल सर, यह बात अच्छे से दिमाग में बैठ गई है। अब एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो याद रखना पॉलिनोमियल्स के बारे में। क्या है वह इंपॉर्टेंट रिजल्ट, आइए देखते हैं। इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाले दुनिया में सिर्फ दो ही पॉलिनोमियल फंक्शन हैं। किस प्रॉपर्टी को? fx इंटू एफ ऑफ 1/x बराबर fx प्लस एफ ऑफ 1/x, यानी किसी पॉलिनोमियल f में x की जगह 1/x रखा और फिर दोनों को क्या किया? मल्टीप्लाई किया और फिर उन्हीं दोनों को क्या किया? ऐड किया। तो दोनों से आंसर सेम तभी आ सकते हैं जब fx या तो इस फॉर्म का हो या फिर इस फॉर्म का हो। किस फॉर्म का? x की पावर n प्लस 1 फॉर्म का हो या फिर 1 माइनस x की पावर n फॉर्म का हो। n क्या होगा? कोई पॉजिटिव इंटीजर। अब बच्चे कहेंगे सर n की वैल्यू कहां से मिलेगी? इसकी चिंता ना करें, विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम, विल बी गिवन इन प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन में दिया जाएगा कहीं ना कहीं, ये क्वेश्चन में n आपको बताया जाएगा क्या होगा, नहीं तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करेगा वो, ताकि आपके पास n की वैल्यू आ जाए या मिल सके। तो ध्यान रहे, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाले दुनिया में सिर्फ कितने फंक्शन हैं? दो, 1 प्लस एक्स की पावर n और 1 माइनस एक्स की पावर n, जहां n क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। यह बात अच्छे से याद रहे। बिल्कुल सर, अब याद हो गई हमें ये बात। तो ध्यान रखना, इस प्रॉपर्टी को दिमाग में बिठा लो। पॉलिनोमियल में x की जगह 1/x रखा, उसे ओरिजिनल पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई किया, उसे ओरिजिनल पॉलिनोमियल के साथ ऐड किया, तो दोनों से आंसर कैसा आ रहा है? सेम आ रहा है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई सिर्फ यही दो पॉलिनोमियल करेंगे, और कोई पॉलिनोमियल उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता। ये अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। आओ एक क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर बेस्ड। मान लो fx एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है फॉर ऑल x एंड y। f2 दे रखा है, f3 चाहिए, यानी एक पॉलिनोमियल है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसको देखा तो कुछ हो रहा है। हाँ सर, यहां fx, सर यहां f ऑफ 1/x हो जाए तो मजा ही आ जाए, और यहां पर ये f ऑफ 1/x हो जाए तो ये वही प्रॉपर्टी बन जाएगी, fx इंटू एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू fx प्लस एफ ऑफ 1/x। तो ये वही प्रॉपर्टी बन जाएगी। हाँ सर, बन तो सकती है। तो अगर y की जगह पर हम क्या रख दें? रिप्लेस पुट y इक्वल टू, y की जगह 1/x रख दें, क्योंकि ये जो रिलेशन है ये हर x और y के लिए ट्रू है। तो अगर मैं y की जगह क्या रख सकता हूं? जो चाहे रख सकता हूं। तो मैंने y की जगह क्या रख दिया? 1/x रख दिया। आई पुट y इक्वल टू 1/x। तो मेरे पास क्या आ गया? fx इंटू एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू fx प्लस एफ ऑफ 1/x प्लस f1 माइनस 2। ये आ गया सर रिलेशन। लेट मी कॉल दिस एज 2, इसको 2 कह देते हैं। तो सर सिर्फ 1 किसको कहेंगे? 1 इसको कह देते हैं, इस रिलेशन को 1। तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया। सर ये तो पॉलिनोमियल आते आते बच गया। अगर ये f1 और 2 ना होता तो खत्म, सवाल खत्म था सर। तो f1 और 2 यानी f1 की वैल्यू पता चलनी चाहिए। हमें दिया क्या है? सर f2 5 दे रखा है। तो चलिए इसका लाभ उठाते हैं। हमें 1 पर वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं? पुट x को तो 1 रख देते हैं और y को 2 रख देते हैं इन 1 में x को 1 और y को 2। तो यहां क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा f1 इंटू f2 बराबर f1 प्लस f2। यही हो जाएगा। हाँ सर, और यहां हो जाएगा प्लस f2 माइनस 2। बिल्कुल यही हुआ। हाँ सर यही हुआ। f2 कितना है? 5। तो ये हो गया 5f1 इज इक्वल टू f1 प्लस 5 ये 10 माइनस 2। तो ये हो गया 4f1 बराबर 8। तो f1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2। कई बच्चे कहेंगे सर आपने कैसे सोचा x को 1 और y को 2 रखें? बेटा 1 पर वैल्यू चाहिए थी। हाँ सर, 1 पर वैल्यू आपको चाहिए थी और 2 दे रखा था। तो जो दे रखा है और जो चाहिए उन्हीं का तो यूज करूंगा ताकि वो मिल सके जो चाहिए। बिल्कुल, तो मैंने इसी कारण से x को 1 और y को 2 रख दिया। तो f1 कितना हो गया? 2। इसको उठाकर कहां रख दें? पुट इन सेकंड। जैसे ही मैंने इसको सेकंड में रखा, व्हाट डू आई गेट? fx इंटू एफ ऑफ 1/x। fx क्या मिल गया भाई? जरा देखो, हमें मिल गया fx इंटू एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू fx प्लस
एफ ऑफ 1/x, और हम जानते हैं इसको सेटिस्फाई करने वाले दुनिया में सिर्फ दो ही पॉलिनोमियल होते हैं। कौन कौन से? सर इसका मतलब हो गया एफ ऑफ एक्स या तो 1 प्लस एक्स की पावर एन होगा या फिर माइनस एक्स की पावर एन होगा। सर आपने तो बोला था एन क्वेश्चन में दिया होगा। अरे दिया है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, परोक्ष रूप से। इट इज नॉट गिवन ओपनली, इट इज गिवन यू हिडनली। कैसे? F2 कितना है? 5 है। नाउ F2 बराबर 5, तो अगर मैं 2 रखता हूं, देयरफॉर F2 बराबर 1 प्लस माइनस 2 की पावर n, और ये कितना है? 5। तो प्लस माइनस 2 की पावर n किसके बराबर आ गया? 5 के बराबर। 5 माइनस 1 के बराबर, 5 माइनस 1 के बराबर आ गया। बिल्कुल सर। तो हमारे पास आ गया प्लस माइनस 2 की पावर n बराबर 4। तो सिलेक्ट कौन सा साइन? पॉजिटिव साइन, क्योंकि उधर वाली साइड पॉजिटिव है। तो देयरफॉर 2 की पावर n बराबर 4, जो कि 2 की पावर 2, तो n बराबर 2। तो कौन कौन सा क्या क्या बातें आई? सर एक तो पॉजिटिव साइन लेना पड़ेगा और n की वैल्यू 2 होगी, इसलिए fx क्या बन गया? सर वो बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों 1 प्लस एक्स स्क्वायर? क्योंकि 1 प्लस माइनस था, तो कौन सा साइन लेना पड़ा? प्लस वाला, माइनस वाले को छोड़ना पड़ा। तो f यहां प्लस साइन लिया हमने, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन गया, ठीक है ना। और n हो गया 2। क्या पूछा है? f ऑफ 3 पूछा है। तो f ऑफ 3 क्या होगा बेटा? सर f ऑफ 3 होगा 1 प्लस 9, दैट इज 10। देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज आगरा। कितने लोगों ने कर लिया था खुद से? तो बहुत सारे बच्चों ने खुद भी कर लिया होगा। बिल्कुल सर कर लिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है एल्जेब्रिक फंक्शन। देखो एल्जेब्रिक फंक्शन क्या है? एल्जेब्रिक फंक्शन ऐसे फंक्शन जिनका बिल्डिंग ब्लॉक पॉलिनोमियल्स हो, ऐसे फंक्शन को एल्जेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। जैसे दीवार ईंटों से बनी होती है, इसी तरह से एल्जेब्रिक फंक्शन पॉलिनोमियल्स से बने होते हैं। तो ईंटें कौन हो गई? पॉलिनोमियल फंक्शंस। अब उन ईंटों को क्या ऐसे ही एक के ऊपर एक लगा देते हैं? नहीं सर, बीच में सीमेंट भी लगाते हैं। तो अगर यहां पॉलिनोमियल्स को एक दूसरे से जोड़ा जाए, या तो जो दो पॉलिनोमियल्स को जोड़ते हैं, वो जो सीमेंट है वो यहां क्या होगा? इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, या फिर टेकिंग रूट्स स्टार्टिंग विद पॉलिनोमियल। किससे स्टार्ट करना है? पॉलिनोमियल की ईंटों से स्टार्ट करना है, और उनके बीच में क्या मसाला लगाना है? प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, रूट का। जैसे ये यहां पर ये पॉलिनोमियल उठाया, ऊपर सिर्फ रूट लगा दिया, तो क्या हो गया? एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया। ये देखो, ये एक पॉलिनोमियल लिया, उसको हमने x प्लस रूट एक्स से डिवाइड किया, तो पहले ये पॉलिनोमियल बनाया x प्लस रूट एक्स। ये देख रहे हो पूरा पॉलिनोमियल बना हुआ है। हाँ सर, पूरा पॉलिनोमियल दिख रहा है। और यहां पर पॉलिनोमियल्स आपस में क्या हैं? डिवाइडेड हैं, और रूट भी लगा हुआ है, यहां भी रूट लगा हुआ है। तो जो भी पॉलिनोमियल्स को जोड़कर, घटाकर, मल्टीप्लाई कर, डिवाइड कर, रूट लेकर जो भी बने, उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। जैसे कि ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। ये बीच में एक्स नहीं है भाई, ये बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है। दिस इज मल्टीप्लाई। ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन था, ये ऐसे है, दिस इनटू दिस। तो ये क्या हुआ? एक एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया। यानी जिसमें चारों तरफ आपको सिर्फ पॉलिनोमियल ही पॉलिनोमियल दिखाई दें, ऐसा फंक्शन एल्जेब्रिक फंक्शन होता है। जो एल्जेब्रिक नहीं होता वो क्या कहलाते हैं? ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। वो क्या कहलाते हैं? ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस, जो पॉलिनोमियल से नहीं बने होते। आपको ऐसे भी फंक्शन होते हैं, हाँ, एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स, साइन एक्स, टैन एक्स, ये सब पॉलिनोमियल फंक्शंस नहीं है, तो ये क्या कहलाते हैं? ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। और जो पॉलिनोमियल से मिलकर बने हैं वो क्या कहलाएंगे? एल्जेब्रिक फंक्शंस। तो हर पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल से बना होता है, तो एवरी पॉलिनोमियल इज अ एल्जेब्रिक फंक्शन, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। एवरी एल्जेब्रिक फंक्शन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। यहां देखो, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं सर, पॉलिनोमियल में तो शर्तें क्या थी कि हर टर्म की पावर एक होल नंबर होनी चाहिए। यहां हर टर्म की पावर होल नंबर नहीं है, इसलिए यह है पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं। यह है एल्जेब्रिक, यह पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, यह एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो कुल मिलाकर निचोड़ क्या हुआ? निचोड़ यह हुआ भैया, एल्जेब्रिक फंक्शन किससे बने होते हैं? पॉलिनोमियल से। जिधर मुंडी घुमाओगे उधर आपको पॉलिनोमियल्स ही पॉलिनोमियल्स दिखाई देंगे। और वो कैसे दिखाई देंगे? या तो प्लस हो रहे होंगे, या डिवाइड हो रहे होंगे, या फिर रूट्स में होंगे कुछ पार्ट, या फिर कुछ पार्ट मल्टीप्लाई में होंगे। जैसे यहां देखो, कुछ पार्ट डिवाइड में है, कुछ पार्ट रूट में है, कुछ पार्ट मल्टीप्लाई में है, फिर से कुछ पार्ट रूट में है।
तो ये क्या हुआ, एल्जेब्रिक फंक्शन हुए। आगे आते हैं फ्रैक्शनल या रैशनल फंक्शन। फ्रैक्शनल या रैशनल फंक्शन क्या होते हैं? फ्रैक्शनल या रैशनल फंक्शंस वो फंक्शन होते हैं, नाम से ही जाहिर है, वहां लिखा है फ्रैक्शनल या रैशनल, रेशियो। दो पॉलिनोमियल्स को रेशियो करके जो फंक्शन हमारे सामने आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रैशनल फंक्शन। यानी जो किस फॉर्म के हो, gx अपॉन hx फॉर्म के हो, जहां gx भी पॉलिनोमियल है और hx भी पॉलिनोमियल है। और hx क्या नहीं होना चाहिए? जीरो पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए। यानी hx हमेशा के लिए जीरो नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है, देखो, कहने का मतलब है fx बराबर gx और hx शुड नॉट बी आइडेंटिकली जीरो। ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये आइडेंटिकली जीरो नहीं होना चाहिए। असल में पॉलिनोमियल फंक्शन, देखो पॉलिनोमियल फंक्शन की अगर मैं बात करूं, पॉलिनोमियल फंक्शन अभी हम करके आए हैं बात, तो पॉलिनोमियल फंक्शन से डिग्री वन का कैसा दिखाई देगा, या डिग्री जीरो का कैसा दिखाई देगा? डिग्री जीरो का, सर डिग्री जीरो का दिखाई देगा fx बराबर c फॉर्मेट का, जहां c जीरो नहीं है। इसकी डिग्री कितनी है? जीरो। डिग्री वन का कैसा दिखाई देगा? सर डिग्री वन का दिखाई देगा ऐसा, fx बराबर ax प्लस b टाइप का, जहां पर a जीरो नहीं है। अच्छा, डिग्री टू का कैसा दिखाई देगा? सर बस अब तो हमें पता है सर, अब आप छोड़ दो, ये हमें पता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a जीरो नहीं है। अच्छा, अगर मैं कहूं fx बराबर जीरो, fx बराबर जीरो, यह क्या है? यह भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन whose डिग्री इज नॉट डिफाइंड, whose डिग्री इज नॉट डिफाइंड। इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है, इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। fx इक्वल टू जीरो, यानी fx में कुछ भी डालो आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। या यूं कहूं ये फंक्शन आइडेंटिकली जीरो है, जो यहां लिखा है, तीन डंडे लगाने वाला आइडेंटिकली जीरो। तो यह फंक्शन आइडेंटिकली जीरो है, यह भी पॉलिनोमियल है और यह, इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। कई बच्चे का डिग्री डिफाइंड क्यों नहीं है सर? बेटा इसमें x की पावर 2 लिख ले, या फिर तू x2 हटा के 3 कर दे, या फिर 4 कर दे, या फिर 1 कर दे। तो ये सब इसकी डिग्री जीरो भी हो सकती है, x की पावर 0 लिख दे, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, इसलिए इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है, इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। तो ये क्या है? जीरो फंक्शन है, जीरो पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये आइडेंटिकली जीरो है। तो हम क्या कह रहे हैं? रैशनल फंक्शन में gx अपॉन hx होना चाहिए, लेकिन hx आइडेंटिकली जीरो नहीं होना चाहिए, hx हमेशा के लिए जीरो नहीं होना चाहिए। कभी कभी जीरो हो सकता है, कभी कभी जीरो हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये। हाँ सर, कई बच्चे क्या सोच रहे थे, सर यहां लिखा है hx नॉट इक्वल टू जीरो, सर ये तो जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो 2 पर जीरो हो जाएगा। यहां hx इक्वल टू जीरो का मतलब है hx शुड नॉट बी आइडेंटिकली जीरो, यानी हर x पर उसकी वैल्यू जीरो नहीं आ सकती, नहीं आनी चाहिए, कुछ कुछ पर आ जाए चलेगा। जैसे कि अगर मैं इसका डोमेन बोलूं आपसे, डोमेन, इसमें क्या क्या पुट कर सकते हैं? सर सब कुछ पुट कर सकते हैं सिवाय 2 नंबर के, -2 और 2। ये हो गया इसका डोमेन। सो रैशनल फंक्शन क्या हुआ? दो पॉलिनोमियल्स के रेशियो को क्या बोलते हैं? रैशनल फंक्शन या फ्रैक्शनल फंक्शन। और इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन वो सारे रियल नंबर्स होंगे जिस पर डिनोमिनेटर जीरो ना बने। सो द डोमेन इज -2 से 2। आई होप ये अच्छे समझ में आ गया। यहां ध्यान देने वाली बात, hx नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि hx जीरो नहीं हो सकता। वो कभी कभी कुछ पॉइंट्स पर जीरो हो सकता है, लेकिन हमेशा के लिए जीरो नहीं होना चाहिए, इसमें ऐसा लिखा है। सर क्लियर हो गया, ये बात अच्छे समझ में आ गई। अब आते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर। नाउ लेट अस सी व्हाट इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर मैं बात करूं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, तो fx बराबर a की पावर x, यह फंक्शन क्या कहलाता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहां पर a तो कैसा है सर? ये कांस्टेंट है। और पावर कैसी है सर? पावर वेरिएबल है। तो इस तरह का जो फंक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, a की पावर x। इट इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और शर्तें क्या हैं सर? a 0 से बड़ा होना चाहिए, बेस। इसको a को क्या बोलते हैं? a को क्या बोलते हैं? a को बोलते हैं बेस। सर ये शब्द तो पहले भी सुना, हाँ बेबी को बेस पसंद है। और x को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट या फिर क्या बोल देते हैं? पावर। एक्सपोनेंट या पावर। तो बेस क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए, और x कुछ भी हो सकता है। सर ये तो हमें पता है, लेकिन क्यों ऐसा होता है वो भी समझ लो। अगर a नेगेटिव हुआ, अगर, फिर ये भी बताऊंगा ये क्यों लिखा है। अभी कई लोग सोच रहे सर ये तो बताया नहीं हो आपने। अबे बता रहा हूं, 2 मिनट तो रुक जा लाला।
तो अगर a नेगेटिव हो गया तो क्या ये हर x पर डिफाइंड होगा? नहीं। जैसे अगर मैं a को -2 ले लूं या -4 ले लूं तो ऊपर लगा दूं पावर हाफ, तो -4 की पावर हाफ यानी स्क्वायर रूट ऑफ -4, इसका रियल नंबर में कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। इसलिए लोगों ने क्या डिसाइड किया कि a को भैया क्या नहीं लेंगे? नेगेटिव नहीं लेंगे, ताकि हर पावर डिफाइंड हो। तो a शुड नेवर बी नेगेटिव, a 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए क्योंकि 0 की भी हर पावर डिफाइंड नहीं होती, 0 की पावर 0 ही डिफाइंड नहीं होती, 0 की पावर -1 डिफाइंड नहीं होती, इसलिए a हमेशा 0 से बड़ा लेना है। सर फिर 1 क्यों नहीं लिया? 1 तो 0 से बड़ा था। हाँ, 1 इसलिए नहीं लिया क्योंकि 1 की कुछ भी पावर कर लो वो हमेशा सेम आएगा, और उसके लिए एक नया फंक्शन है जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। उसे क्या कहते हैं? कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस। कांस्टेंट फंक्शन को अलग रखा गया, इसलिए a को 1 नहीं लिया गया, क्योंकि 1 रखने पर फिर ये कांस्टेंट फंक्शन बन जाता, फिर x तो कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल तो बेसिकली e को बोलते हैं। हाँ, तो इसका नाम एक्सपोनेंशियल क्यों है? क्योंकि इसका एक करीबी रिश्ता है। अगर a की पावर x है तो हम इसे लिख सकते हैं e की पावर log ऑफ a की पावर x, क्योंकि अगर यहां बेस e है और यहां बेस e है तो सीधा a की पावर x हो जाएगा। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? हाँ सर, ये तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर में बहुत यूज किया क्लास 12th में। और फिर इसे लिख सकते हैं e की पावर x ln a। तो ये e की पावर में समथिंग बन गया, तो इसलिए क्या बन गया? एक्सपोनेंशियल बन गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन गया। क्योंकि एक्सपोनेंशियल का मतलब बेसिकली e से है, एक्सपोनेंशियल का मतलब बेसिकली e से। जब हम कहते हैं इट इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली, तो बेसिकली वो e के तरह से इंक्रीज करता है, तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोल देते हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखें। अब दो बातें हो सकती हैं, a किससे बड़ा है? 0 से बड़ा है। a 0 से बड़ा है, यानी कि यह है 0, यह है 1। a कहां है? a या तो यहां है या फिर यहां है। तो दो बातें होंगी, यहां तो a 0 से 1 के बीच में है, और यहां इसके बाद, किसके बाद? इसके बाद a 1 से बड़ा है। अब देखो जरा दोनों में क्या होता है। अगर मैं a 1 से बड़ा लेता हूं, ये जैसे कि मान लो मैंने a को ले लिया 2, तो 0 पर वैल्यू क्या आएगी? सर 0 पर a की पावर 0 1 आएगा। मान लो 1 रखा और a को क्या ले लिया? ऐसे सोचो fx बराबर 2 की पावर x है, जैसे सर 1 पर वैल्यू 2 आएगी, फिर 2 पर वैल्यू क्या आएगी? सर 2 पर वैल्यू 4 आ जाएगी, 2 पर वैल्यू 4 आ जाएगी, 2 पर वैल्यू 4 आ जाएगी और ऊपर जाएगी, 3 पर वैल्यू 8 आ जाएगी और ऊपर जाएगी। तो ग्राफ यहां ऊपर जाता है। फिर -1 पर वैल्यू क्या आएगी? सर -1 पर वैल्यू आएगी हाफ। कितनी वैल्यू आएगी? हाफ। फिर -2 पर, सर -2 पर आएगी 1/4 और छोटा आ गया। फिर -3 पर क्या आएगी? सर -3 पर आएगी 3 पर मैंने x को रखा -3, तो 1/8। सर ये और भी छोटी है, यानी कि ये ग्राफ लगातार x के पास आता जाता है, लेकिन कभी भी इसको टच नहीं करेगा। कहां टच करेगा? -∞ पर। कहां टच करेगा? -∞ पर। इट विल टच इट एट -∞। ये घटता जाएगा, डिस्टेंस लगातार घट रहा है। माइनस वैल्यू और -4 लोगे और कम होगा, -5 लोगे और कम होगा, लगातार नीचे आता जाएगा। और कहां जाके टच करेगा? -∞ पर। यह लाइन क्या कहलाती है? इसकी असिम्पटॉट। तो असिम्पटॉट क्या होती है? सर असिम्पटॉट वह लाइन होती है ग्राफ जिसके पास और पास और पास और पास जाता जाए, लेकिन छुए नहीं, उससे लगातार नजदीकियां बढ़ती जाएं, लेकिन नजदीकियां उस हद तक बढ़े कि ये ग्राफ उसको छुए नहीं। तब यह लाइन उस ग्राफ की क्या कहलाएगी? सर यह लाइन उस ग्राफ की असिम्पटॉट कहलाएगी। तो ये क्या होती है? असिम्पटॉट होती है। और ग्राफ कैसा है इस केस में? ग्राफ इज इंक्रीजिंग। ग्राफ कैसा है? इंक्रीजिंग, यानी बड़े x पर वैल्यू हमेशा बड़ी आएगी। और यह ग्राफ कैसा है? अगर मैं 0 से 1 के बीच में ले लूं, जैसे fx ले लिया हाफ की पावर x, 1/2 की पावर x, तो खुद देखो जैसी मैंने 1 लगाई, पावर 1 लगाया x को, सर आंसर आया हाफ। 2 पर सर 1/4, 3 पर सर आया 1/9, 1/8, 4 पर 1/16। तो सर ये जो काम यहां नेगेटिव में हो रहा था वो काम यहां पॉजिटिव में हो रहा है, यानी यहां ग्राफ नीचे आता जाएगा। अच्छा -1 पर क्या आएगा? सर -1 पर 2 आएगा, -1 पर वैल्यू 2 आएगी, -2 पर 4, -3 पर 8, ये वैल्यूज आएंगी, यानी ये ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है।
यानी ये ग्राफ एक तरीके से देखा जाए तो कैसा ग्राफ है? डिक्रीजिंग ग्राफ है। कैसा ग्राफ है? डिक्रीजिंग ग्राफ है। तो ध्यान रखें, एफ एक्स बराबर ए की पावर एक्स इज एन इंक्रीजिंग ग्राफ if a is greater than 1 and it is a decreasing graph if a is less than 1. a is less than 1. यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं आप लोगों को, वो ये है कि अगर मान लो x1 x2 से बड़ा है एंड f इज इंक्रीजिंग, और f कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन है, जैसे ये, देन बल्कि ऐसे लिखता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भैया, खोपड़ी में बिठा लेना एकदम अच्छे से। क्या? इफ f इज इंक्रीजिंग, तो x1 x2 से बड़ा है तो fx1 भी fx2 से बड़ा होगा, fx1 भी fx2 से बड़ा होगा। और अगर fx1 fx2 से बड़ा है तब x1 x2 से बड़ा होगा। इसको अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो यह कह सकता हूं, किसी इनइक्वालिटी में दोनों साइड, ये x1 x2 ये इनइक्वालिटी है, इसमें दोनों साइड f लगा दो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर दोनों साइड f लगा है और f हटा दो तब भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ता, प्रोवाइडेड फंक्शन कैसा हो? इंक्रीजिंग फंक्शन हो। फंक्शन कैसा हो? इंक्रीजिंग। क्योंकि इंक्रीजिंग पर क्या होता है? बड़े एक्स पर बड़ी वैल्यू आएगी, छोटे एक्स पर छोटी वैल्यू आएगी, तो fx1 fx2 से बड़ा होगा। इसके विपरीत क्या? इसके उल्टा, अगर x1 इफ f इज डिक्रीजिंग, f कैसा हो? डिक्रीजिंग हो। x1 अगर x2 से बड़ा है तो fx1 fx2 से छोटा होगा। इंप्लाइज एंड इंप्लाइज बाय, यानी यहां पर अगर देखा जाए तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी घूम जाती है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिवर्स। अगर f डिक्रीजिंग है, दोनों साइड लगाओगे तो ग्रेटर देन का क्या बन जाएगा? लेस देन। और अगर हटाओगे तो लेस देन का क्या बन जाएगा? ग्रेटर देन। इस बात को अच्छे से समझें। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं, अगर मैं कहूं 2 की पावर x ग्रेटर देन 2 की पावर y, 1/3 की पावर x ग्रेटर देन 1/3 की पावर y, तो यहां से क्या इंफरेंस निकालोगे? सर यहां से इंफरेंस निकालेंगे, सर 2 की पावर x, दोनों साइड से 2 हटा दो तो x ग्रेटर देन y। और यहां सर 1/3 है, 1/3 की पावर समथिंग, 1/3 है 0 से 1, फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग। 1/3 की पावर x किस श्रेणी में आएगा? इस श्रेणी में, 1/3 की पावर x। ये कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर हम यह हटाएंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, x विल बी लेस देन y। x क्या हो जाएगा? लेस देन y हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं कहूं -2 इज ग्रेटर देन -3, देन दिस इंप्लाइज 5 की पावर -2 विल बी ग्रेटर देन 5 की पावर -3, क्योंकि मैंने दोनों साइड कौन सा फंक्शन लगाया? a की पावर x, a कितना है? 5, और -2 बड़ा है -3 से, तो 5 की पावर -2 विल बी ग्रेटर देन 5 की पावर -3। और अगर मैं इसमें 1/5 लगाता, 1/5, तो यह साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता, ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता। तो क्या शिक्षा मिली? इंक्रीजिंग फंक्शन दोनों साइड लगाओ इनइक्वालिटी में या हटाओ। लगाओ मतलब यहां तो हटा दिया हमने, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां लगाया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इंक्रीजिंग फंक्शन इनइक्वालिटी में दोनों साइड लगाओ या हटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डिक्रीजिंग फंक्शन या तो लगाओ, 1/5 की पावर x लगाया, ये x है, तो 1/5 की पावर -2 और 1/5 की पावर -3, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो गया? रिवर्स हो गया। यहां पर हमने 1/3 की पावर x फंक्शन था, दोनों साइड से 1/3 हटा दिया, फंक्शन हटा दिया, तो x लेस देन y आ गया, यानी साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो गया। तो इंक्रीजिंग फंक्शन लगाओ या हटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिक्रीजिंग फंक्शन लगाओगे या हटाओगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। यह बात अच्छे से मालूम होनी चाहिए। क्लियर हो गई ये बात? अच्छे से ये बात समझ में आ गई? इंक्रीजिंग लगाओ हटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिक्रीजिंग लगाओ हटाओ साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं कहूं कॉस कैसा फंक्शन है सर? डिक्रीजिंग है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 0 से लेकर π/2 के बीच में। तो अगर मैं कहूं एक एंगल है मेरे पास 30 डिग्री या 35 डिग्री और एक एंगल है 65 डिग्री, बताओ किसका कॉस बड़ा होगा? सर अभी तो एंगल ये बड़ा है और कॉस कैसा है? ये y = cos x है,
कैसा फंक्शन है सर? डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग है तो आपने बताया लगाओ, तो लगा दिया, लेकिन डिक्रीजिंग है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा सर। बिल्कुल, तो दिस इंप्लाइज ये ऐसा होगा। अच्छा, साइन की बात करूं सर, साइन तो पहली क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग होता है, 0 से 90 के बीच में ये कैसा है? इंक्रीजिंग है, y इक्वल टू साइन एक्स। तो सर साइन एक्स अगर मैं लगाता दोनों साइड पर तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स होता क्या? नहीं सर, वो रिवर्स नहीं होता, वो ऐसे ही रह जाता। अब समझ में आ गई सर अच्छे से, अब आई सर समझ में अच्छे से, साइन कॉस की एग्जांपल से क्लियर हो गया बिल्कुल। अब आ गया समझ में, डिक्रीजिंग लगाया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो गया, इंक्रीजिंग लगाया कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ सर, अब समझ में आ गया। अब अगर मैं ऐसे बोल दूं कि cos θ1 इज लेस देन cos θ2, जहां θ1 θ2 दोनों 0 से 90 के बीच में है, तो बताओ बड़ा एंगल कौन होगा? सर डिक्रीजिंग फंक्शन है, और आपने बताया डिक्रीजिंग फंक्शन लगाओ या हटाओ, तो सर हटा देते हैं, तो क्या होगा? साइन ऑफ इनइक्वालिटी घूम जाएगा, तो यानी θ1 बड़ा हो जाएगा θ2 से। अब समझ में आ गया सर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। आई होप ये क्लियर हो गया। हाँ सर, बहुत अच्छे समझा दिया सर आपने, मजा आ गया सर, मजा आ गया। मजा आया तो कमेंट बॉक्स में भी लिखना, हाँ सर मजा आया, मजा आ गया सर, अमेजिंग। क्लियर हुआ भाई? हाँ सर क्लियर हुआ। तो चलिए इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे देखें, लेट अस मूव अहेड। तो अब देखते हैं, लेट अस सी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x, e की पावर x का ग्राफ कैसा दिखाई देता है, आइए वो देखते हैं। तो अगर बात करें e की पावर x के ग्राफ की, ये हो गई हमारी क्या? x एक्सिस। सो दिस इज अवर x एक्सिस, ये x एक्सिस, रंग ही चूज नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। ये हो गई हमारी x एक्सिस और ये हो गई हमारी y एक्सिस। सो दिस इज अवर y एक्सिस, दिस इज अवर x एक्सिस, और e की पावर x का ग्राफ अगर मैं बनाऊं, y इज इक्वल टू e की पावर x, तो आप समझ सकते हैं कि e की वैल्यू लगभग 2.718 होती है, और ये किससे बड़ा है? 1 से बड़ा है। और जब ये 1 से बड़ा है तो e की पावर x कैसा फंक्शन होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और इसका ग्राफ कैसा बनेगा? सर इसका ग्राफ वैसे ही बनेगा जैसे a की पावर x का ग्राफ बना था, किसके लिए? a ग्रेटर देन 1 के लिए, यानी इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ कैसा होगा? इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, और ये पॉइंट क्या होगा? 0,1 होगा। इसी तरीके से अगर मैं कहूं y इज इक्वल टू e की पावर -x का ग्राफ बनाओ, तो आप इसे ऐसे सोच सकते हैं, ये लिखा है 1/e की पावर x का ग्राफ, क्योंकि e की पावर, कई बच्चे इसे ऐसे सोच सकते हैं, आप इसे लिख सकते हो e की पावर -x फिर 1 फिर बाहर x, तो 1/e की पावर -1 फिर बाहर x फिर 1/e की पावर x। अब ये जो नंबर है ये कहां से कहां तक है? लाइज बिटवीन 0 एंड 1, और जब ये 0 और 1 के बीच में लाई करता है तब e की पावर या a की पावर x का ग्राफ कैसा होता है? सर डिक्रीजिंग होता है। तो इस केस में अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, देन द ग्राफ विल बी अ डिक्रीजिंग फंक्शन। ग्राफ कैसा होगा? एक डिक्रीजिंग फंक्शन एक ग्राफ हो जाएगा, यानी कि इस केस में जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। सो दैट इज द काइंड ऑफ ग्राफ दैट आई विल गेट फॉर y इज इक्वल टू e की पावर -x, और ये पॉइंट क्या होगा? 0,1 होगा। सो दिस इज अ डिक्रीजिंग ग्राफ, दिस इज अ इंक्रीजिंग ग्राफ, y इक्वल टू e की पावर x। दोनों ग्राफ्स अच्छे से याद रखें, और e की पावर x के चीज के ग्राफ में एक चीज और याद रखें जो बता रहा हूं। क्या? अगर मैं ओरिजिन से इसके ऊपर टेंजेंट बनाता हूं, इफ आई ड्रॉ अ टेंजेंट फ्रॉम ओरिजिन टू द ग्राफ ऑफ e की पावर x, तो इसका जो स्लोप होता है इस टेंजेंट का स्लोप आता है e। ध्यान रखें कितना आता है इसका टेंजेंट का स्लोप? e। सो द स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू e की पावर x इज e। इसका स्लोप कितना होता है? e होता है। यह बात ध्यान रखें। यह बात कहां काम आ सकती है जरा वो देख लें। मान लो मैं कहूं e की पावर x बराबर kx, फाइंड रेंज ऑफ k फॉर नो सॉल्यूशन, यानी कोई सॉल्यूशन नहीं चाहिए तो रेंज ऑफ k क्या होना चाहिए। तो इस केस में अगर मुझे किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए, fx बराबर gx का सॉल्यूशन चाहिए, तो एक चीज याद रखें, fx बराबर gx का जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन ऑफ fx बराबर gx इज गिवन बाय पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, किससे गिवन होता है? बाय पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू fx एंड y इक्वल टू gx।
यानी कि कहने का मतलब है कि एफ एक्स बराबर जी एक्स के इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं? दे आर नथिंग बट द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ्स ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स। इस बात को थोड़ा अच्छे से और समझ लें। मान लीजिए ये एफ एक्स का ग्राफ है और मान लेते हैं ये है जी एक्स का ग्राफ है। सपोज ये है x इक्वल टू ए पर, द इंटरसेक्ट एट x इक्वल टू ए। ये x इक्वल टू ए पर इंटरसेक्ट करते हैं और x इक्वल टू बी पर इंटरसेक्ट करते हैं। और मान लेते हैं यहां जो वैल्यू आती है y की और यहां जो वैल्यू आती है y की, वो वैल्यू क्या है? मान लो ये a पर इंटरसेक्ट किया, ये b पर, और ये वैल्यू है सपोज y1 और ये वैल्यू है y2। ये वाला ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स का और ये वाला ग्राफ है y इक्वल टू जी एक्स का। अब जरा ध्यान से सुनना, हमें सॉल्यूशन चाहिए एफ एक्स बराबर जी एक्स का, यानी हमें वो एक्स चाहिए जो इसमें और इसमें रखने पर वैल्यू कैसी दे दें? सेम दे दें। यानी ऐसा एक्स जो इसमें और इसमें रखने पर दोनों तरफ एलएचएस बराबर क्या हो जाए? आरएचएस। और गौर से देखो इस पॉइंट को, अगर ए पर मैं आपसे y की वैल्यू पूछूं, एफ ए की वैल्यू y1 होगी और यही जी ऑफ ए की वैल्यू भी होगी। बिल्कुल सर, क्योंकि एफ ए ग्राफ से रीड करेंगे तो ए पर वैल्यू कितनी आ रही है? y1, और जी के ग्राफ से रीड करेंगे तो भी वैल्यू कितनी आ रही है? y1। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं एफ बी की, तो वह भी क्या होगा? वह होगा y2, और जी बी भी क्या होगा? y2। यानी इन दोनों की वैल्यू b पर y2 यानी फिर बराबर आ रही है। देयरफॉर जो भी सॉल्यूशंस होंगे वो सॉल्यूशंस क्या होंगे? सर x बराबर a कॉमा b क्या हो गए? आर सॉल्यूशंस। यानी सॉल्यूशंस कैसे मिलते हैं? द गिवन बाय द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू जी एक्स। यह बात अच्छे से जहन में बिठा लें। बिल्कुल सर, आ गई समझ में। तो अगर मेरे पास एफ एक्स बराबर डी एक्स बराबर के एक्स है, तो हमें क्या चाहिए? के की रेंज चाहिए फॉर नो सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन नहीं चाहिए, फॉर नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे सर? पहले हम ग्राफ बनाएंगे एफ एक्स यानी कि ई की पावर एक्स का, और फिर दूसरा ग्राफ बनाएंगे y इक्वल टू, ये किसका ग्राफ हो गया? y इज इक्वल टू ई की पावर x का। अब ग्राफ बनाते हैं y इक्वल टू के एक्स का, y इक्वल टू के एक्स। अगर मैं बात करूं y इक्वल टू के एक्स की, y इक्वल टू के एक्स, ये क्या डिनोट करती है? इसको देखकर सर याद आता है y इक्वल टू एम एक्स की याद आती है। इसका स्लोप कितना है? सर स्लोप है m, और पासेस कहां से पास करती है? सर 0 0 से। कहां से पास करती है? 0 0 से। तो यानी ये कि ये लाइन बन गई जो कि y इक्वल टू एम एक्स, इट रिप्रेजेंट्स अ लाइन। क्या रिप्रेजेंट करती है? लाइन। कितने स्लोप की? m स्लोप की। और कहां से पास होती हुई? ओरिजिन से पास होती हुई। तो y इक्वल टू के एक्स ये क्या रिप्रेजेंट करेगी? लाइन ऑफ स्लोप के थ्रू ओरिजिन, थ्रू ओरिजिन। तो y इक्वल टू के एक्स विल रिप्रेजेंट अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और वो कैसी दिखाई देगी? सर ऐसी दिखाई देगी। अब अगर मैं चाहता, ये लाइन क्या बन गई? y इक्वल टू के एक्स। ये लाइन क्या बन गई? y इक्वल टू के एक्स। इसका स्लोप कितना है? सर इसका स्लोप है k। अगर मैं चाहता हूं कि कोई सॉल्यूशन ना आए, तो अगर k की वैल्यू देखो, जब k 0 होगा, जब स्लोप 0 होगा, तो ये लाइन x एक्सिस बन जाएगी, क्योंकि इस केस में आंसर आएगा y बराबर 0। y बराबर 0 किसकी इक्वेशन होती है? x एक्सिस की। और x एक्सिस इसको टच, कहीं पर भी टच या कट नहीं करती, यानी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। फिर स्लोप बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और लास्ट में एट द मैक्स, अगर वो स्लोप, अभी मैंने आपको बताया स्लोप क्या होता है इस लाइन का? सर ई होता है। इसका स्लोप कितना होता है? ई होता है। इस लाइन का स्लोप ई होता है। तो के की जो वैल्यू है, जो स्लोप की वैल्यू, वो कहां से कहां तक होनी चाहिए? सर 0 से ई के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे स्लोप बढ़ेगा ये लाइन ऊपर की तरफ उठती जाएगी, उठती जाएगी, उठती जाएगी। कब तक उठनी चाहिए? सर ई तक उठनी चाहिए, क्योंकि अगर ई से भी ज्यादा स्लोप हुआ तो ये लाइन इसको 2 पॉइंट्स पर कट कर जाएगी, फिर ये ग्राफ के अंदर घुस जाएगी, और ग्राफ के अंदर घुस जाएगी तो 2 पॉइंट पर काट कर आएगी। इसका मतलब अगर मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं चाहिए तो के की रेंज क्या होनी चाहिए? सर 0 से लेकर ई के बीच में होनी चाहिए, तब कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि उस वक्त ये है लाइन y इक्वल टू, ये जो लाइन है स्लोप e की, इसके कहां रहेगी? नीचे रहेगी, यानी ग्राफ को कभी भी कट नहीं करेगी। जैसी स्लोप e होगा तो क्या करेगी? टच करके गुजर जाएगी। और जैसे ही e से ज्यादा हुआ, जैसी स्लोप e से ज्यादा हुआ, तो ये इसको 2 पॉइंट पर कट करके चली जाएगी। यानी स्लोप होना चाहिए 0 से e के बीच में, तब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। कहीं लोग कहेंगे सर अगर k नेगेटिव हुआ तो? बेटा अगर स्लोप नेगेटिव हो गया तो लाइन ऐसे बनेगी, ऐसे
ऐसे लाइन बनेगी नेगेटिव स्लोप की, और ऐसी लाइन इस ग्राफ को एक पॉइंट पर तो कट करके जाएगी ही जाएगी, यानी सॉल्यूशन उस केस में आएगा। जबकि हमसे पूछा गया एक भी सॉल्यूशन नहीं आना चाहिए। तो के की रेंज क्या होनी चाहिए? 0 से ई के बीच में होनी चाहिए। आई होप ये क्लियर हो गया। बिल्कुल सर, यह बात अच्छे समझ में आ गई। तो साथ साथ आपको यह चीज भी समझ में आई कि ये जो छोटा सा पॉइंट लिखा था इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अभी आप खुद सोचना, अगर कोई यहां लिख के दे दे के की रेंज ताकि इसके 2 सॉल्यूशन हो, तो के की रेंज क्या होनी चाहिए? थिंक योरसेल्फ। चलिए आगे बढ़ते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन के साथ। नाउ व्हाट इज लॉगरिथमिक फंक्शन? लॉगरिथमिक फंक्शन है लॉग फंक्शन, यानी अपना लॉग यार, वही लॉग, उसी को क्या बोलते हैं? लॉगरिथमिक फंक्शन। तो y इज इक्वल टू log x टू द बेस a, यह लॉगरिथमिक फंक्शन कहलाता है। log x टू द बेस a पर क्या क्या शर्तें हैं? a 0 से बड़ा होना चाहिए, a 1 नहीं होना चाहिए, और x कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। यानी लॉग फंक्शन तभी डिफाइंड होता है जब a 0 से बड़ा हो, a 1 ना हो और x 0 से बड़ा हो। यह तीन बातें याद रखेंगे तभी लॉग डिफाइंड होगा, नहीं तो लॉग डिफाइंड नहीं होगा। तो इस केस में अगर मैं बात करूं लॉगरिथमिक फंक्शन की, इफ आई टॉक ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, तो लॉगरिथमिक फंक्शन एक चीज और ध्यान रखें, log x टू द बेस a क्या डिनोट करता है? डिनोट्स पावर टू विच a should be raised to get x। तो ध्यान रखें, लॉग का मतलब, ये सब आपने पढ़ा ही होगा कि लॉग का मतलब है वो पावर जो कि बेस पर लगाई जाए ताकि x आ जाए। इसी कारण से अगर मैं आपसे log 8 टू द बेस 2 की वैल्यू पूछूं तो आप तुरंत बोलोगे सर 3, क्योंकि 2 की पावर 3 करने पर 8 आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं log 100 टू द बेस 10, तो कई बच्चे बोलेंगे सर 10, अबे 10 नहीं आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर बराबर 100 होगा। तो यह लॉग के बारे में आपको मालूम है कि लॉग होता क्या है। और कुछ प्रॉपर्टीज जो आपको लॉग की मालूम है वो है log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। यह क्या होता है सर? ये होता है log mn टू द बेस a। फिर log m टू द बेस a की पावर x, तो यह, और नीचे पावर क्या हो? y, तो यह वाली पावर आगे आ जाती है, यह वाली पावर भी आगे आ जाती है, और क्या होगा? log m टू द बेस a। यानी आर्ग्यूमेंट की m की पावर भी आगे आ गई, बेस की पावर भी आगे आ गई, लेकिन बेस की पावर कैसे होकर आगे आएगी? रेसिप्रोकल होकर आगे आएगी। फिर log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a, यह होता है log m अपॉन n टू द बेस a। बिल्कुल सर, बहुत ही बढ़िया सर, आपने लॉग की प्रॉपर्टीज का भी रिवीजन करा दिया। और फोर्थ में आपको बता दूं, log b टू द बेस a, इसको हम बेस चेंजिंग फॉर्मूला कहते हैं, लिख सकते हैं log b टू द बेस c अपॉन log a टू द बेस c, ऐसे लिख सकते हैं। और फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है वह है a की पावर log b बेस a, ये डायरेक्ट b हो जाता है, और a की पावर log b टू द बेस c, यह हो जाता है, b और a इंटरचेंजेबल होते हैं, यानी कि यह बराबर हो जाता है b की पावर log a बेस c। सो दैट इज हाउ इट इज। तो ये 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो आप याद रखेंगे। और यहां ध्यान रहे m और n दोनों के दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव हैं। a 0 से बड़ा है, a 1 नहीं है। और इस वाले केस में तो आप समझ ही सकते हैं, b फिर से 0 से बड़ा होगा, c भी 0 से बड़ा होगा, b 0 से बड़ा होगा, c भी 0 से बड़ा होगा, और c 1 नहीं होगा, क्योंकि c कहाँ लगा है? बेस में। तो ये हो गई सारी इंपॉर्टेंट बातें इन सब के लिए। और यहां पर भी c 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? ये क्लियर है? हाँ सर, ये हो गई लॉग की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ये तो आपने पहले क्लास 11th में या 10th में या 9th में पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी तो अब देख लें। अब बात आती है इसके ग्राफ की, log y टू द बेस x, तो y इज इक्वल टू log x टू द बेस a। अगर a 1 से बड़ा है, if a is greater than 1, then let us see how does the graph look like. So log x to the base a का ग्राफ अगर a 1 से बड़ा है, then the graph looks like this. ये ग्राफ ऐसा बनेगा। कब? अगर a किससे बड़ा है? 1 से बड़ा है। ये पॉइंट होगा 1,0। और यहां पर इसी तरीके से, यानी a जब 1 से बड़ा है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है?
सर ये फंक्शन है इंक्रीजिंग। कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग। अगर बेस 1 से बड़ा है और अगर बेस 1 से छोटा हो, इफ द बेस इज लेस देन 1, इफ द बेस इज लेस देन 1 देन द ग्राफ लुक्स लाइक दिस। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा और ये पॉइंट क्या होगा? फिर से 1, 0। ये क्या है? y इज इक्वल टू लॉग x टू द बेस a जब 0 और 1 के बीच में है। और आप जानते हैं बेस 1 तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए अगर बेस 0 और 1 के बीच में तो ग्राफ ऐसा बनेगा। और ये ग्राफ कैसा है? डिक्रीजिंग ग्राफ है। यह कैसा ग्राफ है? डिक्रीजिंग ग्राफ है। और डिक्रीजिंग है तो सर हम समझ गए क्या? कल को ऐसा लिखा हो log x बेस 0.2 इज ग्रेटर देन log y बेस 0.2, तो क्या कह सकते हो आप? जहां पर x और y दोनों पॉजिटिव हैं, क्या कह सकते हो? सर बेस 0.2 है यानी 1 से छोटा है। log कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग। तो अगर हम चाहें x और y में डिसाइड करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो log को हटा देंगे। log कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, यानी x ग्रेटर देन y नहीं होगा बल्कि x लेस देन y होगा, क्योंकि log डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन लगाओ या हटाओ, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है। इसी तरीके से अगर लिखा हो log 2 बेस x इज लेस देन log y बेस 2, जहां x और y दोनों पॉजिटिव हैं ताकि log डिफाइंड हो, तो आप मुझे बताएं क्या कहेंगे? सर x इज लेस देन y कह देंगे, क्योंकि ये कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग। लगाओ या हटाओ, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगा। तो अगर मैं आपसे डोमेन पूछूं, डोमेन, व्हाट इज डोमेन ऑफ log x टू द बेस a, चाहे a 1 से बड़ा हो चाहे 1 से छोटा हो, डोमेन होगी सर x एक्सिस पर मिलेगी। तो डोमेन होगी सर 0 पर, तो ये वैल्यू यहां नहीं मिल रही, 0 पर वैल्यू नहीं मिल रही, वैल्यू 0 के आगे मिलेगी। और कब तक मिलती जाएगी? सर इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक मिलेगी। यानी कि इसकी डोमेन हो गई पूरा 0 से इन्फिनिटी। और रेंज क्या हो गई? सर रेंज होती है y की वैल्यू। y की वैल्यू कहां तक जा रही है? माइनस इन्फिनिटी। और ऊपर कहां तक जा रही है? प्लस इन्फिनिटी। इसमें भी y की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी और नीचे कहां तक? माइनस इन्फिनिटी। तो रेंज हो गई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। दैट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। डोमेन क्या हो गई? 0 से इन्फिनिटी, रेंज हो गई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, या यूं कहूं कि पूरा r। दैट इज द रेंज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं आपसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन पूछूं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन पूछ लूं यहां, अगर मैं आपसे यहां डोमेन पूछूं तो आप बताओगे डोमेन क्या आएगा? सर डोमेन आएगा पूरा r, पूरे x पर डिफाइंड है। और रेंज क्या आएगी? सर रेंज आएगी 0 से इन्फिनिटी। क्या आएगी रेंज? 0 से इन्फिनिटी। तो चाहो तो यहां भी हम डोमेन लिख देते हैं। डोमेन क्या आएगा? पूरा r। और रेंज क्या आएगी? 0 से इन्फिनिटी। 0 पर ओपन। 0 पर ओपन क्यों? क्योंकि ये कभी भी वैल्यू ये कभी भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कट या टच नहीं करेगा, क्योंकि y0 कहां मिलता है? एक्स एक्सिस पर। और ये ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को ना तो टच करेगा ना कट करेगा, इसलिए रेंज हो गई ओपन 0 से इन्फिनिटी। और वहां क्या है? वहां डोमेन है 0 से इन्फिनिटी और रेंज है r। इंटरचेंज हो गया। तो पढ़ने वाले लोग समझते हैं ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन हैं। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? इनवर्स फंक्शन हैं। ये क्लियर हो गया? डोमेन रेंज बिल्कुल सर समझ में आ गई, यह बात हमें याद रहेगी। एक चीज याद रखें, लॉग अगर कभी भी ऐसा लिखा हो, कैसा? सर log fx टू द बेस gx, ये कब डिफाइंड होगा? इज डिफाइंड। ये कब डिफाइंड होगा? ये कब डिफाइंड होगा? ये तब डिफाइंड होगा इफ, पहली चीज तो fx 0 से बड़ा हो, दूसरी चीज gx भी 0 से बड़ा हो, और gx 1 ना हो। तो ध्यान रखें यह कब डिफाइंड होता है। सो इट इज डिफाइंड व्हेन fx इज ग्रेटर देन 0 एंड gx इज ग्रेटर देन 0 एंड gx इज नॉट इक्वल टू 1। यह बात डोमेन फाइंड करने में बार बार यूज होगी। आइए देखते हैं। यह रहा एक प्रॉब्लम, जेईई मेंस ऑनलाइन में 2019 में आया था, और हमें क्या करना है? इसकी डोमेन फाइंड करनी है। तो डोमेन का मतलब होता है वो वैल्यूज ऑफ एक्स जिस पर फंक्शन काम कर सके। तो ये फंक्शन कब काम नहीं करेगा? सर जब 4 माइनस एक्स स्क्वायर 0 बन जाए, यानी 4 माइनस एक्स स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज, लॉग का बेस 10 है, तो ये तो 0 से बड़ा है और 1 भी नहीं है, यानी बेस इज ओके। कंडीशन किस पर लगी थी? सर कंडीशन थी 2, gx 0 से बड़ा gx 1 नहीं। सर gx 0 से बड़ा gx 1 नहीं, ये बात तो सेटिस्फाई हो गई। fx भी 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी x क्यूब माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0।
यहां से आया एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर को उधर ले जाओ, 0 प्लस एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 4, तो एक्स इज नॉट इक्वल टू -2 और +2, और यहां से क्या आया x इंटू एक्स स्क्वायर -1 ग्रेटर दैन 0, यानी x इंटू एक्स -1 x प्लस 1 ग्रेटर दैन 0, नंबर लाइन बनाई, ये आया 1, ये 0, ये -1, कौन सा रीजन लेंगे सर, ये प्लस माइनस प्लस माइनस, तो x ये कैसा चाहिए पॉजिटिव, तो x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा सर, x बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी, हमें चाहिए ये दोनों चीजें एक साथ चाहिए, एंड तो x क्या नहीं होना चाहिए, x इज नॉट इक्वल टू 2 एंड -2, तो क्या इसमें -2 आ रहा है सर, इसमें -2 तो नहीं आ रहा, लेकिन इसमें 2 आ रहा है, तो डोमेन क्या हो गई, दोनों का इंटरसेक्शन, तो डोमेन हो जाएगी -1 से 0, फिर यूनियन 1 से 2, यूनियन 2 से इंफिनिटी, यानी बीच में किसको छोड़ना पड़ेगा, 2 को छोड़ना पड़ेगा, -2 इसके अंदर शामिल नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है उसको हटाने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2 इसके अंदर शामिल है तो उसको तो हटाना पड़ेगा, तो -1 से 0, यूनियन 1 से 2, यूनियन 2 से इंफिनिटी, तो ये हो गया आगरा। 2019 का सवाल खटाक से हो गया, बस लॉग की बेसिक डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की, चिंता ना करें, डोमेन पर आगे बहुत सारे सवाल आने वाले हैं, ये तो एक छोटा सा ट्रेलर दिया था आपको कि कैसे हम लॉग का यूज कर सकते हैं डोमेन फाइंड करने में। अब एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, या फिर कई बार हम इसे क्या बोल देते हैं, दूसरा नाम है मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन। तो क्या होता है मॉड्यूलस फंक्शन, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या फिर मॉड्यूलस फंक्शन। और मॉड्यूलस फंक्शन कैसे खुलता है, अगर x पॉजिटिव है या 0 से है, यानी नॉन नेगेटिव है तो एज इट इज, अगर नेगेटिव है तो माइनस के साथ, यानी कि मॉड के अंदर का सामान अगर नॉन नेगेटिव है तो बाहर जैसा है वैसा ही आ जाएगा, और अगर अंदर वाला सामान कैसा है, नेगेटिव है, तो बाहर क्या आएगा, नेगेटिव साइन के साथ वो बाहर आएगा। कई लोगों को लगता है, बचपन में पढ़ रखा होगा, सर मॉड का आंसर तो कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो माइनस कैसे आ गया, माइनस ऐसे आया बेटा कि अगर मैं -2 का मॉड पूछूं तो तुम कहोगे 2, और मैं क्या कह रहा हूं, अगर मॉड के अंदर वाली चीज माइनस में है तो वो माइनस के साथ बाहर आती है, तो क्या बन जाएगा, 2 ही बन जाएगा। अरे वाह, ये तो वही बात हो गई जो हम कह रहे थे, बिल्कुल ये वही बात हो गई जो आप कह रहे थे, वही बात हो गई, बस हमने क्या कहा, जब मॉड के अंदर का क्वांटिटी नेगेटिव हो तो इट विल कम आउट विद अ नेगेटिव साइन, यानी वो बाहर कैसे आ जाएगा, 2 बनकर बाहर आ जाएगा। तो एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, तो डोमेन क्या हो गई भाई, इसकी डोमेन क्या हो गई, चलो पहले इसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ, लेट अस ड्रॉ इट्स ग्राफ, इसके ग्राफ बनाते हैं। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो 0 से बड़े पर हमेशा आंसर x आता है, यानी कि y बराबर x लाइन आती है। y बराबर x कौन सी लाइन होती है सर, यह होता है एंगल बाइसेक्टर, यह होता है एंगल बाइसेक्टर। किसका एंगल बाइसेक्टर, x और y एक्सिस का फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल बाइसेक्टर। सो दिस इज y इक्वल टू x, ये वाला करा ले लेते हैं, y इक्वल टू x, सो दिस इज y इक्वल टू x, और y इक्वल टू एक्स लाइन कैसे आएगी, पूरी की पूरी लाइन आएगी y इक्वल टू एक्स 45 डिग्री पर, क्योंकि इसका इंक्लिनेशन, इसका स्लोप, ये कौन सी लाइन है भाई, ये लाइन है y इक्वल टू एक्स। और याद करो, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, y इक्वल टू mx, इसका स्लोप कितना है सर, स्लोप है m, तो इसका स्लोप कितना है सर, इसका स्लोप है 1, और tan थीटा बराबर 1, तो इसलिए थीटा बराबर 45 डिग्री, यानी एंगल कितने एंगल, ये लाइन कितने एंगल पर आएगी, 45 डिग्री, तो ये भी 45, तो ये इसका बाइसेक्टर हो गई। और हमें वैसे कायदे में देखा जाए तो ये लाइन पूरी की पूरी आएगी ऐसे, ये लाइन पूरी आएगी, लेकिन इस लाइन में हमें सिर्फ कौन सा हिस्सा चाहिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला, यानी जब x 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो, x 0 से बड़ा या बराबर तो यहां होता है, बिल्कुल सर, तो यानी कि कौन सा हिस्सा चाहिए, सिर्फ यह वाला हिस्सा चाहिए, ये वाला हिस्सा हमें नहीं चाहिए, तो इस हिस्से को हम हटा देते हैं, हटा दिया। अब अगला है y इक्वल टू माइनस एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स जो लाइन बनेगी, y इक्वल टू माइनस एक्स, इस लाइन को थोड़ा सीधा कर दें, y इक्वल टू माइनस एक्स जो लाइन बनेगी, द लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स दैट वी विल हैव, एक मिनट, अगर मैं लाइन ले लेता हूं y इक्वल टू माइनस, बस सीधी है भाई, अब सीधी हो गई, हाँ सर सीधी है, तो y इक्वल टू माइनस एक्स जो लाइन बनेगी वो क्या बनेगी, वो लाइन बनेगी इधर की साइड, सो दैट इज y इक्वल टू माइनस एक्स, सो दैट इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड एक्स, ये हो गया y इक्वल टू माइनस एक्स।
सो ये बन गया y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ. सो दैट इज हाउ द ग्राफ लुक्स लाइक. तो y इक्वल टू एक्स, ये y इक्वल टू माइनस एक्स. फिर से ये लाइन कितने स्लोप की है? -1 स्लोप की. -1 स्लोप की मतलब ये कितना एंगल बनाएगी सर? ये एंगल बनाएगी 135 डिग्री, 135 डिग्री. और ये लाइन ऐसे बनेगी पूरी की पूरी. यानी यह लाइन कायदे में तो यह पूरी बनती ऐसे. लेकिन हमें इसका सिर्फ कौन सा हिस्सा चाहिए? हमें चाहिए जब x 0 से छोटा हो. x 0 से छोटा तो यहां होगा, यानी सिर्फ लाइन का यह वाला हिस्सा चाहिए, क्योंकि इस वाले हिस्से के लिए x 0 से बड़ा है, x 0 से बड़ा है, तो ये वाला हिस्सा हमें नहीं चाहिए. सो देयरफॉर दिस पार्ट इज रिजेक्टेड. तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया. और ये कितने का एंगल है? 135 डिग्री का. और ये कितने का एंगल है भाई? 45 डिग्री का. सो दैट इज द ग्राफ ऑफ मॉड x. सो ये हो गया मॉड x का ग्राफ. अगर मैं आपसे इसकी डोमेन पूछूं तो सर डोमेन होगी x की वैल्यूज, यानी जहां वर्टिकल लाइन हमेशा ग्राफ को क्या करेगी? कट करेगी. बिल्कुल सर. तो डोमेन क्या हो गई सर? डोमेन हो गई पूरा r. तो डोमेन इज r. और रेंज क्या होगी? y की वैल्यूज. y की मिनिमम वैल्यू कितनी? 0. और मैक्सिमम कहां तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक. तो रेंज क्या हो गई? 0 से लेकर इन्फिनिटी. तो अगर आप चाहो तो रेंज ऐसे भी लिख सकते हो, 0 से इन्फिनिटी. सो दैट इज द रेंज ऑफ मॉड x. क्या हो गया? मॉड x का रेंज हो गया. बिल्कुल सर, क्लियर हो गया. ये बात समझ में आ गई. एक चीज और यहां बता दें आपको मॉड के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट बातें, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज. सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मॉड x अगर लेस देन इक्वल टू a हो. अगर मॉड x लेस देन इक्वल टू क्या हो? a हो. तो उस केस में ध्यान रखें x की वैल्यू -a से a के बीच में आती है. और ध्यान रखें a कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव रियल नंबर. इफ a इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, मॉड x इज लेस देन a इंप्लाइज x कहां से कहां तक हुआ? -a से a के बीच में. दूसरी चीज, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू a, जहां a एक पॉजिटिव रियल नंबर है, देन इट इंप्लाइज कि x की वैल्यू या तो -a से छोटी होगी या a से बड़ी होगी. इसको कहने का मतलब है, कोई बोले मॉड x इज ग्रेटर दैन 3, ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 या ग्रेटर दैन 3, इसका मतलब क्या होगा? x लेस देन -3 होगा या फिर x ग्रेटर दैन 3 होगा. तो ये आ गया इसका आंसर. यानी आंसर क्या आ गया? x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी. और इसी तरीके से अगर कोई बोले मॉड x लेस देन 2, लेस देन इक्वल टू 2, तो क्या बोलोगे? x होना चाहिए -2 से 2 के बीच में, यानी x बिलोंग्स टू -2 से 2 क्लोज्ड इंटरवल. सो दैट इज मॉड x का रेंज. तो मॉड x a से छोटा कब होता है? जब x की वैल्यू -a से a के बीच में हो. ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि मॉड x 2 से छोटा है, तो क्या मैं x को 3 ले सकता हूं? नहीं सर, 3 तो नहीं ले सकते, क्योंकि 3 लेंगे, या 2.1 ले सकता हूं. 2.1 का मोड तो 2.1 आ जाएगा, तो x को 2 से नीचे लेना पड़ेगा. अच्छा, नीचे भी कहां तक? -2.1 ले सकता हूं. -2.1 का मोड लेंगे तो -2.1 का मोड आएगा 2.1, यानी -2 के नीचे जाएंगे, -2.1, -2.2, -2.3, वो सारी वैल्यूज नहीं आएंगी, क्योंकि -2.2 रखते ही उसका मॉड 2 से छोटा नहीं, -2.3 का मॉड 2.3 हो जाएगा, वो इससे बड़ा हो जाएगा. यानी ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होगी. तो इसलिए x को ना तो 2 के ऊपर ले सकते, ना -2 के नीचे ले सकते. यानी x कहां से लेंगे? -2 से 2. तो यही बात यहां समझ में आई कि x कहां से कहां तक होगा? -a से a के बीच में. दूसरा, अगर x a से बड़ा है, अगर x 3 से बड़ा है, मॉड x 3 से बड़ा है या 4 से बड़ा है, मान लो 3 से बड़ा है, तो 3 से बड़ा है तो 3 से नीचे लेंगे? नहीं, 3 से नीचे लेंगे तो आप समझ सकते हैं मॉड x की वैल्यू 3 से छोटी आएगी. तो 3 से बड़ा चाहिए मॉड, तो x को 3 से बड़ा लेना पड़ेगा. तो x शुड बी ग्रेटर दैन 3, तो इसीलिए यहां लिखा x शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू a. और दूसरा, अगर मैं चाहता हूं 3 से बड़ा, तो -3.1 के बारे में क्या ख्याल है? -3.1 पर सर आ जाएगा 3.1, 3 से बड़ा. 3.5 के बारे में क्या ख्याल है? माइनस का 3.5 का मॉड सर 3.5, तो वो भी 3 से बड़ा आ जाएगा. यानी के या तो 3 से बड़ा लेंगे या फिर -3 से छोटा लेंगे. इसी बात को क्या लिखा? x ग्रेटर देन a या फिर x लेस देन इक्वल टू -a.
तो ये ध्यान रखें, मॉड एक्स ए से छोटा कब होता है? जब एक्स माइनस ए से ए हो, और मॉड एक्स ए से बड़ा कब होता है? जब एक्स या तो ए से बड़ा हो, क्योंकि ए से बड़े नंबर्स का मॉड ए से बड़ा आएगा, या फिर माइनस ए से छोटा हो, क्योंकि माइनस ए से छोटे नंबर्स का मॉड भी ए से बड़ा आता है, क्योंकि -3 से छोटे नंबर होंगे -4, -5, -6, इनका मॉड लगाकर देखो तो ऑब्वियस सी बात है वैल्यू 3 से बड़ी ही आएगी। हर इंसान जिसके पास खोपड़ी में एक न्यूरॉन भी है उसको यह चीज समझ में आ गई होगी। अगर ये खाली है तो समझ में नहीं आया, लेकिन आपके पास तो खूब सारा दिमाग है, सब बच्चे इंटेलिजेंट हैं, यह बात अच्छे से समझ गए होंगे। बिल्कुल सर, समझ गए हैं। तो अब आगे देखते हैं। तीसरी बात यह ध्यान रखें कि मॉड एक्स हमेशा एक्स से बड़ा या बराबर होता है। मॉड एक्स हमेशा एक्स से बड़ा या बराबर होता है। आप कहोगे मॉड एक्स एक्स के से बराबर कब होता है? मॉड एक्स एक्स के बराबर होता है अगर एक्स पॉजिटिव हो या फिर 0 हो। क्यों? अगर x पॉजिटिव है या 0 है तो मॉड x बराबर x हो ही जाएगा। 2 का मॉड 2, 3 का मॉड 3, 0 का मॉड 0, 5 का मॉड 5, 6.5 का मॉड 6.5, तो मॉड x x के बराबर है। और यह मॉड x x से स्ट्रिक्टली बड़ा तब होता है जब x नेगेटिव हो। हाँ सर, ये बात तो समझ में आ गई। 6.5 -6.5 का मॉड 6.5, तो -6.5 का मॉड -6.5 का मॉड डेफिनेटली -6.5 से बड़ा ही है। x का मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन x, कब? जब x नेगेटिव हो। -5 का मॉड इज डेफिनेटली ग्रेटर देन -5। तो मॉड x हमेशा x से बड़ा या बराबर होता है। बराबर कब होगा? जब x पॉजिटिव हो या 0 हो। और बड़ा कब होगा? जब x कैसा हो? नेगेटिव हो। चौथी बात, मॉड x का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर। ये जरूर याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मॉड x का स्क्वायर करो या x का स्क्वायर करो, बात एक ही है, दोनों अलग अलग बातें नहीं हैं। क्योंकि मॉड भी क्या करता है? मॉड भी एक पॉजिटिव, एक नॉन नेगेटिव आउटपुट देता है। स्क्वायर भी क्या देता है? एक नॉन नेगेटिव आउटपुट देता है। तो मॉड लगा के स्क्वायर करो या स्क्वायर ही कर दो, बात एक ही है, क्योंकि अल्टीमेटली आंसर कैसा आना है? नॉन नेगेटिव आना है। जैसे कि अगर मैं -2 के मॉड का स्क्वायर करूं तो पहले मॉड क्या बनाएगा सर? इसे बनाएगा 2, फिर स्क्वायर करेगा 4। तो एक तरीके से -2 के मॉड का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर बराबर हो गया ना? हाँ सर। तो इसलिए याद रखें मॉड ऑफ x का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर। बिल्कुल सर, ये बात अच्छे से याद हो गई, ये बात अच्छे से याद हो गई, क्लियर हो गई? हाँ सर, ये बात क्लियर हो गई। तो कितनी प्रॉपर्टीज हुई? 4। मॉड x लेस देन इक्वल टू ए, x माइनस ए से a के बीच में। मॉड x ग्रेटर देन ए, x a से बड़ा या फिर x माइनस ए से छोटा। और मॉड x हमेशा x से बड़ा होता है। और लास्ट बात, मॉड x की वैल्यू का स्क्वायर कर दें या x का स्क्वायर कर दें तो दोनों की दोनों चीजें कैसी आती हैं? इक्वल आती हैं। दोनों में कोई भेदभाव नहीं है, बोथ ऑफ देम आर इक्वल। सर क्लियर? ऑल क्लियर? एक चीज और थोड़ा सा ग्राफ के बारे में बता दूं यहां पर। अगर मान लीजिए मुझे ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू मॉड x -1 का, तो इसमें आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मॉड x का ग्राफ आपने देख लिया, हाँ सर, वो तो v बना था सर, कहां पर? ओरिजिन पर। तो यहां क्या होगा? यहां कुछ नहीं बेटा, यहां 1 बनाओ, इसको 0 रखो, इसको 0 रखो, x -1 को क्या रखा? 0। तो x कितना आ गया सर? x आ गया 1। तो बस 1 आ गया। अब क्या करोगे सर? 1 पर v बना देंगे। एक ये बन गया और ये बन गया, ये ले बन गया इसका ग्राफ। अरे वाह सर, ये तो बहुत ही आसान है मॉड x -1 का ग्राफ बनाना। और ये लाइन की इक्वेशन क्या होगी सर? ये दो तरीके से खुलेगा। एक तो खुलेगा x -1 और एक खुलेगा माइनस के साथ -x -1। तो यह हो गया y इक्वल टू x -1 और दूसरा हो गया y इक्वल टू 1 -x। अब सवाल उठता है सर इनमें से कौन सी लाइन कौन सी है? वो देख लो। यह वाली जो लाइन होगी बेटा, इसका स्लोप कैसा होगा सर? एंगल है एक्यूट, तो स्लोप होगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव स्लोप की लाइन ये है, तो ये लाइन होगी y इक्वल टू x -1। तो जो बची हुई है वो 1 -x हो जाएगी। ये बन गया ग्राफ। गजब सर, बहुत ही बढ़िया, समझ में आ गया, बिल्कुल हमको समझ में आ गया। तो अगर मैं तुमसे कहूं y इज इक्वल टू, अच्छा एक चीज और बता दूं, यहां पर क्या
एक पांचवी बात और लिख देता हूं, पांचवी बात क्या है, माइनस एक्स का मॉड और एक्स का मॉड बराबर होता है, माइनस एक्स का मॉड और एक्स का मॉड बराबर होता है। यानी कि अगर मैं -2 का मॉड लूं और 2 का मॉड लूं तो बात एक ही है। तो माइनस एक्स का मॉड और एक्स का मॉड बराबर होता है। तो अगर मैं तुम्हें कहूं y इज इक्वल टू 3 - 2x का मॉड का ग्राफ बनाओ, तो सर ये भी बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2x - 3। क्यों, कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया, -x, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस लोगे तो 2x - 3, तो माइनस खत्म हो जाएगा। इसको ऐसे लिख देंगे बेटा, कैसे, -2x - 3 ऐसे लिख दिया। तो 2x - 3, अब सर ने क्या बताया, 2x - 3 को क्या रखो, 0, तो इसको उठा के हमने रखा 0 रखा, तो x क्या आ गया, 3/2। तो 3/2 पर क्या करेंगे सर, 3/2 पर एक v बनाएंगे बस। तो x एक्सिस पर 3/2 लेंगे सर, ले लिया 3/2, और फिर क्या करेंगे सर, इस पर v बनाएंगे, इस पर क्या बनाएंगे, v बनाएंगे 3/2 पर। तो 3/2 पर v बना देंगे बस, ये बनाया और यह बना दिया। सो दैट इज द ग्राफ, और ये वाली वैल्यू क्या होगी, 3/2। अगर कोई पूछे ये लाइन क्या होगी, सर इस लाइन का पॉजिटिव स्लोप है। ये दो तरीके से खुलेगा, एक तो खुलेगा 2x - 3 और एक खुलेगा 3 - 2x नेगेटिव के साथ। तो ये वाली लाइन क्या होगी, 2x - 3 होगी ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन क्या होगी, y इज इक्वल टू 3 - 2x, क्योंकि इसका स्लोप नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव है तो ऑब्वियस सी बात है एंगल ऑब्ट्यूस होगा, दिख रहा है x के साथ, तो ये वाली लाइन ये हो जाएगी। तो मॉड बनाना काफ़ी आसान है। तो कल को आप मॉड x - 1, मॉड 3 - 2x, मॉड 5x - 4 सबका ग्राफ आराम से बना सकते हैं। आगे हम और भी ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस देखेंगे, उसके पहले आइए कुछ और इंपॉर्टेंट ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस देखते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन है मॉड से संबंधित, वो है y इक्वल टू मॉड fx का ग्राफ अगर बनाना हो। मॉड fx का अगर आपको ग्राफ बनाना है तो मॉड का काम होता है नेगेटिव को किसमें बदलना, पॉजिटिव में। अच्छा, fx नेगेटिव कब होगा, सब जब f का ग्राफ x एक्सिस के कहां चला जाए, नीचे। यानी कि अगर f का ग्राफ x एक्सिस के नीचे चला जाता है तो मॉड क्या करेगा, उस नेगेटिव को किसमें बदल देगा, पॉजिटिव में। यानी नेगेटिव वाला हिस्सा कहां आ जाएगा, x एक्सिस के ऊपर आ जाएगा। यानी करना क्या है, मॉड fx इज द मिरर इमेज ऑफ नेगेटिव पोर्शन ऑफ fx इन x एक्सिस। यानी ये किसका रिफ्लेक्शन है, नेगेटिव पोर्शन का, किसके, fx के नेगेटिव पोर्शन का, किसके अबाउट, x एक्सिस के अबाउट। जैसे कि यहां बोला गया y इक्वल टू ln मॉड ऑफ ln x का ग्राफ बनाओ, तो पहले हम ln x का ग्राफ बनाते हैं। सर ln x का ग्राफ कैसा बनेगा, सर यह बनेगा ln x का ग्राफ, क्योंकि इसका बेस क्या है, इसका बेस है e, इसका बेस क्या है e, वो किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है। और हमने पढ़ा था लॉगरिथमिक फंक्शन में अगर बेस 1 से बड़ा हो तो ग्राफ ऐसा ही बनता है, इंक्रीजिंग। सो दैट इज द काइंड ऑफ ग्राफ दैट यू विल हैव। अब अगर कोई बोले y इज इक्वल टू मॉड ln x का ग्राफ बना दो, तो मॉड ln x का ग्राफ कैसे बनाओगे, सर मॉड ln x का ग्राफ बनेगा, जो उसका नेगेटिव वाला हिस्सा है उसे हम रिफ्लेक्ट कर देंगे किसके अबाउट, x एक्सिस के अबाउट। तो पॉजिटिव वाला तो एज इट इज रहेगा, पॉजिटिव वाला हिस्सा तो एज इट इज रहेगा, ये हो गया। और नेगेटिव वाला हिस्सा क्या होगा, वो ऐसे बन जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इट विल बी रिफ्लेक्टेड अबाउट x एक्सिस। तो ये बन गया हमारे पास। सो दिस इज 1, और ये भी पॉइंट क्या था, ये पॉइंट 1 था। ये बन गया किसका ग्राफ, ये ग्राफ बन गया मॉड ln x का। सो दैट इज द ग्राफ ऑफ मॉड ln x। अगर मैं आपसे यहां पर रेंज पूछूं, इसकी रेंज बोलो जल्दी से, सर रेंज तो y एक्सिस पर मिलती है, सर रेंज यहां से शुरू होगी 0, फिर ये 0 से लेकर कहां तक, सर इन्फिनिटी तक, तो 0 टू इन्फिनिटी। और डोमेन पूछूं तो सर डोमेन आएगी 0 पर वैल्यू मिल रही है, नहीं सर 0 पर तो नहीं मिल रही, लेकिन आगे मिल रही है, तो डोमेन आएगी 0 से इन्फिनिटी। डोमेन आ गई 0 से इन्फिनिटी। तो आई होप ये क्लियर हुआ। चलो एक ग्राफ और बनाते हैं, मॉड ऑफ x² - 5x + 6, इसका ग्राफ बना के देखते हैं। तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x² - 5x + 6 का ग्राफ बनाना है। चलो बनाते हैं। सबसे पहले ग्राफ किसका बनाएं, सर x² - 5x + 6 का। अगर देखा जाए तो इसको लिख सकते हैं x - 2 x - 3। इसकी रूट्स क्या हैं, इसकी रूट्स हैं सर 2 और 3, द रूट्स आर 2 and 3। तो यह ग्राफ बना और रूट्स हैं 2 और 3, तो ये बन गया बेटा। ये क्या हुआ 2 और ये क्या हुआ 3।
ये क्या हुआ 3। वैसे इसका वर्टेक्स देखो सर, इसका वर्टेक्स आता है 5/2 पर, -b/2a पर, वर्टेक्स होता है -b/2a, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है सर -d/4a, -d/4a। तो ध्यान रखें वर्टेक्स यहां लिख देता हूं मैं। एक चीज याद रखिएगा, ये बात आपने क्वाड्रेटिक में बहुत अच्छे से पढ़ी है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहां याद दिला देता हूं क्या, कि y इज इक्वल टू ax² प्लस bx, y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। इसका जो वर्टेक्स होता है वो कहां होता है, वर्टेक्स एट x इक्वल टू -b/2a, और y की जो वैल्यू आती है वर्टेक्स पर, ये x v y v, x कोऑर्डिनेट ऑफ v, y कोऑर्डिनेट ऑफ v, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ v होता है -d/4a, -d/4a। तो अगर देखा जाए -d/4, इसका d क्या आएगा सर 25 -24 यानी कि 1, तो आ गया -1/4, -d/4a। तो ये हो गई इसकी मिनिमम वैल्यू। तो अगर मैं आपसे इसकी डोमेन पूछूं, डोमेन, अच्छा इसकी डोमेन बताना भाई, डोमेन सर डोमेन होगी पूरा R, क्योंकि ये हर जगह डिफाइंड है। और रेंज क्या होगी, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो मिनिमम वैल्यू तो आ गई सर -1/4, और मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा रही है सर इन्फिनिटी तक, तो रेंज क्या होगी -1/4 से इन्फिनिटी। सो दैट इज द रेंज। अब बात करते हैं इसके मॉड की, अब बात करते हैं इसके मॉड की। तो मॉड में क्या होगा सर, मॉड में जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। सो द ग्राफ वुड बी दिस, और फिर यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, और फिर ये ग्राफ ऊपर चला गया, ये वाला हिस्सा रिफ्लेक्ट हो गया। ये क्या होगा 2, और ये पॉइंट क्या होगा 3, और यह वाली जो हाइट होगी, यह वाली जो हाइट होगी, यह वाली हाइट क्या होगी सर, यह हाइट होगी 1/4, 1/4, दिस हाइट विल बी 1/4। तो अगर मैं आपसे इसकी रेंज पूछूं, पहले डोमेन बता दो सर, डोमेन है पूरा R, और रेंज क्या होगी सर, रेंज होगी, इसकी रेंज क्या होगी सर, इसकी रेंज होगी मिनिमम वैल्यू कितनी है, सोच के बताओ मिनिमम वैल्यू। कई बच्चे कहेंगे सर 1/4, मिनिमम वैल्यू 1/4 है क्या, जरा देख लो, क्या मिनिमम वैल्यू 1/4 है? नहीं सर, मिनिमम वैल्यू 1/4 तो नहीं है। सो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू सर, मिनिमम वैल्यू इज नॉट 1/4, द मिनिमम वैल्यू इज 0, एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, इन्फिनिटी। अबे 0 तो है मिनिमम वैल्यू, देख रहे हैं यहां वैल्यू कितनी है 0, यहां वैल्यू कितनी है 0, तो मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी। तो रेंज क्या हो गई 0 से इन्फिनिटी। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे हम बना सकते हैं, ऐसा कुछ जैसे मान लो मैं कहूं मॉड ऑफ x² -5x + 6 बराबर के, फाइंड के फॉर पहला पार्ट एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशंस, 3 सॉल्यूशंस, 3 सॉल्यूशन के लिए के की क्या रेंज होनी चाहिए, बी एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस, 2 सॉल्यूशन के लिए क्या रेंज होनी चाहिए, सी फॉर एग्जैक्टली 4 सॉल्यूशंस, 4 सॉल्यूशंस, यानी रियल सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, रियल सॉल्यूशंस की। 3 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन। तो यहां मैं लिख भी देता हूं, सॉल्यूशन 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 लिख दिया मैंने, तो ऐसे लिख लेता हूं। चलो फॉर एग्जैक्टली चलो पहले लिखता हूं 2 सॉल्यूशन, ये लिखा था पहले, 3 सॉल्यूशन लिखा था। फॉर एग्जैक्टली 3 रियल सॉल्यूशन, फिर आगे फॉर एग्जैक्टली 2 रियल सॉल्यूशन, फिर फॉर एग्जैक्टली 4 रियल सॉल्यूशन। तो सर अभी आपने हमें बताया था कि जब भी इस तरह का fx बराबर gx आए तो हमें 2 ग्राफ बना लेने चाहिए। एक ग्राफ किसका बनाना चाहिए सर, एक ग्राफ बनाना चाहिए y इज इक्वल टू x² - 5x + 6 का मॉड, और दूसरा ग्राफ हमें बनाना चाहिए y बराबर k का, y बराबर k का। फिर इनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे वही हमें सॉल्यूशन देंगे fx बराबर gx का। अगर आपने मेरी सारी बातें ढंग से सुनी हैं तो y बराबर k क्या होगा, एक लाइन बनेगी जिस पर y कोऑर्डिनेट हमेशा k रहेगा। तो वो लाइन किसके पैरेलल होगी सर, वो लाइन हमेशा x के पैरेलल होगी, और ये लाइन क्या होगी y इक्वल टू k। अब जरा देखो, ये लाइन को अगर मैं मूव कर रहा हूं, देखो इस लाइन को मैंने मूव किया, इफ आई एम मूविंग दिस लाइन,
तो देखो यहां कितने सॉल्यूशन है सर? दो दिख रहे हैं, एक ये और एक ये, दो सॉल्यूशन दिख रहे हैं। हाँ सर, यहां तो दो सॉल्यूशन है। कब तक दो सॉल्यूशन है? जब के इंफिनिटी से लेकर कहां तक आएगा सर? 1/4 तक। 1/4 तक कितने सॉल्यूशन मिलेंगे सर? दो सॉल्यूशन मिलेंगे। अच्छा 1/4 पर क्या होगा सर? 1/4 पर 1 2 3 सॉल्यूशन मिलेंगे। कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? 3 सॉल्यूशन। तो अगर मुझे दो सॉल्यूशन चाहिए, 3 सॉल्यूशन चाहिए, तो k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? सिर्फ 1/4। क्योंकि 1/4 पर आप देख रहे हैं, 1/4 पर अभी अभी आपने देखा कि 1/4 पर कितने सॉल्यूशन है? 3 सॉल्यूशन। 3 पॉइंट्स इंटरसेक्शन के दिख रहे हैं, 1 2 3, तो 3 सॉल्यूशन दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल सर। दो सॉल्यूशन के लिए सर देख रहे हैं k 1/4 से बड़ा, या फिर सर k अगर 0 हो गया तब भी तो 2 और 3 सॉल्यूशन आएंगे। क्यों? तब सॉल्यूशन क्या होगा? एक तो 2 हो जाएगा और एक 3 हो जाएगा। तो इस केस में दो सॉल्यूशन के लिए k बिलोंग करना चाहिए 0 को, k शुड बी 0, या फिर k होना चाहिए 1/4 से इंफिनिटी। 1/4 से इंफिनिटी, ओपन 1/4 से इंफिनिटी। क्योंकि अगर ये 1/4 से बड़ा रहा, खुद देखो, अगर ये 1/4 से बड़ा रहा, कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिख रहे हैं सर? 2 दिख रहे हैं। हर किसी को दिख रहे होंगे। अरे वाह सर, क्या एनिमेशन बना दिया आपने तो बैठे बैठे। 2 बिल्कुल। अच्छा 4 सॉल्यूशन के लिए सर, 4 के लिए 0 से लेकर 1/4 तक होके तो 4 सॉल्यूशन दिखेंगे। तो कितने सॉल्यूशन दिखेंगे? 4 सॉल्यूशन। तो y बराबर k लाइन ये है। तो 4 सॉल्यूशन, k बिलोंग्स टू 0 से 1/4। बिल्कुल सर, क्लियर हो गया, अच्छे समझ में आ गया। मॉड ऑफ fx में क्या करते हैं? मॉड ऑफ fx में जो नेगेटिव वाला हिस्सा है उसे रिफ्लेक्ट कर देते हैं किसके अबाउट? x एक्सिस के अबाउट। तो हमें किसका ग्राफ मिल जाता है? f ऑफ मॉड x का ग्राफ हमें मिल जाता है। चलिए अब बात करते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड्यूलस x की। ये ग्राफ कैसे बनता है? तो इसका ग्राफ जरा समझें। इज ऑब्टेन्ड, ये कैसे बनेगा? इज ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द ग्राफ टू लेफ्ट ऑफ y axis and then reflecting the remaining part about y axis। फिर क्या करेंगे? रिफ्लेक्टिंग द रिमेनिंग पार्ट अबाउट y axis, the reflected part together with the remaining part कौन सा? जो डिलीट करने के बाद बचा था। with remaining part gives graph of y equal to f of mod x। यानी यहां f का आर्ग्यूमेंट x नहीं है, यहां f का आर्ग्यूमेंट क्या है? mod x है। तो अगर f के अंदर mod x आए, है ना, f के अंदर क्या है? mod x। रिमेनिंग के स्पेलिंग ठीक कर दूं रिमेनिंग, बिल्कुल। तो f ऑफ mod x का ग्राफ, f का आर्ग्यूमेंट क्या है? यहां mod x है। तो f ऑफ mod x का ग्राफ कैसे बनता है? आप fx का ग्राफ बनाइए और फिर उसमें y के राइट साइड में डिलीटिंग द पार्ट टू द लेफ्ट ऑफ, कौन सा वाला पार्ट? लेफ्ट साइड में जो भी पार्ट है उसको मिटा दीजिए, और मिटाने के बाद जो पार्ट बचता है उसी को y के अबाउट रिफ्लेक्ट कर दीजिए। और जब आप रिफ्लेक्ट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड पार्ट और जो बच गया था वो पार्ट मिलकर किसका ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे? f ऑफ mod x का। इसमें और पहले वाली ट्रांसफॉर्मेशन में फर्क है। वहां क्या था? मॉड ऑफ fx, यानी fx के बाहर मॉड था। यहां क्या है? f में जो आर्ग्यूमेंट है वो x नहीं है, वो क्या है? मॉड x है। तब ऐसी परिस्थिति में क्या करते हैं? y के लेफ्ट वाले हिस्से को मिटा देते हैं, राइट वाले हिस्से को रिटेन करते हैं और उसी को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? उसका कारण भी सुन लें। इसका कारण तो हमें सर समझ में आ गया, क्योंकि आपने बताया कि भाई मॉड क्या करता है? नेगेटिव हिस्से को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। मॉड का काम होता है नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, और fx का जो भी नेगेटिव वाला हिस्सा होगा, जब मॉड लगेगा f पर, तो नेगेटिव वाला हिस्सा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पॉजिटिव में। यानी जो नीचे था वो अब ऊपर आ जाएगा। तो इसीलिए यह नीचे वाला हिस्सा कहां आ गया सर? यह ऊपर आ गया। यहां भी क्या हुआ सर? ये नीचे वाला हिस्सा कहां आ गया सर? ये ऊपर आ गया। बिल्कुल। तो अब इसका कारण भी सुन लें, ऐसा क्यों होता है?
ऐसा इसलिए होता है, अगर आप इसमें x को -2 भी पुट करना चाहेंगे तो f ऑफ मॉड x -2 की बजाय आपसे क्या पुट करवा देगा जबरदस्ती? सर 2, क्योंकि आप x को -2 रखो तो f ऑफ मॉड ऑफ -2 आएगा। f ऑफ मॉड ऑफ -2 मतलब f ऑफ 2। आप -3 पुट करना चाहोगे तो k पुट क्या करवा देगा आपसे जबरदस्ती? सर f ऑफ 3। इसका मतलब ये आपको नेगेटिव पुट करने ही नहीं देगा, यानी नेगेटिव y के लेफ्ट वाला जिस पर x नेगेटिव होता है वो ग्राफ हमारे किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि जब हम इसमें x को नेगेटिव पुट करने जाते हैं ये जबरदस्ती हमारा हाथ पकड़ के हमसे क्या पुट करवा देता है? पॉजिटिव नंबर पुट करवा देता है। इसका मतलब y के लेफ्ट में जिस पर x कैसा होता है? नेगेटिव होता है, वह पार्ट हमारे किसी काम का नहीं रहा, यानी कि यह पार्ट हमारे लिए किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि इस पर x नेगेटिव है, जबकि वो x को नेगेटिव रखते हैं हमसे क्या पुट करवा देता है? पॉजिटिव। तो इस कारण से ये वाला पार्ट तो मिटा देते हैं हम ग्राफ का। फिर कौन सा पार्ट रखते हैं? सर पॉजिटिव वाला पार्ट रखते हैं, पॉजिटिव वाला, यानी कि y जिस पर x पॉजिटिव है, यानी y के राइट वाला पार्ट रखते हैं, और फिर उस राइट वाले पार्ट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं किसके अबाउट? y एक्सिस के अबाउट। सर ये तो समझ में आ गया, लेफ्ट वाला पार्ट डिलीट क्यों करते हैं? सर रिफ्लेक्ट क्यों करते हैं वो भी समझ लो। रिफ्लेक्ट बेटा इसलिए करते हैं, जो वैल्यू यहां 2 पर आएगी वही वैल्यू यहां -2 पर आएगी, क्योंकि जब तुम -2 पुट करोगे तो ये तुमसे 2 पुट करवा देगा, तो जो वैल्यू यहां 2 पर आ रही है वही यहां -2 पर आएगी, जो यहां 3 पर आ रही है वही यहां -3 पर आएगी, जो यहां 4 पर आ रही है वही यहां -4 पर आएगी, क्योंकि जब तुम -4 पुट करोगे तो ये क्या करेगा? सर 4 पुट करवा देगा, यानी -4 पर वही वैल्यू आएगी जो 4 रखने पर आ रही थी, -3 रखने पर वही वैल्यू आएगी जो 3 रखने पर आ रही थी, -1 पर वही वैल्यू आएगी जो 1 रखने पर आ रही थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हो गया कि जो लेफ्ट वाला पार्ट था वही क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? राइट वाला पार्ट वही रिफ्लेक्ट हो जाएगा दूसरी तरफ। तो जरा देखो, अगर मैं पहले ग्राफ बनाता हूं, मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं y इक्वल टू ई की पावर मॉड x का, तो पहले ग्राफ बनाता हूं y इक्वल टू ई की पावर x का, ये ग्राफ बन गया y इक्वल टू ई की पावर x का। अब जरा देखो, ये fx है भाई, ये fx है। अब मुझे ग्राफ बनाना है f ऑफ मॉड x का, यानी अब एक तरीके से x की जगह पर क्या रखा गया? मॉड x। तो अभी सर ने बताया कि लेफ्ट वाले पार्ट को मिटा दो। सर मिटा दिया तो ये बच गया। हाँ सर ये बच गया। अब इसी को क्या करो? रिफ्लेक्ट कर दो। सो रिफ्लेक्ट दिस पार्ट। तो जब आप यहां रिफ्लेक्ट करोगे, रिफ्लेक्ट करोगे तो ये था, और आपने इस पार्ट को क्या कर दिया? रिफ्लेक्ट कर दिया। सो व्हेन यू रिफ्लेक्टेड इट यू गॉट दिस। तो ये बन गया ग्राफ। और ये वैल्यू कितनी होगी? सर ये 1 होगी। सबसे पहले हमने क्या किया? ये वाले पार्ट को इरेज कर दिया, हटा दिया, डिलीट कर दिया। फिर ये पार्ट बचा, ये वाला वैल्यू क्या था? 1। तो 1 से फिर यही वाला पार्ट को क्या किया? रिफ्लेक्ट कर दिया। किसके अबाउट? y के अबाउट। क्यों? जो वैल्यू 1 पर आएगी वही वैल्यू -1 पर आएगी, जो वैल्यू 2 पर आएगी वही वैल्यू -2 पर आएगी। बिल्कुल सर। तो इसलिए ग्राफ ये बन गया। तो अगर मैं आपसे इसकी डोमेन पूछूं, डोमेन कहां मिलती है? एक्स एक्सिस। तो डोमेन क्या होगी? सर डोमेन होगी पूरा आर। और रेंज क्या होगी? सर रेंज होगी 1 से इंफिनिटी। सो दैट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, दैट विल बी द रेंज 1 से इंफिनिटी। एक ग्राफ और बनाते हैं ln mod x का। चलो ये तो हो गया किसका ग्राफ? e की पावर mod x का। अब ln mod x का ग्राफ ही बना देते हैं, यही बना देते हैं, आराम से बन जाएगा ln mod x का ग्राफ। तो सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं, छोटा सा ग्राफ बनाते हैं। छोटा सा ग्राफ किसका बनाते हैं? पहले तो ln x का। सर ln x का ग्राफ ऐसा बनेगा जैसा कि log x टू द बेस a ग्रेटर देन 1 का बनता है। तो ln x में बेस क्या होता है? e। ln x में बेस क्या होता है? e होता है। तो इसका ग्राफ ऐसा बना भाई। ये बिल्कुल एक दूसरे की इमेज बननी चाहिए, ध्यान रखना, है ना? ये कुछ ऐसा, दोनों एक दूसरे की इमेज दिखनी चाहिए। हाँ सर दिख रही है, भली भांति दिख रही है सर। अब ये बन गया ln x का ग्राफ, और ये है fx। अब हमें ग्राफ किसका बनाना है? हमें ग्राफ बनाना है ln ऑफ मॉड x का, यानी f ऑफ मॉड x का। तो कैसे बनेगा? सर जो y के लेफ्ट में है उसे इरेज कर दो।
सर यहां तो y के लेफ्ट में है ये ही नहीं है, कोई बात नहीं, मत इरेज करो फिर। तो फिर क्या होगा सर, जो राइट में है वह वाला पार्ट लेंगे, हाँ सर ले लिया, और उसी को क्या कर देंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे। तो ये है रिफ्लेक्ट कर दिया, ये क्या कर दिया हमने, रिफ्लेक्ट कर दिया। सो दिस इज इट। तो ये किसका ग्राफ बन गया, ln ऑफ मॉड x का। तो ध्यान रखें ln ऑफ मॉड x का ग्राफ क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड पार्ट टू विद द रिमेनिंग पार्ट। तो रिमेनिंग पार्ट ये था, रिफ्लेक्टेड पार्ट ये था। इसमें भी रिमेनिंग पार्ट ये था, काटने के बाद इरेज करने के बाद ये वाला हिस्सा बचा था, तो ये था, हो गया रिमेनिंग पार्ट। और ये कौन सा पार्ट हो गया, रिफ्लेक्टेड पार्ट। तो क्या बताया इसमें, रिफ्लेक्टेड पार्ट विद रिमेनिंग पार्ट गिव्स द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू f ऑफ मॉड x। बिल्कुल सर, क्लियर हो गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। आई होप ये क्लियर हुआ। हाँ सर, सर इसका भी बना के दिखा दो ना सर। किसका सर, मॉड x का स्क्वायर माइनस 5 मॉड x प्लस 6, इसका बना दो सर। कई बार बुक्स में सर ऐसा लिखा होता है, मॉड यहां नहीं लगा होता सर, 5 पर लगा है बस। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो देखो बेटा, अगर यह लिखा है, यह लिखा है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ड्रॉ। हमने क्या कहा, ड्रॉ दिस। तो इसका ग्राफ बनाना है तो क्या करेंगे, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, मॉड x का स्क्वायर माइनस 5 मॉड x प्लस 6। तो चालाकी क्या, लोग यहाँ मॉड नहीं लगाते, तो बच्चा घबरा जाता है, बोले मॉड इसमें नहीं लगा हुआ, अरे वो भूल गया मॉड x का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर होता है। हाँ सर, ऐसे लिख सकते हैं। तो आप क्या करो, पहले एक फंक्शन कंसिडर करो, क्या, बिना मॉड वाला। बिल्कुल सर। फिर कौन सा फंक्शन कंसिडर करोगे सर, f ऑफ मॉड x का फंक्शन कंसिडर करेंगे। तो पहले तो हम fx वाला फंक्शन कंसिडर कर लें सर, ये तो अभी बना के हम ताजा ताजा। बिल्कुल। तो यह ग्राफ कैसे बनेगा, ये ग्राफ सर ऐसा बना था, ये 2 था और ये 3 था, ये 2 और ये 3। और अब f ऑफ मॉड x का ग्राफ बनाना है तो कौन सा पार्ट को इरेज करना पड़ेगा सर, लेफ्ट पार्ट को। इस वाले हिस्से को क्या करेंगे, इरेज, इस हिस्से को इरेज कर दो। अब जब इरेज कर दिया तो इरेज करने के बाद सर जो बचेगा वह हमारे पास यह बच रहा है सर, ऐसा बच रहा है सर। कई बच्चे इसे भी रिफ्लेक्ट कर देंगे, नहीं बे वो तब करते जब पूरे पे मॉड लगा होता है। ये मॉड कहां लगा है, x के ऊपर। अब ये बच गया, हाँ सर बच गया। ये वाली वैल्यू क्या होगी सर, 0,6, x को 0 रखो, y 6 आएगा, 0,6। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा भाई सर, 0,6। अब इसी पार्ट को क्या करना है, रिफ्लेक्ट करना है, किसकी साइड, इधर की साइड। तो ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा। रिफ्लेक्ट थोड़ा ढंग से करेंगे भाई, और इस तरह से करेंगे, हाँ ये बन गया। सो दैट इज द रिफ्लेक्शन। तो ये हो गया किसका ग्राफ, f ऑफ मॉड x का ग्राफ। और ये वाली वैल्यू कितनी थी सर, मुझे याद है ये 2 था, ये 3 था, ये 5/2 था, और ये वैल्यू जो आई थी नीचे वो -1/4 आई थी। तो यहां भी कितनी आएगी, -1/4। ये हो गई। सो दैट इज द ग्राफ। अब कोई बोले तो यानी कि यहां से यहां ऐसे आए। कोई बोले सर इसका भी मॉड लगा दो, तो ये लो, इसका भी मॉड लगा देते हैं, मॉड ऑफ f ऑफ मॉड x। इसका ग्राफ बनाना है तो बहुत आसान है इसका ग्राफ बनाना। क्या करोगे सर, f ऑफ मॉड x बन गया। अब जो इसका नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव मतलब जो x के नीचे है, उसको क्या कर देंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे। तो वो ग्राफ कैसा बन जाएगा, वह ग्राफ देखिए इंशाल्लाह ऐसा बनेगा। यहां मिनिएचर ग्राफ बना रहा हूं भाई उसका, मिनिएचर। कैसे, ये 6 यहां आएगा, फिर यहां से छोटा सा उठेगा और फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा ऐसे, और फिर यहां से इसी तरह से ये इधर, फिर ये ऊपर उठ जाएगा और यह ऐसे बन जाएगा। ये वैल्यू थी 2, ये 3, तो ये होगी -3 और ये होगी -2, और ये हो गया 0,6। सो दैट इज द काइंड ऑफ ग्राफ दैट यू विल हैव। गजब सर, मजा आ गया, ग्राफ पढ़ के तो गजब पढ़ा दिया सर आपने, तो एक चीज बता दी सर। तो यह हो गया इसका ग्राफ। चलो एक और ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज मॉड y इक्वल टू fx। इसका ग्राफ कैसे बनाना है, मॉड y इक्वल टू fx का ग्राफ कैसे बनाना है, यह जरा अच्छे से समझें। तो देखो, मॉड कहां हो सकता था, f के बाहर, सीख लिया। मॉड कहां हो सकता है, f के अंदर, सीख लिया।
मॉड अंदर और बाहर दोनों हो सकता है, वो भी सीख लिया, सर ने बता दिया हमारे कैसे। पहले एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बना लो, फिर उसके बाद उसको मॉड लगा दो, मॉड लगा दो मतलब जो नीचे वाला पार्ट है उसे रिफ्लेक्ट कर दो ऊपर, खत्म काम, बिल्कुल। अब ग्राफ ऑफ मॉड वाई इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बनाना है। अब जरा समझें, मॉड वाई बराबर एफ एक्स अगर है, मॉड वाई बराबर एफ एक्स अगर है, तो एफ एक्स कैन नॉट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि मॉड वाई के बराबर होना है। मॉड वाई कभी भी नेगेटिव नंबर आ ही नहीं सकता क्योंकि मॉड एक्स की जो रेंज होती है, किसी भी नंबर के मॉड की जो रेंज होती है वो होती है 0 से इन्फिनिटी। तो कहना चाहिए इसका वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसी कारण से सबसे पहले डिलीट दोज पोर्शंस ऑफ द ग्राफ विच लाई बिलो एक्स एक्सिस। क्यों? जो एक्स एक्सिस के नीचे वाले पोर्शन होंगे उस पर एफ की वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव होगी। और हमें किसका ग्राफ बनाना है? मॉड वाई बराबर एफ एक्स का। तो नेगेटिव वैल्यू एफ ले नहीं सकता क्योंकि एफ एक्स कैन नॉट बी नेगेटिव। तो कौन सा पार्ट मिटा देंगे? जो एक्स एक्सिस के नीचे होगा। अब जब हमने एक्स एक्सिस के नीचे वाला पार्ट मिटा दिया तो द मिरर इमेज ऑफ द रिमेनिंग पार्ट एंड देन टेकिंग द मिरर इमेज ऑफ रिमेनिंग पार्ट इन एक्स एक्सिस। फिर क्या करो? जो बच गया पार्ट उसकी मिरर इमेज ले लो। किसमें? एक्स एक्सिस में। देन तब क्या कहेंगे? देन द रिफ्लेक्टेड पार्ट एंड द रिमेनिंग पार्ट, देन द रिफ्लेक्टेड पार्ट, देन द रिफ्लेक्टेड पार्ट एंड द रिमेनिंग पार्ट, रिफ्लेक्टेड पार्ट एंड रिमेनिंग पार्ट, and remaining part gives graph of, किसका ग्राफ देगा भाई? वो gives graph of mod y equal to fx। ये mod y equal to fx का ग्राफ आपको दे देगा। That will give you the graph of mod y equal to fx। जैसे एग्जांपल के तौर पर mod y equal to sin x। अब आपको ये तो समझ में आ गया नेगेटिव वाला हिस्सा क्यों मिटाते हैं। हाँ सर रिफ्लेक्शन क्यों लेते हैं? देखो बेटा, रिफ्लेक्शन लेने का कारण है, अगर मॉड वाई एफ एक्स की वैल्यू 2 हो जाए तो y की वैल्यू क्या होगी? या तो -2 या +2। तो यानी कि किसी x पर अगर एफ एक्स की वैल्यू, मान लो x नॉट पर एफ एक्स की वैल्यू 2 आ रही थी, तो y की दो वैल्यू आएंगी, एक तो 2 और एक -2। यानी जैसा ऊपर बनेगा ग्राफ वैसा ही ग्राफ नीचे बनेगा। तो यानी x की एक वैल्यू पर कितनी वैल्यू मिलेंगी? y की 2, एक प्लस में और एक माइनस में। गौर से बताओ क्या ये फंक्शन रहा? नहीं सर, ये फंक्शन नहीं रहा। क्यों? x के एक वैल्यू पर y की कितनी वैल्यू मिल रही है? 2, इसलिए यह फंक्शन नहीं रहा। तो सबसे पहले यहां पर y इक्वल टू किसका ग्राफ बनाए? साइन x का। तो y इक्वल टू साइन x का ग्राफ बनाते हैं भाई। ये हमारी x एक्सिस, ये हो गई हमारी y एक्सिस, और यह ग्राफ है हमारे पास साइन x का। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन x। इसी तरीके से यहां पर, सो दैट इज द ग्राफ ऑफ साइन x। तो ग्राफ ऑफ साइन x हमने बनाया। इस लाइन को थोड़ा लंबा कर देते हैं, इधर भी और इधर भी। ये ग्राफ किसका बन गया? y इक्वल टू साइन x का ग्राफ बन गया। अब मुझे ग्राफ बनाना है किसका? मॉड y इक्वल टू साइन x का। तो मॉड y इक्वल टू साइन x। तो क्या करेंगे? नेगेटिव पार्ट को इरेज कर देंगे। ये वाला पार्ट इरेज होगा, ये वाला पार्ट इरेज होगा, इरेज, और इसको भी इरेज, इसको भी इरेज कर देंगे, इसको भी इरेज कर देंगे, मिटा देंगे, इसको भी इरेज कर देंगे, इरेज। तो क्या बचेगा? तो हमारे पास जो बचेगा वो कुछ इस तरह से बचेगा। देखो, एक तो बच गया ये, बिल्कुल सर, फिर यहाँ गैप, फिर बच गया ये, बिल्कुल सर, फिर यहाँ गैप, फिर बच गया ये, बिल्कुल सर, फिर यहाँ भी अगर मैं यहाँ बात करूँगा तो, अगर मैं यहाँ इस पर बात करता हूँ तो फिर यहाँ पर भी गैप ऐसा बच जाएगा। अब x, अब क्या करो? इसको रिफ्लेक्ट कर दो। रिफ्लेक्ट करोगे तो ये ऐसा बन जाएगा, मतलब ये इस तरह से, ये है भाई, यहाँ लगा दो। और यह वाला जो पार्ट है, अच्छा, तो ये हो रहा है, तो ये वाला पार्ट यहाँ, फिर ये वाला पार्ट यहाँ, और यह वाला पार्ट यहाँ, और यह वाला पार्ट यहाँ, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये किसका ग्राफ बन गया?
मॉड वाई इक्वल टू साइन एक्स का। तो क्या ये फंक्शन रहा? नहीं सर, ये फंक्शन नहीं रहा, क्योंकि आपने बताया था कि अगर कोई वर्टिकल लाइन बनाओ और वो ग्राफ को 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट्स पर कट कर जाए तो अब यह फंक्शन नहीं रहा। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। मॉड वाई इक्वल टू साइन एक्स इज नॉट अ फंक्शन एनी मोर। यह फंक्शन नहीं है, यह फंक्शन अब नहीं रहा। बिल्कुल सर, अब आ गया समझ में कि ये फंक्शन क्यों नहीं रहा। सीधी कर दें यार, लाइन भी टेढ़ी हो गई। हाँ, क्लियर हो गया सर, बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं, लेट अस, ये हो गया। इसी तरह से ये लाइन भी टेढ़ी हो गई भाई हमसे। ये लाइन को भी सीधी कर देते हैं ये, और फिर ये लाइन को भी सीधी कर देते हैं ये। अब सही है, ठीक है। हाँ सर, समझ में आ गया कि अभी ये फंक्शन नहीं है। मॉड वाई इक्वल टू एल एन एक्स का ग्राफ बनाना है तो खुद बनाओ, मॉड वाई इक्वल टू एल एन एक्स। तो मॉड वाई इक्वल टू एल एन एक्स का ग्राफ कैसे बनाओगे? सर मॉड वाई इक्वल टू एल एन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से बनाएंगे। पहले हम बनाएंगे हमारी एक्स एक्सिस, फिर वाई एक्सिस, और फिर एल एन एक्स का ग्राफ बनाएंगे। सर ये बन गया हमारा एल एन एक्स का ग्राफ, दैट इज द ग्राफ ऑफ एल एन एक्स। अब जैसे ये ग्राफ बन गया एल एन एक्स का, अब कौन सा पार्ट मिटाना है सर? नेगेटिव वाला पार्ट मिटाना है, ये वाला पार्ट। इसको क्या करेंगे? इरेज। इसको इरेज कर देंगे, और जब इरेज कर देंगे तो ये ग्राफ कैसा दिखाई देगा? सर इस वाले ग्राफ में सिर्फ यह वाला हिस्सा आ जाएगा, और जब यह हिस्सा आ गया इसी को क्या कर देंगे? नीचे रिफ्लेक्ट कर देंगे। सो दैट इज द ग्राफ ऑफ वाई मॉड वाई इक्वल टू एल एन एक्स। एंड अगेन सी फॉर योर सेल्फ, इट इज नॉट अ फंक्शन। यह फंक्शन नहीं है। सर अच्छे समझ में आ गया, तीनों के तीनों ट्रांसफॉर्मेशन सर बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। अरे रे, सही है भाई, ये ग्राफ तो सही हो गया। हाँ, कोई टेढ़ा बेटा तो नहीं हो रहा? सर टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, तो ठीक कर लेते हैं भाई इसको। हाँ अब ठीक है, हाँ अब ठीक है भाई, फाइनली। सो दैट इज इट, सो दिस इज इट। आई होप ये क्लियर हो गया। हाँ सर, अच्छे से आ गया आप समझ में। आइए अब और देखते हैं, और देखते हैं आगे। अब आता है सिग्नम फंक्शन। कई लोग इसको प्यार से सनम फंक्शन भी बोलते हैं, सनम, सनम फंक्शन या सिग्नम फंक्शन। आइए देखते हैं सनम फंक्शन या सिग्नम फंक्शन क्या है। सिग्नम फंक्शन क्या है? कि ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर पॉजिटिव डालोगे तो बाहर 1 मिलेगा, जिसके अंदर 0 डालोगे तो बाहर 0 मिलेगा, जिसके अंदर नेगेटिव डालोगे तो बाहर -1 मिलेगा। यानी कहने का मतलब है पॉजिटिव नंबर डालने पर यह आउटपुट क्या देगा? 1। ये क्या देगा? आउटपुट 1 देगा। सो दिस विल गिव यू एन आउटपुट ऑफ 1। और नेगेटिव नंबर डालेंगे तो सर ये आउटपुट देगा -1। क्या आउटपुट देगा? -1। तो यह आउटपुट देगा -1 और आउटपुट देगा 1। जब पॉजिटिव नंबर डालेंगे और 0 पर वैल्यू क्या देगा? सर 0 पर वैल्यू देगा 0। और ये आप समझते हैं इन ब्लैंक डॉट का मतलब? बिल्कुल सर, आपने बताया था ब्लैंक डॉट का मतलब क्या है। इन ब्लैंक डॉट का मतलब है, इन ब्लैंक डॉट का मतलब है कि वैल्यू कहाँ मिलेगी? सर इन ब्लैंक डॉट का मतलब है कि वैल्यू ना तो ऊपर मिलेगी ना नीचे मिलेगी, बल्कि कहाँ मिलेगी? 0 पर वैल्यू 0 पर ही मिलेगी, यानी 0 होगी। द वैल्यू एट 0 विल बी 0। इसी तरीके से आगे देखा जाए तो 1 पर, किसी भी पॉजिटिव नंबर पर वैल्यू हमेशा 1 आएगी, और नेगेटिव नंबर पर वैल्यू हमेशा -1 आएगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डोमेन ऑफ सिग्नम ऑफ एक्स, डोमेन ऑफ सिग्नम एक्स, सर इसकी डोमेन हो जाएगी पूरा R। क्यों? पॉजिटिव रखोगे तो 1 आएगा, आउटपुट दे रहा है। नेगेटिव रखोगे -1 आएगा तो भी आउटपुट दे रहा है। 0 रखोगे तो 0 आएगा तो भी आउटपुट दे रहा है। यानी हर इनपुट पर आउटपुट दे रहा है, चाहे x कुछ भी हो। और रेंज क्या होगी? सर रेंज सिर्फ 3 नंबर होंगे, -1, 0 और 1। सिर्फ 3 नंबर रेंज आएगी, -1, 0 और 1, क्योंकि यही 3 नंबर इसके आउटपुट में आ रहे हैं। -1 आ रहा है, 0 आ रहा है और 1 आ रहा है। नोट करने वाली बात यह है, अगर मान लो आपको चाहिए सिग्नम ऑफ सिग्नम एक्स, जरा देखो सिग्नम ऑफ सिग्नम एक्स क्या होगा। अगर x पॉजिटिव हुआ, सिग्नम के अंदर सिग्नम है, सनम के अंदर सनम, क्या बात, सिग्नम के अंदर सिग्नम। तो अगर x पॉजिटिव हुआ तो आप मुझे बताओ सोचकर, क्या
तो आप मुझे बताओ सोच कर के ये क्या बन जाएगा सर, सिग्नम 1 बन जाएगा। क्यों? अगर x पॉजिटिव है तो अंदर वाला जो हमारे पास सिग्नम है उसका आंसर कितना आ जाएगा सर, 1 आ जाएगा x ग्रेटर देन 0 पर। अच्छा 0 पर क्या आएगा सर, 0 पर अंदर वाला सिग्नम आंसर दे देगा 0, तो ये बन जाएगा सिग्नम ऑफ 0। अच्छा x अगर 0 से छोटा हुआ तो सर ये बन जाएगा सिग्नम ऑफ -1। तो जरा ध्यान से समझें, अगर x 0 से बड़ा हुआ, x 0 से बड़ा हो तो ये सिग्नम का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, काजू पिस्ता बादाम खाने की जरूरत नहीं समझने के लिए, ऐसी समझ में आ जाएगा। जब x 0 से बड़ा होगा तो इसका आंसर 1 आएगा, तो ये बन गया सिग्नम 1। जब x 0 होगा तो ये सिग्नम 0, जब x 0 से छोटा होगा तो सिग्नम ऑफ -1। अब सिग्नम 1 कैसा नंबर है सर, पॉजिटिव, तो कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या आ गया 1, जब x 0 से बड़ा है। अच्छा 0 पर सिग्नम ऑफ 0 क्या देगा सर, 0। और -1 कैसा नंबर है सर, नेगेटिव, तो इसका आंसर क्या आएगा -1, x लेस देन 0 पर। अरे भैया सर ये तो वापस वही आ गया है सिग्नम x, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिग्नम के अंदर सिग्नम इज इक्वल टू सिग्नम ओनली। तो IIT क्या कर सकता है या जेईई मेंस क्या कर सकता है, जेईई मेंस ऐसे कर सकता है, देखो आजकल बहुत शौक चढ़ा हुआ है उन्हें, क्या ऐसे लिख दे, सिग्नम के अंदर सिग्नम के अंदर सिग्नम के अंदर x। तो बताओ ये फंक्शन क्या बन गया सर, ये 2 बार लगा लो 3 बार लगा लो वापस, ये तो सिग्नम x ही लगा है। हमें डराना मत, छोटा बच्चा जान के हमको आंख ना दिखाना रे। बिल्कुल सर, समझ में आ गया। क्यों? 3 बार सिग्नम के अंदर सिग्नम लगाओ, कितना भी सिग्नम के अंदर सिग्नम लगाओ तो आंसर वो सिग्नम x ही है, यानी हम डरेंगे नहीं, हम क्या बोलेंगे, सिग्नम ऑफ सिग्नम x इज सिग्नम x। तो कल को IIT क्या करेगा, सिग्नम के अंदर सिग्नम के अंदर सिग्नम के अंदर सिग्नम डैश 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 2023 टाइम्स 2023 टाइम्स ऑफ x। तो डरना मत, क्या हो जाएगा, सिग्नम x ही तो हो जाएगा, क्योंकि सिग्नम के अंदर सिग्नम का मतलब सिग्नम ही होता है वापस। बिल्कुल सर, ये बात अच्छे से समझ में आ गई, खोपड़ी में यह नोट बिल्कुल बैठ गया। अच्छा एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं तुम्हें कहूं कि y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ ln x का ग्राफ बना दो, सिग्नम ऑफ ln x, सिग्नम के अंदर कौन है ln x, तो आपको यह पता होना चाहिए कि इसका आंसर 1 आएगा जब ln x पॉजिटिव होगा, और इसका आंसर 0 आएगा जब ln x 0 होगा, क्योंकि सिग्नम के अंदर का सामान जब 0 तो 0, और ln x जब नेगेटिव होगा तो इसका आंसर -1। तो पहले तुम सोच लो ln x, जरा दिमाग में सोचो, दिमाग में क्या सोचेंगे, ln x। सर ln x हमें याद है, अब तो तीसरी बार चौथी बार करवा रहे हो सर आप, ये है ln x, ये है ln x। यहां वाला हिस्सा, ये सारी वैल्यूज कैसी हैं सर, ये सारी वैल्यूज नेगेटिव हैं, और 1 पर वैल्यू कितनी है 0, यानी कि 0 से 1 तक लॉग की वैल्यू नेगेटिव आती है। तो इसलिए अगर कोई बोले सिग्नम ऑफ ln x का ग्राफ बनाओ तो कैसे बनाएंगे सर, 0 से लेकर 1 के बीच में, 0 से लेकर 1 के बीच में, तो वैल्यू 0 पर तो डिफाइंड ही नहीं है, तो 0 पर सिग्नम ऑफ ln x भी डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि 0 पर ln x इज नॉट डिफाइंड, तो सिग्नम इज नॉट डिफाइंड। और 0 से 1 के बीच में वैल्यू क्या रहेगी सर, 0 से 1 के बीच में वैल्यू रहेगी -1, और 1 पर आकर कितनी हो जाएगी सर, 1 पर आकर लॉग हो जाएगा 0, तो सिग्नम वैल्यू देगा 0, तो ये 1 पर, और ये वैल्यू क्या है -1, और फिर 1 के आगे चलते ही वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, तो सिग्नम आंसर कैसा देना शुरू कर देगा सर, सिग्नम आंसर देना शुरू कर देगा पॉजिटिव। तो सिग्नम आंसर कैसा देना शुरू कर देगा, पॉजिटिव, यानी वैल्यू सिग्नम आंसर कैसा देगा, 1 देना शुरू कर देगा। 1 क्यों, क्योंकि सिग्नम के अंदर का सामान कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो ये आ गया। सो दैट इज द ग्राफ ऑफ सिग्नम ऑफ ln x। सो दैट इज द ग्राफ, इस तरह का ग्राफ बनेगा। क्या सर इधर ग्राफ नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि फंक्शन 0 के लेफ्ट में डिफाइंड ही नहीं होगा, क्योंकि लॉग के लिए x का 0 से बड़ा होना जरूरी है, तो लेफ्ट साइड में ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सो दैट इज इट। अगर मैं आपसे इसकी डोमेन पूछूं, डोमेन, ये किसका ग्राफ बनाया, ये ग्राफ बनाया सिग्नम ऑफ ln x का, दिस इज द ग्राफ ऑफ सिग्नम ऑफ ln x। तो सिग्नम ऑफ ln x का ग्राफ है भाई ये, सिग्नम ऑफ ln x, SGN ऑफ ln x का ग्राफ है। तो अगर मैं आपसे इसकी डोमेन पूछूं, सर डोमेन क्या होगी, सर डोमेन होगी 0 से इन्फिनिटी, और रेंज क्या होगी सर, रेंज होगी, रेंज विल बी सिर्फ 3 नंबर, -1, 0 और 1, दिस विल बी द डोमेन।
बिल्कुल ये क्लियर हुआ? हाँ सर समझ में आ गया, ये रेंज हो गई, ये डोमेन हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर। लेट अस कम डाउन टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो चलिए देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ऐसे डिनोट करते हैं, और इसका आउटपुट क्या होता है वो समझें। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या होता है? देखिए दो बातें होंगी, एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, दो बातें होंगी, या तो एक्स इंटीजर होगा या फिर एक्स इंटीजर नहीं होगा। एक्स डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, या फिर एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर एक्स इंटीजर नहीं है तो आप कोई भी नंबर दे दो रियल लाइन पर और वो इंटीजर नहीं है, तो पक्की बात है वो दो इंटीजर्स के बीच में होगा। बिल्कुल सर, वो दो इंटीजर्स के बीच में होगा। जैसे आपने मुझे 2.5 दे दिया तो 2 और 3 के बीच में है। सर √2 दे दूं तो 1 से 2 के बीच में है। सर √5 दे दूं तो सर 2 से 3 के बीच में है। √10 दे दूं तो 3 से लेकर 4 के बीच में है। तो अगर कोई भी नंबर इंटीजर नहीं है तो वो दो इंटीजर्स के बीच में होगा, और अगर कोई नंबर इंटीजर है तो फिर तो कहना ही क्या। तो जैसे मान लो x है वह n के बराबर है, जहां n क्या है? इंटीजर। ध्यान रखें n क्या है? इंटीजर। n इज एन इंटीजर। तो अगर इंटीजर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो दो इंटीजर के बीच में होगा। तो ऐसी स्थिति में जब x इंटीजर होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे मिलता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाता है n। यानी आप क्या करेंगे? x से लेफ्ट की तरफ चलेंगे। किस तरफ चलेंगे? लेफ्ट की तरफ। कहां पर? नंबर लाइन पर। कहां पर? नंबर लाइन पर। ये क्या है? नंबर लाइन है। सो यू विल मूव टू द लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन, और जो सबसे पहला इंटीजर आपको दिखाई देगा बस वही इसकी वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि x के लेफ्ट में चलने पर जो भी इंटीजर्स आएंगे वो इससे कम ही होंगे, वो सारे के सारे इससे कम होंगे। इसके पीछे आएगा n-1, n-2, n-3, और उन सब में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा होगा? n। बस वही आंसर होगा। यानी लेफ्ट में चलने पर जो सबसे पहला इंटीजर होगा वही इसकी वैल्यू होगा। इसीलिए क्या लिखा? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। क्यों? एक्स के पीछे जाने पर जो भी इंटीजर्स मिलते हैं वो एक्स से छोटे मिलते हैं, और उन सब में सबसे बड़ा कौन होता है? एन होता है। इसीलिए इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। क्यों? कई बार लेफ्ट में जाना नहीं पड़ता, इक्वल टू एक्स भी आ जाता है, वही का वही आंसर आ जाता है। तो इस केस में भी ग्रेटेस्ट इंटीजर एन ही आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ? अगर n इंटीजर है तो भैया जो डाला था वही बाहर मिल जाएगा, और अगर n इंटीजर नहीं है तो लेफ्ट में चलो, जो सबसे पहला इंटीजर आपको दिखाई देगा मिलेगा वही ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.1 पूछूं, 2.3 पूछूं, तो आप क्या करोगे? सर 2.3 इंटीजर नहीं है सर, दो इंटीजर के बीच में होगा, 2 और 3। लेफ्ट में चलोगे, सबसे पहला इंटीजर क्या मिलेगा? 2.3। तो अगर मैं आपसे 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछूं तो क्या बोलोगे? 2। अगर मैं आपसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.9 पूछूं तो 2.9 सर यहां आएगा। 2.9 से कहां चलेंगे? लेफ्ट में। 2.9 यहीं आएगा, सो हियर विल बी 2.9। तो कहां चलेंगे? लेफ्ट में। सबसे पहला इंटीजर सर 2, ये आ गया। अच्छा, अगर मैं 10.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछूं सर 10। अब जरा संभल के बोलना। -1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? सर -1.1, -1 से पीछे होगा, -2 के बीच में होगा। कहां चलेंगे? लेफ्ट में। तो क्या आ गया? -2। ये कितना होगा? -2। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई क्या होगा? सर पाई है 3.14 की वैल्यू होती है लगभग 3 और 4 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया? 3। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस पाई क्या होगा? सर वो होगा -4। माइनस पाई क्यों? क्योंकि माइनस पाई जो होगा वो -3 और -4 के बीच में होगा। तो लेफ्ट में चलेंगे तो आंसर -4 आ जाएगा। सो दैट विल बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -पाई। तो यह हमें अच्छे से समझ में आया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है। तो निचोड़ क्या हुआ? अगर x इंटीजर है तो जो है वही आंसर हो जाएगा, और अगर इंटीजर नहीं है तो हमेशा कहां चलेंगे? नंबर लाइन पर, लेफ्ट में। और जो सबसे पहला इंटीजर हमें मिलेगा बस वही इसकी वैल्यू हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू। वही इसकी वैल्यू बन जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू इट्स वैल्यू। आई होप ये क्लियर हो गई बात। बिल्कुल, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब जरा सोच के बताएं कि अगर x 0 से 1 के बीच में हो, अगर x 0 से 1 के बीच में हो, x कहां हो? 0 से लेकर
1 के बीच में, कोई भी नंबर है 0 से 1 के बीच में, तो आप मुझे बताओ उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा। सर 0 से 1 के बीच में अगर कोई भी नंबर है तो हमेशा लेफ्ट में चलेंगे और सबसे पहला इंटीजर जो हमें मिलेगा वह 0 मिलेगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। अच्छा 0 पर भी क्या आएगा सर, 0 पर 0 आएगा। अच्छा अगर x 1 से 2 हो, 1 से 2 हो, 1 पर क्लोज 2 पर ओपन, तो आप मुझे बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा। सर 1 से 2 के बीच में यानी इधर होगा, और फिर हम किधर मूव करेंगे, हम मूव करेंगे लेफ्ट में, लेफ्ट में मूव करेंगे, सबसे पहला इंटीजर जो हमें मिलेगा वो है 1, तो इस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हो जाएगा सर 1। अच्छा अगर x 2 से 3 हो, 2 से 3, अच्छा 1 पर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही आएगा, लेकिन 2 पर 1 नहीं आएगा, तो 2 से 3, तो इसमें यहां होगा, और हम कहां मूव करेंगे, हम मूव करेंगे लेफ्ट में यहां, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा सर, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 2। अच्छा अगर x -1 और 0 के बीच में हो, तो यानी वो कहाँ है सर, ये 0 है, ये है -1 है, वो यहाँ है इस रीजन में, तो अगर वो इस रीजन में है तो हमेशा कहाँ चलेंगे, लेफ्ट में चलेंगे। -1 हुआ तो -1 ही आंसर आ जाएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इस केस में हमेशा -1 होगा, क्योंकि लेफ्ट में जब चलेंगे, चाहे यहाँ से चलें चाहे यहाँ से चलें, हमेशा जब लेफ्ट में चलेंगे तो सबसे पहला इंटीजर जो हमें मिलेगा वो -1 ही मिलेगा, तो ये -1। अच्छा अगर x -2 से -1 हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा, सोच के बताओ तुम खुद। सर ये -2, ये -1, लेफ्ट में मूव करेंगे तो -2 आएगा। ये आ गई कुछ कुछ बातें, बिल्कुल सर, ये सारी बातें हमें अच्छे से समझ में आई। आओ अब इसी बात पर इसका ग्राफ बना देते हैं। तो अगर मैं देखूं जब x 0 होगा, 0 पर वैल्यू 0 ही आएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर की। अच्छा फिर 1 पर वैल्यू, सर 1 पर तो वैल्यू 1 आ जाएगी, तो 1 पर तो यहाँ तक तो 0 ही रहेगा, कब तक, 1 तक, लेकिन 1 पर वैल्यू 0 नहीं आएगी। 1 पर वैल्यू क्या आएगी सर, 1 पर वैल्यू आएगी 1, तो ये ग्राफ ऐसा बन गया। ये कब से कब तक रहेगा सर, ये वैल्यू 1 रहेगी, ये वैल्यू कितनी रहेगी बेटा, 1 रहेगी, कब, जब x 1 से 2 के बीच में हो, लेकिन 2 पर वैल्यू 1 नहीं आएगी, 2 पर वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, और कब तक 2 बनी रहेगी, 3 तक। सो दिस वैल्यू विल बी 2 टिल व्हाट, टिल 3, यानी जब तक x 3 नहीं हो जाता तब तक ये वैल्यू 2 ही रहेगी, तो यानी ये है 2, और 3 पर वैल्यू यहां नहीं मिलेगी, 3 पर वैल्यू ऊपर मिलेगी, तो ये वैल्यू हो गई 2, तो 2 पर ये, तो ऐसा ग्राफ बन रहा है कुछ, हाँ सर सीढ़ी जैसा बनना है सर, गजब। तो इसी तरह 3 पर वैल्यू अगर देखेंगे तो 3 पर वैल्यू 3 आएगी, और वो 3 कब तक बनी रहेगी, जब तक x क्या नहीं बन जाता, जब तक x 4 नहीं बन जाता, जब तक x 4 नहीं बन जाता, यानी ये 3 और यहाँ पर ओपन, तो ये वैल्यू कितनी रहेगी, सो दिस वैल्यू विल बी 3। सो दैट इज द काइंड ऑफ ग्राफ, दैट इज द काइंड ऑफ ग्राफ दैट वी हैव। तो ये वैल्यू हो गई यहाँ पर, इसको बढ़ा देते हैं थोड़ा आगे तक, बिल्कुल, और ये वैल्यू यहाँ पर 4, ठीक है। अब इधर आ जाओ नेगेटिव में, -1 से 0 के बीच में वैल्यू है -1, तो -1 से 0 के बीच में वैल्यू है -1, लेकिन 0 पर वैल्यू 0 है, तो 0 पर यहाँ क्या आ गया, ब्लैंक डॉट, और -1 पर वैल्यू -1 है। सो दैट इज द काइंड ऑफ ग्राफ हियर दैट वी हैव। फिर उसके बाद ये ग्राफ हो गया, ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू कितनी हुई सर, यह वैल्यू हो गई, ये -1 थी, अब -1 से -2 के बीच में, -1 से -2 के बीच में वैल्यू हमेशा कितनी रही, -2, तो ये -2। फिर अगर और बनाना है तो और बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, और यह अगर ऐसे बन गया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये -2 पर वैल्यू कहाँ मिलेगी, थोड़ा सा आगे खिसका देते हैं, हाँ अब सही है, -2 पर वैल्यू ये यहाँ, -2 के बाद -3, इफ आई टॉक ऑफ -3, तो ये -3, तो ये वैल्यू -3 मिलेगी, -3 ऐसा हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं इसका ग्राफ कैसा है, इसका ग्राफ सीढ़ियों जैसा है, इसलिए इसको कहते हैं स्टेप अप फंक्शन, स्टेप अप
फंक्शन भी कहते हैं, स्टेप अप फंक्शन कहते हैं, या फिर कई बार हम इसे स्टेयर केस फंक्शन भी कहते हैं, स्टेयर केस फंक्शन, स्टेयर केस फंक्शन, स्टेयर केस होता है सीढ़ियाँ, तो स्टेयर केस फंक्शन, तो ये भी एक स्टेयर केस फंक्शन है, या फिर स्टेप अप फंक्शन है, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। और एक चीज़ और देखें, ये फंक्शन कभी भी डिक्रीज नहीं करता, लगातार या तो कांस्टेंट रहता है या इंक्रीज करता है। सो इट इज अ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, इट इज अ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। यह फंक्शन कैसा है? नॉन डिक्रीजिंग है, यानी ये कभी ना घटने वाला फंक्शन है, यानी ये फंक्शन या तो बढ़ेगा या कांस्टेंट रहेगा। तो इट इज अ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, ये बात ध्यान रखें, ये नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, यानी कि अगर x y से बड़ा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y से बड़ा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है, या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। क्यों? डिक्रीज नहीं करता, यानी या तो इंक्रीज करेगा या कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसा होगा? बराबर होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर 1.3 इज ग्रेटर दैन 1.2, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.3 इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2। बिल्कुल सर। और अगर मैं 5 ग्रेटर दैन से 3.5 करूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5 विल बी ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.5। तो बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, लेकिन छोटा नहीं होगा। नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, कभी ना घटने वाला फंक्शन है। आइए अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखते हैं। ग्राफ देख लिया, अच्छा डोमेन भी बता दो। चलो भाई इसकी डोमेन क्या होगी? व्हाट इज द डोमेन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स? डोमेन सर इसकी डोमेन होगी पूरा R। डोमेन तो हो गई पूरा R, सो दैट इज द डोमेन। अच्छा रेंज क्या होगी? सर रेंज हो गई सिर्फ क्या आया? 1 आया, 2 आया, 3 आया, 0 आया, -1 आया, -2, -3, यानी रेंज होगी इंटीजर्स। रेंज क्या होगी? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, दैट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो डोमेन हो गई पूरा R और रेंज हो गई सेट ऑफ इंटीजर्स। और ये ग्राफ किसका बनाया था भाई हमने? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का। अब इसकी प्रॉपर्टीज, सबसे पहली जो हम प्रॉपर्टी यहां पढ़ रहे हैं वह प्रॉपर्टी है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हमेशा x से छोटा होता है और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 से और x खुद ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 से छोटा होगा। और बाकी जो आप देख रहे हो ये सब इसी का रूप है दोबारा से। तो जरा पहले इसको देखो, यानी यह मुद्दा इंपॉर्टेंट है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हमेशा x से छोटा होता है या बराबर होता है। ऐसा क्यों? देखो यह x है, अगर ये इंटीजर नहीं है तो ये दो इंटीजर के बीच में मिलेगा। हाँ सर, तो क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर? सर n होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x तो n होगा, सही बात है। n विल बी इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और यह पक्का जो है वह x से छोटा है। हाँ सर ये छोटा हो गया, तो x जो हो गया मतलब ये हमेशा x से छोटा हो गया, मैंने उल्टा लिख दिया ना, ये x से छोटा होगा, यह x से छोटा होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x से छोटा हुआ। अच्छा बराबर भी हो सकता है क्या? हाँ बराबर भी हो सकता है। कब? अगर x बराबर n ही हो जाए, x इंटीजर हो जाए, तो उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और x बराबर हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हमेशा x से छोटा होता है। छोटा कब होगा? जब x इंटीजर नहीं होगा। और बराबर कब हो जाएगा? जब x इंटीजर होगा। तो इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x या तो x से छोटा रहेगा, क्योंकि हमेशा लेफ्ट में चलने पर मिलता है। ध्यान रखें नंबर लाइन पर जैसे जैसे हम लेफ्ट में चलते हैं नंबर्स छोटे होते जाते हैं। नंबर्स कैसे होते जाते हैं? छोटे होते जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x n के बराबर है, और वो कैसे मिला? x से लेफ्ट में चलकर मिला। तो जो n यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आई वो पक्का x से छोटी होगी, तो छोटी हो गई। बराबर कैसे हुई सर? अगर x खुद इंटीजर होता तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू n के बराबर ही आ जाती, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x उस केस में x के बराबर ही हो जाता। तो इसलिए हम इन दोनों को मिलाएं, तो इन दोनों को मिलाकर यहां लिख देता हूं, चलो मैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। n क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है इस केस में, और वो पक्का x से कम है। और यहां पर x अगर, ये तो कब है? जब x इंटीजर नहीं है, और ये कब है? जब x इंटीजर है। तो इन दोनों को अगर मिलाया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू x। ये हमेशा x से छोटा या बराबर होता है।
फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इस केस में है n, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस दिस विल बी इक्वल टू n प्लस 1। तो n प्लस 1 और x में बड़ा कौन? n प्लस 1 और x में n प्लस 1 में सर n प्लस 1 बड़ा है, n प्लस 1 बड़ा है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि n प्लस 1 जो कि 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है वो पक्का x से बड़ा है। यस सर। और इस केस में भी देख लो, n प्लस 1 पक्का x से बड़ा होगा, क्योंकि n प्लस 1 कहाँ होगा सर? यहाँ होगा n प्लस 1। n प्लस 1 तो बड़ा होगा x से, बिल्कुल। तो n प्लस 1 x से बड़ा है, और n क्या था? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 हमेशा x से बड़ा आएगा। तो इन दोनों से, किन दोनों से? इससे और इससे क्या कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 हमेशा x से बड़ा होता है, वो हमेशा x से बड़ा होता है। क्या ये खोपड़ी में आया या नहीं आया? सर थोड़ा थोड़ा आया, थोड़ा सा कठिन है, तो थोड़ा कठिन लगेगा थोड़ा सा ये वाला पार्ट। क्या x अगर इंटीजर नहीं है तो दो इंटीजर के बीच में होगा? बिल्कुल सर, ये बात तो क्लियर है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा इस केस में? n हो गया। n x से बड़ा होगा कि छोटा होगा? सर छोटा होगा। तो n x ग्रेटेस्ट इंटीजर x के बराबर है, वो x से छोटा हो गया। तो यहां तो ये आ गया अगर x इंटीजर नहीं है, और अगर x इंटीजर है तो x बराबर क्या होगा? n। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या हो जाएगा? वापिस n ही आ जाएगा, यानी x ही होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या हो जाएगा? n, और n ही क्या है? x, क्योंकि x इंटीजर है। तो यहां से देखकर हम कह सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x या तो x के बराबर है या x से छोटा है। तो इसको मिला कर हमने यह कह दिया। ये तो क्लियर हो गया सर, ये तो क्लियर हो गया, दिस इज क्लियर। अब इसकी बारी। n प्लस 1 x से बड़ा है? हाँ सर, n प्लस 1 x से बड़ा है, लेकिन n क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, n की जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर रख दिया, वो किससे बड़ा आ गया? x से बड़ा आ गया। बिल्कुल सर। कब? जब x इंटीजर नहीं है। अब जब x इंटीजर है तो n प्लस 1 पक्का x से बड़ा है? हाँ सर। और फिर से n किसके बराबर है? ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 फिर से किससे बड़ा हो गया? x से। यानी कुल मिलाकर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस x हमेशा x से बड़ा होगा। इन दोनों को अब हम कह सकते हैं मिलाकर कि x की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x से बड़ी या बराबर, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 से छोटी होती है। बिल्कुल क्लियर हो गया सर। तो यह समझ में आ गया? हाँ सर, यह समझ में आ गया। अब यह जो लिखा है, यह नए पैकेट में बेचे हम तुमको चीज पुरानी, तुमको चीज पुरानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। अब देखो, ये हो गया पहले का प्रूफ, हमने बता दिया आपको, प्रूफ फॉर फर्स्ट। अगर मैं इसका सेकंड पार्ट की बात करूं तो मेरे पास क्या आ गया? जरा देखो, x इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1, लेस देन x इज लेस देन दिस, ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर। पूरे में से ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस कर दो, तो यहां हो जाएगा 0, यहां हो जाएगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन 1। ये क्या बात! तो ये कैसे आया? सबट्रैक्ट क्या कर दिया? सबट्रैक्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर x फ्रॉम ऑल साइड्स। तो ये आ गया अपने पास। बिल्कुल सर, ये थर्ड वाली आ गई। ये कहां यूज होगी? सैंडविच थ्योरम में, लिमिट्स में यूज होगी ये बात। कहां? सैंडविच थ्योरम में ये यूज होगी, ध्यान रखना। फिर दूसरी बात, सर ये तो प्रूव हो गया। ये कौन सी बात आ गई? ये थर्ड पार्ट आ गया, ये सी पार्ट आ गया। ये कौन सा पार्ट आ गया? सी पार्ट। और यह कौन सा पार्ट था? सर यह था हमारा ए पार्ट। ये तो ए पार्ट हो गया, ये ए पार्ट हो गया। अच्छा, बी पार्ट कैसे आएगा? बी पार्ट भी देख लो, लाओ बी पार्ट यहां देखते हैं। बी पार्ट कैसे प्रूफ करेंगे? बी पार्ट देखो, बी पार्ट के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ये है ना हमारे पास। हाँ सर, तो फिर से लिख लेते हैं, x ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x लेस देन x प्लस 1। तो अगर मैं यहां बात करता हूं ग्रेटेस्ट, इसको लेता हूं, तो इसको क्या लिखूंगा? x लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन x माइनस 1। ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल सर, इसी को ऐसे लिख सकते हैं। चलो अब इसको लेते हैं, तो इसको क्या लिख सकता हूं? ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस देन इक्वल टू x। हाँ सर, इसको ऐसे लिख सकता हूं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऊपर कहां तक जाएगा? सर x तक जाएगा, और नीचे x माइनस 1।
गजब सर, ये तो वही की वही चीज दोबारा से लिख दी, यानी ए का ही सारा कमाल है, बी और सी तो ए और ए का ही दूसरा लिखा हुआ रूप है, यह ए का ही दूसरा लिखा हुआ रूप है। दीज आर नथिंग बट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए। सेकंड, एक्स प्लस एम का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये याद रखो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस एम ये हो जाता है m प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, यानी m कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर 3.14 प्लस 7, तो हम क्या कह रहे हैं, 7 बाहर आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.14 बच जाएगा, तो कितना आ गया, 7 प्लस 3 दैट इज 10। और अगर इसे सीधा सीधा करके देखते तो ये हो जाता सर 10.14, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी कितना आता, 10, एक ही बात है। यानी 7 कहां लाया जा सकता है, बाहर लाया जा सकता है। तो इंटीजर अगर अंदर एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में हो, क्योंकि m इज एन इंटीजर, m क्या है, इंटीजर है, तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे 3.14, जैसे अगर मैं कह दूं 3.14 माइनस 7, तो क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.14 और माइनस 7 बाहर, क्योंकि ये ग्रेट इंटीजर है, ये बाहर आ गया, तो कितना हो गया, 3 माइनस 7 माइनस 4, और डायरेक्ट करते तो यह आता माइनस का 3.86, देख लेना भाई एक बार, माइनस का 3.86, हाँ सर यही आता। और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, -4, बात एक ही है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा कहाँ आ जाता है, इंटीजर अगर अंदर हो वो बाहर आ जाता है। -2 प्लस 3.5, तो क्या होगा सर, -2 बाहर आ जाएगा, प्लस 3.5 अंदर रह जाएगा, तो यह हो जाएगा -2 प्लस 3 यानी कि 1। तो क्या याद रखना है कि m अगर अंदर एक इंटीजर जुड़ा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, तो वो इंटीजर कहां आ जाता है, बाहर आ जाता है। ये क्लियर हुआ, बिल्कुल सर, ये क्लियर हो गई बात। इसी कारण से अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर हो तो को बताना ये कितना होगा, सर ये क्या है, इंटीजर, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर हमेशा इंटीजर आता है, तो ये क्या है, इंटीजर, तो ये कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और अंदर क्या बच जाएगा, सर ये बच जाएगा, और ये क्या बन गया, 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। गजब, x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ये हो गया। अच्छा अब बताना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इंटीजर के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका आंसर क्या होगा, सर इसका आंसर तो ये भी आपने ऊपर प्रूफ किया, ये हो गया x प्लस 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और ये फिर से इंटीजर होगा। ये इंटीजर क्यों होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर हमेशा इंटीजर ही आता है। 2.1 रख 2 आएगा, 3.1 रख 3 आएगा, 7.1 रख 7 आएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर हमेशा इंटीजर आएगा, तो ये भी कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना हो गया, 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो कहने का मतलब अगर एक 3 बार लिखा है तो 3 बार, 2 बार लिखा है तो 2 बार, ये हो गया। तो ये छोटी सी बात याद रखें, कभी भी काम आ सकती है। क्लियर हो गया, हाँ सर ये बात अच्छे से समझ में आ गई। और अब हम आगे देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, अगर इनको कभी ऐड किया जाए तो अगर x इंटीजर है तो आंसर आएगा 0, और अगर x इंटीजर नहीं है तो आंसर आएगा -1। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि अगर मैं माइनस का 3 अगर x को ले लेता हूँ 3.5 या 3.6, तो प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3.6, खुद देखो 3.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, उसका -4, तो -1 आ गया आंसर। अगर मैं ले लूँ -2 और एक 2, इन दोनों ग्रेटेस्ट इंटीजर देखो, इसका -2 और उसका 2, दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ गया, 0। यानी कहने का मतलब जब इंटीजर होगा तो वैल्यू 0 आएगी, और जब इंटीजर नहीं होगा तो वैल्यू -1 आएगी। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं फॉर दैट मैटर। अगर मैं लिखूं √2 ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -√2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सर इसकी वैल्यू तो होगी 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.414 लेफ्ट में चलोगे, ये -1.414 लेफ्ट में चलोगे तो -2, तो -1 आ गया, ये भी -1 आ गया। और फोर्थ जो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, इसे हम कहते हैं हर्माइट्स आइडेंटिटी। हर्माइट्स आइडेंटिटी, हर्माइट्स आइडेंटिटी क्या है, याद रखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/n
प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 अपॉन n प्लस सॉन अप टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n माइनस 1 अपॉन n। यह होता है n टाइम्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, जहां n कोई नेचुरल नंबर है, वेर n इज अ नेचुरल नंबर। और x क्या है? x कैन बी एनीथिंग, x कैन बी एनी रियल नंबर। So that is Hermite's identity. X plus greatest integer of x plus greatest integer of x plus 1 by n, greatest integer of x plus 2 by n, greatest integer of x plus n minus 1 by n। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है n times greatest integer of x। So you should remember this identity। तो कुल मिलाकर निचोड़ क्या हुआ? सर बहुत ज्यादा हो गया है ये, तो निचोड़ देखो क्या क्या याद रखना है। याद ये रखना है बाबूआ, सबसे पहला चीज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हमेशा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हमेशा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हमेशा x से छोटा होता है, और ये छोटा होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 से। पहली चीज तो ये, हाँ सर ये तो याद हो गई, सैंडविच थ्योरम में काम आएगी। दूसरी ये कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ m प्लस x, तो m बाहर आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x रह जाएगा, जहां m क्या होना चाहिए? कोई इंटीजर। और तीसरी बात, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x इतना होता है सर 0 अगर x इंटीजर है, और नहीं तो -1 अगर x इंटीजर नहीं है। और फोर्थ, हर्माइट्स आइडेंटिटी, हर्माइट्स आइडेंटिटी। तो बस यह हो गया इस पूरे का निचोड़। क्या गजब सर। सो दिस इज द समरी ऑफ व्हाट वी हैव डन इन ग्रेटेस्ट इंटीजर, जहां x कोई रियल नंबर और n एक नेचुरल नंबर। सो दिस इज द निचोड़ ऑफ व्हाट वी हैव डन। तो ये पूरा निचोड़ हो गया। हाँ सर, बस ये 4 पॉइंट याद रखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर मुट्ठी में। बिल्कुल क्लियर हुआ? हाँ सर, एक एक पॉइंट क्लियर हो गया है। आइए इसे देखते हैं यूज करके। जेई मेन ऑनलाइन 2019 में ये प्रॉब्लम आया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1/3, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1/3 -100, -1/3 से -99/100, इसकी वैल्यू बतानी है। तो चलो देखते हैं। -1/3 और फिर -1/3 -1/100। फिर सर इसमें हर्माइट्स आइडेंटिटी नहीं लग सकती, क्योंकि वहां n प्लस था, वहां प्लस था, यहां क्या है? माइनस है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो ये तो चालाकी की ताकि बच्चा क्या ना लगा पाए, हर्माइट्स आइडेंटिटी। तो फिर -1/3 -2/100, और ये चलता जा रहा है कार्यक्रम। कब तक? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1/3 -99/100। अगर मैं इसकी वैल्यू देखूं, इसकी वैल्यू ये है 0.33 और माइनस का 0.99, माइनस का 0.33333, तो ये माइनस का 1.33 ऐसे कुछ आएगा, देखना जरा। हाँ सर ऐसे ही आएगा। तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 आएगा। तो बीच में कहीं ना कहीं पर -1.33 से कहां तक जा रहा है? -1.33 तक। तो बीच में कभी ना कभी यह -1 के आस पड़ोस से भी गुजरा होगा। हाँ सर, तो -1 कब बना होगा? तो इसका जो जनरल टर्म है, इसका जो जनरल टर्म है, जनरल टर्म है -1/3 -r/100। तो देखते हैं ये -1 कब होगा, यह -1 कब होगा। इसको अंदर वाली चीज को -1 रख देते हैं। तो -1 कब होगा? सर ये -1 होगा -r/100 इक्वल टू -2/3। तो माइनस से माइनस गया, r को रखेंगे 200/3, यानी जब r 66.66 इसके पास होगा, जब r इतना होगा, तब ये -1 बनेगा। यानी कहने का मतलब है इसके पहले तो हमेशा -1 से छोटा रहे, -1 से क्या रहेगा? -0.9 -0.8 इस तरह का नंबर रहेगा। और जैसे ही ये 66 को क्रॉस करेगा, ये -1 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि r जब 66 होगा तब ये -1 बनेगा। जैसे ही r 66 के ज्यादा आएगा तो ये -1 पॉइंट समथिंग बनना शुरू कर देगा। तो कहने का मतलब है यह -1, फिर ये -1 -1/100, और फिर -1/3 -2/100, और फिर ये कार्यक्रम चलता जाएगा कहां तक? 66 तक। जब तक ये 66 तक रहेगा,
तब तक यह 1 नहीं बनेगा, -1 नहीं बनेगा, यह हमेशा -1 से इधर ही रहेगा। -1 से इधर कर मतलब यह 0 और -1 के बीच में रहेगा, यानी यहां रहेगा। कब तक? 66 तक। जब तक R 66 होता है यह -1 से इधर ही रहेगा, क्योंकि 66 पर जाकर 66.66 पर जाकर यह क्या बन जाता है? -1। तो 66.66 तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि R तो क्या है? नेचुरल नंबर है यहां पर। तो फिर अगला आएगा 67। तो जैसे ही ये 67 बना, ये 1 के -1 के इधर कूद जाएगा, -1 पॉइंट समथिंग। जैसे 67 रख लो तो लिख लो तुम, तो -0.33 -0.67 -0.333 और +0.67 जोड़ के देख लो कितना होगा सर। ये हो जाएगा -1.00333, ऐसा कुछ हो जाएगा, जरा देख लो माइनस का। और ये भी माइनस का है भाई, यह भी माइनस का है, माइनस का 0.33 माइनस का 0.67, तो देख लो माइनस का 1.00333 ऐसा कुछ बन जाएगा। तो यानी यहां पर ये -1 को पार कर जाएगा, इधर आ जाएगा। तो -1 -67/100 और लास्ट में -1/3 -99/100। तो यानी लक्ष्मण रेखा कहां है सर? LOC यहां है, यहां है LOC। यहां तक ये हमेशा -1 से इधर रहेगा और इसके बाद ये -1 से उधर हो जाएगा। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, इसका भी -1, इसका भी -1, यहां तक -1। ये कितने ब्रैकेट लगे हैं सर? यह ब्रैकेट लगे हैं 1 से 66, तो 66 और +1 67। तो ये कितनी बार लिखा है सर? यह लिखा है 67 टाइम्स, 67 टाइम्स। फिर प्लस लास्ट में यहां आ जाओ, यह क्या होगा सर? ये -2 होगा। -2 क्यों होगा? क्योंकि लेफ्ट में चलेंगे तो सबसे पहला इंटीजर -2 मिलेगा। तो यहां भी -2 -2 -2 और लास्ट में -2। कितनी बार? 99 से 67 32, यानी 33 नंबर्स हो गए, 33 टाइम्स। अगर मैं तुमसे 1 से लेकर 10 तक की गिनती में कितने नंबर आते पूछूं तो तुम कहोगे सर 10 आते हैं। कैसे? 10 -1 तो 9 हुआ, एक अपनी तरफ से डालना पड़ता है। तो 67 से 99 माइनस किया 32 और एक अपनी तरफ से डालना पड़ा, यानी कितने नंबर हो गए? 33। तो आंसर हो गया कुल मिलाकर -1 × 67 -2 × 33, यानी -67 -66 -133। सो दैट इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। यानी कि आंसर आ गया बॉम्बे, बॉम्बे आंसर आ गया। बिल्कुल सर। तो हमने एक चीज और देखी कि बीच में कभी भी, बीच में अंदर वाला सामान कभी भी -1 नहीं बन पाया। 66.66 पर बनता, लेकिन 66.66 वैल्यू हो ही नहीं सकती थी। तो अंदर जो हमेशा रहा वो कभी भी इंटीजर नहीं बना, वो हमेशा क्या रहा? नॉन इंटीजर रहा। अंदर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो इंटीजर आना ही था, लेकिन अंदर हमेशा क्या बना? नॉन इंटीजर। इसको एक दूसरे तरीके से देखो, मस्त तरीके से, मेथड 2। हमें चाहिए -1/3 प्लस -1/3 -1/100, फिर -1/3 -2/100, फिर प्लस ऑन अप टू -1/3 -99/100। यही है? हाँ सर। हम क्या करते हैं, एक सम लेते हैं अपनी तरफ से 1/3, फिर 1/3 प्लस 1/100, फिर प्लस 1/3 प्लस 2/100 और फिर प्लस 1/3 प्लस 99/100। और इसमें क्या लग जाएगी? हर्माइट्स आइडेंटिटी। तो इसका जो सम होगा, इसका जो सम होगा वो होगा nx। n कितना है? 100। खुद देख लो हर्माइट्स आइडेंटिटी एक बार। हर्माइट्स आइडेंटिटी क्या थी? x प्लस 1/n। तो यहां 1/100, 2/100, फिर 99/100। तो आंसर क्या होगा? 100x। और x कितना है? 1/3। x कितना है? 1/3। तो इसका आंसर होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/3 इंटू 100। यानी इसका उत्तर क्या होगा पुत्र? सर ये 33 पॉइंट समथिंग आएगा, 33 होगा। कितना होगा? 33। अब इन दोनों को जोड़ दो। तो जब आपने जोड़ा तो s प्लस 33 और ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x।
और x इंटीजर नहीं है, तो कितना आया -1। कितना आया -1। क्यों? ये देखो फिर से देखो, क्या सर मस्त पढ़ाते हो जा रहा आप। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, अगर x इंटीजर नहीं है तो आंसर कितना आता है -1। तो अब यहां देखो गौर से, ये इंटीजर नहीं है और ये उसका नेगेटिव है, दोनों का ग्रेटेस्ट इंटीजर जोड़ा -1। ये इंटीजर नहीं है, इसमें ये जोड़ा इसका नेगेटिव, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जोड़ा तो -1। अगले वाला भी -1, और यूं ही चलते चलते लास्ट में भी क्या आ जाएगा -1। कितनी बार सर? यह जो -1 आएगा 1 से लेकर 99, तो 99 नंबर तो ये हो गए, और एक ये हो गया 100 बार आएगा, 100 टाइम्स। यानी इसका सम क्या हो गया -1 इंटू 100, तो कितना आ गया -100। तो s की वैल्यू क्या हो गई -100 -33, तो s हो गया -133। सो दैट इज द आंसर। बिल्कुल सर, क्लियर हो गया, आ गया समझ में। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जेई मेंस में आया जुलाई में 2021 में, क्या लिखा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, e की पावर x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। और देखो प्रॉपर्टी का क्या तकड़ा यूज है, ये होल स्क्वायर। सर इसमें इंटीजर एडिड है m प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो 1 बाहर आ जाएगा। क्यों? कारण क्या है? कारण यह है क्योंकि हमने पढ़ा था कि m प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x यह होता है दिस। तो यहां पर क्या है, यहां 1 एडिड था तो 1 बाहर आ गया, -3 इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ e की पावर x का होल स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -2 बराबर 0। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ e की पावर x को t मान लेते हैं, तो ये क्या बन गया? t स्क्वायर प्लस t -2 बराबर 0। हमें करना क्या है? हमें बतानी x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी। तो ठीक है, तो ये हो गया t प्लस 2 और t -1 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू या तो -2 आ गई या 1 आ गई। अब t क्या था? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ e की पावर x, या तो -2 होगा या फिर 1 होगा। या तो कितना होगा? -2, या फिर कितना हो जाएगा 1। या तो -2 होगा या फिर 1 हो जाएगा, या तो -2 या फिर 1। एक बार अच्छे से देख लो, एक बार अच्छे से देख लो आप इसको। तो यहां पर e की वैल्यू क्या आ गई? -2 और 1। e की पावर x का ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया -2 या फिर 1। अब सोच के देखो किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 कब होगा? किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 तब होगा जब वो नंबर कहां से कहां तक हो। सर वो नंबर हो -2 से लेकर -1 के बीच में। अगर वो नंबर -2 और -1 के बीच में है तो लेफ्ट में चलोगे हमेशा क्या मिलेगा? -2 मिलेगा। तो यानी कि e की पावर x होना चाहिए -1 और -2 के बीच में। अच्छा 1 कब होगा? सर जब e की पावर x 1 से 2 के बीच में होगा, क्योंकि लेफ्ट में चलेंगे अगर x 1 से 2 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर मुझे 1 चाहिए तो x कहां होना चाहिए? 1 से 2 होना चाहिए। x अगर 1 से 2 है तो हमेशा कहां से कहां होना चाहिए? 1 से 2 होना चाहिए। तो जब हम लेफ्ट में चलेंगे तो सबसे पहला जो इंटीजर हमें मिलेगा वो 1 ही मिलेगा, 2 पर क्लोज नहीं आएगा, क्योंकि 2 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 हो जाएगी। यह तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि e की पावर x का ग्राफ हमें मालूम है यह ऐसा होता है, y इक्वल टू e की पावर x, और जो इसकी रेंज आती है वो आती है 0 से इन्फिनिटी। 0 पर भी कैसा? ओपन, 0 से इन्फिनिटी। यानी इसके आंसर में कभी भी 0 से नीचे जाता ही नहीं है। तो e की पावर x -1 और 0 के बीच में होगा ही नहीं। तो e की पावर x 1 से 2 के बीच में है। अब तीनों में लॉग लगा दो, किस बेस पर? 1 बेस पर, तो e बेस पर, सॉरी e बेस पर लगाया। e क्या है? 1 से बड़ा, तो लॉग कैसा फंक्शन होगा? इंक्रीजिंग, यानी साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां आ जाएगा ln2। तो ये क्या हुआ? 0, और यहां आ गया x, ln e 1 हो गया, लेस देन ln2। यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई? सर x की वैल्यू आ गई 0 से लेकर ln2, या फिर यूं कहूं ln2 पर क्या लगेगा? ओपन। सो 0 से लेकर log2। सो दैट इज द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम, डी। ये समझ में आ गया? ये 0 हुआ क्योंकि ln ऑफ 1 0 होगा, ln ऑफ e की पावर x, x आगे आ गया, ln ऑफ e कितना हो गया? 1, और ln ऑफ 2 इसको हम लिख सकते हैं, मतलब ln ऑफ 2 यहां पर आ गया और यहां इक्वालिटी नहीं है तो वहां ओपन रह गया। तो ये हो गया 0 log2 टू द बेस e। सो दैट इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। अच्छे से क्लियर हुआ? और आपने देखा ग्रेटेस्ट इंटीजर की
प्रॉपर्टीज यहां यूज हो गई। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये वाली यूज हुई, ये वाली प्रॉपर्टी यूज हुई, फिर उसके बाद ये -2 कब होगा, ये देख लो -2 से -1, ये 1 कब होगा, 1 से 2 के बीच में। ये दो बातें यहां यूज हुई हैं। चलिए एक प्रॉब्लम फिर और करते हैं इसके बाद। आइए देखते हैं अगला प्रॉब्लम। तो अब अगले प्रॉब्लम की तरफ या अगले फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन डिफाइंड है gx बराबर फ्रैक्शनल x, दैट इज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। कैसे डिफाइंड है? x में से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x घटा दो, x में से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x घटा दो। तो x में से ग्रेटेस्ट इंटीजर x घटाने के बाद जो आएगा उसे क्या कहेंगे? फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे अगर मैं कहूं 5.7 का फ्रैक्शनल पार्ट बताओ, तो तुम क्या कहोगे? सर 5.7 में से क्या करोगे? सर 5.7 में से हम माइनस कर देंगे, मैंने क्या बोला इसका फ्रैक्शनल पार्ट, 5.7 में से आप माइनस कर दोगे 5.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो जब 5.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस करोगे तो 5.7 माइनस 5 यानी क्या बच गया? 0.7। अगर मैं कहूं -4.6 का फ्रैक्शनल पार्ट बताओ, तो 4.6 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? माइनस का 4.6 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -4.6 यानी कि -4.6 प्लस 5, क्योंकि इसका वैल्यू होगा -5, तो ये +5 हो गया और ये आ गया 0.4। अब सवाल उठता है इसकी डोमेन क्या होगी? सर डोमेन तो सब नंबर्स का फ्रैक्शनल पार्ट निकाल सकते हैं। डोमेन विल बी होल ऑफ आर। क्यों? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की डोमेन आर है तो इसमें कुछ भी पुट करो हमेशा ये वैल्यू देगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की फ्रैक्शनल पार्ट की डोमेन हो गई पूरा का पूरा आर। और रेंज के लिए जरा एक चीज देखो, रेंज के लिए एक चीज देखो क्या, कि अगर आप देखें हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं, अब यहां लिखते हैं हम क्या जानते हैं, हम क्या जानते हैं यहां बताते हैं। वी नो, हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी पढ़ी, क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर x हमेशा x से छोटा होता है और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + 1 इससे हमेशा बड़ा होता है। सब में से ग्रेटेस्ट इंटीजर x घटा दो तो ये आ गया। यहां क्या बचेगा? सर यहां बचेगा 0 और यहां आएगा 1। यह क्या है? सर ये तो फ्रैक्शनल x है। तो फ्रैक्शनल x की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगी, यानी इसका जो भी आंसर आएगा वो हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं रेंज ऑफ फ्रैक्शनल x, रेंज किसकी? फ्रैक्शनल x की जो रेंज होती है वो क्या होगी? क्लोज्ड 0 से ओपन 1, क्लोज्ड 0 से ओपन 1, दैट विल बी द रेंज ऑफ फ्रैक्शनल x। तो ये बात अच्छे से हमें याद होनी चाहिए कि रेंज क्या होती है फ्रैक्शनल x की? 0 से 1। डोमेन क्या होती है? पूरा r। अच्छा एक चीज और बताओ सोचकर, क्या सर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और x बराबर कब होगा? सर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और x बराबर सिंपल है सर, ये तो तब होगा जब x इंटीजर हो, क्योंकि इंटीजर नहीं होगा तब लेफ्ट में चलेंगे और इंटीजर है तो जहां है वहीं खड़े रहेंगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर x इंप्लाइज एंड इंप्लाइज बाय x बिलोंग्स टू इंटीजर। तो एक चीज ध्यान रखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और x बराबर कब होते हैं? जब x क्या होता है? इंटीजर होता है। और इसी कारण से दिस इंप्लाइज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0 होगा जब x इंटीजर होगा, यानी कि फ्रैक्शनल x 0 कब होगा? फ्रैक्शनल x 0 तब होगा जब x इंटीजर होगा। तो यहां से एक चीज यह समझ में आ गई कि फ्रैक्शनल x 0 कब होता है? जब x इंटीजर होता है, क्योंकि जब x इंटीजर होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x के बराबर हो जाएगा। तो उस समय x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं जब अगर x इंटीजर है। यानी फ्रैक्शनल x 0 कब होगा? जब x इंटीजर होगा। सो व्हेन x इज एन इंटीजर फ्रैक्शनल ऑफ x इज 0। तो फ्रैक्शनल ऑफ x की डोमेन क्या आ गई? पूरा r। रेंज क्या आ गई? 0 से 1 आ गई। रेंज क्या आ गई? 0 से 1। तो चलो आओ इसका ग्राफ बनाते हैं। लेट अस ड्रॉ इट्स ग्राफ ऑल्सो। तो fx बराबर फ्रैक्शनल ऑफ x जो कि है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो चलो देखो, जब x 0 से 1 के बीच में होगा, 0 से 1 के बीच में, तो आंसर आएगा सिर्फ x, क्योंकि उस वक्त ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, उसका कारण क्या है? बिकॉज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0 हो जाएगा उस वक्त, क्योंकि लेफ्ट में चलेंगे तो 0 मिलेगा। और जब x 1 से लेकर 2 के बीच में होगा
तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना हो जाएगा सर? वो 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 1, और जब x 2 से लेकर 3 के बीच में होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हो जाएगा 2। तो इस वक्त आंसर आ जाएगा x माइनस 2, क्योंकि ये वैल्यू 2 हो जाएगी। और अगर x माइनस 1 और 0 के बीच में है तो उस वक्त ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होगा माइनस 1, तो वैल्यू हो जाएगी x प्लस 1। और अगर x माइनस 2 और माइनस 1 के बीच में है तो ये हो जाएगा x प्लस 2, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू आएगी माइनस 2। बिल्कुल, और ये कार्यक्रम चलता जाएगा। अब इसका ग्राफ कैसा बनता है आइए देखें, इस सब चीज़ों को सामने रखते हुए। से दिस इज अवर x एक्सिस, ये हमारी x एक्सिस है भाई, इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, ये बन गई हमारी x एक्सिस, सीधा कर लेते हैं। अब सही है? हाँ सर अब सीधी है शायद, लो थोड़ा और सीधा, अब ठीक है भाई? हाँ सर अब ठीक है। ये हो गई हमारी x एक्सिस, एंड सपोज दिस इज अवर y एक्सिस, ये है हमारी y एक्सिस, ये y एक्सिस है। So this is our y-axis. So this is the y-axis. अब 0 से 1 के बीच में क्या बनेगा? हम किसका ग्राफ बनाने वाले हैं? हम ग्राफ बनाने वाले हैं y इक्वल टू फ्रैक्शनल x का। तो y इक्वल टू फ्रैक्शनल x का ग्राफ क्या बन गया सर? ये बनेगा x, जब x 0 से 1 होगा तो y इक्वल टू x। सर ये लाइन तो आपने बहुत अच्छे से बताई, ये लाइन हमेशा क्या होती है? बाइसेक्टर होती है। दिस लाइन इज बाइसेक्टर ऑफ द फर्स्ट x एंड y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, y इक्वल टू x। और इसका सिर्फ कौन सा हिस्सा चाहिए सर? 0 से लेकर 1 तक। 1 वाला चाहिए क्या? नहीं सर 1 वाला तो नहीं चाहिए, क्योंकि 1 पर यह यहां नहीं आता, यह यहां नहीं आता। तो 1 पर वैल्यू कितनी आएगी सर? 1 पर वैल्यू 1 आएगी। 1 पर वैल्यू 1 आती लेकिन आ नहीं पाएगी, तो ये बन गया। फिर y इक्वल टू 1 से लेकर 2 के बीच में x माइनस 1, ये लाइन क्या है? y इक्वल टू x माइनस 1। y इक्वल टू x माइनस 1 लाइन कैसे बनेगी भाई? सर y इक्वल टू x माइनस 1, जब x को 1 रखेंगे 0 आएगा। और इसका स्लोप कितना है सर? इसका स्लोप है 1, इसका स्लोप भी कितना है? 1। तो जब स्लोप बराबर हो तो लाइंस कैसी होती हैं? पैरेलल। तो यानी इस केस में वो जो लाइन बनेगी वो इसी के पैरेलल बनेगी। और 2 पर यहां वैल्यू नहीं आएगी, 2 पर वैल्यू कितनी आती सर? 2 पर वैल्यू आती फिर से 1। तो हम देख रहे हैं कि ये जो वैल्यूज आ रही हैं ये लगातार 1, ये लगातार क्या आ रही हैं? दीज वैल्यूज आर कमिंग आउट टू बी 1। ये वैल्यूज 1 बनने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन 1 बन नहीं पा रही हैं। ये 1 देख रहे हो, 1 पर वैल्यू यहां मिली 0, और 1 पर वैल्यू ऊपर नहीं मिली। 2 पर वैल्यू कहां मिलेगी सर? 2 पर भी वैल्यू ऊपर ही मिलेगी। 2 पर वैल्यू कहां मिलेगी सर? 2 पर वैल्यू मिल जाएगी, ये मिटाई दो ना, हटा देते हैं इसको, दोबारा बना देते हैं। सो अगर मैं 2 पर देखूं तो 2 पर वैल्यू फिर से ये बना इसके पैरेलल, बिल्कुल। और यहां क्या बनेगा? ब्लैंक डॉट। सो दिस इज इट। 2 पर वैल्यू ये आएगी। 2 पर वैल्यू कितनी आती? 1 आती, लेकिन 1 नहीं आएगी। 2 पर वैल्यू कहाँ मिलेगी? यहाँ मिलेगी। तो 2 पर वैल्यू कितनी मिलेगी सर? फिर 0 मिलेगी। और ये हो गया y इक्वल टू x, ये हो गया y इक्वल टू x माइनस 1। फिर अगला आएगा y इक्वल टू x माइनस 2। x माइनस 2 लाइन कैसे बनेगी सर? 2 पर वैल्यू 0, इसका जो स्लोप 1 है, और स्लोप 1 है तो ये इसी के पैरेलल बनेगी। सो दिस विल बी पैरेलल टू इट। तो ये बन गई। और ये हो गया y इक्वल टू x माइनस 2, ये बन गई। और अब ये लाइन ऐसी बनती चली जाएंगी। ये कहाँ तक आई? ये -3, फिर -3 के बाद फिर बन जाएगी एक ऐसी ही लाइन। और ये लाइन क्या होगी सर? अब तो पैटर्न समझ में आ गया सर हमारी। ऐसी लाइन बनेगी। और ये लाइन क्या होगी सर? ये होगी y इक्वल टू x माइनस 3, y इक्वल टू x माइनस 3। अब इधर आ जाओ, पहली लाइन यहाँ -1 पर, -1 पर जो लाइन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। यहाँ -1 पर वैल्यू 0, और यहाँ ब्लैंक डॉट, यहाँ ब्लैंक डॉट। और ये लाइन क्या होगी? y इक्वल टू x प्लस 1। फिर अगली लाइन क्या बनेगी सर? वो यहाँ से ये ऐसी बन जाएगी -2 पर, y इक्वल टू x प्लस 2। तो -2 पर 0 आएगी वैल्यू, तो -2 पर वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। तो -2 पर वैल्यू 0 आएगी। So the value at -2 comes out to be 0.
तो वो लाइन कुछ इस तरह से बनेगी, ये -2 पर 0 और -1 पर फिर 0, तो y इज इक्वल टू x प्लस 2. सो दैट इज द काइंड ऑफ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू फ्रैक्शनल ऑफ x. तो आप इसमें एक चीज देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं सर? हम एक चीज ये देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू जा रही है वो कहां तक जा रही है सर? इट इज गोइंग अप टू 1. मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जा रही है, लेकिन 1 कभी बन नहीं पाएगी. इट विल नेवर बी इक्वल टू 1. सो ये वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में आती है, जो कि इसकी रेंज में भी दिखाई देता है, विच इज ऑल्सो रेलिवेंट फ्रॉम इट्स, विच इज क्वाइट रेलिवेंट, या विच कैन बी इजिली सीन फ्रॉम इट्स रेंज, जो उसकी रेंज से आराम से देखा जा सकता है, रेंज से देखा जा सकता है. बिल्कुल, तो इसको भी इतना ही कर देते हैं अब, ठीक है. सो दैट इज अ ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल ऑफ एक्स. तो ये ग्राफ कैसा है? यह ग्राफ एक पीरियोडिक ग्राफ है. पीरियोडिक क्यों? अगर मैं ये ले लूं, इसी को आगे ट्रेस कर दूं, ये बन गया, इसी को आगे ट्रेस कर दूं, ये बन गया, यही बन गया, इसी को पीछे, ये बन गया. तो देखा जाए तो 0 से 1 के बीच में जैसा ग्राफ बन रहा है इस हिस्से में, यानी कि अगर मैं तुमसे कहूं ये वाला हिस्सा उठा लो, इस वाले हिस्से की स्टैम्प बना लो, ये इस वाले हिस्से की, और इसी को उठा के कहाँ पेस्ट कर दो? आगे. तो देख रहे हो ये बन गया. हाँ सर, इसको आगे पेस्ट कर दिया, ये फिर ये इसी को उठा के आगे, तो यानी कि यही आगे, फिर यही आगे, फिर यही आगे, फिर यही पीछे, यही पीछे. तो ये वाला हिस्सा क्या होता जाएगा? रिपीट होता जाएगा. यही वाला हिस्सा क्या होता जाएगा? रिपीट होता जाएगा. यानी ये फंक्शन कैसा है? पीरियोडिक. y इक्वल टू फ्रैक्शनल एक्स कैसा है? पीरियोडिक. पीरियोडिक विद पीरियड 1. इसका पीरियड कितना है? 1 है. क्यों 1 है पीरियड? क्योंकि ये 0 से 1 के बीच में जैसा बना वैसा ही ग्राफ अगर मैं इसको उठाकर आगे रख दूं तो वैसे ही 1 से 2 के बीच में आएगी ये लाइन, फिर उसी को उठा के आगे रख दूं तो 2 से 3 के बीच में भी वही लाइन आएगी, 2 से 3 के बीच में भी वैसी ही लाइन दिखाई देगी, और फिर आगे भी ऐसी. तो यह ग्राफ कैसा हुआ? पीरियोडिक हुआ. और इसका पीरियड कितना हो गया सर? इसका पीरियड हो गया 1. तो फ्रैक्शनल एक्स कैसा था? नॉन डिक्रीजिंग, कभी भी डिक्रीज ना करने वाला. फ्रैक्शनल एक्स कैसा हो गया? पीरियोडिक हो गया. यानी इसकी वैल्यूज एक रेगुलर इंटरवल पर क्या करती है? रिपीट करती है. आइए अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं. सबसे पहली प्रॉपर्टी सर ये तो आपने बताई दी. दूसरी प्रॉपर्टी सर, दूसरी प्रॉपर्टी देख लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का फ्रैक्शनल. तो देखो ये 0 क्यों होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का फ्रैक्शनल. ये क्या है सर? ये है इंटीजर. और फ्रैक्शनल ऑफ इंटीजर कितना होता है? फ्रैक्शनल ऑफ इंटीजर पार्ट, फ्रैक्शनल ऑफ इंटीजर दैट विल बी इक्वल टू 0. क्यों सर? आप बताए थे यहां पर सितारा लगाकर. फ्रैक्शनल ऑफ एक्स 0 कब होता है? जब एक्स इंटीजर हो. तो यहां पर इस केस में फ्रैक्शनल ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्योंकि ये इंटीजर है तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा? 0. और इसी तरीके से फ्रैक्शनल का ग्रेटेस्ट इंटीजर ये कितना होगा? 0. क्यों? क्योंकि अगर आप गौर से देखें ये क्या है? क्वांटिटी बिटवीन कहां से कहां तक? क्वांटिटी बिटवीन 0 एंड 1. ये 0 और 1 के बीच में क्वांटिटी है, 0 और 1 क्वांटिटी, बल्कि ऐसा कह देता हूं क्वांटिटी, ऐसे बोल देता है, लाइज इन, कहां लाई करती है? 0 से 1 के बीच में ये लाई करती है. और जब ये 0 से 1 के बीच में लाई करती है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि 0 से 1 के बीच में हर नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है. समझ में आ गया सर? अब फ्रैक्शनल ऑफ एक्स का फ्रैक्शनल वापस फ्रैक्शनल ऑफ एक्स होता है. ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? वो जरा ध्यान से सुने, यह जरा ध्यान से सुने, यह जरा ध्यान से सुने. यात्रीगण कृपया ध्यान दें. क्या ध्यान दें? यात्रीगण कृपया ध्यान दें. फ्रैक्शनल ऑफ एक्स होता है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स. तो फ्रैक्शनल ऑफ एक्स, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स हो गया. हाँ सर यही होता है, यही डेफिनेशन है. और साथ में इसका भी फ्रैक्शनल पार्ट अगर लें तो अगर मैं कहूं x 0 और 1 के बीच में है, x कहां है? 0 और 1 के बीच में है. इफ x लाइज इन 0 to 1 देन तो मुझे बताओ फ्रैक्शनल x क्या हो जाएगा? सर फ्रैक्शनल x x के बराबर हो जाएगा. फ्रैक्शनल x x के बराबर हो जाएगा. वो बात कहां दिख रही है? ग्राफ में भी दिखती है भाई. अगर x 0 से लेकर 1 के बीच में है तो वैल्यू हमेशा y इक्वल टू
x ही आएगी। यानी आंसर क्या आ जाएगा, यानी आंसर क्या आ जाएगा, फ्रैक्शनल x का आंसर x आ जाएगा। फ्रैक्शनल x का आंसर क्या आ जाएगा, x। ये बात ध्यान है, बिल्कुल सर। सो दिस इंप्लाइज अगर मैं फ्रैक्शनल ऑफ फ्रैक्शनल x लिखूं, अब ये नंबर कहां है, लाइज इन 0 से 1, ये 0 से 1 के बीच में है। और हम जानते हैं 0 से 1 के बीच में अगर कोई नंबर हो तो उसका फ्रैक्शनल उसी नंबर के बराबर हो जाता है। तो ये बराबर हो गया x के, फ्रैक्शनल ऑफ x के। तो फ्रैक्शनल ऑफ फ्रैक्शनल x ये कहां होगा, 0 से 1 के बीच में, यह हमेशा उसी के बराबर होगा। यह बात लिमिट में यूज होगी। लिमिट में कहां यूज होगी, लिमिट में अगर आप देखेंगे फ्रैक्शनल ऑफ h, फ्रैक्शनल ऑफ h क्या हो जाएगा, h ही हो जाएगा, क्योंकि h एक पॉजिटिव नंबर होगा, h एक पॉजिटिव नंबर होगा जो कि 0 और 1 के बीच में होगा, इसलिए फ्रैक्शनल ऑफ x लिमिट्स में h ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। अब तीसरी बात है फ्रैक्शनल ऑफ x प्लस m इज इक्वल टू फ्रैक्शनल ऑफ x। हमने पढ़ा था ग्रेटेस्ट इंटीजर में m कहां जाता है, बाहर। इसमें क्या होता है, इसमें m गायब हो जाता है। फ्रैक्शनल ऑफ x प्लस m बराबर फ्रैक्शनल ऑफ x ही हो जाता है। ऐसा क्यों, वो देखो, फ्रैक्शनल ऑफ x प्लस m होगा x प्लस m डेफिनेशन के अनुसार माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस m। तो ये हो गया x प्लस m, और हमने पढ़ा था ग्रेटेस्ट इंटीजर में ये m बाहर आ जाता है, m प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये m और ये m गया, क्या बच गया, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। क्या बच गया, फ्रैक्शनल ऑफ x। तो यह बराबर हो गया फ्रैक्शनल ऑफ x। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। फ्रैक्शनल ऑफ x प्लस m क्या होता है, फ्रैक्शनल ऑफ x होता है, फ्रैक्शनल ऑफ x होता है। कुछ ज्यादा सितारे लगा दिए हैं तो 1-2 सितारे लगा देते हैं यहां ये हो गया, ये है एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हुई, ठीक है, बिल्कुल। फ्रैक्शनल ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल ऑफ माइनस x, ये होता है 0 अगर x इंटीजर हो, और अगर x इंटीजर ना हो तो 1। वहां कितना था सर, वो -1 था। तो देखो इसका भी प्रूफ देखो, ये कैसे आया, फ्रैक्शनल ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल ऑफ माइनस x, इसको लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं सर, हम इसको लिख सकते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और इसको लिख सकते हैं -x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x। यह x और यह x तो गया, क्या बच गया, माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x। और हमें याद है अगर x इंटीजर होता है यह वैल्यू कितनी होती है, 0। अगर x क्या हो, इंटीजर हो। तो अगर x इंटीजर हुआ तो ये वैल्यू होगी 0, और अगर x इंटीजर नहीं हुआ तो ये वैल्यू होगी -1, और बाहर क्या लगा, एक माइनस और लगा है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर x इंटीजर नहीं हुआ तो 1 आ गई। क्यों, -1 बाहर लगा, एक माइनस और आ गया, -1 दैट विल मेक इट 1। तो थोड़ा ऊपर को लिख देते हैं। बोले सर ये तो स्क्रीन में दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, अभी ठीक कर लेते हैं, चिंता मत करो बेटा, IIT JEE है, ठीक है। यहां तक आ गए, हाँ सर यहां तक तो दिखाई दे रहा है। अब यहां आ जाओ, 2। अगर x इंटीजर हुआ, तो देन तो क्या आएगा आंसर, दिस इंप्लाइज 0। क्यों, अगर इंटीजर होता है तो ये 0 होता है, तो -0 हो गया। और अगर x इंटीजर नहीं हुआ, तो ये होगा -1, इंप्लाइज माइनस ऑफ -1, कितना हो गया, 1। तो ये 1 आ गया। तो ध्यान रखें, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, अगर x इंटीजर है तो 0 और इंटीजर नहीं है तो -1। और फ्रैक्शनल में क्या है, अगर x इंटीजर नहीं है तो 1 और इंटीजर है तो 0। तो यह प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है, याद रखने लायक है। तो ये 2 प्रॉपर्टी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद जरूर रखें। आइए अब एक क्वेश्चन करते हैं। fx इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रैक्शनल ऑफ x, आपसे पूछा जा रहा है डोमेन ऑफ f। तो डोमेन ऑफ f का मतलब होता है वो x जिस पर f काम कर सके। तो fx बराबर 1 अपॉन फ्रैक्शनल ऑफ x। तो इसका मतलब इसके डिफाइंड होने के लिए 1 अपॉन समथिंग डिफाइंड कब नहीं होता, जब नीचे 0 हो जाए, यानी फ्रैक्शनल ऑफ x 0 नहीं होना चाहिए। तो
सोचो फ्रैक्शनल ऑफ एक्स जीरो कब होता है? सर फ्रैक्शनल ऑफ एक्स जीरो कब होता है? क्या हमने बताया? सर बताया तो है आपने कि फ्रैक्शनल ऑफ एक्स जीरो कब होता है, बताया था। फ्रैक्शनल ऑफ एक्स जीरो कब होगा? फ्रैक्शनल ऑफ एक्स जीरो कब होगा? मेरे ख्याल से यहाँ शुरू में ही बताया, देखो मुझे याद आ रहा है। अरे सर आप कितने अच्छे, आपने बता रखा है। फ्रैक्शनल ऑफ एक्स जीरो कब होगा? जब एक्स इंटीजर होगा। फ्रैक्शनल ऑफ एक्स इज जीरो व्हेन एक्स इज एन इंटीजर, क्योंकि एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स होता है, और जब एक्स इंटीजर होता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स एक्स के बराबर आ जाता है, तो इसलिए वैल्यू क्या आ जाती है? जीरो। तो इसका मतलब अगर हमें यहां पर फ्रैक्शनल एक्स क्या नहीं चाहिए? जीरो नहीं चाहिए। तो फ्रैक्शनल एक्स जीरो कब होता है? फ्रैक्शनल एक्स जीरो तब होता है जब एक्स इंटीजर हो। तो इसका मतलब क्या होगा? एक्स क्या नहीं होना चाहिए? एक्स इंटीजर नहीं होना चाहिए। तो डोमेन क्या आ गई? सर डोमेन आ गई पूरा आर एक्सेप्ट इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। पूरे रियल नंबर्स में से सारे इंटीजर्स निकाल दो, वो हो गई इसका डोमेन। सो दैट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे डोमेन के ऊपर, अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स करनी है। अलजेब्रा ऑफ फंक्शन समझ लो पहले, यानी फंक्शन को जोड़ते घटाते कैसे हैं। मान लो मेरे पास दो फंक्शन है एफ और जी, तो उन दोनों का जो सम है एफ प्लस जी ऑफ एक्स, ये बराबर होता है एफ एक्स प्लस जी एक्स। एफ माइनस जी, यानी दोनों को जोड़कर जो नया फंक्शन बना एफ माइनस जी, वो क्या होता है? उसमें अगर इनपुट एक्स डालोगे तो आउटपुट क्या आएगा? एफ एक्स माइनस जी एक्स। और एफ प्लस जी में इनपुट डालोगे एक्स तो आउटपुट क्या आएगा? एफ एक्स प्लस जी एक्स। इसी तरीके से एफ इंटू जी में अगर एक्स डालोगे तो क्या आएगा? एफ एक्स इंटू जी एक्स। और एफ बाई जी में अगर एक्स डालोगे तो क्या आएगा? एफ एक्स अपॉन जी एक्स। अब बात करते हैं इनकी डोमेन की। एफ की डोमेन क्या है? सर एफ की डोमेन है D1, जी की डोमेन क्या है? D2। यानी कि एफ तब काम करेगा जब हम एक्स कहां से डालें? D1 से। जी काम कब करेगा? जब हम इनपुट कहां से डालें? D2 से। अब एफ प्लस जी का जो आउटपुट है वो एफ का आउटपुट प्लस जी के आउटपुट से बना है। एफ माइनस जी का आउटपुट भी एफ का आउटपुट माइनस जी का आउटपुट, एफ इंटू जी का आउटपुट भी तो एफ का आउटपुट इंटू जी का आउटपुट। यानी हम देख रहे हैं इन सब फंक्शंस के जो आउटपुट्स हैं वो एफ के आउटपुट और जी के आउटपुट को मिलाकर बन रहा है, जोड़कर, घटाकर, मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके। यानी कि अगर इन दोनों आउटपुट में से एक भी आउटपुट अटक गया, यानी मान लो जी का आउटपुट नहीं आ रहा, हमने ऐसा एक्स रख दिया जिस पे जी काम ही नहीं कर रहा, जी बोला ना मैं तो नहीं काम करता क्योंकि ये मेरी डोमेन में नहीं है, तो क्या एफ माइनस जी का आउटपुट आएगा? नहीं सर, नहीं आएगा। यानी आउटपुट आने के लिए ऐसे एक्स चाहिए जिस पर एफ भी काम करे और जी भी काम करे, एफ भी काम करे और जी भी काम करे। एफ किस पर काम कर सकता है? उन एक्स पर जो D1 से आते हैं। जी किस पर काम कर सकता है? उन एक्स पर जो D2 से आते हैं। तो एफ प्लस जी या एफ माइनस जी या एफ अपॉन जी या एफ इंटू जी किन एक्स पर काम करेगा? जो एक्स ऐसे होंगे जो D1 में भी होंगे और D2 में भी होंगे। इसलिए इनका डोमेन क्या होता है? D1 इंटरसेक्शन D2, D1 इंटरसेक्शन D2, D1 इंटरसेक्शन D2। लास्ट वाले में थोड़ा सा पेच है, इसका डोमेन होगा D1 इंटरसेक्शन D2। D1 यानी वो x जो कि D1 और D2 दोनों में आए, लेकिन साथ में जिस पर gx जीरो ना हो, जिस पर gx जीरो ना हो। gx जीरो नहीं होना चाहिए, बस gx जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आगे देख लो, एग्जाम्पल मेरे ख्याल से जल्दी ही आएगा या यहीं पर, एक मिनट, एक एग्जाम्पल चलो यहां देख लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। आओ, लेट अस सी एन एग्जाम्पल फॉर दिस। मान लो मेरे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज आई हैव 1 अपॉन एक्स एंड जी एक्स, या कुछ ऐसा लेते हैं सिंपल सा, एक्स प्लस 2 और जी एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 5x, या ऐसा ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, ठीक, यहां पर ले लेते हैं रूट एक्स। तो आप मुझे बताओ इसका डोमेन क्या है? सर इसका डोमेन है 0 से इन्फिनिटी, इसका डोमेन है 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, हाँ सर ये डोमेन है 0 से इन्फिनिटी। इसका डोमेन क्या है? सर इसका डोमेन है पूरा R। तो अगर मैं तुम्हें कहूं एफ एक्स एफ बाई जी ऑफ एक्स, एफ बाय जी ऑफ एक्स, इसका डोमेन क्या होगा?
सर इसका डोमेन होगा इन दोनों का इंटरसेक्शन। इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन होगा दोनों का इंटरसेक्शन, यानी कि D1 इंटरसेक्शन D2 और साथ में ऐसे x जिस पर G0 ना हो। यानी कि अगर मैं इंटरसेक्शन देखूं तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा? सर पूरा का पूरा 0 से इन्फिनिटी। लेकिन इसमें वो x नहीं चाहिए जिस पर gx 0 है। gx 0 कहां है? सर gx 0 है 3 पर और -3 पर। तो यानी इसमें से क्या क्या निकालना पड़ेगा? सर सिर्फ 3 निकालना पड़ेगा, क्योंकि -3 तो इसके अंदर आया ही नहीं। तो इसका डोमेन क्या हो गया? 0 से इन्फिनिटी एक्सेप्ट 3। क्यों? f/g नाम की जो मशीन है वो कैसी दिखाई देगी? खुद देखो, f/g नाम की मशीन दिखाई देगी fx अपॉन gx, और fx अपॉन gx कैसा दिखाई देगा? √x अपॉन x स्क्वायर -9। तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो ना तो -3 हो सकता ना 3, और x हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो x 0 से इन्फिनिटी एक्सेप्ट 3। तो यानी कि अगर आपको पहले फंक्शन की डोमेन पता है, दूसरे फंक्शन की डोमेन पता है, तो उनको जोड़कर जो नया फंक्शन आएगा, या माइनस करके या मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके, उसकी जो डोमेन होगी वो होगी दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन। और डिवीजन में सिर्फ एक चीज का और ख्याल रखना पड़ेगा, वो x निकालने पड़ेंगे जिस पर डिनोमिनेटर 0 बनता हो। वो x हमें एक्सक्लूड करने पड़ेंगे। वी विल हैव टू एक्सक्लूड दोज x। रूल फॉर फाइंडिंग डोमेन। अब डोमेन के क्वेश्चन चालू हो जाएंगे। डोमेन का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना है? ध्यान रखें, इवन रूट के अंदर जो भी कुछ लिखा है वह हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। यानी कभी ऐसा लिखा हो स्क्वायर रूट ऑफ fx या फिर 4th रूट ऑफ fx, तो इन सब में क्या करना चाहिए? डोमेन कैसे मिलेगी? fx को हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए। तो इवन रूट के अंदर जो भी सामान है, इवन रूट के अंदर, ऑड रूट के अंदर हो तो वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ -4 इज नॉट डिफाइंड, स्क्वायर रूट ऑफ -8 इज नॉट डिफाइंड, बट क्यूब रूट ऑफ -8 इज -2, इट इज डिफाइंड। तो क्यूब रूट हो, 5th रूट हो, 7th रूट हो, उसमें प्लस बने माइनस बने हमें परवाह नहीं है, इवनथ रूट के अंदर नेगेटिव नहीं बनना चाहिए। फिर इसमें अगर मान लो क्या लिखा हो 1/fx, तो इसमें ध्यान रखें fx शुड नॉट बी 0, fx 0 नहीं होना चाहिए। और अगर इस तरह से yfx और gx इनकी डोमेन d1 d2 प्लस माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, तो d1 इंटरसेक्शन d2, ये तो बता ही दिया। और यह वाला भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। f/g का डोमेन क्या होगा? वो सारे d1 और d2 के जो कॉमन x होंगे वो इसकी डोमेन बनेंगे, और उसमें से वो x निकाल देंगे जिस पर gx क्या बन रहा होगा? 0 बन रहा होगा, वह निकाल देंगे। जैसे कि अभी पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने देखा gx 0 बनता है -3 और 3 पर, तो -3 तो इसके अंदर है ही नहीं, तो निकाले क्या? तो क्या है इसके अंदर? 3, तो 3 निकाल दिया। तो यह क्या हो गई? इसकी डोमेन। सो दैट इज द डोमेन ऑफ दिस। आइए क्वेश्चन देखते हैं। y इज इक्वल टू -px, इसकी डोमेन बतानी है। गजब सर, 7 सवाल, हाँ खटाखट करेंगे। चलो पहला सवाल, तो रूट के अंदर क्या लिखा? -px, -px शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ सर, -p कैसा होगा? नेगेटिव होगा, तो x शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। दोनों साइड को p से डिवाइड कर दिया, तो पहले की इसकी डोमेन क्या आ गई? डोमेन आ गई 0 से -इन्फिनिटी से 0, -इन्फिनिटी से 0 आ गई पहले वाले की डोमेन। -इन्फिनिटी से 0, 0 पर क्या आ गया? क्लोज्ड। तो क्यों? रूट के अंदर -p था, स्क्वायर रूट है, तो -px शुड बी ग्रेटर देन 0, तो x शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, तो -इन्फिनिटी से 0। चलो सेकंड पर आ जाओ। इसकी डोमेन क्या होगी? x स्क्वायर प्लस 1 शुड नॉट बी 0, 1/fx में fx 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन x स्क्वायर कभी भी x स्क्वायर प्लस 1, ये तो हमेशा कैसा होता है? ये पॉजिटिव नंबर है, नॉन नेगेटिव नंबर है, 1 जुड़ेगा तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। दिस इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। तो अगर मैं सेकंड की डोमेन पूछूं, तो सेकंड की जो डोमेन आएगी, इसकी डोमेन आ जाएगी पूरा का पूरा r, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी 0 हो ही नहीं सकता। x स्क्वायर प्लस 1 0 होता ही नहीं है कभी भी। क्यों? खुद सोच के देखो, एक्स स्क्वायर कैसा होगा? नॉन नेगेटिव नंबर होगा, उसमें 1 जोड़ोगे तो आंसर हमेशा 1 से बड़ा या 1 के बराबर ही आएगा, तो इसलिए कभी भी 0 नहीं होगा। चलो इस पर आते हैं, थर्ड पर।
इसमें क्या होगा सर, एक्स क्यूब माइनस एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, यानी एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन जीरो नहीं होना चाहिए, यानी एक्स क्या नहीं होना चाहिए, ना तो जीरो ना वन ना माइनस वन। तो इसलिए इसका जो डोमेन आ गया ये D3 कह देता हूं, D3 थर्ड वाले का डोमेन। तो D3 क्या आ गया, D3 हो गया पूरा R एक्सेप्ट 3 नंबर माइनस वन, जीरो और वन, सो दैट इज D3। बिल्कुल। अब आ जाओ D4 पर। D4 में यह डिनोमिनेटर में भी है और रूट में भी है, तो दो बातें होंगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, रूट के अंदर है, और एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये जीरो भी नहीं होना चाहिए क्योंकि 1 रूट में लिखा है। तो मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x जीरो से बड़ा होना चाहिए, यानी x इंटू एक्स माइनस 4 शुड बी ग्रेटर दैन जीरो। तो ये 4 ये जीरो प्लस माइनस प्लस, तो x कहां से कहां तक आ गया सर, x आ गया माइनस इंफिनिटी से जीरो ओपन, यूनियन 4 से इंफिनिटी। तो डोमेन ऑफ फोर्थ क्या हो गई सर, डोमेन हो गई माइनस इंफिनिटी से जीरो यूनियन 4 से इंफिनिटी। सो दैट इज द डोमेन फॉर दिस, दैट इज D4। अब आते हैं D5 पर। D5 की बात करते हैं, फिफ्थ वाले प्रॉब्लम की। अगर मैं फिफ्थ वाले प्रॉब्लम की बात करता हूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी x माइनस 3 x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी ये 1 ये 3 और ये 1, यहां लगाया प्लस माइनस प्लस, तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 3 से इंफिनिटी, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो प्लस वाला रीजन लेंगे। तो D5 जो आ गया वो आ गया माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 3 से इंफिनिटी। सो दैट इज द डोमेन फॉर फिफ्थ। अब सिक्स्थ की बारी, आओ सिक्स्थ देख लें। अगर हम सिक्स्थ देखें, सिक्स्थ हमारे पास ये रहा, सिक्स्थ में अगर देखें तो ये लिखा है x अपॉन दिस, तो ऊपर वाले x पर तो कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं, नीचे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, अब मैं इसे लिख दूं ग्रेटर देन जीरो। हाँ सर, क्यों, इक्वल टू जीरो तो नहीं होना चाहिए, 1 अपॉन में है और रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर, तो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लगाता, फिर नॉट इक्वल टू जीरो लगाता, फिर देखता तो क्या आता, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। इसके फैक्टर क्या हुए, x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन जीरो, तो यह 2 यह 1 प्लस माइनस प्लस, तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। ओपन, ओपन क्यों, क्योंकि 1 नहीं रख सकते, 1 रखने पर जीरो, 2 पर भी ओपन क्योंकि 2 रखने पर जीरो। तो डोमेन ऑफ 6 विल बी माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। सो दैट इज द डोमेन ऑफ सिक्स्थ। तो 6 की डोमेन भी मिल गई। अब आते हैं सेवेंथ पर। नाउ लेट अस कम डाउन टू सेवेंथ। तो सेवेंथ भी इधर ही कर लेते हैं। तो सेवेंथ की अगर हम बात करें तो ये रूट के अंदर है, तो 1 माइनस मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। और सर यहां पर आपकी मॉडुलस वाली बात जो आपने पढ़ाई वो काम आएगी। मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1 कब होगा सर, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1 होगा जब x 1 और -1 के बीच में होगा। तो D7 हो गया -1 से 1 का क्लोज्ड इंटरवल। तो यह हो गए 7 वचन डोमेन के, यानी ये सातों वचन अगर आपने अच्छे से कर लिए तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली करना क्या क्या होता है डोमेन फाइंड करने के लिए। तो 1 अपॉन एफ है तो एफ नॉट इक्वल टू जीरो, रूट के अंदर है तो एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये सब चीजें ये ध्यान रखेंगे तो आराम से डोमेन आप फाइंड कर सकेंगे। आओ अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जेईई मेंस 2021 में पूछा गया है अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस के ऊपर, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। यहां क्या दे रखा है, एफ एक्स है रूट एक्स, एफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है और फंक्शन को क्या है, रूट एक्स है, जी एक्स है 1 माइनस एक्स, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। तो आपको बताना है कॉमन डोमेन किसकी, एफ प्लस जी की, एफ माइनस जी की, एफ बाई जी की, जी बाई एफ की, जी माइनस एफ की। अरे बाप रे, सब कुछ डाल दिया इसके अंदर, यानी इन सबकी कॉमन डोमेन हमें चाहिए। तो पहले अगर मैं बात करूं एफ एक्स की, इफ आई टॉक ऑफ एफ एक्स, इफ आई टॉक अबाउट एफ एक्स, तो अगर मैं एफ एक्स की बात करता हूं तो एफ एक्स है रूट एक्स, तो इसकी जो डोमेन है वो डोमेन होगी x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दैट इज
इसकी डोमेन आ गई क्लोज्ड 0 से इंफिनिटी। अगर मैं बात करता हूं gx की, तो उसकी डोमेन आ जाएगी रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की, इसकी जो डोमेन होगी वो होगी 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया x इज लेस देन इक्वल टू 1, यानी इसकी डोमेन हो गई d2, दैट इज माइनस इंफिनिटी से 1 क्लोज्ड। ये हो गई इसकी डोमेन। अब हमें पता है f प्लस g की जो डोमेन होती है, दैट डोमेन इज नथिंग बट d1 इंटरसेक्शन d2, और यही डोमेन किसकी भी होती है, f इंटू जी की भी होती है। सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द डोमेन ऑफ f इंटू जी। लेकिन यहां पर हमसे शायद f प्लस जी, f माइनस जी, f बाय जी, g बाय f और g माइनस f। तो f प्लस माइनस जी की डोमेन क्या होती है, d1 इंटरसेक्शन d2। तो इसकी जो डोमेन आ गई, यानी हमने इसकी डोमेन लिख ली और इसकी डोमेन लिख ली, तो इसकी डोमेन क्या आ गई, दोनों का इंटरसेक्शन देखो तो सर दोनों का इंटरसेक्शन कैसे देखेंगे, यह है 0 से इंफिनिटी और ये है 1 से माइनस इंफिनिटी। तो अगर मैं दोनों का इंटरसेक्शन देखूं तो इंटरसेक्शन आ जाएगा 0 से 1, यानी कि इसका इंटरसेक्शन हो गया 0 से 1, यानी d ऑफ f प्लस जी या माइनस जी, दोनों का डोमेन आ गया 0 से 1। अब अगर बात करूं f बाय जी की, तो f बाय जी की डोमेन होती है d1 इंटरसेक्शन d2 माइनस वो पॉइंट्स जहां पर gx 0 हो, जहां पर gx 0 हो। अब d1 इंटरसेक्शन d2 तो हम देख चुके, कितना आ चुका, 0 से 1 पूरा इंटरवल, माइनस gx 0 हो। अच्छा gx 0 कहां होगा, आओ वो देखते हैं। gx 0 होगा, gx इक्वल टू 0, इसका मतलब रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 1, यानी इसमें से क्या हटाना पड़ेगा, 1 हटाना पड़ेगा। तो क्या बन गया, 0 से 1 ओपन, 0 से 1 ओपन। तो ये किसकी डोमेन आ गई, f बाय g की डोमेन आ गई। अब g बाय f की बात करें, डोमेन ऑफ g बाय f। अगर मैं डोमेन ऑफ g बाय f की बात करता हूं तो g बाय f की डोमेन भी क्या होगी, f का डोमेन इंटरसेक्शन g का डोमेन माइनस वो पॉइंट्स जिस पर fx 0 बनता हो। अब यहां देख लें फिर से fx 0 कहां बनता है, fx 0 बनेगा जहां रूट x 0 होगा, यानी x कितना होगा, 0 होगा, यानी x जहां 0 होगा वह पॉइंट्स इसमें से हटाने पड़ेंगे, और रूट x 0 कहां है, 0 पर। तो इसका मतलब हो गया क्लोज इंटरवल 0 से 1 एक्सेप्ट 0। तो ये क्या आ गया सर, ये आ गया ओपन 0 से 1, ओपन 0 से 1। तो हमने किसकी डोमेन भी फाइंड आउट कर ली, g बाय f की। अब बात करते हैं g माइनस f की डोमेन की। g माइनस f की डोमेन वही आएगी जो f माइनस g की डोमेन आएगी, एंड दैट इज इक्वल टू d1 इंटरसेक्शन d2, यानी क्लोज्ड 0 से 1 ही आएगा। अब हमें क्या करना है, इसका, इसका, इसका और इसका, इन चारों का कॉमन डोमेन फाइंड करना है। चारों का कॉमन डोमेन मतलब इन चारों का क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। तो आइए इंटरसेक्शन देखते हैं इन चारों का। लेट अस सी द इंटरसेक्शन ऑफ दीज 4। तो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो एक नंबर लाइन बना लेते हैं। सो अगर एक नंबर लाइन बना ली, लेट अस ड्रॉ अ नंबर लाइन। तो सपोज ये बन गई हमारी नंबर लाइन। अब ये नंबर लाइन बन गई, पहले वाला क्या बोल रहा है सर, पहले वाला बोल रहा है 0 से 1, 0 से 1 क्लोज्ड इंटरवल। दूसरा क्या बोल रहा है, 0 पर ओपन और 1 पर क्लोज्ड। तीसरे वाला क्या बोल रहा है, तीसरे पर बोल रहा है सर 0 पर, नहीं दूसरे वाला क्या बोल रहा था, दूसरे वाला था 0 पर क्लोज्ड और 1 पर ओपन। दूसरा सही कर लेते हैं, 0 पर क्लोज्ड और 1 पर ओपन। तो 0 पहला तो हो गया 0 से लेकर 1 तक पूरा इंटरवल। दूसरा हो गया 0 पर क्लोज्ड और 1 पर ओपन। तीसरा हो गया 0 पर ओपन 1 पर क्लोज्ड, और लास्ट वाला है 0 से 1 क्लोज्ड, यानी यही का यही। अगर तीनों का इंटरसेक्शन देखूंगा तो तीनों के इंटरसेक्शन में 0 से 1 ओपन इंटरवल आ जाएगा पूरा का पूरा, ना तो 1 आएगा ना ही 0 आएगा, क्योंकि 0 इसमें है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 1 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो हमने क्या किया, इन चारों का इंटरसेक्शन ले लिया। तो हमारे पास कॉमन डोमेन क्या आ गई सर, कॉमन डोमेन आ गई ओपन इंटरवल 0 से 1, यानी कि x की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए, 0 से 1 ओपन इंटरवल में होनी चाहिए। तो आंसर क्या आ गया, बॉम्बे। सो बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम।
आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया। बिल्कुल, तो आपने f प्लस जी की डोमेन देखी, f बाई जी की डोमेन देखी, क्योंकि हम सब अलजेब्रा में ये चीज अच्छे से देख चुके हैं, समझ चुके हैं, उसको यहां पर हमने यूज किया। सर एक बात तो है, क्वेश्चंस बहुत सारे आप करा रहे हैं, इससे प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। यानी यह वीडियो देखा जाए तो सेल्फ सफिशिएंट है हर एग्जाम के लिए, चाहे वो जेई मेंस हो, चाहे वो जेई एडवांस हो, WBJE हो, सबके लिए सेल्फ सफिशिएंट है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं, थियोरेटिकल पॉइंट्स कवर करते हैं और क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। fx है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का मॉड -2 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का मॉड -3। हमें इसकी डोमेन यह दे रखी है, जुलाई में आया है, और हमें कहा a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बताओ। तो क्या करें सर, fx है रूट ऑफ मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -3। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के मॉड को t रख लेते हैं। तो ये क्या बन गया fx, सर fx बन गया रूट ऑफ t -2 अपॉन t -3। और ये कौन सा रूट है, इवनेथ रूट है। इवनेथ रूट है, इवनेथ रूट में क्या होता है सर, जो अंदर वाला सामान है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब नंबर लाइन बनाएंगे, उसके ऊपर 2 लिखेंगे, उसके ऊपर 3 लिखेंगे, और यहां लगाएंगे प्लस माइनस प्लस। तो t की वैल्यू कहां से कहां तक आ गई सर, t की वैल्यू आ गई प्लस में -∞ से 2, यूनियन 3 से इंफिनिटी, यूनियन 3 से इंफिनिटी। अब 3 पर क्लोज लगाएंगे, ओपन। सर क्लोज तो लग नहीं सकता, क्लोज लगाए तो नीचे 0 बन जाएगा, क्लोज्ड नहीं, क्या लगेगा 3 पर ओपन। तो 3 पर लगेगा ओपन, और 2 पर क्या लगेगा क्लोज्ड, क्योंकि 2 रखेंगे तो 0 बन जाएगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि t 2 से छोटा है या फिर t 3 से बड़ा है। तो मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 2 और मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन 3। ये बात समझ में आ गई, हाँ, क्योंकि वैल्यू रख दी। इसी चीज को हमने यहां दोबारा लिख दिया, क्योंकि t -∞ से 2 है तो t इज लेस देन इक्वल टू 2, t 3 से इंफिनिटी है तो t इज ग्रेटर देन 3 लिख दिया हमने। इतना क्लियर हुआ? हाँ सर, यहां तक तो समझ में आ गया सर। तो अब फिर से सर आपने मॉड के बारे में बताया था, इसका मतलब क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x या तो -2 से कम होगा और या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 2 से ज्यादा होगा, क्योंकि मॉड x ग्रेटर देन लेस देन, नहीं लेस देन इक्वल टू 2 लिखा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 2 और -2 के बीच में होगा, 2 और -2 के बीच में होगा। इट विल लाई बिटवीन -2 एंड 2। और इसकी बात अगर हम करें, इफ आई टॉक ऑफ दिस, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन -3 और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन 3। ये कहां यूज किया, क्या यूज किया, वो याद दिला देता हूं, यहां याद दिला रहा हूं। मॉड x लेस देन इक्वल टू a बिलोंग्स टू r प्लस, इंप्लाइज x कहां से कहां तक था, -a से a के बीच में था। तो दिस वॉज फ्रॉम -a टू a, कहां था, -a से a के बीच में था। फिर अगर मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू a है, जहां a कोई पॉजिटिव रियल है, देन ये हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू -a या फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू a। तो यह चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और यह हमें याद है, तो वही चीज यहां यूज कर रहे हैं। मॉड x लेस देन 2 तो -2 से 2, मॉड x ग्रेटर देन 3 तो लेस देन -3 या फिर ग्रेटर देन 3। तो ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x 2 है, मैक्सिमम 2 तक जा रहा है यहां पर, तो x कहां तक जाएगा सर, x क्या 2.5 हो सकता है, हाँ सर हो सकता है। ऊपर देखो 3, ऊपर मतलब वहां मत देखो वे वहां देख रहा है ऊपर, तो 2.1 2.2 2.3 हो सकता है, हाँ सर 2.99 हो सकता है, हाँ सर लेफ्ट में चलेंगे तो 2 ही आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्या 3 हो सकता है, नहीं सर 3 नहीं होगा, 3 हो गया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो x ऊपर में कहां तक जा सकता है, 3 तक, लेकिन 3 नहीं हो सकता, तो लेस देन 3। और -2 में अगर देखा जाए नीचे, -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2,
ठीक है। -2 के नीचे जा सकते हैं क्या सर? -2 के नीचे गए तो -2.1, -2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -3, नहीं जा सकते सर। अच्छा -2 तक जा सकते हैं, -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2, -1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2, यानी कि यहां पर ये -2, ये 2, तो यहां पर हम 3 तक जा सकते हैं, क्योंकि यहां तक भी जाएंगे हर बार लौट कर 2 पर ही आएंगे। लेकिन यहां पर -2 के नीचे गए तो तुरंत -3 में गिर जाएंगे, तो यानी कहां तक जाना पड़ेगा? सिर्फ -2 तक जाना पड़ेगा। तो ग्रेटर लेस देन इक्वल टू -2, तो ये -2 से कहां तक आ गया? 3 तक आ गया। सो दिस कम्स फ्रॉम -2 टू 3। अच्छा, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x 3 से बड़ा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x 3 से बड़ा है, तो क्या ये 3.1 हो सकता है? नहीं सर, 3.1 हुआ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 से बड़ा है, तो ये है 3, ये 4, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या इसके बीच में हो सकता है? नहीं। क्यों? अगर यहां गए तो लेफ्ट में चलेंगे तो आंसर हमेशा 3 आएगा, तो 4 हो सकता है। हाँ सर, 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4, 4 के आगे का कोई भी नंबर लेंगे 4 और 5 के बीच का तो भी 4 उससे बड़ा है, 5 के आगे लेंगे तो 5, तो यानी कि x किससे बड़ा होना चाहिए? 4 से बड़ा या बराबर, 4 से बड़ा या बराबर। अब तुम खुद सोच के बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर x -3 से छोटा होना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर x -3 से छोटा होना चाहिए, -3 से छोटा, इट शुड बी लेस देन -3। तो इसके लिए क्या सोचोगे? -3 से छोटा, तो देखो ये -3 है, ये -2 है, ये -4 है, तो -3 से छोटा अगर मैं -3 ले लूं तो कितना आएगा? सर -3 आएगा, लेकिन -3 तो नहीं चाहिए, तो माइनस का 3.1 ले लूं तो सर फिर -4 आ जाएगा, और वो -4 -3 से छोटा है। माइनस का 3.9 ले लूं तो भी -4 आएगा। अच्छा, इधर ले लूं -4 तो -4 ही आएगा, -4 से छोटा ले लूं -4.1 तो -5 आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर -3 से छोटा चाहिए तो इधर की साइड ही नंबर लेने पड़ेंगे, तो यानी कि x शुड बी लेस देन -3। x किससे छोटा होना चाहिए? -3 से छोटा होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर x क्या क्या हो सकता है? x आ गया -2, तो उम्मीद है आपने ये क्वेश्चन खुद ही किया होगा, मेरे ऊपर निर्भर नहीं रहे होंगे, अब तो आप सिर्फ आंसर टैली कर रहे होंगे। और x शुड बी लेस देन -3, x शुड बी लेस देन -3, और x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। यानी यहां से हो गया डोमेन, ये हो गया -2 से 3, फिर ये हो गया यूनियन -∞ से -3, यूनियन 4 से इंफिनिटी। इसको ढंग से लिखो तो -∞ से -3, यूनियन -2 से 3, यूनियन 3 पर ओपन है भाई, यूनियन 4 से इंफिनिटी। और जेई मेंस क्या कह रहा है? जो डोमेन है वो कैसी दिखाई देती है? -∞ से a, -∞ से a, वो कह रहा है डोमेन दिखाई देती है -∞ से a, यूनियन a से b से c, यूनियन b से c, यूनियन 4 से इंफिनिटी। तो अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो तुरंत हमारी समझ में आता है कि भैया a तो हो गया -3, b हो गया -2 और c हो गया 3, तो a प्लस b प्लस c का मतलब हुआ -3, फिर -2 प्लस 3, तो उत्तर क्या है? उत्तर -2। क्या आ गया? -2। तो a प्लस बी प्लस सी कितना आया? -2 आया, यानी आंसर क्या हो गया? कैलकाटा। तो कैलकाटा इज द आंसर। तो यहां आपको थोड़ा सा दिमाग खुद का भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान रखें आप बनने जा रहे हैं IITian, आप बनने जा रहे हैं NITian, और देश आपकी तरफ देखता है सम्मानपूर्वक निगाहों से। तो ऐसा आदमी जो भी होगा, कम से कम उसके पास अपना खुद का दिमाग तो होना चाहिए, खुद के दिमाग से थोड़ा सा सोच तो सके। जैसे कि यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 3 से बड़ा, तो उस आदमी को सोचना चाहिए 3 से बड़ा, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 से बड़ी, तो 3 से बड़ी यानी कि मुझे 3 से ऊपर ही जाना पड़ेगा। 3.1 लूंगा तो 3 आएगा, नहीं ले सकता। 3.2 नहीं ले सकता, 4 ले सकता हूं, 3.999 नहीं ले सकता, यानी 4 से ही चालू करना पड़ेगा। 4 से बड़ा कोई भी लूंगा तो फिर 4, 5 से बड़ा कोई भी लूंगा तो फिर 5, तो इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आएगा। ये खुद सोचना पड़ेगा थोड़ा सा दिमाग लगाकर। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -3 से छोटा है, -3 से छोटे नंबर -4 -5 -6, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -4 -5 -6 कब आएगा?
-3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -4, फिर -4.1 का -5, यानी कि -3 से छोटा ले लें कुछ भी तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -4 -5 जैसा कुछ आएगा, यानी इससे छोटा आएगा तो -3। सो यू विल हैव टू थिंक ऑन योर ओन, थिंक ऑन योर ओन। और जब तक आप खुद से नहीं सोचेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। दिमाग पर जोर जितना डालेंगे दिमाग उतना ज्यादा डेवलप होगा। तो जोर डालिए, थोड़ा समझिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इन चीजों को फील कीजिए, तब आपको सही में समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन हुआ कैसे है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। हमें इसकी भी डोमेन फाइंड करनी है। इसकी भी क्या फाइंड करनी है? डोमेन। वी हैव टू फाइंड इट्स डोमेन। फाइंड डोमेन। तो अगर मुझे इसकी डोमेन चाहिए तो सर दो चीजें चाहिए, sin x 0 से बड़ा होना चाहिए और एंड 16 - x² भी 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये रूट के अंदर लगे हैं और रूट के अंदर का सामान ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बीच में एंड क्यों? क्योंकि ये fx प्लस gx है, तो इसकी डोमेन एंड इसकी डोमेन दोनों का क्या करेंगे? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब एंड, दोनों को सेटिस्फाई करने वाला चाहिए x। तो यहां अगर देखें तो x² - 16 लेस देन इक्वल टू 0, x - 4 x + 4 लेस देन इक्वल टू 0, तो x आ गया -4 से 4 के बीच में, -4 से 4 के बीच में। अब sin x 0 से बड़ा चाहिए। sin x क्या चाहिए? 0 से बड़ा। अगर मैं sin x का ग्राफ देखूं, इफ आई लुक एट द ग्राफ ऑफ sin x, तो जरा समझना, sin x का ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा। द ग्राफ ऑफ sin x will look like something like this। ये फिर ये ऐसा, पहले ये बना, फिर ये, और फिर ये, फिर ऐसा, और इधर भी कुछ इसी तरह से, ये फिर ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये वैल्यू होगी 0, ये होगी पाई, ये होगी 2 पाई, यह होगी -पाई, और यह होगी -2 पाई। ये वैल्यूज होंगी। अब मुझे क्या चाहिए? sin x की वैल्यू 0 से बड़ी चाहिए। 0 से बड़ी कहां होगी? 0 से पाई, फिर 2 पाई से 3 पाई, फिर -2 पाई से -पाई। लेकिन मुझे दोनों का क्या चाहिए? इंटरसेक्शन। -4 से 4, -4 से 4 अगर मैं देखूं तो -4 से 4, 4 तो यहां कहीं आएगा 4, और -4 जो होगा वो यहां कहीं आएगा -4, क्योंकि पाई कितना होता है? माइनस का 3.14 पाई होता है 3.14, तो -4 यहां कहीं आएगा। तो -4 से 4 अगर मैं देखूं कि किस इंटरवल, क्योंकि मुझे क्या करना है? इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना, यानी कि मुझे इसमें से वो x चाहिए जिस पर sin x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसे x चाहिए जो इसको भी सेटिस्फाई करें और इसको भी सेटिस्फाई करें, यानी इसमें से वो x चाहिए जिस पर sin x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो -4 से 4 के बीच में ऐसे कौन से x है जिस पर ऐसा होता है, sin x ग्रेटर देन 0 होता है? तो 4 आप समझ गए यहां क्यों आया, क्योंकि ये 3.14 है, तो 4 इसके आगे कहीं आएगा। ये तो 6.28 है, 3.14 इंटू 2 6.28, तो ये 4 आ गया। तो यहां पर अगर मैं देखूं कि ऐसे कौन से x होंगे, तो ऐसे जो x होंगे वही डोमेन में आएंगे। और वो कौन कौन से x हो गए सर? वो हो गए -4 से -पाई, ये आ गया पूरा इंटरवल। इसमें sin x 0 से बड़ा है और वो इस इंटरवल में भी है। और फिर दूसरा आ गया यूनियन। यूनियन क्या आ जाएगा? 0 से पाई। यूनियन क्या आ जाएगा? 0 से पाई। सो दैट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? -4 से -पाई, यूनियन 0 से पाई। एक बार देख लें अच्छे से। तो आइए अब अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो आइए अब एक और प्रॉब्लम देखते हैं। fx इज इक्वल टू log 2 टू द बेस x - 2 अपॉन x + 3 रूट ऑफ 9 - x²। हमें इस फंक्शन की डोमेन फाइंड करनी है। तो हम एक चीज अच्छे से जानते हैं सब लोग, वो क्या कि अगर मेरे पास log ऑफ fx टू द बेस gx हो तो इसके डिफाइंड होने के लिए, ये डिफाइंड कब होता है? इसके डिफाइंड होने के लिए क्या कंडीशंस होती हैं? इसके डिफाइंड होने के लिए सर कंडीशन होती है fx 0 से बड़ा होना चाहिए, gx 0 से बड़ा होना चाहिए और gx 1 नहीं होना चाहिए। ये बात हमने पढ़ी है।
अगर ये 3 कंडीशंस मेट होती हैं तब ये फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइंड होता है। तो अगर मैं चाहता हूं यह फंक्शन fx की डोमेन चाहता हूं तो यह भी डिफाइंड होना चाहिए और यह भी डिफाइंड होना चाहिए। तो fx इज इक्वल टू log ऑफ 2 टू द बेस x माइनस 2 अपॉन x प्लस 3 प्लस रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर अगर देखा जाए fx की जगह पर कौन है 2 और वो तो 0 से बड़ा है, यानी उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता सिर्फ किसकी करनी चाहिए? चिंता हमें करनी चाहिए x माइनस 2 अपॉन x प्लस 3। तो x माइनस 2 अपॉन x प्लस 3 0 से बड़ा होना चाहिए और x माइनस 2 अपॉन x प्लस 3 1 नहीं होना चाहिए। और साथ साथ इसके डिफाइंड होने के लिए 9 माइनस एक्स स्क्वायर भी 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इवेनथ रूट के अंदर वाला फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इस केस में अगर हम नंबर लाइन बनाते हैं तो एक तो आएगा 2 और एक आएगा -3 प्लस माइनस प्लस, यानी x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -3 यूनियन 2 से इंफिनिटी। ये तो हो गया इसका सॉल्यूशन। और अगर मैं इसकी बात करूं तो x माइनस 2 किसके बराबर नहीं होना चाहिए? x प्लस 3 के। तो यहां से आ गया -2 शुड नॉट बी इक्वल टू 3 विच इज ट्रू, विच इज ऑलवेज ट्रू, यानी कि इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, ये कभी भी 1 के बराबर होगा ही नहीं। यानी कि इस केस में अगर आप देखें ये हमेशा सही आएगा, ये रेशियो कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। यानी इसको कंसिडर करना या ना करना एक ही बात है, क्योंकि ये तो नेचुरल है, ये तो होगा ही नहीं कभी। हम चाहते थे कभी हो ही नहीं, सो इट इज नेचुरल कि ये कभी होगा ही नहीं, यानी कि इसको कोई आपत्ति नहीं है। अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो x आ जाएगा -3 से 3 क्लोज्ड इंटरवल, -3 से 3 क्लोज्ड इंटरवल। तो अगर अब मैं इन तीनों का इंटरसेक्शन करूं, इफ आई टेक द इंटरसेक्शन, तो इसको तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो इसलिए इसको तो छोड़ ही सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा ही सत्य है। जो हमेशा सत्य हो उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहां पर इस केस में अगर मैं इंटरसेक्शन लेता हूं तो यह है -3, यह है 2, तो यह है माइनस इंफिनिटी से -3 ओपन और 2 से इंफिनिटी, और यह है 3 से लेकर -3 के बीच में। तो अगर मैं कॉमन रीजन देखूं तो यह आएगा, बिल्कुल सर, 2 से 3। सो द कॉमन रीजन इज फ्रॉम 2 to 3। सो व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस क्वेश्चन? यानी इस फंक्शन की डोमेन क्या हो गई सर? डोमेन हो गई 2 पर ओपन। क्यों? 2 यहां नहीं है, यहां है, तो 2 इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, और 3 पर क्लोज्ड। सो दैट इज द डोमेन ऑफ दिस प्रॉब्लम। आई होप ये क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आया। बिल्कुल सर, बहुत ही बढ़िया सवाल डोमेन फाइंड करने के लिए। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो लेट अस डिस्कस अबाउट रेंज। तो पहले रेंज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इस पर बात करते हैं। तो रेंज के लिए आओ देखते हैं, टू फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड डोमेन, क्योंकि रेंज का मतलब क्या है? रेंज का मतलब है सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज ऑफ द फंक्शन विच आर ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग द वैल्यूज इन डोमेन, यानी कि जो फंक्शन में डाला जा सके वो सब डालने के बाद जो बाहर आता है उसे हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। तो फंक्शन की रेंज के लिए सबसे पहली चीज डोमेन का पता लगा लें, ज्यादा अच्छा रहेगा मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम, बट इट इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल। मैं आपको एक बात क्लेरिफाई कर दूं कि रेंज फाइंड करने का कोई सटीक तरीका नहीं है, यानी कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है। कोई भी टीचर आपको ऐसा ब्रह्मास्त्र नहीं दे सकता कि जाओ बेटा ये लगाओ सारे फंक्शन की रेंज मिल जाएगी। नहीं, अलग अलग फंक्शन में आपको अलग अलग काम करने पड़ेंगे, लेकिन ज्यादातर यह कुछ गाइडलाइंस हैं जिनको फॉलो करके हम रेंज फाइंड कर सकते हैं। जैसे पहला क्या है कि डोमेन फाइंड करें, क्योंकि फंक्शन से बाहर क्या क्या आएगा यह इस पर निर्भर करेगा कि आपने फंक्शन में डाला क्या क्या था। तो इसलिए डोमेन से आपको एक अंदाजा हो सकता है कि बाहर क्या क्या आने वाला है। सो इसलिए पहले डोमेन फाइंड कर लें, या तो डोमेन, या फिर अगर मान लो डोमेन में सिर्फ कुछ ही फाइनाइट पॉइंट्स है, 5 या 4 है, तो रेंज क्या होगी? वो 5-4 पॉइंट इक्वेशन में पुट करके, फंक्शन के रूल में पुट करके बाहर आउटपुट निकाल लो कि एफ एक्स क्या आ रहा है।
यानी कि अगर फंक्शन की डोमेन में कुछ गिने चुने ही पॉइंट्स हैं, गिने चुने, तो आप उस केस में रेंज आराम से फाइंड कर सकते हैं। कैसे? वो गिने चुने पॉइंट फंक्शन में डाल दो, जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, वही रेंज हो जाएगी। सो इफ द डोमेन इज हैविंग अ सेट ऑफ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, देन द रेंज इज द सेट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ fx, यानी वो डालने के बाद जो भी आंसर्स आ रहे हैं वो रेंज बन जाएगी। अगर अगला देखें, अगर डोमेन ऑफ fx पूरा R है या फिर R में से कुछ पॉइंट्स को हटाकर डोमेन है, क्योंकि हो सकता है पूरा R डोमेन ना हो सकता है R में से कुछ पॉइंट्स को क्या करना पड़े, एक्सक्लूड करना पड़े, तब उस केस में एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। तो क्या करो, x को y की टर्म्स में एक्सप्रेस कर लो, यानी y बराबर fx लिखा, फिर x की वैल्यू किसकी टर्म में फाइंड कर लो, x की वैल्यू किसके टर्म में फाइंड कर लो, y की टर्म में फाइंड कर लो। फ्रॉम दिस फाइंड y फॉर x टू बी डिफाइंड, यानी और रियल, यानी फिर इससे y की वो वैल्यूज निकालो जिस पर x रियल आता है। आप कहोगे सर ये थर्ड वाला पॉइंट थोड़ा कम क्लियर हो रहा है, तो देखो दोबारा बताता हूं। मान लो किसी फंक्शन का डोमेन पूरा R है, या फिर R में से हो सकता है कुछ पॉइंट्स हमने एक्सक्लूड करने पड़े हों डोमेन के अंदर, तो ऐसे फंक्शन की डोमेन रेंज निकालने के लिए आप क्या करो, y बराबर fx रखो, फिर x की वैल्यू निकालो किसकी टर्म में, y की टर्म में। अब देखो इसमें y क्या क्या रख सकते हैं जिसके लिए x कैसा मिले, x रियल मिले या फिर x डिफाइंड हो। तो y की जो जो वैल्यूज इसमें रख सकते हैं जिसके लिए x रियल हो या डिफाइंड हो, वही क्या हो जाएंगी, रेंज हो जाएगी। क्यों रेंज हो जाएंगी? क्योंकि रेंज असल में होती किसकी वैल्यूज हैं, y की वैल्यूज को ही तो रेंज बोलते हैं, क्योंकि फंक्शन क्या है, y इक्वल टू fx, तो y की वैल्यूज को ही तो रेंज बोला जाएगा, क्योंकि fx क्या है, आउटपुट। तो आउटपुट की वैल्यूज को इकट्ठा करके ही तो क्या बनती है, रेंज। तो y की पॉसिबल वैल्यू से ही रेंज बनती है। तो जब आप y बराबर fx रखकर x की वैल्यू y की टर्म में निकालते हैं और देखते हैं y क्या क्या हो सकता है जिसके लिए x रियल मिले, तो यानी वह सब y हमें मिल सकते हैं आउटपुट की फॉर्म में, तो वही क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी। इस चीज को आओ और बेहतर तरीके से समझते हैं। जैसे कि अभी कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हैं, fx इज इक्वल टू 4 tan x इंटू कॉस एक्स, इसकी रेंज बतानी है। तो सबसे पहला काम, अगर फर्स्ट की बात करूं मैं, फॉर फर्स्ट fx बराबर tan x इंटू कॉस एक्स, तो अगर मैं आपसे बात करूं इसकी डोमेन क्या होगी, तो tan x की जो डोमेन होती है, tan x की डोमेन, मैं यहां पर थोड़ा सा साइन यहां लिख देता हूं, फंक्शन, उनकी डोमेन और उनकी रेंज, यह मैं लिख रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। हालांकि हमें यह याद है, लेकिन फिर भी आपको एक बार याद दिला दूं, साइन x फंक्शन है, साइन x डोमेन क्या होती है, r, और रेंज है -1 से 1। फिर cos x डोमेन है r और रेंज है -1 से 1। फिर tan x डोमेन है r -2n + 1 π/2, दैट इज द डोमेन, 2n + 1 π/2, और रेंज है पूरा का पूरा r। सो एक बार इसको ढंग से लिख दूं कि क्या है डोमेन, डोमेन इज r -2n + 1 π/2, r -2n + 1 π/2, यानी ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 निकाल दो डोमेन में से, r में से, तो क्या बन जाएगी, डोमेन ऑफ tan x, और रेंज क्या है, पूरा r। cot x की डोमेन है r -n π, और रेंज क्या है, पूरा का पूरा r। sec x की रेंज है r -2n + 1 π/2, और रेंज है -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, दैट इज द रेंज ऑफ sec x। और cosec x की अगर मैं बात करूं, cosec x, तो cosec x की डोमेन क्या है सर, इसकी डोमेन होती है r -n π, और इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज है पूरा -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। सो दिस इज द रेंज ऑफ cosec x। तो यह इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज हो गई, साइन, कॉस, टैन, सेक और कोसेक, ये हो गई इनकी डोमेन और रेंज। बिल्कुल सर, अब हमें अच्छे से ये बात क्लियर हो गई और ये बात हमें पता भी थी। तो tan x इंटू कॉस एक्स की अगर मैं रेंज की बात करता हूं, इफ आई टॉक ऑफ tan इंटू कॉस की रेंज, आई कैन राइट दिस एज sin x। तो पहले डोमेन बता दो भाई, डोमेन, इसका डोमेन होगा, इसका डोमेन इंटरसेक्शन इसका डोमेन, इसका डोमेन क्या है, r -2n + 1 π/2, और इसका डोमेन है पूरा का पूरा r। तो दोनों में अगर कॉमन लिखा जाए तो डोमेन क्या होगा, r -2n + 1 π/2। क्यों, tan किस पर काम नहीं करेगा,
tan कब कब काम करेगा, जब r माइनस 2n प्लस 1/2 में से x रखा जाएगा। cos को कोई दिक्कत ही नहीं है, तो उस पूरे फंक्शन का आउटपुट कब आएगा, जब tan भी डिफाइंड हो cos भी डिफाइंड हो। तो tan कब डिफाइंड होगा, इस x पर tan डिफाइंड होगा, और cos तो इन पर x पर डिफाइंड होगा ही। तो यानी r माइनस 2n प्लस 1/2। अब रेंज की बात करते हैं, तो fx हो गया sin x अपॉन cos x इंटू cos x। cos x से cos x गया, क्या आ गया, sin x। अब sin x बच गया सिर्फ। अब r इसमें क्या रखना है हमें, इसमें क्या क्या इनपुट है, पूरा r है सर, लेकिन 2n प्लस 1/2 मिसिंग है, यानी ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 मिसिंग है। तो साइन की वैल्यू हम जानते हैं कहां से कहां तक आती है, -1 से 1। 1 कहां आती है और -1 कहां आती है, 2n प्लस 1/2 पर आती है। 2n प्लस 1/2 पर वैल्यू 1 या -1 आती है। तो इसका मतलब जब हम इसमें r में, जब हम इसमें x की जगह पर सब कुछ रखेंगे सिवाय 2n प्लस 1/2 के, तो ना तो वैल्यू 1 आएगी ना वैल्यू -1 आएगी। तो इसकी रेंज जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ओपन इंटरवल -1 से 1। दैट विल बी द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ओपन इंटरवल -1 से 1 इसकी रेंज हो जाएगी। दैट विल बी द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। अब ये क्लियर हुआ, हम -1 पर ओपन क्यों आया, 1 पर ओपन क्यों आया, क्योंकि हम इसमें क्या नहीं रख रहे, 2n प्लस 1/2 नहीं रख रहे, और 2n प्लस 1/2 पर ही साइन की वैल्यू या तो 1 या -1, जैसे कि sin π/2 1, sin 3π/2 -1, sin 5π/2 फिर 1, sin फिर उसके बाद 7π/2 फिर -1, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर वैल्यू या तो 1 आती है या -1 आती है। तो जब यहां पर ना तो हम कोई भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 रख रहे हैं, तो इसलिए साइन की वैल्यू ना तो कभी 1 होगी ना -1 होगी। तो देखा रेंज कैसे पता चली कि फंक्शन में जो डाला जा सकता है उसके आधार पर हमने प्रिडिक्ट कर लिया कि फंक्शन से बाहर क्या क्या आने वाला है। तो रेंज आ गई -1 से 1। इसलिए पहला पॉइंट, कई बार डोमेन फाइंड करने से रेंज आसानी से निकल आती है। अब जैसे ये है सेकंड वाला पार्ट, अगर मैं देखूं cos की पावर 4 माइनस साइन की पावर 4, ये तो यही हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/5 माइनस साइन स्क्वायर x/5 और इंटू cos स्क्वायर x/5 प्लस साइन स्क्वायर x/5। ये कितना हो गया सर, ये तो 1 हो गया, और ये हो गया cos 2 थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा। अच्छा, इसकी डोमेन क्या है सर, इसकी डोमेन है पूरा का पूरा r, क्योंकि ना तो cos को दिक्कत है ना साइन को दिक्कत है, इसका डोमेन है पूरा r। तो जब यहां cos के अंदर पूरा r रखेंगे तो जो इसकी वैल्यूज आएंगी वो क्या आएगी सर, वो आएगी -1 से 1 के बीच में। तो रेंज ऑफ f क्या हो गई, -1 से 1, क्योंकि जब cos के अंदर का एंगल -∞ से +∞ वैरी करता है तो cos की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही वैरी करेगी। यानी आंसर जो आएंगे वो -1 से लेकर 1 तक सारे आंसर्स आएंगे। कई लोग कहेंगे सर 2x/5 लिखा है, तो बेटा जब x को इन्फिनिटी रखोगे तो आंसर कहां जाएगा, एंगल इन्फिनिटी। -∞ रखोगे तो एंगल कहां जाएगा, -∞। यानी आप इसमें जो एंगल्स रख रहे हो वो -∞ से +∞ रख रहे हो, इसलिए cos की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, -1 से 1 आएगी। हर वैल्यू लेगा cos अपनी रेंज में -1 to 1। बात करते हैं cos साइन रूट x की। साइन रूट x की अगर मैं बात करूं, साइन रूट x, इफ आई टॉक ऑफ साइन ऑफ रूट x, इसकी रेंज की बात करूं तो आइए देखते हैं साइन रूट x की रेंज की बात करते हैं। थर्ड, साइन रूट x, साइन रूट x है तो उसका डोमेन क्या हो गया सर, हो गया x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां पर जब हम x को 0 से इन्फिनिटी रखेंगे, साइन रूट x है और x को हम 0 से इन्फिनिटी रख रहे हैं, तो उसका रूट कहां से कहां तक आएगा सर, उसका रूट भी 0 पर 0 और इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी आएगा। यानी साइन के अंदर का एंगल 0 से इन्फिनिटी के बीच में है। तो अगर साइन के अंदर का एंगल 0 से इन्फिनिटी के बीच में है तो आप जानते हैं साइन अपनी सारी वैल्यूज लेता है 0 से इन्फिनिटी के बीच में। कई लोग कहेंगे नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेता, तो कई लोग कहेंगे सर रेंज हो जाएगी 0 से 1। बेटा आप एक चीज मिस्टेक कर रहे हो, यहां पर जब एंगल 0 से इन्फिनिटी के बीच में रख रहे हैं, यानी साइन का ये वाला हिस्सा तो जिंदा है। हाँ सर, ये वाला हिस्सा तो जिंदा है साइन का, तो लेफ्ट वाला पार्ट ही तो घट गया, ये वाला पार्ट तो हट गया, क्योंकि यहां -∞ से 0 के बीच में नहीं वैल्यू रख रहे, तो ये वाली वैल्यूज तो रख रहे हैं, तो इस पर वैल्यू क्या लेता है, 1 तक जाता है ऊपर और नीचे कहां तक, -1 तक। तो इसलिए रेंज क्या हो जाएगी,
रेंज हो जाएगी -1 से 1, पूरा इंटरवल, क्योंकि साइन का लेफ्ट वाला पार्ट मिट गया लेकिन राइट वाला पार्ट अभी भी जिंदा है। यस सर। फोर्थ देखो, cos ऑफ 2 sin x, cos ऑफ 2 sin x, fx बराबर है cos ऑफ 2 sin x, इसकी रेंज बतानी है। तो अगर आप इसको गौर से देखें, यहां पर पहले तो डोमेन क्या होगा सर, sin x है तो पूरा r होगा। अच्छा sin x कहां से कहां तक होगा, sin x सर, sin x होगा -1 से 1, sin x की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, -1 से 1 आएगी sin x की वैल्यू, ये वैल्यू आएगी -1 से 1 के बीच में। तो इसका 2 टाइम्स कहां से कहां तक आएगा सर, इसका 2 टाइम्स आएगा -2 से 2, यानी cos का जो इफेक्टिवली एंगल है वो -2 से 2 रेडियन है। तो cos का एंगल कहां है, -2 रेडियन से +2 रेडियन के बीच में है। तो अगर मैं cos का ग्राफ बनाता हूं, then the graph of cos is this, so that is the graph of cos। बिल्कुल सर, ये हो गया ग्राफ ऑफ cos। अब ये है π/2, तो 2 कहां होगा सर, 2 यहां होगा, और ये है -π/2, तो -2 कहां होगा सर, -2 यहां होगा। तो इसका जो हमारे पास इफेक्टिवली एंगल है वो -2 से 2 रेडियन के बीच में है, यानी देखा जाए तो cos का सिर्फ ये वाला पार्ट हमारे मतलब का है, क्योंकि cos का इनपुट जो है इफेक्टिवली, वैसे तो 2 sin x है लेकिन इफेक्टिवली देखा जाए तो cos का जो इनपुट है वो -2 रेडियन से +2 रेडियन के बीच में है। तो आप मुझे बताओ क्या ये ग्राफ कंटिन्यूअस है, हाँ सर कंटिन्यूअस है। और हमने पढ़ा था किसी भी कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए जो रेंज होती है वो होती है मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू का इंटरवल। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है सर, 1 है। अच्छा 2 पर जो वैल्यू होगी, 2 पर अब जरा समझें कि अगर मैं इसको यहां एक्सटेंड कर दूं ये, तो 2 पर जो वैल्यू होगी, अब देखो यहां पर होगा पाई, यहां होगा -π और यहां होगा पाई पर वैल्यू -1 आती है। तो 2 पर जो वैल्यू आएगी वो थोड़ा ऊपर ही रुक जाएगी और -2 पर वैल्यू सेम होगी। क्यों, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ -θ। तो 2 पर वैल्यू क्या आएगी सर, पता नहीं, cos 2 आएगी। 2 पर वैल्यू क्या आएगी, cos 2। कई लोग कहेंगे सर cos 2 मतलब, अरे अगर मैं पूछूं 60 डिग्री पर वैल्यू कितनी आएगी, π/3 पर, सर cos π/3, नहीं पता तो cos π/3। 30 डिग्री पर सर cos π/6। अच्छा cos π/2 कितना होता है, cos π/2। तो cos 1 कितना होगा, cos 1। cos की 1 पर वैल्यू क्या होगी, cos 1। cos की वैल्यू 2 पर क्या होगी, cos 2। cos की वैल्यू 3 पर क्या होगी, cos 3। सर ये क्या बात हुई, अबे जब वैल्यू नहीं पता तो 2 पर वैल्यू क्या बोलोगे, थीटा पर cos की वैल्यू क्या होगी, cos थीटा। तो 2 पर वैल्यू क्या होगी, cos 2, और -2 पर भी क्या होगी, cos ऑफ -2। लेकिन cos ऑफ -2 और cos ऑफ 2 तो बराबर है, तो इसलिए इसकी जो रेंज हो गई वो हो गई cos 2 से लेकर मिनिमम वैल्यू cos 2 और मैक्सिमम वैल्यू 1। तो रेंज ऑफ f हो गई cos 2 से 1, दैट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, cos 2 से 1। अगर यही सवाल कोई ऐसे पूछ ले, y इज इक्वल टू cos ऑफ 4 sin x, तो इसकी रेंज बताओ सर। इसकी रेंज तो फिर से डोमेन तो क्या होगा, पूरा r। लेकिन अब अगर देखा जाए तो ये है -1 से 1 और इसका 4 टाइम्स हमें करना है, तो ये एंगल कहां से कहां तक हो जाएगा सर, ये एंगल हो जाएगा -4 रेडियन से +4 रेडियन, यानी ये पूरा एंगल इफेक्टिवली -4 से +4 रेडियन हो जाएगा। तो अगर अब हम फिर से cos का ग्राफ बनाएं, देन द ग्राफ ऑफ cos विल लुक लाइक दिस। तो ग्राफ ऑफ cos कैसा दिखाई देगा, ग्राफ ऑफ cos ऐसा दिखाई देगा। सो दैट विल बी द ग्राफ ऑफ cos, ये फिर ये और फिर ऐसा। सो ये ग्राफ ऑफ cos, और जो 4 होगा हमारा, यहां दोबारा बना लेते हैं थोड़ा सुंदर सा, यह ग्राफ हो गया cos का। सो दैट इज द ग्राफ ऑफ cos। जरा देखो ये और फिर ऐसा और फिर ऐसा, ये ग्राफ हो गया हमारा cos का, ये cos का ग्राफ हुआ। और 4 जो होगा ये होगा π/2, ये होगा पाई, 4 आएगा यहां कहीं 3π/2 से पहले, 3π/2 तो 4.7, तो 4 उससे पहले, यह हो गया -π/2, यह हो गया -π,
और ये होगा कहीं पर -4। तो हमारे मतलब का ग्राफ कौन सा है सर? हमारे मतलब का ग्राफ है -4 से 4। ये है हमारे मतलब का ग्राफ। तो अगर मैं आपसे इसकी रेंज पूछूं तो ये ग्राफ भी कंटिन्यूस है। बिल्कुल सर। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? मैक्सिमम वैल्यू सर, मैक्सिमम वैल्यू आएगी 1। और मिनिमम वैल्यू, कई लोग कहेंगे सर cos 4। नहीं बेटा, अब cos 4 नहीं आएगा। आप खुद देखो, इस केस में मिनिमम वैल्यू पाई पर आता है। मिनिमम वैल्यू किस पर आता है? पाई पर। कितना आता है? -1। क्योंकि इसके बाद ग्राफ उठ रहा है, ग्राफ उठ रहा है ऊपर। तो यानी मिनिमम वैल्यू 4 पर या -4 पर नहीं आएगी, बल्कि किस पर आएगी? पाई पर या -पाई पर। और आप जानते हो कि मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी? -1। तो इसकी रेंज जो हो जाएगी अब की बार, वो हो जाएगी -1 से 1। -1 से 1 रेंज हो जाएगी। बहुत ही प्यारा सवाल है। तो -1 से 1 विल बी द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो ध्यान रखें। आइए फिफ्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ पार्ट है साइन ऑफ log x टू द बेस 2। साइन ऑफ log x टू द बेस 2। तो यहां पर फिफ्थ पार्ट में अगर देखा जाए साइन ऑफ log x टू द बेस 2, इसकी बात करते हैं। लेट अस टॉक ऑफ फिफ्थ पार्ट, साइन ऑफ log x टू द बेस 2। साइन ऑफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ log x टू द बेस 2। तो पहले तो इसकी डोमेन देखो। इसकी डोमेन होगी सर पूरा r प्लस सारे पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि साइन के अंदर log है और log कब डिफाइंड होता है? जब x कैसा हो? पॉजिटिव हो। तो पूरा का पूरा r प्लस इसकी डोमेन होगी। और अगर साइन का इफेक्टिवली एंगल देखा जाए तो जब r प्लस में इसकी वैल्यू देखी जाएगी, इसकी वैल्यू पूरा r आती है। आपको याद दिला दूं, log x टू द बेस a का ग्राफ ऐसा दिखाई देता है। y इज इक्वल टू log x बेस a का ग्राफ ऐसा दिखाई देता है, जहां a 1 से बड़ा हो। और जब इसमें वैल्यूज देखी जाती है तो इसकी जो वैल्यूज आती हैं, इसकी जो रेंज आती है वो आती है पूरा का पूरा r, -∞ से +∞। यानी इफेक्टिवली देखा जाए तो साइन के अंदर का एंगल पूरा r है, -∞ से +∞। और जब साइन के अंदर के एंगल को -∞ से +∞ वैरी करते हो तो यह भी वही करता है जो कॉस करता है। यानी यह सारी वैल्यूज लेगा कहां से कहां तक? -1 से 1 तक। और वही क्या हो जाएगी? इसकी रेंज। क्यों? ये सारे आंसर्स जो आएंगे इसके वो -1 से लेकर 1 के बीच में आएंगे। -1 भी आएगा और 1 भी आएगा। क्यों? क्योंकि -∞ से ∞ के बीच में सारे π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2 सबके सब आते हैं। तो इसलिए यह हो जाएगा -1 से 1। आइए सिक्स्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सिक्स्थ पार्ट में लिखा है 3 - 2 की पावर x। 3 - 2 की पावर x। तो 3 - 2 की पावर x। तो यहां पर क्या है? याद करो, याद करो। क्या याद करूं सर? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ऐसा था, ऐसा था। हां सर ऐसा था। यह था y इक्वल टू a की पावर x जब a 1 से बड़ा था। और इसकी जो रेंज थी वो थी 0 से लेकर इन्फिनिटी। क्या थी रेंज? 0 से इन्फिनिटी। तो यानी कि इस पार्ट का, तो अगर मैं पहले डोमेन कहूं तो डोमेन होगा पूरा का पूरा r, कुछ भी रख सकते हैं। और इस पार्ट की जो वैल्यू होगी वो होगी 0 से इन्फिनिटी। क्या होगी? 0 से इन्फिनिटी। दैट विल बी द वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर x। यानी इसके आउटपुट 0 से इन्फिनिटी आएंगे। तो सबसे कम वैल्यू कब आएगी इस पूरे फंक्शन की? अच्छा, ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा क्या? हां सर, ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि 2 की पावर x कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूअस है। और 3 कांस्टेंट है तो कंटिन्यूअस होगा ये फंक्शन। तो यह फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो मिनिमम वैल्यू कब आएगी सर? जब यहां मैक्सिमम रखेंगे। तो मैक्सिमम कितनी रखेंगे? इन्फिनिटी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो आएगी इस पूरे की वो आएगी 3 - इन्फिनिटी। यानी -∞ विल बी द मिनिमम वैल्यू। और मैक्सिमम कब आएगी? जब x को 0 रखेंगे। तो 0 रखेंगे कितना आएगी? 3। अच्छा, 3 पर क्या आएगा? ओपन। ओपन क्यों आएगा? क्योंकि सर 0 तो रख नहीं सकते, 0 डायरेक्ट तो रख नहीं सकते। तो 0 पर वैल्यू 3 आती तो 0 तो रख नहीं सकते, तो वैल्यू 3 पर क्या आएगा? ओपन आएगा। यानी मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगी? 3 तक। और मिनिमम वैल्यू -∞। तो कह सकते हैं कि इसका जो रेंज हो गया वह हो गया -∞ से 3। सो दैट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। यह है इस फंक्शन का रेंज मिल गया। एक बार क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 और देख लो। cos 2x - sin 2x। cos 2x - sin 2x। तो ये होगा हमारे 7 वचन पूरे किसमें?
रेंज में भी, 7 वचन हमने डोमेन में भी किए थे और 7 वचन हमने रेंज में भी किए। तो रेंज में क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x माइनस साइन 2x। आपको एक ट्रिग्नोमेट्री का छोटा सा रिजल्ट याद करा दूं, याद रखना क्या, कि अगर मान लो मेरे पास है एफ एक्स ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, तो इसकी जो रेंज होती है, इसकी रेंज याद रखें वो क्या होती है, माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो दैट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। याद रखेंगे ये बात, यह बात अच्छे से याद रखेंगे। सो रिमेंबर दिस पॉइंट, यह पॉइंट याद रखना है भाई, बिल्कुल सर याद रहेगा। सो दिस इज द पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड। अब अगर मैं बात करूं cos 2x माइनस साइन 2x की, अच्छा यहां एक चीज और नोट करो, दोनों साइन और कॉस का आर्ग्यूमेंट कैसा है, सेम है। दोनों का आर्ग्यूमेंट कैसा है, सेम है। साइन का और कॉस का आर्ग्यूमेंट सेम है, तो यहां पर भी साइन और कॉस का आर्ग्यूमेंट कैसा है सर, सेम है। यहां भी 2x है, यहां भी 2x है। तो यहां अगर देखा जाए, इसको लिख सकता हूं 1 इंटू कॉस 2x माइनस 1 इंटू साइन 2x। तो जो रेंज होगी इसकी रेंज हो जाएगी माइनस ऑफ रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि b कितना है -1, से लेकर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। यानी रेंज आ गई माइनस रूट 2 से लेकर प्लस रूट 2। सो दैट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। आई होप ये क्लियर हो गया, ये बात अच्छे से याद हो गई। यस सर, ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल सर। तो आइए अब रेंज के कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं। तो रेंज ऑफ सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस, अगर फंक्शन इस तरह का हो, लीनियर अपॉन लीनियर, किस तरह का हो, लीनियर अपॉन लीनियर, यानी ऊपर भी एक लीनियर हो, नीचे भी एक लीनियर हो। जैसे कि एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी और नीचे क्या है, सी एक्स प्लस डी। और ध्यान रखें ए बाई सी इज नॉट इक्वल टू बी बाई डी होना चाहिए। ए बाई सी इज नॉट इक्वल टू बी बाई डी, क्योंकि अगर ए बाई सी बराबर बी बाई डी हो गया, तो जैसे देखो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4x प्लस 6, मान लो इस तरह का है फंक्शन। तो अगर देखा जाए तो 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू हाफ। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा सर, नीचे से 2 कॉमन आ जाएगा, 2x प्लस 3, और नीचे से 2 कॉमन 2x प्लस 3, तो हम ये कट कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमेशा के लिए हाफ। तो रेंज जो आएगी f की, वो रेंज हो जाएगी सिर्फ एक नंबर, वो होगा हाफ। तो इसलिए लिखा है कि a बाई सी और b बाई डी बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ऊपर और नीचे कॉमन फैक्टर कट जाएगा और रेंज एक सिंगल नंबर आएगी। तो मान लेते हैं ये दोनों बराबर नहीं है, a बाई सी इज नॉट इक्वल टू b बाई डी, तो ये लीनियर है और नीचे भी लीनियर फंक्शन है। तो आपको बताया था रेंज में क्या करते हैं, इसकी जो डोमेन होगी, वो डोमेन जो होगी वह होगी पूरा R, उसमें से सिर्फ ये जीरो नहीं होना चाहिए, सी एक्स प्लस डी जीरो नहीं होना चाहिए। तो सी एक्स प्लस डी नॉट इक्वल टू जीरो, यानी x इज नॉट इक्वल टू माइनस डी बाय ए। तो डोमेन होगी R माइनस डी बाय ए, ये डोमेन होगी। अच्छा रेंज के लिए क्या किया, अब आपको बताया था लास्ट पॉइंट रेंज में क्या पढ़ा था हमने, जरा देखो। हमने लास्ट पॉइंट रेंज में पढ़ा था कि रेंज फाइंड करने के तरीके में क्या पढ़ा था, कि अगर डोमेन R हो या R माइनस सम फाइनाइट पॉइंट्स हो, तो क्या करो, इसको y के बराबर रखो, फिर x की वैल्यू निकालो y की टर्म में। तो वही कर रहे हैं, क्या हमने इसको किसके बराबर रखा, y के बराबर रखा। अब x की वैल्यू निकालते हैं, तो क्या आएगा, cy x प्लस dy इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो इसको उठा के इधर ले आओ और इसको उधर भेज दो, तो आपके पास आ गया सी वाई माइनस ए इंटू एक्स इज इक्वल टू डी वाई प्लस बी, माइनस का डी वाई प्लस बी, यानी बी माइनस डी वाई आ गया। तो एक्स की वैल्यू आ गई बी माइनस डी वाई अपॉन सी वाई माइनस ए, ये आ गई x की वैल्यू। अब जब x की वैल्यू ये आ गई, तो y की किन वैल्यू पर ये डिफाइंड नहीं है सर, y की हर वैल्यू पर डिफाइंड नहीं है, बस ये तब डिफाइंड नहीं होगा। सो x इज नॉट डिफाइंड इफ, कब, इफ सी वाई माइनस ए बराबर 0, दैट इज इफ y इज इक्वल टू a बाय सी। यानी कहने का मतलब क्या है, ये सारी वैल्यूज ले सकता है, दिस इंप्लाइज
y कुछ भी हो सकता है सिवाय a बाई सी के, लेकिन y क्या थी, इसकी वैल्यू, यानी इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है सिवाय a बाई सी के। तो रेंज क्या हो गई, दोबारा देख लो, y सब कुछ हो सकता है सिवाय a बाई सी के, और y क्या था, इसकी वैल्यू थी, यानी इसकी वैल्यू सब कुछ हो सकती है सिवाय a बाय सी को छोड़कर। तो रेंज क्या हो गई, रेंज हो गई पूरा r एक्सेप्ट a बाय सी। यानी कि अगर फंक्शन लीनियर अपॉन लीनियर है तो उसकी रेंज बड़े आराम से लिख सकते हैं। वो क्या लिख सकते हैं, वह लिख सकते हैं, रेंज हम लिख सकते हैं पूरा r एक्सेप्ट a बाय सी, दैट विल बी द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। अच्छा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात और बता दें आपको, कभी कभी फंक्शन इस फॉर्म का भी होता है, एफ एक्स बराबर ऊपर है कुछ कांस्टेंट के और नीचे है सी एक्स प्लस डी। तो इस केस में यहां पर जो रेंज होगी, तो देखो एक तरीके से ऊपर क्या लिखा है, एक तरीके से ऊपर लिखा है 0 इंटू एक्स, ऊपर क्या लिखा है 0 इंटू एक्स, ऐसा सोच सकते हैं। हालांकि यहां लीनियर का मतलब a 0 नहीं हो सकता और लीनियर का मतलब नीचे c 0 नहीं हो सकता, लेकिन अगर k अपॉन सी एक्स प्लस डी है तो आप खुद सोचो यह फंक्शन में अगर मैं ऊपर सोच लूं 0 x सोच लूं तो यह फंक्शन सारी की सारी वैल्यूज लेगा सिवाय 0 बाय सी के, सिवाय 0 बाय सी के, बोले तो 0 के। यानी इस फंक्शन की रेंज कांस्टेंट अपॉन सी एक्स प्लस डी की रेंज क्या हो सकती है, पूरा r एक्सेप्ट 0, क्योंकि ये 0 बन ही नहीं सकता ना भाई, 0 तब बनता जब ऊपर 0 बनता, लेकिन ऊपर तो क्या है, कांस्टेंट है k और वह 0 नहीं है, तो इसलिए इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 0 पूरा r एक्सेप्ट 0। तो क्या चीज याद रहनी चाहिए, एफ एक्स इक्वल टू लीनियर अपॉन लीनियर हो तो रेंज होती है पूरा r माइनस कोफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर, ये रेंज होगी। और अगर ऊपर कांस्टेंट और नीचे सी एक्स प्लस डी हो तो रेंज होगी पूरा r एक्सेप्ट 0, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, बाकी सब कुछ हो सकती है इसकी वैल्यू। सो दैट विल बी द रेंज ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो जो कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा, चलिए आइए अब उसको यूज करते हैं। सबसे पहला एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1। सर लीनियर अपॉन लीनियर है तो ये तो बहुत ही आसान हो गया, इसकी जो डोमेन हो जाएगी, इसकी डोमेन में 1 नहीं आएगा, लेकिन रेंज की बात करूं, डोमेन में तो कुछ है ही नहीं फाइंड करने में, रेंज है पूरा r एक्सेप्ट, पूरा r एक्सेप्ट कितना, x का कोफिशिएंट ऊपर कितना है 2 और नीचे कितना है 1, तो 2 अपॉन 1, यानी r माइनस 2 इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। अगर मैं इस फंक्शन की रेंज फाइंड करता हूं तो इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो होगी r माइनस ऊपर x का कोफिशिएंट 1, नीचे x का कोफिशिएंट माइनस 5, तो माइनस 1 बाय 5, दैट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। अगर इसकी बात करता हूं तो अभी अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा एफ एक्स इज इक्वल टू के अपॉन ए एक्स प्लस बी, तो इसकी जो रेंज होती है वो होती है पूरा का पूरा r एक्सेप्ट 0, यानी कि इसकी जो रेंज आएगी वो आएगी r एक्सेप्ट 0। अब इसकी बात करें तो यहां पर ये लीनियर अपॉन लीनियर फॉर्म नहीं है, यह देखा जाए तो यह ऐसा लिख सकते हैं 5/3, और ये क्या है, एक ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, और इसकी रेंज, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल की रेंज क्या होती है, इसका रेंज हो जाएगा पूरा का पूरा r। सो दैट इज द आंसर टू दिस। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो आप हमेशा याद रखेंगे इस प्रॉब्लम के अंदर, यू विल ऑलवेज रिमेंबर दिस, जो मैं बताने जा रहा हूं। तो बात यह है, ध्यान रखें कि अगर एफ एक्स लीनियर अपॉन लीनियर हो, लीनियर अपॉन लीनियर, लीनियर अपॉन लीनियर फॉर्म का हो, देन एफ इज ऑलवेज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन इट्स डोमेन। यानी ये फंक्शन या तो हमेशा इंक्रीज करेगा या फिर हमेशा डिक्रीज करेगा, दैट इज इट इज मोनोटॉनिक। मोनोटॉनिक का मतलब ऐसी चीज जो या तो इंक्रीज करती हो या फिर हमेशा डिक्रीज करती हो, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, मोनोटॉनिक फंक्शन बोलते हैं। तो लीनियर अपॉन लीनियर कैसा फंक्शन होता है, हमेशा मोनोटॉनिक होता है, यानी या तो वो हमेशा इंक्रीज करेगा या फिर हमेशा डिक्रीज करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अगर मैं यह ले लूं एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1, अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं, आपको इतना मालूम है कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव आए तो वो इंक्रीजिंग, नेगेटिव आए तो डिक्रीजिंग। तो अगर मैं यहां f डैश x फाइंड करूं, क्वेश्चन रूल लगेगा, नीचे क्या आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर
ऊपर आएगा x माइनस 1 इंटू इसका डेरिवेटिव हो गया 2, फिर यह है एज इट इज इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव वो हो गया 1, तो हमारे पास आ गया 2x माइनस 2 माइनस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये हमेशा 0 से बड़ा है, इसलिए ये फंक्शन कैसा हो गया, ये फंक्शन हो गया इंक्रीजिंग। तो ध्यान रखेंगे लीनियर अपॉन लीनियर हमेशा इंक्रीजिंग होता है, इसी कारण से हम आगे देखेंगे क्योंकि ये इंक्रीजिंग है इसलिए यह 1 1 भी हो जाएगा। तो क्या याद रखना है, लीनियर अपॉन लीनियर हमेशा इंक्रीजिंग होता है या फिर हमेशा डिक्रीजिंग होता है, यानी मोनोटोनिक होता है, जिस कारण से आगे देखेंगे यह फंक्शन हमेशा 1 1 होगा। ठीक है ना, क्लियर हो गई ये बात, याद रखी जाएगी। बिल्कुल सर, आपने इतने सारे सितारे लगा दिए, याद तो हो जाएगी। अब नेक्स्ट, अगर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हो, ऊपर भी क्वाड्रेटिक हो नीचे भी क्वाड्रेटिक हो, और दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर हो, तो क्या करो, न्यूमरेटर को फैक्टराइज करो, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करो। मान लो ax माइनस बी कॉमन फैक्टर है ऊपर भी और नीचे भी, यानी क्या कह रहे हैं, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है और दोनों में कोई ना कोई कॉमन फैक्टर है, यानी ऊपर वाला भी फैक्टराइज हो रहा है नीचे वाला भी फैक्टराइज हो रहा है और दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है। वो फैक्टर क्या है, ax माइनस बी। तो क्या करो, उस फैक्टर को ऊपर नीचे उड़ा दो और साथ में लिख दो कि x इज नॉट इक्वल टू b बाय a। x क्या नहीं होना चाहिए, b बाय a नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऊपर एक फैक्टर ax माइनस b है और मान लो दूसरा फैक्टर है px प्लस q और नीचे है ax माइनस b और नीचे है rx प्लस s, यह है मान लो fx, तो आपने फैक्टराइज किया, ऊपर नीचे क्या काट दिया, ax माइनस b काट दिया, तो fx क्या हुआ सर, वो बच गया px प्लस q अपॉन rx प्लस s। सर ये तो लीनियर अपॉन लीनियर बच गया, बिल्कुल, और इसकी रेंज तो खट से 2 मिनट में निकल जाती है, पूरा r माइनस दोनों का रेशियो, बिल्कुल। तो लेकिन यहां लिखना पड़ेगा x क्या नहीं हो सकता, b बाय a नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ax माइनस बी नॉट इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ऊपर भी 0 और नीचे भी 0, नॉट डिफाइंड, यानी कि x क्या नहीं होना चाहिए, b बाय a नहीं होना चाहिए। तो आप इस फैक्टर को काट तो रहे हो और ये जाने से पहले क्या कह रहे हैं, बेटा जा तो रहे हैं लेकिन जाने से पहले एक बात बोल कर जा रहे हैं, बेटा कुछ भी करना x को b बाय a मत रखना, क्योंकि अगर b बाय a तुमने रख दिया तो बेटा ऊपर भी 0 बन जाएगा और नीचे भी 0 बन जाएगा और 0 अपॉन 0 फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, तो इसलिए x b बाय a नहीं होना चाहिए। तो कैंसिल द कॉमन फैक्टर फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड राइट x नॉट इक्वल टू b बाय a। x क्या नहीं होना चाहिए, b बाय a। अब fx क्या बन गया, ये बन गया, हाँ सर यही बन गया, और x क्या लिखा है, नॉट इक्वल टू b बाय, तो रेंज क्या होगी सर, रेंज होगी पूरा r, उसमें से क्या हटेगा, p बाय r हटेगा, और साथ में क्या हटेगा, इसमें आप क्या नहीं रख सकते, b बाय a नहीं रख सकते, तो b बाय a रखकर जो आ रहा था वो नहीं आएगा, क्योंकि b बाय a इसमें रख ही नहीं सकते, तो b बाय a जब इसमें नहीं रख सकते तो जो आ रहा था b बाय a रखने पर वह नहीं आएगा, और वह नहीं आएगा तो रेंज में से वह भी माइनस होगा, तो रेंज में से क्या हटा दो, b बाय a भी हटा दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, रेंज मिल जाएगा क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक जब दोनों में कोई कॉमन फैक्टर हो। तो चलो इसको और बेहतर तरीके से समझो, जैसे ये लिखा है, तो क्या न्यूमरेटर फैक्टराइज हो सकता है, हाँ सर, फैक्टर होगा x माइनस 2 x माइनस 3, नीचे क्या हुआ सर, x माइनस 2 x माइनस 4, और हमने उड़ा दिया तो fx बन गया x माइनस 3 अपॉन x माइनस 4, साइड में लिख दिया x नॉट इक्वल टू 2। क्यों, x माइनस 2 को हमने क्या रखा, 0 रखा, यानी x क्या नहीं होगा, ये 0 नहीं होना चाहिए, x 2 नहीं होना चाहिए, तो x इज नॉट इक्वल टू 2। तो रेंज क्या आएगी, रेंज आ जाएगी पूरा r एक्सेप्ट इन दोनों का रेशियो 1 और साथ में f ऑफ 2, तो इसमें 2 रख लो जरा, जब 2 रखोगे तो 2 माइनस 1 क्या आ गई रेंज सर, ये आ गई 1 एक्सेप्ट 1 हटा देंगे और 2 रखेंगे तो सर ये आ गया, ऊपर तो आ गया -1, नीचे आ गया -2, तो 1/2, ये रेंज आ गई एक्सेप्ट 1.5। सर बहुत आसान हो गया, ये तो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक अगर कॉमन फैक्टर है तो। अब सवाल उठता है सर अगर कॉमन फैक्टर ना हो तो, कोई बात नहीं, उसका भी जुगाड़ है, तो लीनियर अपॉन लीनियर हो गया, समझ में आया, वेरी सिंपल। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हो गया, कॉमन फैक्टर,
सर अगेन वेरी सिंपल, अगर कॉमन फैक्टर ना हो, अगर कॉमन फैक्टर ना हो, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, वेयर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कंटेन नो कॉमन फैक्टर, कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो क्या करो, इसे y के बराबर रखो, y के बराबर रखकर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके x में क्या मिल जाएगी, एक क्वाड्रेटिक, और उस क्वाड्रेटिक का, क्योंकि x एक रियल नंबर है, क्योंकि जब भी हम फंक्शन में बात करते हैं x की, इनपुट की, तो वो इनपुट हमेशा कैसा होता है, रियल नंबर होता है। तो क्योंकि x एक रियल नंबर है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, d को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखेंगे, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके x मिलेगा, और x कैसा मिलना चाहिए, रियल मिलना चाहिए, इसलिए d क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। फिर एंड सेट नहीं, ये क्या है, गेट द रेंज ऑफ y, तो क्या मिल जाएगा आपको, y का रेंज मिल जाएगा d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके, और y क्या थी, उसकी वैल्यू थी, यानी कि आपने y बराबर ऊपर है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, नीचे है px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x में क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक बन गई। अब जब वो क्वाड्रेटिक बन गई, क्योंकि x एक रियल नंबर है, तो उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके जो x आना चाहिए वो रियल आना चाहिए, तो उसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और जब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखोगे तो वहां से किसकी रेंज मिल जाएगी, y की रेंज मिल जाएगी, और जैसे ही y की रेंज मिली तो आपको y की तो रेंज चाहिए थी, हां सर y की तो रेंज चाहिए थी, बिल्कुल सर y की रेंज चाहिए थी। फिर ये सिक्स्थ पॉइंट मैं सवाल करते करते समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा। सिक्स्थ पॉइंट जैसे कि ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, हमने इसे y के बराबर रखा, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, तो वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इन x, और x कैसा नंबर है, रियल नंबर, इसलिए इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो d कितना आ गया सर, d आ गया 1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 4y स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, 2y माइनस 1 2y प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ गई माइनस हाफ से हाफ के बीच में। लेकिन ये सब किस पर बेस्ड है, ये सब इस पर बेस्ड है कि ये क्वाड्रेटिक है। ये क्वाड्रेटिक कब होगी, जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 नहीं होगा। तो यहां क्या मानकर चलते हैं कि y 0 नहीं है। ये कब है, अगर y 0 नहीं है, यानी y की वैल्यू माइनस हाफ से हाफ आ गई, लेकिन y क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो अभी डोमेन के अभी रेंज क्या आ गई y की, माइनस हाफ से हाफ एक्सेप्ट 0। अब क्या करो, अब वो देखो जो वहां लिखा था, इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्या करो, x के कोएफिशिएंट को 0 रखो, तो y 0 हो गया, यानी अगर y 0 है, नाउ इफ y इक्वल टू 0, अगर y 0 है तो आप इसे 0 के बराबर रख दो, तो 0 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x क्या मिल गया, 0, यानी कि y की वैल्यू 0 आ रही है जब x 0 होगा। देख लो 0 रखकर y 0 आ रहा है, यानी इसका मतलब यह हुआ कि y इक्वल टू 0 इज ऑल्सो पॉसिबल, इज ऑल्सो पॉसिबल, कब, एट x इक्वल टू 0। तो इसलिए रेंज क्या हो गई, यहां आया था माइनस हाफ से हाफ एक्सेप्ट 0, और यहां पता चला कि x 0 रखने पर y 0 आ जाता है, यानी y की वैल्यू 0 भी हो सकती है। सो देयरफॉर आई कैन से दैट द रेंज इज माइनस हाफ से प्लस हाफ, सो दैट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, माइनस हाफ से प्लस हाफ, क्योंकि 0 भी आ गया उसके अंदर, तो आंसर आ गया माइनस हाफ से प्लस हाफ, दैट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। इसे और बेहतर तरीके से समझते हैं एक और क्वेश्चन से। आओ देखो, ये रहा एक और क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसको किसके बराबर रखा, y के बराबर, तो x प्लस 2 अपॉन इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1, तो क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आ गया एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, तो आपके पास आ गया एक्स, ये एक्स वाई स्क्वायर नहीं है, ये क्या है, एक्स स्क्वायर वाई है भाई, ये क्या है, एक्स स्क्वायर वाई, तो एक्स स्क्वायर
इंटू क्या बचेगा, y माइनस 1 प्लस x इंटू वाई माइनस 1 और प्लस 2। एक बार कैलकुलेशन देख लो भाई, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1, ठीक है। अब इफ y इज नॉट इक्वल टू 1, अगर y 1 नहीं है तो क्या करोगे, सिंस x बिलोंग्स टू r, d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पूरे से कॉमन क्या है, y माइनस 1, अंदर क्या बच गया, y माइनस 1 माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y माइनस 1 y माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू हो गई माइनस इन्फिनिटी से 1, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 9 से इन्फिनिटी। लेकिन y क्या नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, तो 1 हटाना पड़ेगा इसमें से, क्योंकि ये कब आया, ये मानते हुए कि ये क्वाड्रेटिक है, और एक क्वाड्रेटिक कब होगी, जब y 1 नहीं होगा। तो यानी कि यहां के हिसाब से y आ गया माइनस इन्फिनिटी से 1 ओपन यूनियन 9 से इन्फिनिटी। अब चेक करते हैं किसको, क्या y 1 हो सकता है, तो क्या y 1 हो सकता है वो कैसे पता चलेगा, y को 1 रख दो। सो पुट इफ y इक्वल टू 1, अगर y 1 हो जाए, अगर y 1 हो जाए और हमें x मिल जाए तो हम कहेंगे y 1 हो भी सकता है, और अगर y को 1 रखने पर x ना मिले तो हम कहेंगे y 1 नहीं हो सकता, यानी कि 1 पर ओपन ही रहेगा। तो यहां पर अगर आप देखें, यहां पर y को 0 रखने पर x 0 मिला, यानी x को 0 रखने पर y 0 हो सकता है, यानी y की वैल्यू 0 भी पॉसिबल है, इसलिए 0 भी इंक्लूड हो गया। तो वहां जो लिखा था लास्ट पॉइंट, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट को 0 रखा, मान लो y कितना मिला, y1, फिर पुट द एक्सप्रेशन इक्वल टू y1 एंड सॉल्व फॉर x। अगर रियल वैल्यू ऑफ x मिला तो हम क्या कहेंगे, स्टेप 3 में जो आंसर मिला वही आंसर है, और अगर नहीं मिला तो फिर y1 एक्सक्लूड हो जाएगा। कहने का मतलब कुल मिलाकर यहां पर, ये तो सब अंग्रेजी है, यहां पर ये समझ में आना चाहिए कि y को अगर 1 रखते हैं तो इस एक्सप्रेशन को 1 के बराबर रखा, तो x प्लस 2 इंटू x माइनस 1 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 1। सॉल्व किया तो ऊपर आ गया था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्या आ गया, माइनस 2 इक्वल टू 0, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब देयरफॉर y इक्वल टू 1 इज नॉट पॉसिबल। और जब y इक्वल टू 1 पॉसिबल ही नहीं है तो क्या इसमें 1 इंक्लूड करेंगे, नहीं सर, 1 इंक्लूड नहीं करेंगे। तो रेंज क्या आ गई, माइनस इन्फिनिटी से 1 ओपन यूनियन 9 से इन्फिनिटी। सो दैट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, सो दैट इज द रेंज। क्लियर हुआ, हाँ सर, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक भी समझ में आ गया अच्छे से। आइए अब एक क्वेश्चन करते हैं, लेट अस डू दिस। एफ एक्स है मैक्स ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स, और डोमेन के रखिए माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, रेंज ऑफ एफ एक्स। मैक्स का मतलब क्या होता है, मैक्स का मतलब होता है ज्यादा। तो मैक्स ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स, इसका आंसर आता है एफ एक्स अगर एफ एक्स जी एक्स से ज्यादा है, एफ एक्स जी एक्स से ज्यादा है, और इसका आंसर आता है जी एक्स अगर एफ एक्स जी एक्स से कम है, और बराबर हो तो फिर एफ एक्स बराबर, बल्कि यहां तो ऐसे लिख देता हूं, ग्रेटर देन, ऐसे लिख देते हैं। ये कब आता है, जब एफ एक्स जी एक्स से ज्यादा है। ये कब आता है, जब एफ एक्स जी एक्स से कम है, जी एक्स ज्यादा है। और आंसर आ जाएगा एफ एक्स या फिर जी एक्स, कब, जब एफ एक्स बराबर जी एक्स हो, तब आ जाएगा। तब क्या आ जाएगा, तब आ जाएगा एफ एक्स बराबर जी एक्स हो, तब यह आ जाएगा। ये कब आएगा, जब एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स होगा, देन इट विल बी दिस। तो जरा इसको समझें, यहां है, यानी मैक्स का फंक्शन समझ में आया। मैक्स में क्या है, जो ज्यादा है वो आंसर हो जाएगा, यानी किसी एक्स पर एफ एक्स की वैल्यू ज्यादा है और जी एक्स की वैल्यू कम है, तो मैक्स ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स जो फंक्शन है उसका आंसर हो जाएगा जो वैल्यू ज्यादा है, जो वैल्यू ज्यादा है। कहने का मतलब जैसे कि मैक्स ऑफ, अगर मैं कहूं से एक्स स्क्वायर और मॉड एक्स, इसका मैक्स की बात करता हूं,
तो आप खुद देखो एक्स स्क्वायर और मॉड एक्स की अगर मैं बात करूं तो एक्स स्क्वायर तो ये होगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, और मॉड एक्स का जो ग्राफ होगा, मॉड एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये, हाँ सर ये दिखाई देगा। इनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे, ये तो क्या है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये है y इक्वल टू एक्स, और ये है y इक्वल टू माइनस एक्स। आपको पता है मॉड एक्स की बात, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये है 1 और ये है -1। तो अगर मैं 1 और -1 के बीच में देखूं, 1 और -1 के बीच में कौन ज़्यादा है, एफ एक्स के जी एक्स, एक्स स्क्वायर ज़्यादा है कि मॉड एक्स? सर मॉड एक्स ज़्यादा है, तो यहाँ तो ये वाला ग्राफ आएगा, और यहाँ फिर ये वाला ग्राफ आएगा। और 1 के बाद किसका ग्राफ ज़्यादा ऊंचा है, किसके लिए y की वैल्यू ज़्यादा है? सर इसके लिए, एक्स स्क्वायर के लिए, तो ये आ गया। तो यानी कि मैक्स का ग्राफ हो गया ये, और फिर ये वाला ग्राफ हो गया, ये वाला ग्राफ। क्यों? मैक्स का मतलब ज्यादा का मतलब y की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। y की वैल्यू अगर मैं यहां कंपेयर करूं इस रीजन में, तो पीले वाला ग्राफ नीचे और पिंक वाला ग्राफ ऊपर है, तो जब पिंक वाला ग्राफ ऊपर है तो ज्यादा वैल्यू किस पर है? पिंक ग्राफ पर है, तो यानी मॉड एक्स ज्यादा है और एक्स स्क्वायर कम रह गया। लेकिन 1 के बाद देखूं तो आप देखेंगे पैराबोला पर वैल्यू ज्यादा है और y इक्वल टू एक्स पर वैल्यू कम है, तो इस केस में आंसर क्या आ गया? यह वाला पार्ट आ जाएगा, और यह वाला पार्ट और बीच वाला पार्ट। सो दैट इज द आंसर टू दिस। तो यहां पर हमारे पास है मैक्स ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स, डोमेन दे रखी है, रेंज चाहिए, तो रेंज चाहिए, वी नीड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो पहले हम क्या करते हैं, मैक्स सोच लेते हैं कि मैक्स फंक्शन क्या होगा। सर मैक्स फंक्शन क्या होगा वो देखते हैं, आइए देखें। व्हाट विल बी द मैक्स फंक्शन ऑफ दीज टू? मैक्स फंक्शन क्या होगा इन दोनों का? मैक्स फंक्शन हो जाएगा, देख रहे हो भाई लाइन तो सीधी है, ये वाली लाइन अभी सीधी नहीं है। हाँ, तो अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो ये लाइन अब सीधी है शायद, हाँ सर अब सीधी हो गई। और इसको थोड़ा सा नीचे खींच देते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे, अब सही है। आई थिंक द नाउ इट इज परफेक्ट, यस सर। तो अगर मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाता हूँ, अगर मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाता हूँ तो दैट इज द साइन एक्स का ग्राफ, ये हो गया साइन एक्स का ग्राफ। यहाँ भी बना लो भाई, ये हो गया हमारा साइन एक्स का ग्राफ। अब बनाते हैं कॉस एक्स का ग्राफ। कॉस एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा? सर कॉस एक्स का ग्राफ बनेगा यहाँ से ये इधर और फिर इधर, यहाँ ब्लंट एंड होगा ऐसा, यह है, और फिर यह ग्राफ फिर यह ग्राफ यहाँ पर ये, और फिर यहाँ से फिर उठेगा, ये बनेगा, और फिर यहाँ, और फिर यहाँ, यहाँ से यहाँ से इधर, और फिर ये इधर, इस तरह से बनेगा। सो येलो वाला ग्राफ जो आपको दिख रहा है, द ग्राफ दैट यू सीइंग एट दिस, तो येलो वाला ग्राफ किसका है? येलो वाला ग्राफ है y इक्वल टू कॉस एक्स का, और ग्रीन वाला ग्राफ कितना है, किसका है? y इक्वल टू साइन एक्स का। मैक्स का ग्राफ चाहिए हमें, मैक्स का मतलब ज्यादा, ज्यादा का मतलब जिसकी y की वैल्यू ज्यादा होगी वो चाहिए। तो देखो ये वैल्यू है π/2 माइनस का, ये 0, ये π/2, ये पाई, और ये हो गया 3π/2, ये हो गया 2π, और इधर देख लो ये है -π/2, ये -π, और ये -3π/2, और फिर अगर आप चाहो तो ये हो गया 2π, यहाँ से यह हो गया 2π, ऐसा बन जाएगा भाई, ये हो गया 2π माइनस का, ठीक है, बिल्कुल सर। तो अगर मैं देखूं मैक्स ज़रा समझना आप अच्छे से, मैक्स माने ज़्यादा कौन सा है इस रीजन में? ग्रीन वाला कि येलो वाला? सर येलो वाला ज़्यादा है, दिस इज बिगर,
ये आ गया। फिर क्या आएगा सर, ये ज़्यादा है, ग्रीन वाला ग्राफ ऊपर है येलो वाले से। अब किसकी बाजी पलट गई सर, अब बाजी पलट गई किसकी, अब येलो वाले की बाजी पलट गई। ये आ गया, ये आ गया, और यहाँ देख लो, यहाँ बाजी फिर पलट गई, यहाँ ग्रीन वाला ऊपर है और येलो वाला नीचे है। क्लियर हुआ, बिल्कुल। और तो इस तरह का ग्राफ आ रहा है, पहले यूं फिर ऐसे, तो ये ग्राफ आ रहा है, ज़रा देख लो। और ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ करेंगे सर, ये इंटरसेक्ट करेंगे π/4 पर, फिर -3 π/4 पर, π/4 पर, फिर 5 π/4 पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो अगर मुझे इसका रेंज चाहिए इस ग्राफ का, तो ये ग्राफ ऐसे बन रहा है, देखो यूं फिर यहाँ और फिर यहाँ, फिर वापस। तो अगर आप इसके ग्राफ को देखें तो उसका ग्राफ देखो जरा, कुछ ऐसे बन रहा है। द ग्राफ लुक्स लाइक समवट लाइक दिस। ये देखो, ये बना, दोबारा बना के दिखा रहा हूं, ये बना भाई, हाँ सर, फिर यह बना, फिर ये बना, फिर यह बना, और फिर वापस ऐसा ही बनेगा ये, और फिर यहां से ये बना। तो आप देख रहे हैं ग्राफ कैसा है, ऐसे फिर ऐसे, ये फिर ऐसे, फिर यहां से फिर ऊपर, फिर ये पैटर्न क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों ग्राफ कैसे हैं सर, दोनों के दोनों ग्राफ पीरियोडिक हैं। दोनों के दोनों ग्राफ कैसे हैं, पीरियोडिक हैं। और जब दोनों के दोनों ग्राफ पीरियोडिक हैं, क्योंकि हम पता है कि साइन और कॉस कैसे फंक्शंस होते हैं, पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, तो आगे चलकर इसे देखेंगे भी। तो ये आ गया, तो आप देख रहे हैं, बिल्कुल। तो आप, अगर मैं आपसे पूछूं मैक्सिमम वैल्यू कितनी है सर, मैक्सिमम वैल्यू तो सर 1 ही है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1, मैक्सिमम वैल्यू इज 1। और मिनिमम जो जा रहा है वो सिर्फ यहां जा रहा है नीचे, और ये मिनिमम इंटरसेक्शन पॉइंट्स पर है, यहां पर। और आप जानते हैं इंटरसेक्शन कहां होते हैं, एक तो 5 π/4 पर, एक -3 π/4 पर, इन पॉइंट्स पर इंटरसेक्शन है। और इस पर वैल्यू कितनी आती है, -1/√2। कितनी आती है, -1/√2। इस पर भी -1/√2 आएगी वैल्यू, और इधर भी -1/√2 आएगी वैल्यू। तो यह जो वैल्यूज हैं ये -1/√2 आ रही है। तो नीचे तो कहां तक गया, -1/√2 तक, और ऊपर कहां तक गया, 1 तक। तो रेंज क्या आ गई, -1/√2 से लेकर 1 तक। सो दैट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। बहुत ही प्यारा फंक्शन था। मैक्स फंक्शन का मतलब दोनों का ग्राफ बनाओ, और जो ऊपर हो उसके ऊपर कांटे लगाते चले जाओ, और फिर उसको डार्क कर लो, और फिर देखो उसकी मिनिमम कितनी आ रही है। मिनिमम आ रही है -1/√2, क्योंकि ये दोनों के दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करते हैं 3 π/4 पर, 3 π/4 पर, π/4 पर भी करते हैं, लेकिन वहां 1/√2 आ रही है, उससे ऊपर तो 1 आ ही रहा है। फिर 5 π/4 पर, कई बच्चे कहेंगे 3 π/4 पर इंटरसेक्ट करते हैं सर, नहीं करते बेटा। 3 π/4 पर तो साइन की वैल्यू 1/√2 और कॉस की -1/√2 होती है, दोनों इंटरसेक्ट नहीं करते 3 π/4 पर, दे इंटरसेक्ट एट 5 π/4, तो फिर से वैल्यू -1/√2। तो रेंज क्या आ गई, मिनिमम से मैक्सिमम, तो -1/√2 से 1 कम्स आउट टू बी द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। आओ एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत ही कॉमन सा प्रोफाइल का प्रॉब्लम है, कई बार आईआईटी में पूछा भी जा चुका है। √4 - x² + x² - 1, इसकी रेंज चाहिए। तो पहले जरा इसकी डोमेन के बारे में विचार कर लें। डोमेन होगा सर 4 - x² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x² - 1 ये भी 0 से बड़ा, यानी x² - 4 लेस देन इक्वल टू 0, तो x बिलोंग्स टू -2 से 2। और इसके हिसाब से इसके फैक्टर होगा x - 1, x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, इसके हिसाब से आ गया x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞, ये आ गया। तो अगर इन दोनों का कॉमन रीजन देखा जाए तो यह है -2, यह है -1, यह है 1 और ये 2। ये बोल रहा है -2 से 2 के बीच में, ये बोल रहा है -∞ से -1 और 1 से ∞। तो डोमेन हो गई -2 से -1 यूनियन 1 से 2, दैट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ये हो गई भाई डोमेन। बिल्कुल आया समझ में डोमेन। हाँ सर डोमेन तो आ गया, लेकिन हमें तो रेंज निकालनी है। आओ रेंज देखते हैं।
तो देखो बेटा जी, रेंज कैसे निकालोगे? इसको लिखोगे रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये लिख दिया हमने। ठीक है, बिल्कुल लिख दिया। अब अगर मैं इसमें दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर दूं तो वाई स्क्वायर क्या आएगा सर? 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी ये हो गया 3 प्लस 2 इंटू रूट ऑफ माइनस एक्स की पावर 4, फिर मेरे ख्याल से आएगा प्लस 4 और एक आएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर, 5 एक्स स्क्वायर और प्लस 4 माइनस 4। एक बार देख लेना भाई, माइनस 4 ही आ रहा है या नहीं आ रहा है? माइनस 4 यही आ रहा है क्या? माइनस 4, हाँ यही आ रहा है भाई, बिल्कुल सर यही आ रहा है। तो यह हो गया 3 प्लस 2 इंटू रूट ऑफ 4 माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर, ये है बिल्कुल। अब इसमें क्या करें? स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं, स्क्वायर कैसे कंप्लीट करें? इसमें अगर मैं ऐड कर दूं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का आधा, यानी 25/4 और 25/4 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसका जो कोफिशिएंट है 5/2, उसका स्क्वायर 25/4 ऐड किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या बन गया सर? ये बन गया 3 प्लस 2 रूट, ये क्या बन गया शुरू की 3 टर्म्स सर? ये बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया -4 प्लस 25/4। प्लस क्यों? ये माइनस था, ये भी माइनस था, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? अब आएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या आ गया भाई? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 नहीं 3 प्लस 2, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 2, तो वाई स्क्वायर आ गया 3 प्लस 2 इंटू रूट ऑफ कितना था अंदर था 4 -4 प्लस 25/4 -4 प्लस 25/4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, ये बन गया। हमें ध्यान रखना किसकी रेंज चाहिए? इस फंक्शन की रेंज चाहिए, यानी किसकी वैल्यू चाहिए? y की वैल्यू चाहिए, कि y की वैल्यूज कहां से कहां तक हो सकती हैं वह हमें चाहिए। तो यहां x कहां से कहां तक है सर? x बिलोंग्स टू -2 से -1, यूनियन 1 से 2, यूनियन 1 से 2, सो दिस बिलोंग्स टू यूनियन 1 से 2, ये 1 से 2 के बीच में है। सो इफ इट बिलोंग्स टू यूनियन 1 to 2, तो एक्स स्क्वायर कहां होगा? एक्स स्क्वायर होगा 1 से 4, क्योंकि x अगर -2 से -1 है तब भी एक्स स्क्वायर 1 से 4 और यहां भी 1 से 4, यानी कि यह जो लिखा हुआ है कौन? यह कहां है? 1 से 4 के बीच में। तो अगर मैं वाई स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू चाहता हूं तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए 9/4 में से मिनिमम सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो क्या 0 हो सकता है? क्यों? किसी भी नंबर का स्क्वायर मिनिमम कितना हो सकता है? 0, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 अगर मुझे मिनिमम चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम तब आएगा जब 9/4 में से कम घटेगा, तब ये मैक्सिमम बचेगा, और जब ये मैक्सिमम बचेगा तो उसका रूट भी मैक्सिमम आएगा, तो इसलिए y भी मैक्सिमम आएगा। तो मैक्सिमम आने के लिए यह जो क्वांटिटी है, यह क्वांटिटी कितनी हो जानी चाहिए? 0, और वो 0 संभव है क्योंकि 1 से 4 में कहीं ना कहीं 2.5 आएगा, तो -0, क्योंकि एक्स स्क्वायर 1 से 4 है तो बीच में कहीं ना कहीं 2.5 भी होगा। 2.5 बोले तो 5/2, तो 5/2 माइनस 5/2 0। ध्यान रखना ये किसकी रेंज है? एक्स स्क्वायर की रेंज है। तो एक्स स्क्वायर कहीं ना कहीं पर कितना होगा? 5/2, और 5/2 रखते ही ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास वाई स्क्वायर मैक्स आ गया 3 + 2 × 3/2, दैट इज 6। तो ये हो गया वाई स्क्वायर मैक्स। और वाई स्क्वायर अगर मिनिमम चाहिए
वाई स्क्वायर मिनिमम, तो वो तब होगा जब 9/4 में से मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट होगा। 9/4 में से मैक्सिमम कब सब्ट्रैक्ट होगा? जब यह मैक्सिमम हो। यह मैक्सिमम कब आएगा? जब एक्स स्क्वायर को सबसे छोटा रख दो। कितना रख दो? 1 - 5/2 का होल स्क्वायर, तब आ जाएगा। बिल्कुल, तो ये हो गया 3 + 2 इंटू रूट ऑफ 9/4 माइनस 3/4, माइनस कितना रखेंगे यहां पर? 1 रखा तो ये आ गया 3/2, 3/2, तो अपने पास आ गया 9/4, 9/4, तो यह हो गया सिर्फ 3 वाई स्क्वायर मिनिमम। तो y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई? सर y मैक्सिमम हो गया √6 और y मिनिमम कितना हो गया? √3। इसका मतलब जो रेंज आ गई वो क्या आ गई? √3 से √6, मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू। कई बच्चे कहेंगे सर यहां प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि y कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। y नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि y 2 स्क्वायर रूट्स का सम है, और जब y 2 स्क्वायर रूट्स का सम है तो इट कैन नेवर बी नेगेटिव, क्योंकि स्क्वायर रूट्स कभी भी नेगेटिव नहीं आते। तो आंसर क्या हो गया? √3 से √6। दैट इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। बहुत ही प्यारा सवाल था, आपने देखा। तो इस तरह के प्रॉब्लम की रेंज कैसे फाइंड की? y के बराबर रखकर फिर स्क्वायरिंग किया, और फिर वहां से जब स्क्वायरिंग करने के बाद y स्क्वायर की वैल्यू फाइनली यहां आ गई, तो हमने यहां स्क्वायर कंप्लीट करके फिर अंदाज लगाया कि वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी y स्क्वायर की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन पर। दो फंक्शन इक्वली आइडेंटिकल कब कहलाते हैं? दो फंक्शन इक्वली आइडेंटिकल तब कहलाते हैं, यानी हम कब कहेंगे दो मशीन सेम है? हम कहेंगे दो मशीन सेम तब हैं जब हर इनपुट पर आउटपुट सेम दे, यानी डोमेन ऑफ एफ बराबर, पहली बात तो दोनों का इनपुट सेम हो, दोनों की डोमेन सेम हो, दोनों की रेंज सेम हो, और हर इनपुट पर दोनों सेम आउटपुट देती हो, तब हम कहेंगे दो फंक्शन इक्वल या आइडेंटिकल हैं। तो व्हेन आर टू फंक्शन सेड टू बी इक्वल और आइडेंटिकल? जब उनकी डोमेन सेम हो, यानी जो भी डाला जा सके दोनों में सेम डाला, क्योंकि दोनों फंक्शन एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे, एक दूसरे के रेप्लिका हैं। तो अगर वो एक दूसरे के रेप्लिका हैं तो ऐसा कब होगा? जब दोनों की डोमेन सेम होगी, जब दोनों की रेंज सेम होगी, और हर इनपुट पर आउटपुट भी दोनों का सेम आएगा, तो उस केस में हम कहेंगे फंक्शन क्या है? इक्वल या आइडेंटिकल हैं। अगर देखा जाए सिर्फ डोमेन सेम हो और हर इनपुट पर आउटपुट भी सेम हो, तो ऑटोमेटिकली रेंज तो सेम आ ही जाएगी। क्यों? जब इनपुट सेम है और हर इनपुट पर आउटपुट भी दोनों के सेम आ रहे हैं, तो रेंज तो सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स होती है, और हर इनपुट पर सेम आउटपुट्स आ रहे हैं तो रेंज अपने आप बराबर हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है, अगर मैं सिर्फ यह प्रूव कर दूं कि दो फंक्शंस की डोमेन सेम है और हर इनपुट पर दोनों का आउटपुट सेम है, तब भी वो फंक्शन क्या कह सकते हैं? आइडेंटिकल होंगे या फिर इक्वल होंगे। और रेंज इक्वल, तो रेंज अपने आप ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगी। तो देखा जाए सेकंड पॉइंट की हमें जरूरत नहीं है, इट इज अ सुपरफ्लुअस पॉइंट। लेकिन यह पॉइंट कई बार काम आ जाता है, क्योंकि अगर हम सिर्फ यह दिखा दें कि f की रेंज में और g की रेंज में थोड़ा सा भी अंतर है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं फंक्शन आइडेंटिकल नहीं होंगे। तो सेकंड पॉइंट किस बात में ज्यादा कारगर है? यह सिद्ध करने के लिए दोनों फंक्शंस इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर हम दिखा दें कि f की रेंज में कुछ ऐसा है जो g की रेंज में नहीं है, तो फंक्शन आइडेंटिकल नहीं हो सकते। तो सेकंड पॉइंट इज मोर यूजफुल इन प्रूविंग दैट द फंक्शंस आर नॉट आइडेंटिकल। एक चीज याद रहे, इक्वल या आइडेंटिकल फंक्शंस के ग्राफ कैसे होंगे? इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शंस इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शंस हैव सेम ग्राफ, दोनों के ग्राफ सेम होते हैं। इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शंस हैव सेम ग्राफ। तो ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे कि इन दोनों फंक्शंस के ग्राफ सेम होते हैं। इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शंस हैव सेम ग्राफ। बिल्कुल सर, क्लियर हो गया। तो चलिए आगे देखें। यहां पर हमें क्लासिफाई करना है इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शंस में। जैसे कि पहला log x to the base e और gx है 1/log e to the base x। क्या ये फंक्शन आइडेंटिकल हैं? फर्स्ट वाला, क्या ये फंक्शन आइडेंटिकल हैं? तो चलो देखते हैं क्या ये फंक्शन आइडेंटिकल हैं या नहीं हैं। तो लेट अस सी वेदर दीज फंक्शंस आर आइडेंटिकल और नॉट। तो चलो एक मिनट देख लेते हैं। तो यहां पर देखते हैं क्या ये दोनों फंक्शंस आइडेंटिकल हैं। आओ, तो फर्स्ट वाले में अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो f(x) बराबर है
log x log e बेस x, log e बेस x। तो x क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा, और x 1 नहीं होना चाहिए। और gx है 1 अपॉन log x बेस e। तो यहां पर इस केस में x 0 से बड़ा होना चाहिए और x 1, और साथ में हम क्या कहेंगे? log x टू द बेस e 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 अपॉन लिखा है, यानी कि x क्या नहीं होना चाहिए? 1 नहीं होना चाहिए। यानी दोनों की डोमेन क्या है? सेम है। तो डोमेन ऑफ f बराबर डोमेन ऑफ g तो है। और फिर देखो fx को लिख सकते हैं log x log e बेस x, और gx क्या है? 1 अपॉन log x बेस e। आप जानते हो लॉग की प्रॉपर्टी, अगर लॉग को रेसिप्रोकल करते हैं तो उनके आर्ग्यूमेंट्स और बेस इंटरचेंज हो जाते हैं। तो ऐसा हो जाएगा log e बेस x, यानी कह सकते हैं क्या कि fx बराबर क्या हो गया? gx हो गया। तो हमने क्या दिखा दिया? दोनों की डोमेन सेम और हर इनपुट पर आउटपुट भी सेम आ रहा है, इसलिए ये फंक्शन कैसे हो गए? आइडेंटिकल हो गए। दीज टू फंक्शंस आर आइडेंटिकल। अगर मैं सेकंड फंक्शन की बात करूं, क्या ये आइडेंटिकल हैं? तो देखो गौर से दिख रहा है x इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। बिल्कुल 1 रखोगे तो log 1 0 आएगा, लेकिन बट x इक्वल टू 1 डज नॉट बिलोंग टू डोमेन ऑफ g। क्यों? क्योंकि g में बेस में है x, x 1 नहीं हो सकता, यानी डोमेन ऑफ g में ये नहीं है। यानी डोमेन ऑफ f, दिस इंप्लाइज डोमेन ऑफ f इज नॉट इक्वल टू डोमेन ऑफ g। इसलिए कैसे हो गए? नॉन आइडेंटिकल हो गए। इसलिए कैसा हो गया? सेकंड नॉन आइडेंटिकल पेयर ऑफ फंक्शंस हो गए। ये आइडेंटिकल नहीं है, यानी दोनों फंक्शन सेम नहीं है। यानी जैसे पहला फंक्शन था ये कैसे था? आइडेंटिकल। इसका मतलब चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, बात एक ही है। दीज आर वन एंड द सेम थिंग। दूसरी में अगर बात की जाए, ये दोनों फंक्शंस आइडेंटिकल नहीं है। दीज टू फंक्शंस आर नॉट आइडेंटिकल। ये आइडेंटिकल नहीं है क्योंकि 1 यहां डोमेन में है जबकि 1 यहां डोमेन में नहीं है। ये आइडेंटिकल है क्या? यह आइडेंटिकल है क्या? नहीं, यह भी आइडेंटिकल नहीं है। क्यों नहीं है? खुद देखो, -2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। -2 f की डोमेन में आएगा? हां सर। 4 -1 3, लेकिन -2 डज नॉट बिलोंग टू डोमेन ऑफ g। क्यों? -2 इसमें रखो, ये -3 बन गया और ये -1 बन गया, दोनों रूट माइनस में आ गए, और जब दोनों रूट माइनस में आ गए तो आंसर इमेजिनरी आएगा। पहले का भी आंसर इमेजिनरी, यानी पहला रूट भी डिफाइंड नहीं होगा रियल नंबर में और दूसरा रूट भी डिफाइंड नहीं होगा रियल नंबर में। तो इसलिए यह फंक्शन आइडेंटिकल नहीं है। इज नॉट इक्वल टू डोमेन ऑफ जी। दीज आर नॉट आइडेंटिकल फंक्शंस। यानी x² -1 और रूट ऑफ x -1 इंटू x + 1, ये दोनों बातें सेम नहीं है, ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है, दोनों की डोमेन अलग अलग है। इसकी डोमेन में -2 आता है लेकिन इसकी डोमेन में -2 नहीं आएगा। क्यों? इसके डिफाइंड होने के लिए ये भी डिफाइंड होना चाहिए और ये भी डिफाइंड होना चाहिए रियल नंबर्स पे, तो ये डिफाइंड नहीं है। तो ये क्लियर हुआ। अब फोर्थ देख लो। फोर्थ है log ऑफ x + 2। फोर्थ log ऑफ x + 2, fx है log ऑफ x + 2 और प्लस log ऑफ x - 3, x + 2 x - 3। तो और gx है log x² - 5x -x² - x - 6। शायद यही दे रखा है gx, जरा देखो। इज gx गिवन टू बी दिस? यस सर, gx यही है। तो दिस इज gx। तो अगर ये आइडेंटिकल है क्या, जरा देखो। यहां अगर इसकी डोमेन लिखी जाए, इसकी डोमेन होगी x + 2 भी 0 से बड़ा होना चाहिए एंड x - 3 भी 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी x - 2 से बड़ा होना चाहिए और x 3 से बड़ा होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जो इसकी डोमेन हो जाएगी, इसकी डोमेन हो गई 3 से इंफिनिटी। द डोमेन इज फ्रॉम 3 ओपन टू इंफिनिटी। ये डोमेन हो गई। अब इसकी डोमेन की बात करते हैं। इसकी डोमेन होगी x² - x - 6 ग्रेटर दैन 0, x - 3 x + 2 ग्रेटर दैन 0। तो यह हो गया 3, यह है 2 प्लस माइनस प्लस। तो x बिलोंग्स टू -∞ से 2 और यूनियन 3 से इंफिनिटी। ये क्या हो गई? डोमेन ऑफ g।
तो डोमेन ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू डोमेन ऑफ जी। इसका मतलब यह फंक्शंस कैसे हो गए? नॉन आइडेंटिकल हो गए, यानी कि इसको और इसको लिखना एक बराबर बात नहीं है। यानी यहां से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a, ये log mn टू द बेस a तभी होता है जब m एंड n दोनों के दोनों कैसे हों? पॉजिटिव हों, तभी ऐसा लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसा नहीं लिख सकते, नहीं तो ऐसा नहीं लिख सकते। क्योंकि आप देख रहे हैं यहां यह जो फंक्शन है ये तो माइनस इंफिनिटी से 2 के बीच में भी डिफाइंड है, जबकि ये सिर्फ 3 से इंफिनिटी डिफाइंड है। क्योंकि अगर आप यहां पर 1 भी रख दें, मान लो आपने रख दिया 0 भी, आपने क्या रख दिया यहां पर इस केस में, इफ यू पुट इन, एक बार देख लो जरा यार, -2 है भाई, ये -2, तो -2, तो माइनस इंफिनिटी से -2 और 3 से इंफिनिटी, ये -2 था भाई, मैंने गलती से 2 लिख दिया, तो -2 है। तो अगर जैसे मैं यहां पर अगर -3 भी रखता हूं, तो -3 रखने पर जरा देखो ये होगा 9 और -3, 9 और -3, 9 और -3 रखेंगे तो ये हो गया 9 + 3 दैट इज 12, 12 - 6 इज 6, यानी ये डिफाइंड है। लेकिन -3 पर वो डिफाइंड नहीं है, वो डिफाइंड नहीं है, ये अच्छे से देख लें। तो इसका मतलब क्या हुआ? log mn इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू log m इंटू log n। ये तभी होगा जब m और n पॉजिटिव हो, या फिर इसको ऐसा कह देता हूं, देखो इसको ऐसा कह सकते हैं, log m इंटू n बेस a, ये हमेशा log m प्लस log n के बराबर नहीं होता। ये सिर्फ कब होता है? जब m और n दोनों के दोनों पॉजिटिव हो, दोनों के दोनों पॉजिटिव हो। क्यों? क्योंकि ये तब भी डिफाइंड हो सकता है जब m भी नेगेटिव हो, n भी नेगेटिव हो, तो ये तो डिफाइंड हो जाएगा, लेकिन ये डिफाइंड नहीं होगा और ये भी डिफाइंड नहीं होगा, जो कि यहां हो रहा है। यह तो डिफाइंड हो रहा है m इंटू n, क्योंकि ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो गया। लेकिन अगर ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव है तो ये डिफाइंड नहीं होंगे, तो ये फंक्शंस आइडेंटिकल फंक्शंस नहीं है। दीज आर नॉट आइडेंटिकल फंक्शंस। तो आइडेंटिकल फंक्शन की पहचान क्या हुई? दोनों की डोमेन सेम, हर इनपुट पर आउटपुट भी सेम और रेंज भी सेम होती है। और आइडेंटिकल फंक्शंस के ग्राफ कैसे होते हैं? बिल्कुल एक जैसे, दे आर वन इन द। तो आइए अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन की। तो सबसे पहला जो फंक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं वो है 1-1 फंक्शन, या फिर जिसे हम इंजेक्टिव फंक्शन या फिर सिर्फ इंजेक्शन भी कहते हैं। नाम सुनकर हंसी तो आएगी, इंजेक्शन तो लगा दें तुम्हारे, इंजेक्शन, हाँ सर लगा दीजिए। तो देखें इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। इंजेक्टिव फंक्शन, मान लो f एक फंक्शन है a to b, कहां से कहां फंक्शन है? a to b। तो ये फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन तब कहलाएगा जब डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ a हैव डिफरेंट इमेजेस इन b। यानी कहने का मतलब है अगर a के 2 अलग अलग एलिमेंट उठाए जाएं तो उन दोनों एलिमेंट्स की इमेज भी अलग अलग ही आए, तब ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है? 1-1 फंक्शन कहलाता है। यानी 2 अलग अलग एलिमेंट्स की इमेज हमेशा अलग अलग होगी, यानी 2 अलग अलग एलिमेंट्स की इमेज कभी भी सेम नहीं हो सकती। यानी अगर x1 इज नॉट इक्वल टू x2 तो fx1 भी fx2 के बराबर हो नहीं सकता। यानी x1 पर जो फंक्शन की वैल्यू आती है और x2 पर जो फंक्शन की वैल्यू आती है वो भी बराबर नहीं हो सकती। इसे दूसरे शब्दों में कहो कि fx1 fx2 के बराबर तभी हो सकता है जब x1 और x2 बराबर हो, यानी हमने सेम ही एलिमेंट वापस रख दिया हो। यानी fx1 fx2 के बराबर तभी हो सकता है जब हमने सेम एलिमेंट को वापस रख दिया हो, यानी कि x1 बराबर क्या हो? x2। तो कुल मिला के निचोड़ यह हुआ कि डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज डिफरेंट ही होगी, सेम नहीं होगी। अगर ऐसा कोई फंक्शन है तो वो फंक्शन 1-1 कहलाएगा। कैसा दिखाई देगा ये फंक्शन? जरा देखो, ये हमारे पास सेट A, ये सेट B, और ये है हमारा फंक्शन A to B, और ये उसके कुछ एलिमेंट्स। तो जैसे इस एलिमेंट की मैपिंग इस पर हुई, इस एलिमेंट की मैपिंग इस पर हुई, इस एलिमेंट की मैपिंग इस पर, इस एलिमेंट की मैपिंग इस पर, ये कैसा फंक्शन हुआ? 1-1 फंक्शन हुआ। दिस इज अ 1-1 फंक्शन। अगर इसी तरीके से एक और देख लें, ये और ये, अगर यह फंक्शन है f फ्रॉम A to B और यहां यह उसके एलिमेंट्स हैं और यहां यह B के कुछ एलिमेंट्स हैं, so these are some elements of B, ये इससे मैप हुआ, ये इससे मैप हुआ और ये इससे मैप हुआ, ये भी फंक्शन कैसा है? 1-1 फंक्शन है, 1-1 फंक्शन है। इट इज अ 1-1 फंक्शन। सो ये भी फंक्शन कैसा हुआ? 1-1 हुआ, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेजेस डिफरेंट है। अगर मैं ऐसा एक और
डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर लूं, ये ए, ये बी, ये एफ, और यहां कुछ एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ये है इससे मैप हुआ, यह इससे मैप हो गया और यह इससे मैप हो गया। क्या ये 1 1 है? नहीं सर, ये 1 1 नहीं है, क्योंकि दो डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज कैसी हो गई? सेम हो गई। सो दिस इज नॉट 1 1। फंक्शन तो है लेकिन ये 1 1 फंक्शन नहीं है। दो अलग अलग इनपुट पर आउटपुट सेम आ गए, यानी कुल मिलाकर क्या हुआ? हर अलग अलग इनपुट पर आउटपुट भी अलग अलग आने चाहिए। तो अगर मैं कहूं एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, क्या ये 1 1 है? नॉट 1 1। क्यों 1 1 नहीं है? क्योंकि एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ -1 दोनों की वैल्यू सेम आती है। दो अलग अलग इनपुट पर आउटपुट सेम आता है, इसलिए 1 1 नहीं है। मॉड एक्स, सर ये भी 1 1 नहीं है, नॉट 1 1, नॉट 1 1। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ फिर से -1 और एफ ऑफ 1 ये भी दोनों इस केस में बराबर है, तो ये फंक्शन भी कैसा नहीं है? 1 1 नहीं है। यानी 1 1 का मतलब क्या हुआ? दो अलग अलग इनपुट पर आउटपुट भी डिफरेंट आने चाहिए, अलग अलग आने चाहिए, सेम नहीं आने चाहिए। अब सवाल उठता है, सर अगर कोई फंक्शन हमें दिया है तो फाइंड कैसे करेंगे कि वो 1 1 है या नहीं है? तो पहला तरीका जो उसे फाइंड करने का है वह यह है, आप क्या करो, अगर मान लो आपको f का ग्राफ दे रखा है, इफ यू गिवन द ग्राफ ऑफ f, अगर आपको f का ग्राफ दे रखा है, जैसे मान लो ये f का ग्राफ है, सपोज दिस इज द ग्राफ ऑफ f, यस, तो आप अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं और वो हॉरिजॉन्टल लाइन इसके ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट्स पर कट कर जाती है, तो उसका मतलब क्या हुआ? मान लो ये वैल्यू है y0, ये x0 पर भी आएगी, x1 पर भी आएगी और ये वैल्यू x2 पर भी आएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ साफ यह हो गया, इसका मतलब साफ साफ यह हो गया, क्या हो गया इसका मतलब? इसका मतलब यह हो गया, अगर ये ग्राफ y = fx का है तो f of x0, f of x1 और f of x2 तीनों के तीनों कैसे होंगे? तीनों के तीनों बराबर होंगे। किसके? y0 के। तो ग्राफिकल पहचान क्या है? ग्राफिकल पहचान, हर हॉरिजॉन्टल लाइन f के ग्राफ को, हर हॉरिजॉन्टल लाइन f के ग्राफ को हद से हद एक ही पॉइंट पर कट करनी चाहिए। अगर ऐसा है तो फंक्शन 1 1 होगा। तो इफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, if every horizontal line cuts graph of y = fx at most, cuts the graph of fx at most one point, then f is 1 1। तो अब f क्या होगा? f 1 1 होगा। तो f 1 1 होगा, क्योंकि अगर एक से ज्यादा पॉइंट पर कट करती है तो उस केस में दो अलग अलग इनपुट पर आउटपुट सेम आ जाएगा। तो यह बात हम याद रखेंगे। क्या? इफ एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट्स द ग्राफ ऑफ f इन एट मोस्ट 1 पॉइंट, देन f is 1 1। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहां पर e की पावर x का ग्राफ बनाऊं, इफ आई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ e की पावर x, e की पावर x का ग्राफ बनाते हैं। e की पावर x का ग्राफ बनाया भाई हमने, ये बनता है e की पावर x का ग्राफ, बिल्कुल। अब आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, ये बनाई, ये बनाई, ये बनाई, ये बनाई, यह बनाई, यह बनाई, हर हॉरिजॉन्टल लाइन इसके ग्राफ को हद से हद कितने पॉइंट पर कट कर रही है? एक पॉइंट पर कट कर रही है। तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया? 1 1 फंक्शन हो गया, क्योंकि हर इनपुट पर आउटपुट एक ही आएगा। किन्हीं भी 2x पर आउटपुट सेम नहीं आ सकता। वो आउटपुट सेम कब आता? जब हॉरिजॉन्टल लाइन इसके ग्राफ को 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट्स पर कट कर जाती। तो ग्राफिकल पहचान क्या हो गई? ग्राफिकल पहचान, ग्राफिकल पहचान, ग्राफिकल पहचान हो गई। ये कौन सी पहचान हो गई? ग्राफिकल पहचान। दिस इज द ग्राफिकल पहचान ऑफ 1 1 फंक्शन, कि हर हॉरिजॉन्टल लाइन उसके ग्राफ को हद से हद एक ही पॉइंट पर काटेगी। एक से ज्यादा पॉइंट पर काटती है तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। ठीक है ना? और वो क्यों होगा वो आपको समझ में आया। अब दूसरा है, अगर आप इसको, तो फंक्शन इज 1 1 इफ एंड ओनली इफ इंटरसेक्ट्स दिस ग्राफ एट मोस्ट वंस। तो ये बात तो समझ में आ गई। अब दूसरी बात है, अगर कोई फंक्शन अपने डोमेन में
हमेशा इंक्रीज, कंटिन्यूअस हो, पहली बात तो फंक्शन कैसा हो, कंटिन्यूअस हो, और वो लगातार बढ़ता रहे या लगातार घटता रहे, तो ऐसा फंक्शन भी हमेशा कैसा होता है, 1 1। अ कंटिन्यूअस फंक्शन विच इज ऑलवेज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन इट्स एंटायर डोमेन, देन दैट फंक्शन इज ऑलवेज 1 1। क्यों? क्योंकि अगर कोई फंक्शन लगातार बढ़ता है, जैसे कि लॉगरिथमिक फंक्शन, अगर मैं log x ले लूं, ये लगातार बढ़ता है, दिस इज y इक्वल टू ln x, ये लगातार बढ़ता है, और जब ये लगातार बढ़ता है तो हर हॉरिजॉन्टल लाइन इसको हद से हद कितने पॉइंट पर काटेगी, 2 पॉइंट पर। क्यों? क्योंकि ये लगातार बढ़ता है। हॉरिजॉन्टल लाइन 2 पॉइंट पर कब काटेगी, जब ये मुड़कर वापस आएगा, जैसे ये u बनेगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन 2 पॉइंट पर काट जाएगी, और ये कभी मुड़ता ही नहीं है। क्यों नहीं मुड़ता? क्योंकि ये तो लगातार बढ़ता जाता है, तो ये कभी भी मुड़ेगा नहीं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन इसके ग्राफ को कभी भी 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट्स पर काटेगी नहीं। इसलिए यह फंक्शन कैसा हुआ, 1 1 हुआ। कैसा हो गया, 1 1 हो गया। तो कोई फंक्शन 1 1 कब होता है, जब उसका ग्राफ या तो लगातार इंक्रीज करता रहे या फिर डिक्रीज करता रहे, तो वो फंक्शन कैसा होगा, वो फंक्शन 1 1 हो जाएगा। जैसे ये ग्राफ है, y इज इक्वल टू log x बेस हाफ रख देता हूं, ये है ग्राफ, बिल्कुल डिक्रीजिंग ग्राफ है, और आप देखो इस पर हर हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही पॉइंट पर कट करेगी, एक से ज्यादा पर नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये लगातार घटता है, कभी घूम के ऊपर नहीं आएगा। जब घूम के ऊपर नहीं आएगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन कभी भी एक से ज्यादा पॉइंट पर नहीं काटेगी। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, ये फंक्शन भी 1 1 हो गया, 1 1 फंक्शन। सो दैट इज अ 1 1 फंक्शन। ये क्लियर हो गया कि अगर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन लगातार अपनी डोमेन में क्या करे, बढ़े या घटे, तो वो फंक्शन कैसा होता है, 1 1 होता है। और ध्यान रखें, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर dy बाई डी एक्स, इफ फॉर y इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, और साथ में डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। अगर यह फंक्शन का dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएबल ऑन, मान लेते हैं एक इंटरवल है a टू b, देन f इज इंक्रीजिंग इफ dy बाई डी एक्स क्या हो, हमेशा 0 से बड़ा हो, या फिर कभी कभी बीच में 0 के बराबर भी आ जाए डिस्क्रीट पॉइंट्स पर। डिस्क्रीट का मतलब कुछ अलग अलग पॉइंट्स पर, लगातार 0 ना बने, क्योंकि हम जानते हैं अगर dy बाई डी एक्स 0 हो गया तो वो फंक्शन कैसा हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो फंक्शन कांस्टेंट नहीं बनना चाहिए, उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 से बड़ा रहना चाहिए, या फिर इक्वल टू 0 हो सकता है, वेयर इक्वालिटी टू जीरो holds, where equality to zero holds at some discrete points, तो एक काम करता हूं, then f is increasing if dy by dx is greater than or equal to 0, where equality to 0 holds at some discrete points only, तो वो फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। किस इंटरवल पर, a टू b में। तो पता कैसे लगाएंगे, उसका डेरिवेटिव कर लेंगे। अगर उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 से बड़ा है, या बीच में कभी कभी किसी पॉइंट पर 0 जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब जगह 0 से बड़ा हो, तो ऐसा फंक्शन कैसा होता है, इंक्रीजिंग होता है उस पूरे इंटरवल पर। अगर आप देखो कि मैं बात करूं dy बाई डी एक्स ऑफ ln x की, dy बाई डी एक्स कितना आएगा सर, 1/x, और ध्यान रखना इसमें x हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा, तो ये कैसा है, पॉजिटिव है, तो फंक्शन कैसा हुआ, f इज इंक्रीजिंग, f कैसा हुआ, इंक्रीजिंग हुआ। अगर मैं e की पावर x का बात करूं, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा सर, e की पावर x का डेरिवेटिव होगा e की पावर x, और वो भी कैसा है, पॉजिटिव, तो फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग, इसलिए 1 1। तो अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा 0 से बड़ा हो, और वो कहीं पर बीच बीच में 0 हो जाए, और वो पॉइंट्स कैसे हो, डिस्क्रीट, अलग अलग पॉइंट्स हो, कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर 0 हो जाए, या इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर 0 हो जाए, लेकिन वो पॉइंट्स कैसे हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो, दोनों सबके बीच में क्या हो, कुछ गैप्स हो, तो उस केस में फंक्शन उस इंटरवल पर क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। सिमिलरली डिक्रीजिंग की बात करूं,
सिमिलरली एफ इज डिक्रीजिंग, एफ डिक्रीजिंग कब होगा? एफ सिमिलरली एफ इज y इक्वल टू एफ एक्स इज डिक्रीजिंग किस पर? ऑन a टू b इफ dy by dx is less than equal to 0 for all x belonging to a to b where equality कहां होल्ड करे? where equality to 0 holds over some discrete points, over some discrete points, कुछ डिस्क्रीट पॉइंट्स पर ही होल्ड करे, तब वो फंक्शन कैसा होगा? डिक्रीजिंग होगा। तब वो फंक्शन कैसा होगा? डिक्रीजिंग होगा। और इंक्रीजिंग कब होगा? जब dy by dx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा उस पूरे इंटरवल पर, dy by dx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और डिक्रीजिंग कब होगा? जब लेस देन इक्वल टू 0 होगा। तो क्लियर हुआ 1 1। तो 1 1 निचोड़ क्या हुआ? निचोड़ यह हुआ 1 1 का मतलब अलग अलग इनपुट पर आउटपुट अलग अलग आना चाहिए। और ग्राफिकल पहचान क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन उसके ग्राफ को हद से हद एक पॉइंट पर कट करनी चाहिए, एक से ज्यादा पर कट कर गई तो 1 1 नहीं होगा। अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो वो हमेशा 1 1 होता है। पता कैसे लगाएंगे इंक्रीजिंग? अगर उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 से बड़ा रहे या बीच में कभी कभी 0 हो जाए तो ऐसा फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 हो और बीच में कभी कभी 0 हो जाए तो ऐसा फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन हमेशा 1 1 होते हैं। अब आता है मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन क्या है? वैसे इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, मेनी वन फंक्शन वो होते हैं जो 1 1 नहीं होते। फंक्शंस विच आर नॉट 1 1 आर मेनी वन। यानी कि अगर अलग अलग एलिमेंट्स पर इमेज कैसी आ जाए? सेम आ जाए, तो वो फंक्शन क्या बन जाएगा? मेनी वन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मेनी वन बन जाएगा। तो कोई फंक्शन मेनी वन कब होगा? जब दो अलग अलग एलिमेंट्स पर इमेज सेम आ जाए। जैसे कि ये है, मान लो f है, ये a है, ये b है, यहां कुछ एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स की इमेज कैसी आ गई? सर सेम आ गई। तो ये फंक्शन कैसा हुआ? मेनी वन हुआ। तो जो 1 1 नहीं है वो क्या हो जाएगा? मेनी वन हो जाएगा। दैट फंक्शन विल बी मेनी वन। मान लो ये f है, ये a टू b है और यहां कुछ एलिमेंट्स हैं और यहां कुछ इस तरह से ये प्लॉटिंग है, ये मैपिंग है और यहाँ कुछ एलिमेंट्स खाली बचे हुए हैं। तो ये भी फंक्शन कैसा है? मेनी वन है। सो दिस इज ऑल्सो अ मेनी वन फंक्शन। सो दिस इज ऑल्सो मेनी वन फंक्शन। तो जो 1 1 नहीं, जो 1 1 नहीं, वह क्या हो जाएगा? वह फंक्शन या वो फंक्शन क्या हो जाएगा? वो फंक्शन मेनी वन होगा। जो 1 1 नहीं होगा वो मेनी वन होगा। मेनी वन होगा, वो क्या होगा? मेनी वन होगा। सो दैट विल बी अ मेनी वन फंक्शन। जो 1 1 नहीं होगा वो फंक्शन मेनी वन होगा। तो ये बात अच्छे से दिमाग में बैठ गई होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यह हो गया। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, number of 1 1 functions, number of 1 1 function from a to b, plus number of many one functions, number of many one functions from a to b। यह जो many one functions होते हैं a to b, यह functions from a to b, number of 1 1 functions plus number of many one functions from a to b is equal to total number of functions from a to b। total number of functions from a to b, a से b पर टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस के बराबर होंगे। क्यों? जो 1 1 नहीं होगा वो किसकी झोली में जाके गिरेगा? मेनी वन। तो यानी कि हम फंक्शन को दो कैटेगरी में हमेशा डिवाइड कर सकते हैं, 1 1 या मेनी वन। तो 1 1 कौन होगा? 1 1 कौन होगा? अलग अलग इनपुट्स पर अलग अलग आउटपुट्स। मेनी वन कौन होगा? जिसमें अलग अलग इनपुट पर अलग अलग आउटपुट नहीं आएंगे, वो मेनी वन होगा। तो अगर दोनों को जोड़ दिया जाए, नंबर ऑफ 1 1 और नंबर ऑफ मेनी वन, तो जोड़कर क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस आ जाएगा फ्रॉम ए टू बी। अब पता कैसे लगाएंगे? अगर हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहां पर हो गया
प्लस मेनी वन इज इक्वल टू टोटल नंबर। सर ये तो आपने बता ही दिया। दूसरा, अगर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है और उसमें एक पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास ग्राफिकल पहचान देख लो पहले तो, ग्राफिकल पहचान क्या होगी सर? वही होगी जो 1-1 में फेल हुआ था, वो यहां पास हो जाएगा। यानी कि अगर मैं यहां देखूं और मैंने यहां एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, इफ आई ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसको कितने पॉइंट पर कट कर गई? एक से ज्यादा पॉइंट्स पर कट कर गई। सपोज ये ग्राफ आगे बना देते हैं ऐसा, तो यह जो y नॉट है ये x नॉट पर भी है, ये x1 पर भी है, यह x2 पर भी है। तो मैं कह सकता हूं f ऑफ x नॉट, f ऑफ x1 और f ऑफ x2 ये सब के सब किसके बराबर हैं? y नॉट के बराबर हैं। इसका मतलब f इज fx y इक्वल टू fx कैसा होगा? मेनी वन होगा। तो ग्राफिकल पहचान क्या हो गई? ग्राफिकल पहचान हो गई अगर हॉरिजॉन्टल लाइन उसके ग्राफ को एक से ज्यादा, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन उसके ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट्स पर कट कर जाती है तो वह फंक्शन मेनी वन होगा। यह क्या हो गई? इसकी ग्राफिकल पहचान। ये हो गई इसकी ग्राफिकल पहचान। और अगर, और देखो ये फंक्शन टर्न कब, ये फंक्शन वापस कब, ये फंक्शन को हॉरिजॉन्टल लाइन कब कट करेगी? जब ये फंक्शन घूमेगा। क्योंकि अगर ये लगातार ऊपर जाता जाए या लगातार नीचे जाता जाए तो हॉरिजॉन्टल लाइन हद से अधिक पॉइंट पर काटती है, और जैसे ये घूमेगा ऐसे फंक्शन में मैक्सिमा आएगा। कौन सी मां? मैक्सिमा, या फिर क्या आएगा? मिनिमा। तो अगर किसी फंक्शन में, कंटिन्यूअस फंक्शन में, जिसमें कहीं पर लोकल मैक्सिमम हो या लोकल मिनिमम हो, यानी आस पड़ोस में सबसे ज्यादा वैल्यू हो, जैसे ये आस पड़ोस में सबसे ज्यादा वैल्यू है तो ये लोकल मैक्सिमम है, और यह क्या है? लोकल मिनिमम है। तो अगर किसी फंक्शन में लोकल मैक्सिमम हो या लोकल मिनिमम हो तो ऐसा फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन मेनी वन होता है। ऐसा फंक्शन मेनी वन होता है। इन अदर वर्ड्स, अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट्स द ग्राफ ऑफ f इन एटलीस्ट 2 पॉइंट्स। तो फंक्शन कैसा होगा? मेनी वन होगा। तो जिस फंक्शन की मां होती है, चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, वह फंक्शन कैसा होगा? वह फंक्शन हमेशा मेनी वन होगा। सच अ फंक्शन विल ऑलवेज बी मेनी वन फंक्शन। आई होप ये क्लियर हुआ। मेनी वन, वन वन। तो ग्राफिकल पहचान, हॉरिजॉन्टल लाइन दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स पर काटेगी कोई ना कोई, और दूसरा पहचान कि उस फंक्शन में कोई ना कोई लोकल मैक्सिमम होगा या फिर लोकल मिनिमम होगा। अगर ऐसा है तो वो फंक्शन कैसा होगा? वह फंक्शन मेनी वन होगा। ठीक है ना? बिल्कुल क्लियर हुआ? ये बात अच्छे समझ में आई? अब आगे आते हैं अगले टाइप ऑफ फंक्शंस पर, जिसे हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन या सरजेक्टिव फंक्शन या सरजेक्शन। तो सरजेक्टिव फंक्शन या सरजेक्शन या ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू फंक्शंस क्या होते हैं? ऑन टू फंक्शंस वह फंक्शंस होते हैं जिनकी रेंज और कोडोमेन बराबर होती है। यानी कहने का मतलब है कि कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली ना बचे, यानी एवरी एलिमेंट शुड हैव अ प्री इमेज इन ए। सो यहां पर क्या है? फंक्शन एफ ए टू बी इज सच दैट ईच एलिमेंट इन बी कोडोमेन इज द एफ इमेज of at least one element in A। इसको दूसरे शब्दों में क्या कहें कि every element in B should have a pre-image in A। जैसे कि यहां पर अगर देखा जाए, यह फंक्शन की मैं बात करूं तो आप अगर यह फंक्शन देखो, यह फंक्शन यहां पर हर एलिमेंट ऑफ B की कोई ना कोई प्री इमेज है। बिल्कुल सर, एवरी एलिमेंट ऑफ B हैज अ प्री इमेज। तो यह फंक्शन कैसा हुआ? ऑन टू। और साथ साथ वन वन है, मेनी वन है, तो ये फंक्शन का पूरा कैटेगराइजेशन हो गया मेनी वन ऑन टू। दिस फंक्शन इज मेनी वन ऑन टू। फंक्शन कैसा हो गया? मेनी वन ऑन टू हो गया। मेनी वन प्लस ऑन टू। मेनी वन भी है और ऑन टू भी है। अच्छा, अब ये देखो, अगर मान लो ये है, कह दें ये फंक्शन ये है, यहां मैप हुआ, यहां मैप हुआ, ये फंक्शन कैसा है? सर ये फंक्शन ऑन टू है क्या? क्या हर एलिमेंट की, बी के हर एलिमेंट की प्री इमेज है? बिल्कुल है। तो ये फंक्शन कैसा हुआ? ये फंक्शन अगर देखा जाए तो वन वन तो है ही, और प्लस ऑन टू भी हो गया। और कैसा हो गया? ऑन टू। वन वन प्लस ऑन टू। ये कैसा था? मेनी वन प्लस ऑन टू, मेनी वन एंड ऑन टू, ये वन वन एंड ऑन टू। अब ये देखो, अगर यहां यह देखा जाए तो मान लो ये यहां, ये यहां,
ये इधर और ये है इधर, और यहाँ कुछ एक एलिमेंट बच गया a टू b। क्या ये फंक्शन ऑन टू है? नहीं सर, ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। मैनी वन बट नॉट ऑन टू, लेकिन ये ऑन टू नहीं है। ये फंक्शन कैसा नहीं है? ऑन टू नहीं है। दिस फंक्शन इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन के लिए ध्यान रखें, रेंज हमेशा कोडोमेन के बराबर होगी। अगर मैं आपसे इसकी रेंज पूछूं तो रेंज में ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, रेंज में ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, यानी पूरा बी आएगा। लेकिन ये ऑन टू नहीं है तो इसकी रेंज में सिर्फ ये और ये आएंगे, ये छूट जाएगा, यानी रेंज बी के बराबर नहीं होगी। तो ध्यान रखें, एफ इज ऑन टू implies and implies by range of f is equal to codomain। रेंज ऑफ एफ किसके बराबर होनी चाहिए? कोडोमेन के बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा है तब हम फंक्शन को क्या बोलेंगे? ऑन टू बोलेंगे। यानी रेंज बराबर कोडोमेन है तभी फंक्शन ऑन टू होगा, नहीं तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। अच्छा, क्या क्वेश्चन में हर बार कोडोमेन दी होगी सर? अगर नहीं दे रखी तो कोडोमेन हम पूरा आर मानेंगे। इफ इन द प्रॉब्लम कोडोमेन इज नॉट गिवन देन वी विल कंसिडर इट टू बी होल ऑफ आर। तो अगर कोडोमेन नहीं दे रखी तो उसे क्या मान लेंगे? आर मान लेंगे। अब इनटू फंक्शन सिंपल है, जो ऑन टू नहीं होते वो इनटू होते हैं, या यूं कहूं कि जहां पर बी के हर एलिमेंट की प्री इमेज नहीं होती वो इनटू फंक्शन होते हैं। यानी कि यहां पर रेंज कभी भी कोडोमेन के बराबर नहीं होगी, बल्कि उसका एक प्रॉपर सबसेट होगी। सो इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन कोडोमेन विच इज नॉट द इमेज ऑफ एनी एलिमेंट इन डोमेन देन एफ इज इनटू। तो या फिर यूं कहूं, जो क्या कहेंगे, जो 1 1 नहीं है, जो ऑन टू नहीं है, वह या वो इनटू होगा, वो इनटू फंक्शन होगा। वो क्या होगा? इनटू फंक्शन होगा। तो जो 1 1 नहीं, जो ऑन टू नहीं है वो इनटू होगा। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात वही क्या, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस from a to b plus number of into functions from a to b, यह बराबर होगा total number of functions from a to b, total number of functions from a to b, that will be equal to total number of functions. So number of one on two functions plus number of into functions is equal to total number of functions from a to b. तो ये बात भी अच्छे से देख लें। क्यों? जो ऑन टू नहीं होगा वो अपने आप कैसा हो जाएगा? इनटू हो जाएगा। तो दोनों को अगर जोड़ा जाए टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हो जाएंगे a टू b। कितने फंक्शंस होंगे? वो दोनों का सम टोटल होगा। और तीसरी बात for f y equal to fx is into implies by range of f क्या होगी? It will be a proper subset of codomain of f। ये कोडोमेन का क्या होगी? प्रॉपर सबसेट होगी। It will be a proper subset of codomain of f। फिर एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं कोई ऑड डिग्री पॉलिनोमियल ले लूं, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, इफ y इक्वल टू px या fx इज अ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल डिफाइंड ओवर R, जो कहां डिफाइंड है? डिफाइंड ओवर R, देन fx इज कैसा होगा? ऑन टू। याद करो, अगर कोई ऑड डिग्री पॉलिनोमियल हो जो पूरे R पर डिफाइंड है, जो पूरे R पर कैसा है? डिफाइंड है, तो जो भी पूरे R पर डिफाइंड होता है ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, उसकी रेंज क्या आती है? होल ऑफ R। उसकी रेंज पूरा का पूरा R आती है। जब उसकी रेंज पूरा का पूरा R आती है तो कोडोमेन मैक्सिमम क्या कोडोमेन को क्या मानते हैं? R मानते हैं। तो रेंज इज इक्वल टू क्या हो गई? कोडोमेन हो गई। तो डिफाइंड ओवर, यहां ढंग से लिख दें, डिफाइंड ओवर R, देन fx इज
ऑन टू। तो अगर कोई ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है जो पूरे आर पर डिफाइंड है तो उसकी रेंज हमेशा पूरा आर ही आएगी, और कोडोमेन को क्या मानेंगे, आर मानेंगे, तो कोडोमेन बराबर रेंज हो गई, तो इसलिए फंक्शन ऑन टू होगा। लेकिन इवन डिग्री पॉलिनोमियल, इफ y इक्वल टू एफ एक्स इज इवन डिग्री पॉलिनोमियल, y इक्वल टू एफ एक्स क्या हो, इज एन इवन डिग्री पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल हो, इवन डिग्री पॉलिनोमियल, ये एक इवन डिग्री पॉलिनोमियल हो, डिफाइंड ओवर पूरा आर, डिफाइंड ओवर आर, देन डिफाइंड ओवर या डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, यानी पूरे आर से आर पर डिफाइंड हो। तो क्या कभी ये ऑन टू होगा? तो इफ y इक्वल टू एफ एक्स इज एन इवन डिग्री पॉलिनोमियल डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, यानी इसकी डोमेन क्या है, आर, और कोडोमेन भी क्या है, आर। तो हम जानते हैं इवन डिग्री पॉलिनोमियल कभी भी पूरा आर को रेंज के रूप में नहीं ले सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लौट कर जाएगा, इंफिनिटी से आएगा और इंफिनिटी पर ही लौट कर जाएगा, या फिर माइनस इंफिनिटी से आएगा, माइनस इंफिनिटी पर ही लौट कर जाएगा। ठीक है ना, कि जहां से आता है वो वहीं लौट कर जाता है। तो इस केस में यह जो फंक्शन होगा इवन डिग्री पॉलिनोमियल डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर इज ऑलवेज कैसा होगा, इनटू। कैसा फंक्शन होगा, इनटू फंक्शन होगा। दिस विल बी एन इनटू फंक्शन। तो चलिए आइए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। यहां पर हमें क्लासिफाई करना है इस फंक्शन को। यहां क्लासिफाई करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, क्या जो फंक्शन, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, if a function is 1 1 and on to, if a function y equal to fx from a to b, कहां से कहां, from a to b, is both 1 1, कैसा हो, 1 1 भी हो, is both 1 1 and on to, 1 1 भी हो और on to भी हो, then f is said to be, क्या बोलते हैं उसको, सेड टू बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं उसको, अ बाइजेक्टिव, क्या बोल देते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन इज सेड टू बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, या फिर बाइजेक्शन, क्या बोल देते हैं, बाइजेक्शन, या फिर उसका दूसरा नाम है इनवर्टिबल फंक्शन, इनवर्टेबल फंक्शन, या फिर क्या बोल देते हैं, नॉन सिंगुलर फंक्शन। सब के सब एक ही बात है, नॉन सिंगुलर फंक्शन। तो अगर कोई फंक्शन a टू b 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तब उसे क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे, बाइजेक्शन बोलेंगे, या फिर इनवर्टेबल फंक्शन बोलेंगे, या फिर नॉन सिंगुलर फंक्शन बोलेंगे। तो ध्यान रखें, 1 1 और ऑन टू हो तो बाइजेक्टिव, बाइजेक्शन, सिंगुलर, नॉन सिंगुलर या इनवर्टेबल, वन एंड द सेम थिंग। तो चलिए आइए अब क्लासिफाई करते हैं इन फंक्शंस। क्लासिफाई द फॉलोइंग, अरे भैया फॉलोइंग, तो ये छोड़ दो, क्लासिफाई द फॉलोइंग फंक्शंस। तो फॉलोइंग फंक्शंस, क्लासिफाई द फॉलोइंग फंक्शंस f फ्रॉम r टू r। इसको क्लासिफाई करना है 1 1 मेनी 1 ऑन टू इन टू में। तो चलिए देखते हैं कैसे क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहला, एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। क्या यह आपको लगता है 1 1 होगा? तो देखो, अगर सोचा जाए थोड़ा सा दिमाग लगा के, एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ माइनस 1 देख लो, दोनों की वैल्यू ई और ई की पावर माइनस 1 ही आएगी। हाँ सर, तो ये फंक्शन कैसा हुआ, दो अलग अलग इनपुट पर आउटपुट सेम, तो ये क्या फंक्शन कैसा हो गया सर, ये मेनी 1 हो गया। दिस इज अ मेनी 1 फंक्शन। सो दिस इज अ मेनी 1 फंक्शन। और तो 1 1 तो नहीं है, तो 1 1 मेनी 1 में से कौन सा है, मेनी 1। अब ये ऑन टू इन टू में से कौन सा है वो भी देखना पड़ेगा। ई की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ई की पावर एक्स, यह जो वैल्यू है ये हमेशा 2 से बड़ी होगी, क्योंकि किसी भी पॉजिटिव नंबर में उसका रेसिप्रोकल जोड़ो तो आंसर हमेशा 2 से बड़ा ही आता है। यानी इसकी जो रेंज होगी, इसकी जो वैल्यूज आएंगी वो 2 के ऊपर आएगी, यानी कि रेंज में 2 से नीचे वाले नंबर आएंगे ही नहीं। दिस इंप्लाइज रेंज ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू आर, यानी रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। कोडोमेन यहां क्या दे रखी है, पूरा आर। रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, इसका मतलब
f इज इनटू, f कैसा हो गया, इनटू, यानी पहला फंक्शन कैसा हुआ, मेनी वन इनटू फंक्शन हो गया, इट इज मेनी वन इनटू, नॉट वन वन ऑन टू। ये क्लियर हो गई बात, क्योंकि किसी भी, याद रखें एक चीज याद रहे कि किसी भी पॉजिटिव नंबर में उसका रेसिप्रोकल जोड़ा जाए, किसी भी पॉजिटिव नंबर में उसका रेसिप्रोकल जोड़ा जाए तो वह हमेशा 2 से बड़ा ही आएगा। इसी तरीके से किसी भी नेगेटिव नंबर में उसका रेसिप्रोकल जोड़ा जाए तो वह हमेशा -2 से छोटा ही आएगा। तो रिमेंबर दीज टू थिंग्स। अगला देखो, एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ये 1 1 है? नहीं सर, ये तो साफ साफ दिख रहा है एफ ऑफ -1 और एफ ऑफ 1 दोनों बराबर है ना, दोनों √2 के बराबर हैं। तो कैसा हो गया, मैनी 1। तो क्या सर हर बार 1 1 से काम चल जाता है क्या? 1 रख दिया आपने पहले वाले में भी, अब की बार भी? नहीं बेटा, हर बार जरूरी नहीं है 1 1 काम कर जाए। तो आपको तो ऐसे 2 एलिमेंट ढूंढने हैं। अगर आपको लग रहा है फंक्शन 1 1 नहीं है तो कैसे सिद्ध करोगे 1 1 नहीं है? ऐसे 2 एलिमेंट ढूंढ के ले आओ जिस पर अलग अलग एलिमेंट्स पर वैल्यू कैसी आ जाए, सेम, तो फंक्शन मैनी 1 हो जाएगा। अच्छा, इसकी रेंज की बात करो, रेंज की बात, अगर मैं एफ एक्स देखूं, ये है रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसकी जो मिनिमम रूट आएगी वो 1 आएगी, 1 आएगी। क्यों? ये कम से कम एक्स स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर हद से हद कितना हो सकता है, कम से कम 0, तो 0 हो सकता है। इसकी मिनिमम रूट कितनी आएगी, 1, यानी इसकी वैल्यू हमेशा 1 के ऊपर ही रहेगी, यानी कि इसकी रेंज में कभी भी नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे, नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे। हाँ सर, नेगेटिव नंबर तो आ नहीं सकते क्योंकि स्क्वायर रूट का आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है, नॉन नेगेटिव होता है। तो ये वैल्यूज हमेशा 1 से बड़ी आएंगी। तो जब ये वैल्यूज हमेशा 1 से बड़ी आएंगी तो इसका मतलब इसकी रेंज ऑफ f इज नॉट इक्वल टू r। तो ये कैसा हो गया, इनटू, तो मेनी 1 इनटू हो गया दूसरा फंक्शन भी। तो पहला भी मेनी 1 इनटू, दूसरा भी मेनी 1 इनटू। चलिए सी की बात करते हैं, सी पार्ट की। इफ आई टॉक ऑफ सी पार्ट, किसकी बात कर रहा हूं मैं, सी पार्ट की। हाँ, बात कर लेता हूं सी पार्ट की। एफ एक्स है एक्स क्यूब, एफ एक्स अगर एक्स क्यूब है, एफ एक्स है एक्स क्यूब, तो आप समझ सकते हैं ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल। और ऑड डिग्री पॉलिनोमियल की जो रेंज होती है वो पूरा R होती है। इसका मतलब यह क्या हुआ, ये ऑन टू तो हो गया, ये ऑन टू तो हो गया। अब 1 1 होगा कि नहीं होगा, ये कैसे पता लगाएंगे? तो जरा देखो, अगर मैं एक्स क्यूब का ग्राफ बनाऊं तो एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स क्यूब। और अगर मैं कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा वो इस ग्राफ को हद से हद एक ही पॉइंट पर कट करेगी। तो यह ग्राफ कैसा हुआ, 1 1 हुआ। तो ये कैसा हुआ, 1 1 प्लस ऑन टू। और अगर इसको दूसरे तरीके से देखना डेरिवेटिव से, तो ऐसे देख लो, या फिर और y इक्वल टू एक्स क्यूब था, इसका dy बाई डी एक्स बताओ सर। इसका dy बाई डी एक्स आएगा 3x स्क्वायर, जो कि हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, हमेशा 0 से बड़ा है और सिर्फ एक पॉइंट पर 0 है, 0 पर। तो ये फंक्शन कैसा हुआ, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग हुआ तो कैसा हुआ, 1 1 हो गया। तो आप इसे डेरिवेटिव से भी देख सकते थे और ग्राफिकली भी देख सकते हैं। तो ग्राफिकली हॉरिजॉन्टल लाइन कितने पॉइंट पे काटती है, 1, तो इसलिए कैसा हुआ, 1 1 हो गया। तो 1 1 ऑन 2, यानी ये फंक्शन कैसा हो गया, बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। फंक्शन कैसा हो गया, देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब इज अ बाइजेक्शन। ये क्या बन गया, एक बाइजेक्शन बन गया, दिस इज अ बाइजेक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। एक और देखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इंटू सिग्नम एक्स। चलो देखते हैं, मॉड एक्स इंटू सिग्नम एक्स। सो डी एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इंटू सिग्नम ऑफ एक्स। ये देखना ये 1 1 है या मेनी 1 है। तो दो बातें होंगी, अगर इसे ओपन करें यह होगा, अगर x 0 से बड़ा हो तो x ही आएगा और ये 1 हो जाएगा तो x इंटू 1x। अगर x 0 हो तो 0 आएगा, बिल्कुल। अगर x 0 से छोटा हो तो जरा समझना, ये आएगा -x और सिग्नम ऑफ x विल बी -1। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं एफ एक्स की वैल्यू x आएगी अगर x 0 से बड़ा हो, 0 से छोटा हो तो -x, 0 से छोटा हो तो -x नहीं, वो भी x, 0 से छोटा होगा तो भी क्या आएगी, x, और 0 पर 0। यानी कहने का मतलब है
एफ के अंदर जो डालोगे पॉजिटिव वो वही का वही बाहर दे देगा, एफ के अंदर जो नेगेटिव डालोगे वही का वही बाहर दे देगा, और जीरो पर तो वही बाहर दे रहा है जीरो। तो इसका मतलब एक तरीके से देखा जाए तो एफ एक्स क्या हो गया, एक्स। एफ एक्स हर इनपुट पर सेम आउटपुट दे रहा है, यानी 1 डालोगे 1 देगा, 2 डालोगे 2 देगा, 3 डालोगे 3 देगा, 4 डालोगे 4 देगा, -4 डालोगे -4 देगा, -5 डालोगे -5 देगा, 0 डालोगे 0 देगा। तो एफ एक्स क्या हुआ, एक्स हुआ। और ये कैसा पॉलिनोमियल है सर, ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, और ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है तो इसलिए यह कैसा होगा सर, ऑन टू होगा, क्योंकि इसकी कोडोमेन क्या है सर, कोडोमेन है पूरा का पूरा आर, तो इसके रेंज आएगी पूरा आर, तो इसलिए ये क्या हो गया, ऑन टू हो गया। अब ये क्या 1 1 होगा, तो आप देख लो y इज इक्वल टू एफ एक्स एक्स, तो अगर मैं dy बाई डी एक्स देखूं तो वो आएगा 1, और 1 0 से बड़ा है, इसका मतलब f इज इंक्रीजिंग। f इंक्रीजिंग है तो f कैसा हो गया, 1 1, f इज 1 1, यानी ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, सो इट इज 1 1 एंड ऑन टू, देयरफॉर दिस इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया, सो दिस बिकम्स अ बाइजेक्टिव फंक्शन। अब एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 13, चलो इस फंक्शन को देखते हैं, लेट अस सी दिस फंक्शन, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 13, तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 13, शायद ऐसे ही कुछ था, 13 एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 13 है, प्लस 5x प्लस 13। चलो इसको देखते हैं। तो पहली चीज तो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, तो इसका मतलब इसकी रेंज क्या आएगी, पूरा आर, और रेंज जब पूरा आर आएगी वो किसके बराबर हो गई, कोडोमेन के बराबर हो गई, तो इसलिए ये कैसा होगा, ऑन टू होगा, ऑन टू होगा, कैसा होगा, ऑन टू, इट इज ऑलवेज ऑन टू। तो ये फंक्शन ऑन टू तो हो गया। अब इसके बाद अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं, एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स आएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ये आया, ये क्वाड्रेटिक आया। अब इस क्वाड्रेटिक को देखो, अगर इस क्वाड्रेटिक का डी लिखें तो क्या होगा, -4 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 5, तो क्या हुआ 16 माइनस 60, नेगेटिव आ गया, तो डी कैसा हुआ, नेगेटिव हो गया, डी बिकम्स नेगेटिव। और ए कैसा है इसका, ए है 3 जो कि पॉजिटिव है, और हम जानते हैं अगर किसी क्वाड्रेटिक का डी 0 से छोटा हो और ए 0 से बड़ा हो, क्या जानते हैं, हम जानते हैं y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक्सप्रेशन 0 से हमेशा बड़ा होता है इफ a तो 0 से बड़ा हो और इसका d 0 से छोटा हो, तब हमेशा ऐसा होता है। तो हम यहां कह सकते हैं इसका a 0 से बड़ा है और d 0 से छोटा है। दिस इंप्लाइज f डैश x जो कि इस क्वाड्रेटिक के बराबर है, यह हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब f कैसा होगा, f इज इंक्रीजिंग, और f अगर इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब f इज 1 1, तो ये फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 ऑन टू फंक्शन हो गया। सो दिस इज अ 1 1 ऑन टू फंक्शन, तो ये 1 1 ऑन टू फंक्शन हो गया भाई, बिल्कुल सर। सो दिस इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, तो 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, 1 1 ऑन टू, यानी ये फिर से क्या हो गया, बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। आइए अब एफ पार्ट देखते हैं। एफ पार्ट है 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 17, 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 17। आओ देखें, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 17, ये है हमारा एफ पार्ट। एक बार देख लें, चेक कर लें, यही है ना, -2x, हाँ यही है, देख लो एक बार, 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 17, बिल्कुल। सो दिस इज इट। तो चलो आओ इसको चेक करते हैं, क्या यह फंक्शन 1 1 है। तो पहली बात तो यह कैसा है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल,
और किस पर डिफाइंड है? पूरे आर पर। इसका मतलब इसका रेंज क्या होगा? इसका रेंज होगा आर, जो कि इसकी कोडोमेन के बराबर है। इसका मतलब यह फंक्शन कैसा हो गया? ऑन टू हो गया। सो दिस इज एन ऑन टू फंक्शन, दिस बिकम्स एन ऑन टू फंक्शन। तो ये ऑन टू हो गया। अब वन वननेस चेक करते हैं, तो क्या करें? डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट कर दें, 6x² माइनस 12x माइनस 18, 6 कॉमन लिया, x² माइनस 2x माइनस 3। ये तो फैक्टराइज हो रहा है आराम से। हाँ सर, ये तो फैक्टराइज हो रहा है। तो अगर मैं देखूं तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए? x माइनस 3, x प्लस 1, दीज आर द फैक्टर्स। और अगर मैं f डैश के लिए यहां साइन स्कीम बनाऊं तो ये हो गया 3, ये -1, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, यानी यहां f डैश कैसा है? पॉजिटिव। तो फंक्शन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। पॉजिटिव जहां डेरिवेटिव होता है वहां फंक्शन इंक्रीज करता है, और जहां डेरिवेटिव नेगेटिव होता है वहां फंक्शन डिक्रीज करता है, और 3 के बाद फिर इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं -1 पर क्या है? मैक्सिमा। 3 पर क्या है? मिनिमा। 3 पर क्या है? मिनिमा। -1 पर मैक्सिमा। और जिस फंक्शन में मैक्सिमा और मिनिमा होती हैं वह फंक्शन मेनी वन होता है। सो दिस इंप्लाइज मैक्सिमम एट x इक्वल टू कहां पर? -1। और मिनिमम कहां एग्जिस्ट कर रहा है? लोकल मिनिमम एट x इक्वल टू 3। तो दिस इंप्लाइज कैसा हो गया? मेनी वन हो गया, मेनी वन हो गया। तो ये फंक्शन कैसा हुआ? मेनी वन ऑन टू। सो दिस बिकम्स अ मेनी वन ऑन टू फंक्शन, क्योंकि इसमें मैक्सिमम भी मिल रहा है और मिनिमम भी मिल रहा है। जबकि पिछले वाले केस में क्या था? उसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव था। डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव, यानी फंक्शन हमेशा के लिए इंक्रीजिंग। और जब फंक्शन हमेशा के लिए इंक्रीजिंग तो 1 1 होना जरूरी है। बिल्कुल क्लियर हो गया सर? तो आइए अब देखते हैं लास्ट पार्ट, दैट इज द जी पार्ट। तो जी पार्ट में क्या था? जी पार्ट में हमारे पास है x² प्लस 4x प्लस 30 अपॉन x² माइनस 8x प्लस 18। तो पता नहीं, देखो याद रहेगा नहीं रहेगा, नहीं तो फिर दोबारा से करते हैं। तो जी पार्ट देखते हैं। जी पार्ट में लिखा है fx इज इक्वल टू x², नीचे था x² प्लस 8x, और देखा तो तुम्हें याद हो गया था क्या? नहीं सर, हमें भी नहीं हुआ सर। क्या था? x² प्लस 4x प्लस 30, ऊपर है x² प्लस 4x प्लस 30, और नीचे है x², नीचे क्या है? x² माइनस 8x प्लस 18, x² माइनस 8x, x² माइनस 8x है भाई, x² माइनस 8x, x² माइनस 8x प्लस 8x प्लस 18, 8x प्लस 18, 8x प्लस 18। हमें चेक करना है फिर से क्या ये फंक्शन 1 1 है, मेनी वन है, ऑन टू इनटू सब देखना है। तो अगर मैं इस फंक्शन को देखूं, ऊपर क्वाड्रेटिक है, तो इसका अगर मैं d निकालूं, क्वाड्रेटिक देखते सबसे पहला दिल क्या करता है? सर d निकाल लो। d देखें तो 16 माइनस 4 इंटू 30। तो अगर हम इसका d देखें तो ये d कैसा आ गया? सर ये नेगेटिव आ गया। इसका d देखें, सर इसका d भी 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 18, ये भी नेगेटिव आ गया। इसका a कैसा है? सर a है 1 जो कि पॉजिटिव है। इसका a कैसा है? सर इसका a भी 1 है जो कि पॉजिटिव। और हम जानते हैं जब किसी क्वाड्रेटिक का d लेस देन 0 हो और a पॉजिटिव हो तो वो क्वाड्रेटिक हमेशा कैसा रहता है? वो क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव रहता है। यानी कहने का मतलब है यहां पर न्यूमरेटर भी पॉजिटिव होगा और डिनोमिनेटर भी हमेशा पॉजिटिव होगा। और जब ये दोनों पॉजिटिव होंगे, क्या रेंज में कभी नेगेटिव नंबर्स आएंगे? क्योंकि दो पॉजिटिव्स का रेशियो हमेशा पॉजिटिव होता है, और दो पॉजिटिव्स का रेशियो जब हमेशा पॉजिटिव होता है तो रेंज में कभी भी नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे। यानी इसकी रेंज में नेगेटिव नंबर्स विल नॉट बी प्रेजेंट, यानी इसका रेंज कभी भी r नहीं होगी। तो देयरफॉर क्या ये फंक्शन ऑन टू हुआ कि इनटू हुआ? इनटू। तो ये कैसा हुआ भाई? यहां पर कह सकते हैं ये हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव, ऊपर भी पॉजिटिव और नीचे भी ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये दोनों ऑलवेज पॉजिटिव, देयरफॉर हम कह सकते हैं रेंज ऑफ f डज नॉट कंटेन नेगेटिव नंबर्स, कंटेन नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स तो नहीं है, पक्का है। दिस इंप्लाइज रेंज ऑफ f r के बराबर नहीं है। इसका मतलब f इज इनटू,
कैसा फंक्शन हुआ? इनटू, क्योंकि ऑन टू के लिए क्या था? रेंज शुड बी इक्वल टू कोडोमेन, और कोडोमेन क्या है? आर, क्योंकि फंक्शंस कहां से कहां पर दे रखे हैं? आर से आर पर। अब बात आती है वन वन और मेनी वन की। सर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक देख के तो लग रहा है ये मेनी वन होना चाहिए, तो क्या करें? देखो एक ट्रिक बताता हूं कैसे चेक कर लेते हैं। आप क्या करो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 30 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18, इसको कांस्टेंट्स 30 और 18, कांस्टेंट टर्म्स कौन कौन सी हैं सर? कांस्टेंट टर्म है एक तो 30 है सर और एक 18 है, इन दोनों के रेशियो के बराबर रखो इसको, यानी 30 अपॉन 18, 6 5 तो 30, 6 3 18, यानी मैंने 30 अपॉन 18 रख लिया, 30 अपॉन 18, 30 अपॉन 18, 6 5 30, 6 3 18, 5 अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 90, 5x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 90, 90 से 90 गया, 2x स्क्वायर माइनस 52x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू ये आ गया x माइनस 26, ये हमने 5 से मल्टीप्लाई किया ना भाई, 5x स्क्वायर माइनस 40x 90, 3x स्क्वायर प्लस 12x, तो 90 से 90 गया, 52 आ गया, तो x माइनस 26 इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू आ गई 0 और 26। इसका मतलब क्या हुआ? ये वैल्यू 5/3 के बराबर होगी जब x 0 होगा या फिर जब x 26 होगा, यानी दोनों पर वैल्यू 5/3 आएगी, यानी दो अलग अलग इनपुट पर आउटपुट कैसे आ गए? सेम आ गए, इसलिए फंक्शन कैसा होगा? इसलिए फंक्शन मेनी वन हो जाएगा। यानी ये फंक्शन कैसा हुआ? इनटू और मेनी वन। कई बच्चे पूछेंगे क्या सर हर बार ये रेशियो को बराबर रखकर अगर x की दो वैल्यू मिल जाती है तो कह सकते हैं मेनी वन है? बिल्कुल कह सकते हैं मेनी वन है भाई, क्योंकि दो अलग अलग इनपुट पर आउटपुट कैसा आ गया? सेम आ गया। सर एक ही वैल्यू मिली तो बेटा फिर तो तुम्हें चेक करना पड़ेगा। क्या करोगे? डिफरेंशिएट करके चेक करोगे कहीं मैक्सिमा या मिनिमा तो नहीं है। अगर आपको पता चल गया किसी पॉइंट पर मैक्सिमा है या मिनिमा है तो फिर खटाक से बोल दोगे कि फंक्शन कैसा है? मेनी वन है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा, यानी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ रहा है, तो आप फिर उस केस में कह सकते हैं कि फंक्शन वन वन होगा। यानी उस केस में आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की शरण लेनी पड़ेगी, तब जाकर आपको पता चलेगा। लेकिन 99% केसेस में इससे काम बन जाता है, कोई खास दिक्कत नहीं आती। चलिए अब अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं जो जेईई मेंस में आ चुका है। जेईई मेंस 2019 में आया था। हमें पता लगाना था कि ये फंक्शन इंजेक्टिव सरजेक्टिव यानी वन वन मेनी वन ऑन टू इनटू सब बताना है, और यह फंक्शन का जो डोमेन दे रखा है, फंक्शन कहां से कहां है? ए से आर, यानी आर क्या है इसका? कोडोमेन। आर क्या है? कोडोमेन। और आर अगर कोडोमेन है और ए क्या है इसका? डोमेन। डोमेन में क्या है? सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है, यानी कि इसका डोमेन है 2x अपॉन x माइनस 1। डोमेन ऑफ f इज r माइनस i प्लस r माइनस ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। लिखा है x इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, ये इसका डोमेन है। अभी अगर आपको याद हो इस लेक्चर के दौरान एक बात बताई थी कि लीनियर अपॉन लीनियर हमेशा अपनी डोमेन में इंक्रीजिंग होते हैं। हमेशा अपनी डोमेन में कैसे होते हैं? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, मोनोटोनिक होते हैं, इसलिए वो हमेशा कैसे होंगे? वन वन होंगे। यानी यहां मैं कह सकता हूं ये हमेशा वन वन तो होगा ही, बिकॉज इट इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो मोनोटोनिक होगा इसलिए वन वन तो होगा, चाहे डोमेन कैसी भी हो, चाहे डोमेन कोई भी हो, लीनियर अपॉन लीनियर कैसा होगा? वन वन तो होगा। सो दिस इज अ वन वन फंक्शन। अब बात करते हैं, इसमें पॉजिटिव इंटीजर नहीं रख रहे। अगर पॉजिटिव इंटीजर नहीं रख रहे तो 2 रखने पर वैल्यू क्या आती? सर 2 रखने पर वैल्यू आती 4 अपॉन 2 माइनस 1, यानी कि 4। अब जब 2 नहीं रख रहे तो इसकी रेंज में कभी भी 4 नहीं आएगा। दिस इंप्लाइज, देयरफॉर दिस इंप्लाइज इफ x इज नॉट इक्वल टू 2, if x is not equal to 4, therefore this further implies कि 4 does not belong to range of f, यानी कि फिर इससे पता चलता है कि रेंज ऑफ f r के बराबर नहीं है, यानी ये फंक्शन कैसा हुआ? इनटू हो गया। क्योंकि जब इसमें पॉजिटिव इंटीजर ही नहीं रख रहे, पॉजिटिव इंटीजर ही नहीं रख रहे, तो जब पॉजिटिव इंटीजर नहीं रख रहे तो पॉजिटिव इंटीजर रखने पर जो आंसर आते वो आंसर नहीं आएंगे, और जब वो आंसर नहीं आएंगे तो वह आंसर रेंज में से गायब होंगे, और जब आंसर रेंज में से गायब होंगे यानी रेंज कभी भी पूरा आर नहीं आएगी। तो इस केस में ये फंक्शन कैसा हुआ?
यह फंक्शन हुआ नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव, ना तो इंजेक्टिव है, ना तो 1 1 है, ना ही ऑन टू है। तो यहां पर 2 नहीं रखा तो 4 नहीं आया। ये तो एक एग्जाम्पल दिया, क्योंकि अगर किसी चीज को गलत प्रूव करना है तो सिर्फ एक काउंटर एग्जाम्पल की जरूरत है। तो अगर मुझे मेनी 1 चाहिए, तो सॉरी इनटू चाहिए, तो मैं क्या दिखा दूं कि देखो यार ये नंबर इसकी रेंज में नहीं आ रहा, इसलिए इसकी रेंज R के बराबर नहीं है। आपको सर 2 ही क्यों चुना? अबे यार तू 3 चुन ले, तू 5 चुन ले, तू 7 चुन ले, कुछ भी चुन सकता, कोई सा भी नंबर डाल करके देख सकता है कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आंसर है वो रेंज में से क्या होगा, मिसिंग होगा। चलिए अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रॉब्लम है लेट f फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी टू क्लोज्ड 0 टू इंफिनिटी। हमें चेक करना है कि यह फंक्शन कैसा है, इंजेक्टिव है, इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है, कैसा है। तो चलिए इसमें ग्राफ का यूज करते हैं। हम पहले ग्राफ बनाते हैं 1 - 1 अपॉन x का। लेट अस ड्रॉ दिस ग्राफ, क्योंकि ग्राफ से सब कुछ समझ में आ जाता है, ग्राफ से सब नजर आ जाता है। तो एक ग्राफ से भी करके देखते हैं। आप देख रहे हैं कि ये फंक्शन जो है, दिस फंक्शन, ये जब x को, इसकी डोमेन क्या है, इसकी डोमेन है 0 से इंफिनिटी। सर मॉड भी तो लगा, मॉड भूल गए। तो पहले मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, फिर मॉड का ग्राफ कैसे बनाऊंगा, जो नेगेटिव वाला है उससे को क्या कर देंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं इंफिनिटी पर इसकी वैल्यू क्या जाएगी, पहले तो आप इसे ऐसे लिख लो, y इज इक्वल टू x - 1 अपॉन x। ये लिख दिया। ये लीनियर अपॉन लीनियर है, यानी ये फंक्शन फिर से मोनोटॉनिक होगा, या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो अगर मैं बात करूं 0 पर, 0 इसकी जो डोमेन है वो क्या है, x ग्रेटर दैन 0। तो x 0 से बड़ा है, तो अगर मैं इसकी लिमिट निकालूं 0 प्लस पर, 0 प्लस पर किसकी, 1 - 1 अपॉन x की, तो 0 प्लस का मतलब 0 से थोड़ा सा आगे, लिमिट 0 प्लस पर ये कहां जाएगा सर, दिस विल गो टू इंफिनिटी। तो आंसर क्या आ जाएगा लिमिट का, सर आंसर आ जाएगा माइनस इंफिनिटी, क्योंकि 0 प्लस पर ये जाएगा इंफिनिटी, 0 से थोड़ा सा आगे, 1 अपॉन 0 से थोड़ा सा आगे इंफिनिटी, तो 1 माइनस इंफिनिटी, आंसर विल गो टू माइनस इंफिनिटी। यानी कहने का मतलब है ग्राफ माइनस इंफिनिटी जाएगा 0 के जस्ट बाद, यानी यहां पर। अच्छा ये कट कहां करेगा सर, 1 पर कट करेगा, 1 पर कट करेगा। क्यों, 1 पर वैल्यू 0 आ रही है, खुद देखो। ये अगर मैं fx कह रहा हूं तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, तो 1 पर कट करेगा। अच्छा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, fx क्या आएगा सर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी आएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी 1 - 1 अपॉन x। सर ये आएगा 1, कितना आ जाएगा 1, क्यों, क्योंकि ये बन जाएगा 0, तो वैल्यू आएगी 1, यानी कि इंफिनिटी पर यह 1 बनेगा, इंफिनिटी पर। तो अगर यह लाइन y इक्वल टू 1 है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये बढ़ते बढ़ते ऐसा जाएगा 1, बिल्कुल। ये किसका ग्राफ बन गया, y इक्वल टू 1 - 1 अपॉन x का। सो दैट इज द काइंड ऑफ ग्राफ दैट वी हैव फॉर दिस। अब अगर मुझे इसके मॉड का ग्राफ बनाना है, यानी मॉड ऑफ 1 - 1/x, सर बहुत आसान है, जो नेगेटिव वाला हिस्सा है उसी को क्या कर देंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे। तो जब हम रिफ्लेक्ट करेंगे नेगेटिव वाले हिस्से को, तो देखो ग्राफ कैसा दिखाई देगा। ये हमारी y एक्सिस, ये हो गई हमारी x एक्सिस, ठीक है। y एक्सिस को थोड़ा सीधा कर लें, हाँ सर थोड़ा सीधा कर लो, ये आ गया भाई। अब ये वाला पार्ट तो पॉजिटिव है, तो एज इट इज रहेगा, बिल्कुल सर। और ये लाइन कौन सी थी, ये लाइन थी 1, तो ये उसी के साथ साथ जाएगा, बिल्कुल। और ये वाला हिस्से को जब रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये हिस्सा ऊपर आ जाएगा, ये हिस्सा कहाँ जाएगा, ऊपर। सो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बन गया, ये बन गया, बिल्कुल ये बन गया ग्राफ, बिल्कुल बन गया सर। ये वैल्यू 1 है। तो अगर मैं आपसे रेंज पूछूं, इसकी रेंज, इफ आई आस्क यू द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, तो रेंज होगी सर, मिनिमम वैल्यू तो जा रही है 0 और मैक्सिमम वैल्यू तो सर इन्फिनिटी तक जा रही है। तो क्या हो गया, रेंज हो गई क्लोज्ड 0 से इंफिनिटी, क्लोज्ड 0 से इंफिनिटी, ये रेंज हो गई। और जब रेंज ये हो गई तो ये कोडोमेन के बराबर हो गई, इट इज इक्वल टू कोडोमेन। और जब ये कोडोमेन के बराबर हो गई तो मैं कह सकता हूं ये फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू होगा। तो यहां लिख रहा हूं देयरफॉर रेंज ऑफ f इज इक्वल टू कोडोमेन इंप्लाइज ऑन टू। ये फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू, या फिर सर्जेक्टिव। और अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूं कोई भी, तो हॉरिजॉन्टल लाइन देखो सर, ये तो 2 पॉइंट पर काट के जा रही है, और जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट पर काट कर जाए तो फंक्शन 1 1 नहीं होता। तो ऑन टू बट नॉट 1 1, यानी ये 1 1 नहीं है, ये 1 1 नहीं है। तो फंक्शन इज ऑन टू
बट नॉट 1 1। तो आंसर क्या हो गया? बॉम्बे। असल में जो जेई में प्रॉब्लम आया था वहां एक मिस्टेक थी, यहाँ ओपन लगा था, तो हमने उसे ठीक करके क्लोज इंटरवल 0 to इन्फिनिटी होना चाहिए था, ठीक करके आपके सामने रख दिया। बिल्कुल सर, समझ में आया, ग्राफ भी क्लियर हुआ कैसे कैसे बना है। आइए अब करते हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कॉम्बिनेटोरिक्स। तो ये रहा एक प्रॉब्लम, जरा देखें, यानी कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम। मान लो फंक्शन एफ है ए टू बी, ए में कितने एलिमेंट है? 4, बी में भी कितने एलिमेंट है? 4। तो आपको नंबर ऑफ फंक्शंस बताने हैं सबसे पहले, फिर नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस बताने हैं। तो जरा समझें, ये है ए और ये है बी, यहां कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4, और यहां भी 1 2 3 4। अगर मुझे यहां से यहां फंक्शन डिस्क्राइब करना, तो कितने फंक्शन डिस्क्राइब कर सकते हैं? 1 को मैप करने के 4 तरीके, अगले को मैप करने के भी 4 तरीके, क्योंकि जहां ये मैप हो गया वहां यह भी मैप हो सकता है। तो बेटर रहेगा कि मैं यहां 1 2 3 4 लिख लूं। आई थिंक दैट वुड बी बेटर फॉर ऑल ऑफ अस। यहां पर मैं क्या लिख लेता हूं? 1 2 3 4, ये अच्छा रहेगा। 1, ये लो दोबारा लिख लेते हैं यार, ये ए और ये बी, और यहां मैंने लिख लिया 1 2 3 4, और यहां भी 1 2 3 4, ये एफ है। ठीक है, तो 1 को हम कहीं भी मैप कर सकते हैं, 2 को भी कहीं भी मैप कर सकते हैं, 3 को भी। तो 1 के लिए 4 ऑप्शन, 2 के लिए भी 4 ऑप्शन, क्योंकि जहां 1 मैप हो गया वहां 2 भी मैप हो सकता है। तो 4 × 4 × 4 कितनी बार? सर 4 बार। तो 4 की पावर 4 इज द नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस की बात करें, 1 1 का मतलब है एक एलिमेंट सिर्फ एक ही पर मैप होगा, 2 एलिमेंट एक साथ एक पर मैप नहीं हो सकते। तो यानी जहां 1 मैप हो गया, क्या वहां 2 मैप हो सकता है? नो सर, जहां 1 मैप हो गया वहां 2 मैप नहीं हो सकता। जैसे मान लो 1 1 पर मैप हो गया, 2 1 पर जाएगा? नहीं, फिर तो मैनी 1 बन जाएगा। तो 1 के लिए कितने ऑप्शन? सर 4, 2 के लिए फिर बचेंगे 3, फिर 3 के लिए बचेंगे 2, और लास्ट वाले के लिए 4 के लिए बचेगा सिर्फ 1। यानी नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने हो गए? 4 फैक्टोरियल। तो ये बात अच्छे से समझ लें, पहले वाले केस में 4 की पावर 4 था, क्योंकि मैपिंग करने में कोई पाबंदी नहीं थी। कोई पाबंदी नहीं थी मतलब 1 को मैप करते 4 तरीके से, 2 को भी मैप कर सकते थे 4 तरीके से, कहीं पर भी जहां चाहें, 3 को भी 4 तरीके से, और 4 को भी 4 तरीके से मैप कर सकते थे। तो इसलिए आ गया 4 की पावर 4। लेकिन जब 1 1 की बात हुई तो 1 जहां मैप हो गया वहां 2 या 3 या 4 मैप नहीं हो सकता। इसका मतलब 1 जहां मैप हो गया उसके बाद जो 2 के लिए चॉइसेस बची वो सिर्फ 3 बची, फिर 2 फिर 1, 4 फैक्टोरियल। नंबर ऑफ ऑन 2 फंक्शंस, तो देखो जितने 1 1 बनेंगे, जितने फंक्शंस 1 1 होंगे, यानी जितने भी फंक्शंस 1 1 बनेंगे, 1 1 फंक्शंस जितने भी बनने वाले हैं उतने ही हमारे पास ऑन 2 बनेंगे। क्यों? जो 1 1 होगा, जैसे ये 1 1 है, बिल्कुल सर, ये 1 1 है तो ये ऑन 2 भी है। क्यों? इधर 4 हैं, इधर 4 हैं, तो अगर एक एक पे मैप हुआ तो यहां कोई खाली बचेगा? नहीं बचेगा। यानी नंबर ऑफ ऑन 2 फंक्शंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस। नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, इसलिए यह हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। यह भी क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल। मेनी 1, नंबर ऑफ मेनी 1 फंक्शन, याद करो हमने पढ़ा था नंबर ऑफ 1 1, नंबर ऑफ 1 1 प्लस नंबर ऑफ मेनी 1, नंबर ऑफ मेनी 1 फंक्शंस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। ये पढ़ा था, बिल्कुल, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। और यही बात किसके लिए पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी टोटल नंबर ऑफ ऑन 2 प्लस टोटल नंबर ऑफ इन 2 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। तो 1 1 हमें चाहिए नंबर ऑफ मेनी 1 फंक्शंस। यह कितने हैं? तो यह कितने होंगे? टोटल -1 1। टोटल -1 1 बोले तो 4 की पावर 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, 4 की पावर 4 माइनस 4 फैक्टोरियल। नंबर ऑफ इनटू क्या होंगे? वह भी यही होंगे, टोटल माइनस नंबर ऑफ ऑन 2 फंक्शंस, 4 फैक्टोरियल। तो नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस आ गए हमारे पास, यह है। अब यहां तो क्या था? दोनों में बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे। ऐसा भी हो सकता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में इक्वल ना हो, यानी एक में एलिमेंट ज्यादा हो और एक में एलिमेंट कम हो। जैसे यहां पर इस केस में ए में एलिमेंट ज्यादा हैं और बी में एलिमेंट्स कम है। ए में कितने एलिमेंट है? 5, और बी में कितने हैं? 4। तो हमने मान लो ए में है 1 2 3 4 5, और बी में क्या है? 1 2 3 4, और यहां से यहां फंक्शन है हमारे पास f a to b। हमें चाहिए सबसे पहली चीज नंबर ऑफ फंक्शंस। अगर नंबर ऑफ फंक्शंस चाहिए तो 1 के लिए कितने ऑप्शन है? 4। 1 के लिए 4 ऑप्शन। अच्छा, 2 के लिए? सर 2 के लिए भी 4 ऑप्शन ही होंगे।
3 के लिए सर फिर से 4 ऑप्शन होंगे, क्योंकि जहां 1 मैप हो गया वहां 2 भी मैप हो सकता है और वहां 3 भी मैप हो सकता है, यानी नंबर ऑफ ऑप्शन अभी भी 4 ही रहेंगे। तो 4 × 4 ये किसके लिए? 4 के लिए, फिर लास्ट वाला 5 के लिए, यानी आंसर क्या हो गया? 4 की पावर 5, क्योंकि हर किसी के लिए 4 ऑप्शन है, तो 4 की पावर 5 इज द आंसर। अच्छा, बात आती है नंबर ऑफ 1 फंक्शन की। अगर मैं 1 की बात करूं तो यहां पर मुझे हर एलिमेंट को अलग अलग पर मैप करना है। क्या ये संभव है? यहां 5 एलिमेंट हैं और हम कह रहे हैं 5 एलिमेंट यहां 4 एलिमेंट्स पर मैप होने हैं और सबको अलग अलग मैप करना है। सर हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आप इन 5 को मैप करोगे अलग अलग पर तो यहां भी कितने चाहिए? 5 ही तो चाहिए, यहां भी तो कितने चाहिए? 5। तो नंबर ऑफ 1 फंक्शंस कितने हो जाएंगे? 0। और नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, अब आती है बात नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस की, यानी कि ये 5 के 5 यहां कहीं ना कहीं मैप हो और यहां कोई खाली ना बचे, यहां कोई खाली ना बचे, तभी तो रेंज बराबर क्या होगी? कोडोमेन। तो इधर कोई भी खाली नहीं बचना चाहिए। इन 5 एलिमेंट्स को हमें इन 4 एलिमेंट्स पर प्लॉट करना है, मैप करना है, ताकि यहां कोई भी खाली ना बचे। यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे 5 डिफरेंट बुक्स को बांटना है। ये तो क्या हो गई? 5 डिफरेंट किताबें हो गई, ये 5 डिफरेंट किताबें हो गई। कितना में बांटना है? 4 बच्चों में, 4 चिल्ड्रन, 4 चिल्ड्रन में बांटना है, सच दैट नो one, yeah, such that each receives at least one book. Each receives at least one book. At least one book. यानी हर किसी को कम से कम एक किताब तो चाहिए ही चाहिए, मिलनी ही चाहिए। क्यों? अगर किसी को यहां एक किताब नहीं मिली, मान लो 4 को नहीं मिली, तो क्या होगा? 4 खाली रह गया, और 4 खाली रह गए तो फंक्शन इनटू बन जाएगा। तो बांटने का सर सिर्फ एक ही तरीका है। 5 को कैसे? 1 को 1 दे दो, 1 को 1 दे दो, फिर 1 को 1 दे दो, फिर 1 को 2 दे दो, तो 4 में बट गई, 2 3 4 5 किताबें बढ़ गई और 4 लोगों में बढ़ गई। और कोई तरीका है? सर 1 को 3 दे दो, 1 को 1 1, तो फिर एक बच्चा खाली बच जाएगा, वो तो नहीं कर सकते। यानी 5 को बांटना है इन बच्चों में किस तरीके से? 1 को 1, 1 को 1, 1 को 1 और 1 को 2। यानी क्या यूज करेंगे? ग्रुपिंग। जब भी डिफरेंट चीजों को डिफरेंट लोगों में बांटना है तो क्या यूज करते हैं? ग्रुपिंग। तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, फिर 1 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल और इनटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 ग्रुप का साइज सेम है। ये तो हो गया, इनको ग्रुप्स में बांट दिया हमने। क्या कर दिया? ग्रुप्स में बांट दिया। वी हैव डिवाइडेड देम इनटू ग्रुप्स। हमने इन्हें ग्रुप्स में बांट दिया। किसको? किताबों को। यानी एक ग्रुप में एक किताब, अगले ग्रुप में एक, यानी कुल मिला के बंडल बना दिए। 5 किताब हो गए, एक बंडल में एक किताब, एक बंडल में एक किताब, एक बंडल में एक किताब, एक बंडल में 2 किताब। अब ये बंडल हमारे सामने रखे हुए हैं। अब इन बंडलों को बांटना है। कितने बंडल हैं? सर 4 बंडल हैं। तो 4 लोगों में बांटने कितने तरीके से? 4 फैक्टोरियल तरीके से। तो यह तो हो गया ग्रुप फॉर्मेशन। यह हिस्सा क्या हो गया? ग्रुप फॉर्मेशन, बंडल बनाना, ग्रुप्स बनाना। और फिर 4 फैक्टोरियल से क्यों मल्टीप्लाई किया? यह हो गया ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन। तो दैट इज ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन। तो कितना हो गया? यह आ गया 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल का क्यूब इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। मेरे ख्याल से 120 इंटू 4, 120 अपॉन ये कितना हुआ? 6 2 12 और ये 240 आ गया शायद। जरा देखो एक बार चेक कर लेना भाई कैलकुलेशन। 240 आ रहा है? हाँ सर 240 आ रहा है। क्यों? ये हो गया 6 2 12 और ये 24 2 जा, तो 5 फैक्टोरियल 240 आ गया। तो कितने हो गए? 240। अच्छा, नंबर ऑफ 1 फंक्शंस क्या होंगे? ऑन टू मेनी 1 फंक्शंस। नंबर ऑफ मेनी 1 फंक्शंस क्या होंगे? अब मेनी 1 की बात सुन लो। सर मेनी 1 होंगे जो 1 नहीं होते वो मेनी 1 होते हैं। और 1 कितने हैं? सर एक भी 1 नहीं है। तो मेनी 1 कितने होंगे? टोटल माइनस 1, टोटल माइनस 1, यानी क्या आ गया? सर 4 की पावर 5 आ गया वापस। अच्छा, नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस क्या होंगे? सर नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस होंगे टोटल माइनस ऑन टू। टोटल माइनस ऑन टू बोले तो 4 की पावर 5 माइनस 240।
दैट विल बी द टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस इन दिस केस। आई होप ये क्लियर हो गया बहुत अच्छे से। तो ध्यान रखें, जब भी हमें ऑन टू फंक्शंस की बात करनी है तो एक तरीके से यहां 5 किताबों को 4 बच्चों में बांटना है और हर किसी को एक किताब देनी है। तो देख लो कैसे कैसे बांट सकते हैं। तो ग्रुपिंग से ऐसा किया जा सकता है, यानी कि इसको समझने के लिए ग्रुपिंग अच्छे से आपने पढ़ा हो और आपको उसके ऊपर एक मास्टरी भी हासिल हो, तब आप ये खटाक से कर सकते हैं। तो अब अगला केस, ये वाला केस आप खुद ट्राई करना। यहां पर ए में 4 है और बी में 5 है, यानी उल्टा हो गया, ए में कम है और बी में ज्यादा है। तो आपको बताना है इसमें नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे। तो ये आप खुद से ट्राई करना। आइए अब अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ये जेईई मेंस जुलाई में 2020-21 में आया है। यहां लिखा है ए में क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 और f1 प्लस f2 प्लस f3 कितना होना चाहिए 3, और नंबर ऑफ कौन से फंक्शंस ढूंढने हैं हमें, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 और ऑन टू, और शर्त क्या है f1 प्लस f2 प्लस f3 कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। और ये फंक्शन कहां से कहां है सर, a टू a है, यानी कि यहां भी और यहां भी दोनों तरफ a ही है। तो इसमें क्या है 0 1 2 3 4 5 6 और 7, 6 और 7। तो थोड़ा ढंग से लिखना पड़ेगा यार, पूरा आना चाहिए। 0 1 2 3 4 5 6 और 7, और इसमें 0 1 2 3 4 5 6 और 7। अब f1 प्लस f2 प्लस f3 3 है, तो आप समझ सकते हैं 1 की मैपिंग इनमें से किसी नंबर पर होगी, 2 की मैपिंग भी इनमें से किसी नंबर पर होगी। तो थोड़ा दिमाग पर जोर लगाकर सोचें कि f1 f2 f3 और सबकी मैपिंग अलग अलग पर होगी, क्योंकि फंक्शन कैसा है 1 1 है और साथ में कैसा है ऑन टू है। तो इधर भी 7 एलिमेंट है, इधर भी 7 एलिमेंट है, तो हर किसी एक की मैपिंग एक पर ही होगी नंबर पर। तो अगर मुझे 1 की इमेज 2 की इमेज और 3 की इमेज को जोड़कर 3 चाहिए तो सिर्फ एक ही विकल्प है। वो विकल्प क्या है सर, अब सोचो इनमें से 3 नंबर को जोड़कर 3 चाहिए, तो ऐसे कौन से 3 नंबर होंगे जिनको जोड़कर 3 आ सकता है सर, 0 1 और 2, बस। ऐसे और कोई 3 नंबर हो ही नहीं सकते डिफरेंट नंबर जिनको जोड़कर 3 आ जाए। इसका मतलब है 1 2 and 3 should be mapped किस पर मैप होने चाहिए, should be mapped to 0 1 and 2। ये किस पर मैप होने चाहिए 0 1 और 2 पर मैप होने चाहिए। तो 1 के लिए कितने ऑप्शन सर, therefore number of bijective mappings, number of bijective mapping satisfying given condition, mapping satisfying given condition, सैटिस्फाइंग गिवन कंडीशन, जो इस कंडीशन को क्या करती हो सेटिस्फाई करती हो। तो वो क्या होगी सर, वो हो जाएगी 1 के लिए कितने ऑप्शन सर, 1 को मैप करने के लिए 3 ऑप्शन, इनमें से किसी से भी 3। 2 को मैप करने के सर 2 ऑप्शन, क्योंकि 1 जहां मैप हो गया इनमें से वहां 2 मैप नहीं होगा, तो उसके लिए 2 और इसके लिए 1। तो कौन कौन मैप हो गए सर, 1 मैप हो गया इन 3 में से किसी पर, फिर 2 मैप हो गया बचे हुए 2 में से किसी पर, और फिर 3 मैप हो गए जो बच गया उस पर। तो 3 नंबर मैप हो गए। हाँ सर, तो यानी किस किस की शादी हो चुकी सर, 0 की शादी हो गई, 1 की शादी पक्की हो गई, नहीं सॉरी 0 की नहीं, 1 की शादी पक्की हो गई सर, 2 की शादी पक्की हो गई और 3 की शादी पक्की हो गई। ये 3 तो पक्के हो गए, और यहां पर सर 1 की शादी हो गई, 0 की हो गई और 2 की हो गई। ठीक है, ये गए। अब यहां कितने बचे 1 2 3 4 और ये 5, उधर भी 5 एलिमेंट्स को 5 एलिमेंट्स पर क्या करना है, प्लॉट करना है, मैप करना है। तो 0 के लिए कितने ऑप्शन सर 5, इन 5 में से कहीं पर भी। अगले वाले के लिए सर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, क्योंकि यहां भी 5 हैं और यहां भी 5 है और हर किसी को एक पर मैप होना अलग अलग। तो 0 के लिए 5 ऑप्शन, फिर 4 के लिए 3 ऑप्शन। 4 के लिए कितने ऑप्शन बचेंगे, 4 के लिए बचेंगे 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन क्यों सर, क्योंकि जहां 0 मैप हो गया वहां 4 तो मैप नहीं हो सकता, फंक्शन मेनी 1 बन जाएगा। फिर 5 के लिए सर 3 ऑप्शन, यानी कि इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी यह हो गया 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। यानी आंसर क्या आ गया सर 720 इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। इसका आंसर क्या हो गया 720 हो गया। समझ में आया सर। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, जेईई मेंस ऑनलाइन 2019 में आया था। ये कह रहा है नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम 1 2 3 से 20 टू 1 2 3 से 20 ऑन टू। कैसा होना चाहिए ऑन टू।
और जब दोनों में फंक्शंस बराबर होते हैं, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होते हैं, तो हमने क्या देखा अभी अभी, जो ऑन टू होता है वह साथ साथ कैसा भी होता है सर, वह साथ साथ 1 1 भी होता है, दोनों में बराबर थे। अगर इधर भी 4 एलिमेंट उधर भी 4 एलिमेंट, नंबर ऑफ 1 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑन टू, यानी जो 1 1 होगा वो ऑन टू भी होगा और जो ऑन टू होगा वो 1 1 भी होगा। यानी कि इधर 20 एलिमेंट है और इधर भी 20 एलिमेंट है, 1 2 3 से लेकर 20 तक, यहां भी 1 2 3 से लेकर 20 तक। और मुझे कैसे फंक्शन बनाने हैं, ऑन टू, यानी बोले तो 1 1 भी बनाना है और ऑन टू, यानी फिर से वही बाइजेक्टिव फंक्शन बनाने हैं। शर्तें लागू, शर्त क्या है, एफ के इज अ मल्टीपल ऑफ 3 वेन एवर के इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो के जब जब 4 का मल्टीपल होगा, 4 का मल्टीपल क्या होगा, 4 8 12 16 और 20, यही हो गया। हाँ सर, 3 और 2 5 मल्टीपल्स आएंगे, यानी जब जब के 4 का मल्टीपल होगा एफ के 3 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी एफ के होना चाहिए 3 6 9 12 15 18, यानी कितने हो गए, 3 और 3 6, यानी 6 में से कहीं मैप होना चाहिए। तो 4 के लिए कितनी चॉइस है सर, एक काम करते हैं, यहां पर कितने एलिमेंट है 5 और यहां कितने एलिमेंट है 6, तो 6 में से पहले 5 एलिमेंट चुन लो, 6C5, 6 में से 5 एलिमेंट चुन लिए, हाँ सर 6 में से 5 एलिमेंट चुन लिए। अब उन 5 एलिमेंट्स पर इन 5 को मैप कर दो। जैसे मान लो तुमने चुन लिया, मैंने चुन लिया, यह चुन लिया, 6 को छोड़ दिया, तो ये 5 एलिमेंट चुन लिए, इन 5 एलिमेंट्स पर इन पांचों की मैपिंग करनी है। तो कितने तरीके से होगी, 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 को 5 अलग अलग, यानी यूं सोच लो कि 5 लोगों को 5 जगह पे बिठाना है। 4 को कहां बिठाएंगे, या तो 3 पर बिठाएंगे, सीट नंबर 9 पर बिठाएंगे, या 12 पर, या 15 पर, या 18 पर। तो कितने तरीके से बिठा सकते हैं, 5 फैक्टोरियल तरीके से। कितने तरीके से, 5 फैक्टोरियल। फर्स्ट के लिए कितनी चॉइस, 5, अगले के लिए 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, तो 5 फैक्टोरियल। तो अब देखो यहां कितनों की शादी हो गई सर, यहां शादी हो गई 1 2 3 4 5, 5 की शादी हो गई सर इधर, और इधर भी कितनों की शादी हो गई, 5 की इधर हो गई। तो इधर कितने बचे, 15, और इधर भी कितने बचे, 15। अब इधर 15 और उधर 15, अब इन 15 को इन 15 पर मैप करना है। कितने तरीके से करेंगे सर, 15 फैक्टोरियल तरीके से। पहले के लिए 15 चॉइस, दूसरे के लिए 14 चॉइस, तीसरे के लिए 13 चॉइस, फिर उसके लिए 12 चॉइस। क्यों, 1 1 भी तो होना चाहिए ऑन टू के साथ साथ, ऑन टू तो है ही, 1 1 भी होगा, क्योंकि हम जानते हैं जो ऑन टू होगा वह 1 1 भी होगा। तो इसलिए पहले वाले के लिए 15 चॉइस, तो अगले वाले के लिए 14 चॉइस, क्योंकि पहले की शादी जिससे हो गई, दूसरे की शादी फिर उससे नहीं हो सकती, किसी और से होगी। तो बिल्कुल सर, तो 15 फैक्टोरियल यह हो गया। तो व्हाट इज द आंसर इन दिस केस सर, ये हो गया 6 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 15 फैक्टोरियल, यानी ये हो गया 6 फैक्टोरियल इंटू 15 फैक्टोरियल। आई थिंक द आंसर वुड बी डी। सो डी यानी दिल्ली इज द आंसर इन दिस केस। तो एक बार अच्छे से देख लें, बिल्कुल सर आ गया समझ में, बहुत बढ़िया तरीके से। तो आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देख लेते हैं फंक्शंस की। होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस का मतलब होता है सेम थ्रू आउट। आपने फिजिक्स में देखा होगा, केमिस्ट्री में, होमोजीनियस मिक्सचर विच हैज सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। तो होमोजीनियस फंक्शन ऐसा होता है, एक ऐसा फंक्शन जिसमें हर टर्म की डिग्री, व्हेन ईच टर्म इज ऑफ सेम डिग्री विद रिस्पेक्ट टू दोज वेरिएबल्स, यानी अगर एक फंक्शन में हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एनी सेट ऑफ वेरिएबल, जैसे मान लो एनी सेट ऑफ वेरिएबल, एक फंक्शन 2 वेरिएबल्स का है, एक्स और वाई, ठीक है, ये एक्स और वाई, ये 2 वेरिएबल्स का फंक्शन है। और मान लो फंक्शन है इस तरह से, एक्स वाई अपॉन, या ऐसे ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो अगर मैं इसकी डिग्री देखूं, इसकी डिग्री है 2, इसकी डिग्री भी 2, और अगले वाले की डिग्री 1 और 1 मिलाकर 2, तो ये फंक्शन कैसा हो गया, होमोजीनियस हो गया। कितने डिग्री का, 2 डिग्री का, होमोजीनियस ऑफ डिग्री 2। तो कोई भी फंक्शन होमोजीनियस कब होगा, जब उसकी हर टर्म सेम डिग्री की होगी, यानी डिग्री कैसी होगी, सेम होगी। अब कैसे पता लगाएं कोई फंक्शन होमोजीनियस है, या तो आप ऐसे डिग्री देख लें, या फिर दूसरा तरीका क्या है, एफ एक्स कॉमा वाई इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री n if f of tx कॉमा टी वाई इज इक्वल टू t की पावर n
एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, यानी कि एक्स की जगह टी एक्स रख दो, वाई की जगह टी वाई रख दो, तो बाहर कॉमन क्या आ जाए, टी की पावर एन कॉमन आ जाए और अंदर क्या बच जाए, सेम टू सेम फंक्शन वापस बच जाए। तो उस केस में हम कहेंगे ये फंक्शन कैसा है, होमोजीनियस है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं इस फंक्शन को चेक करके दिखाऊं तो एफ ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई रख देते हैं, तो क्या हो गया, टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टी एक्स इंटू टी वाई। गौर से देखो पूरे से बाहर टी स्क्वायर आ गया, अंदर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और ये हो गया वापस एफ एक्स वाई। यानी ये होमोजीनियस हो गया कितने डिग्री का, होमोजीनियस ऑफ डिग्री 2, होमोजीनियस ऑफ डिग्री 2। तो होमोजीनियस पता कैसे लगाएंगे, बस एक्स की जगह टी एक्स और वाई की जगह टी वाई रख दो। अगर पूरे से टी बाहर कॉमन आ जाए और अंदर कुछ ना कुछ बच, सेम टू सेम फंक्शन बच जाए, तो हम कहेंगे फंक्शन कैसा है, होमोजीनियस। तो सर होमोजीनियस कब नहीं होगा, जब टी अंदर फंस जाए, टी पूरे से बाहर ना निकले कॉमन, और अंदर जो बचे वो एफ एक्स वाई ना बचे, तो उस केस में हम कहेंगे फंक्शन होमोजीनियस नहीं है। जैसे कि अगर मैं यहां सिर्फ एक्स लिख देता, यहां क्या लिख देता, सिर्फ एक्स, वाई हटा देता, तो टी एक्स आता, तो क्या पूरे से टी स्क्वायर बाहर आता, नहीं, सिर्फ टी बाहर आता, तो टी अंदर अटक जाता, टी अंदर अटक जाता, यानी अंदर जो बचता वो एफ एक्स वाई नहीं बचता, इसलिए फंक्शन क्या नहीं होता, होमोजीनियस नहीं होता। अब बात करते हैं बाउंडेड फंक्शन की। छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, बस पता होनी चाहिए, ज्यादा इसमें तब वो घुसने की जरूरत नहीं है, बस मालूम होना चाहिए। होमोजीनियस का मतलब सेम डिग्री थ्रू आउट, बस बहुत है, इतना मालूम है। और चेक कैसे करते हैं, एक्स की जगह टी एक्स, वाई की जगह टी वाई, बस इतना मालूम है, तो यू आर ओवर क्वालिफाइड फॉर दिस। अब बात करते हैं बाउंडेड फंक्शन। बाउंडेड फंक्शन का मतलब है जो फंक्शन एक बाउंड्री के अंदर रहे, यानी उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी फाइनाइट हो और मिनिमम वैल्यू भी फाइनाइट हो, ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, बाउंडेड फंक्शन। तो ज्यादा अच्छा यहां पर क्या लिखा, फंक्शन इज सेड टू बी बाउंडेड इफ मॉड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एम। किसी नंबर का मॉड लेस देन इक्वल टू एम का मतलब क्या है, एफ एक्स एम और माइनस एम के बीच में होगा, यानी जिस फंक्शन की वैल्यू हमेशा दो फाइनाइट क्वांटिटीज के बीच में रहे, ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, बाउंडेड फंक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा सर, एग्जाम्पल होगा साइन एक्स। ये कैसा फंक्शन है, बाउंडेड है, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू हमेशा 1 और -1 के बीच में रहती है। क्लियर हुआ, यह जरूरी नहीं दोनों तरफ सेम वैल्यू हो, कुछ भी अलग अलग भी हो सकता है। जैसे कि इसको मैं कह सकता हूं f, एक दूसरा डेफिनेशन कह सकता हूं, f इज बाउंडेड इफ f ऑफ x हमेशा किसी b और किसी a के बीच में हो फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ f, जहां a कॉमा b कोई रियल नंबर्स हैं, जहां a और b क्या है, दो रियल नंबर्स हैं। तो कोई फंक्शन बाउंडेड कब कहलाएगा, बाउंडेड का मतलब सीधी सी बात है भैया, वो एक बाउंड्री के अंदर रहे, a और b के बीच में रहे, तो ऐसा फंक्शन क्या होगा, बाउंडेड फंक्शन होगा। जैसे कि sin x हो गया, और कोई फंक्शन है बाउंडेड, एफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल x, क्या ये बाउंडेड है, हाँ सर इसकी वैल्यू तो हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, तो बाउंडेड है ना, हाँ सर दो वैल्यूज के बीच में रहती है, तो ये बाउंडेड है, एक दायरे में रहे उसे बाउंडेड कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर क्या एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स बाउंडेड है, नहीं सर ये बाउंडेड नहीं है, क्योंकि आप देखते हैं इसकी वैल्यू कहां तक जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है। तो अगर मैं कहूं ई की पावर एक्स किसी नंबर से कम होगा क्या, नहीं, हमेशा किसी नंबर से कम नहीं होता, हमेशा के लिए। यहां पर क्या है, ये हमेशा 0 और 1 के बीच में है, ये हमेशा -1 और 1 के बीच में, तो ये कैसा है, बाउंडेड। क्या e की पावर x हमेशा किसी नंबर से छोटा रह सकता है, नहीं, e की पावर x तो कहां तक जा सकती है, इन्फिनिटी तक। तो अगर मैं तुम्हें कहूं कि e की पावर x लेस देन 2 होगा क्या फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू डोमेन, नहीं सर नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, तो ये बाउंडेड फंक्शन नहीं है। तो बाउंडेड का मतलब है जो एक फिक्स्ड वैल्यू के हमेशा नीचे रहे, तो ये फंक्शन कैसा है, ये बाउंडेड नहीं है। बल्कि कहां बाउंडेड नहीं है, यह फंक्शन बाउंडेड नहीं है, कौन सी डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन में। अपर डायरेक्शन में मतलब देखो यह कहलाता है कौन सा बाउंड, यह कहलाता है अपर बाउंड, यह क्या कहलाता है, अपर बाउंड, ये अपर बाउंड है, और यह क्या कहलाता है, लोअर बाउंड, ये लोअर बाउंड है। तो e की पावर x कैसा बाउंडेड नहीं है, सर अपर बाउंडेड नहीं है, नीचे तो बाउंडेड है, क्योंकि e की पावर x की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी रहती है, लेकिन यानी ये फंक्शन कैसा हो, बाउंडेड बिलो, क्योंकि लोअर बाउंड तो है लेकिन अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, बट नो अपर बाउंड,
तो इसका अपर बाउंड नहीं है। तो जिस फंक्शन का लोअर बाउंड भी हो और अपर बाउंड भी हो, ऐसे फंक्शन को बाउंडेड बोलते हैं। तो e की पावर x क्या नहीं है, इट इज नॉट बाउंडेड बिलो, इट इज बाउंडेड बिलो बट इट इज नॉट बाउंडेड अबव। अबव का मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे e की पावर x हमेशा छोटा रहे, तो यह फंक्शन बाउंडेड नहीं है। तो मालूम होना चाहिए बाउंडेड का, कुल मिलाकर इसको लेकर ज्यादा साइंटिफिक होने की जरूरत नहीं है। बाउंडेड का मतलब सिर्फ इतना सा हुआ जो एक बाउंड्री के अंदर रहे, ऐसे फंक्शन को बाउंडेड फंक्शन बोलते हैं। अब इंप्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं? इंप्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है अलग से, एक्सप्लिसिट फंक्शन फंक्शंस ऑफ फॉर्म y इक्वल टू एफ एक्स, यानी जिसमें y एक तरफ हो और x एक तरफ हो, बस y की वैल्यू दे रखी है एफ एक्स की टर्म्स में, इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं, इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन। एंड फंक्शन इन विच y has not been solved explicitly, not been solved explicitly, explicit मतलब अलग से, has not been solved explicitly in terms of y, in terms of x, is said to be implicit function। उसको क्या बोलते हैं? implicit function बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं कहूं x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy इक्वल टू 0, तो आप देख रहे हैं इधर में x क्यूब भी है, y क्यूब भी है, ये y इक्वल टू एफ एक्स फॉर्मेट में नहीं है, यहां पर x और y की खिचड़ी बनी हुई है। तो यह फंक्शन क्या हुआ? इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। ये कैसा फंक्शन हुआ? इम्प्लिसिट फंक्शन हुआ। अगर मैं कहूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, यह भी कैसा है? इम्प्लिसिट है। कैसा है? इम्प्लिसिट है, क्योंकि y इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म में नहीं है। जबकि अगर मैं इस फंक्शन को ऐसे लिख दूं, 1 माइनस एक्स, तो अब ये क्या बन जाएगा? अब ये एक्सप्लिसिट फॉर्म हो गई, अब ये एक्सप्लिसिट फंक्शन हो गया, अब ये एक्सप्लिसिट है। तो इंप्लिसिट का मतलब है जहां पर x और y, यानी जहां पर y x की टर्म्स में अलग से सॉल्व ना किया गया हो, ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? इंप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। और जहां अलग से सॉल्व किया गया हो, y एक तरफ हो और दूसरी तरफ x का एक्सप्रेशन हो, तो वह सारे फंक्शंस एक्सप्लिसिट कहलाते हैं। और अभी तक जितने भी हमने फंक्शंस पढ़े वो सब के सब एक्सप्लिसिट फॉर्मेट में थे। इंप्लिसिट में क्या होगा? y x की टर्म्स में सॉल्व नहीं किया गया होगा। क्लियर है? तो ये हो गया इंप्लिसिट और वो हो गया एक्सप्लिसिट। अब आते हैं इवन ऑड फंक्शंस पर। आइए देखते हैं इवन या ऑड फंक्शन किसको कहते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक सेट है ए सेट है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? अगर x इसमें है तो माइनस एक्स भी इसमें होना चाहिए, यानी अगर इसमें 2 है तो माइनस 2 भी इसमें होना चाहिए, इसमें 3 है तो माइनस 3 भी होना चाहिए, इसमें √2 है तो माइनस √2 भी होना चाहिए। तो ऐसा एक सेट जिसमें a के साथ हमेशा माइनस a भी मिले, तो ऐसा सेट क्या कहलाता है? ऐसा सेट कहलाता है एक सिमेट्रिक सेट। ये कैसा सेट है? एक सिमेट्रिक सेट है। a भी है तो माइनस a भी है। तो मान लेते हैं a एक सिमेट्रिक सेट है जिसमें अगर x है तो माइनस x भी इसी के अंदर होना चाहिए। तब इस सेट पर डिफाइंड कोई फंक्शन f इवन तब कहलाता है। यानी वो फंक्शन किस पर डिफाइंड है? इस सेट a पर डिफाइंड है। तो उसे हम इवन कब कहेंगे? व्हेन वी विल से इट इवन, जब उसमें फंक्शन में x की जगह पर माइनस एक्स रखने पर वापस क्या मिल जाए? एफ एक्स मिल जाए। वापस x रखने पर क्या मिल जाए? एफ एक्स मिल जाए। यानी माइनस एक्स रखने पर कोई फर्क ना पड़े, वही वैल्यू आ जाए जो x रखने पर आ रही थी। या यूं कहूं दूसरे शब्दों में, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स कितना हो जाए? 0 हो जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए। तब वो फंक्शन क्या कहलाएगा? इवन फंक्शन कहलाएगा। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल ले लूं, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, और यहां पर जो इसका डोमेन है वो है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। यह है हमारा a है इस केस में। तो अगर मैं देखूं एफ ऑफ माइनस एक्स, तो वो हो जाएगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सर वो हो गया एक्स स्क्वायर, यानी वापस क्या आ गया? एफ ऑफ एक्स। तो ये फंक्शन कैसा हो गया? इवन फंक्शन हो गया, क्योंकि माइनस एक्स रखने पर वापस सेम टू सेम वैल्यू आ गई। तो ये फंक्शन इवन कहलाएगा। ऑड कब होगा? जब एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पर माइनस कहां आ जाए? बाहर आ जाए, यानी कि माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाए, यानी कि माइनस कॉमन आकर अंदर क्या बच जाए? वापिस एफ एक्स बच जाए। ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? ऑड फंक्शन बोलते हैं।
तो एफ ऑफ माइनस एक्स इसको उठा के इधर ले आओ, तो एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए। यानी एग्जाम्पल के तौर पर अगर एफ एक्स दे रखा है एक्स क्यूब, तो और फिर यहां ए क्या है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पूरा, तो अगर मैं इसमें x की जगह माइनस एक्स रखता हूं तो आप देख सकते हैं ये बन जाएगा माइनस एक्स क्यूब, यानी ये बन गया माइनस एफ एक्स। तो ये कैसा फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। सो दिस इज एन ऑड फंक्शन। चलिए कुछ देखते हैं थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स। जैसे मैं एक दो एग्जाम्पल्स यहां रख रहा हूं आपके सामने। एफ एक्स इज इक्वल टू ln ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें पता लगाना ये फंक्शन कैसा है, 1 ये फंक्शन इवन है कि ऑड है। जब कुछ नहीं दे रखा तो मानते हैं कि ए सेट क्या है, पूरा आर। अगर कुछ भी नहीं दे रखा तो मानते हैं ए सेट क्या है, पूरा आर। तो x की जगह पर माइनस एक्स रखते हैं, सर ये बन जाएगा ln ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये बन गया, हाँ सर यही बन गया। इसको अगर मैं देखने में तो लग रहा सर ना तो ये तो ऑड भी नहीं है ना तो इवन है, क्योंकि ना तो सेम वापस आया ना माइनस बाहर आया। तो जरा गौर से देखना, अगर मैं इसको क्या करूं, रैशनलाइज, इफ आई रैशनलाइज इट, यानी मल्टीप्लाई कर दिया रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से, और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया किससे, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो ऊपर क्या बन गया सर, ऊपर बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या बन गया, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ऊपर हो गया 1, तो इसे लिख सकता हूं ln ऑफ x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1। बिल्कुल सर, अब ये -1 पावर कहां जाएगी, लॉग की प्रॉपर्टी से आगे। सो माइनस ln ऑफ x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर ये तो वापस क्या आ गया, माइनस एफ एक्स आ गया, क्योंकि यही एफ एक्स है, यानी फंक्शन कैसा हुआ, ऑड हो गया। तो चेक करना बहुत ही आसान है, x की जगह बस माइनस एक्स रखेंगे, और अगर सेम फंक्शन वापस आ जाए तो इवन, अगर माइनस के साथ बाहर आए तो कैसा हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। एक बार अच्छे से देख लें, इट विल बी एन ऑड फंक्शन इन दैट केस। अब इन फंक्शंस की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, वो देखते हैं किक करके। एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स इज इवन, ये तो बता ही दिया, फंक्शन ऑड। बिल्कुल सर, पहली बात तो बताया। एक फंक्शन जरूरी नहीं है ऑड भी हो या इवन हो, जरूरी नहीं है कि कोई हर फंक्शन ऑड हो या इवन हो। जैसे हर फंक्शन या तो 1 1 होगा, और 1 1 नहीं होगा तो क्या कहलाएगा, मेनी वन। लेकिन ऐसे भी फंक्शंस हैं जो ना तो ऑड है ना इवन है। जैसे एग्जांपल के तौर पर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें देख लो, एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगे तो क्या आएगा, एक्स की जगह माइनस एक्स रखकर एफ ऑफ माइनस एक्स, सर वो आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ना तो ये एफ एक्स के बराबर आया और ना ही ये माइनस एफ एक्स के बराबर आया, तो ना तो ये ऑड है और ना ही ये इवन है। सो इट इज नाइदर ऑड नॉर इवन। तो ऐसे भी फंक्शन जो ना तो ऑड होते हैं ना इवन होते हैं। फिर तीसरा, एक ऐसा फंक्शन जो पूरी रियल लाइन पर डिफाइंड हो और इवन भी हो और ऑड भी हो, तो ऐसा फंक्शन क्या है, जीरो फंक्शन है। जीरो फंक्शन इज द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू जीरो विच इज ऑड एज वेल एज इवन। ये ऑड भी है और इवन भी है। क्यों, अगर मैं कहूं एफ ऑफ माइनस एक्स रखो, सर ये आ जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स, एक्स एफ एक्स हमेशा जीरो है, तो एक्स को कुछ भी रख लो आंसर जीरो ही आएगा। अगर आप कहो तो इसे माइनस जीरो भी लिख सकता हूं। अगर मैंने सिर्फ जीरो लिखा तो इसे मैं वापस एफ एक्स लिख सकता हूं। तो ये कैसे बिहेव कर रहा है, इवन की तरह। और अगर जीरो की जगह मैं क्या लिख दूं, माइनस जीरो, तो क्या हो जाएगा, माइनस एफ एक्स हो जाएगा। तो ये कैसे बिहेव कर रहा है, इवन की तरह। एफ ऑफ माइनस एक्स, जरा दोबारा देख लो, एफ ऑफ एक्स हमेशा जीरो है, एक्स की जगह माइनस एक्स रखा तो भी आंसर क्या आएगा, जीरो। लेकिन जीरो क्या था, एफ एक्स, तो ये एफ एक्स लिख दिया। अब जीरो को हम माइनस जीरो भी लिख सकते हैं, माइनस जीरो भी लिख सकते हैं, तो माइनस ऑफ जीरो की जगह क्या लिख दिया, एफ एक्स, तो माइनस एफ एक्स भी हो गया। तो ये ऑड भी हो गया और इवन भी हो गया। तो ऐसा फंक्शन जो पूरी रियल लाइन पर डिफाइंड हो, जो ऑड भी हो और इवन भी हो, ऐसा फंक्शन सिर्फ और सिर्फ जीरो फंक्शन है। हर कांस्टेंट फंक्शन इवन होता है, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज इवन। ऐसा क्यों, मान लो एफ एक्स है 7, एफ एक्स क्या है 7, दिस इंप्लाइज, अगर मैं आपसे एफ ऑफ माइनस एक्स पूछूं, सर वो भी 7 आएगा। यानी ये वापस क्या हो गया, एफ एक्स हो गया। यानी एक ऐसा फंक्शन बन गया, इवन फंक्शन बन गया। तो एवरी कांस्टेंट फंक्शन कैसा होता है, इवन होता है। तो एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज इवन। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, एवरी इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, वाई एक्सिस के अबाउट। और ऑड फंक्शन किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। सो एवरी इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस एंड ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ऐसा क्यों,
वह भी देख लें, क्योंकि इवन फंक्शन में एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ एक्स बराबर होता है। यानी कि कहने का मतलब, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर y इज इक्वल टू, सिंपल से एग्जाम्पल लेता हूं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एग्जाम्पल इसका, हाँ सर इवन फंक्शन है। तो अगर मैं इसका एग्जाम्पल ले देता हूं तो आप खुद देख सकते हैं y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस तरह से बनता है। ऐसा क्यों बनता है सर? जैसी वैल्यू 1 पर वैसी वैल्यू -1 पर, जैसी वैल्यू 2 पर वैसी वैल्यू -2 पर आएगी। तो यानी जैसा ग्राफ इधर बनेगा वैसे ही ग्राफ इधर बनेगा। इसलिए ग्राफ हमेशा किसके अबाउट सिमेट्रिक होते हैं? वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। एक और एग्जांपल ले लो, y इक्वल टू कॉस एक्स। आप जानते हो कॉस ऑफ माइनस एक्स बराबर होता है कॉस एक्स। तो ये भी कैसा फंक्शन है? इवन। तो देखो जरा इसका भी ग्राफ देख लो। इसका ग्राफ कैसा दिखाई देता है सर? ऐसा, ये यहां ऐसा दिखाई देता है बिल्कुल, और यहां ऐसा। और गौर से देखो ये फंक्शन किसके अबाउट सिमेट्रिक है? y के अबाउट। अगर आप इसे फोल्ड करोगे तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा कंसाइड कर जाएंगे, तो ये भी किसके अबाउट सिमेट्रिक है? y एक्सिस के अबाउट। जबकि ऑड फंक्शंस, यानी क्या हो गया? इवन फंक्शन किसके अबाउट सिमेट्रिक हो गए? इवन फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। इवन फंक्शंस सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ये किसके अबाउट सिमेट्रिक है? y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। दे आर ऑल सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। और साथ में अगर बात करें ऑड फंक्शंस की, तो ऑड फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। किसके अबाउट सिमेट्रिक होते हैं? ओरिजिन के अबाउट। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होने का मतलब क्या है वो मैं बताता हूं। ध्यान रखें, किसके अबाउट सिमेट्रिक होते हैं? ओरिजिन के अबाउट। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं ऑड फंक्शन की बात करूं तो ऑड फंक्शन कैसा दिखाई देगा? एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है एक्स क्यूब, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूं, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, देखो जैसा यहां पर ऐसा बनता है और यहां पर फिर ये ऐसा बन जाता है, बिल्कुल ऐसा ही इधर। लेकिन जैसा फर्स्ट में बना वैसा थर्ड में। ऐसा क्यों बनता है वो दे रहा, देखो जो वैल्यू 1 पर आ रही थी, 1 पर वैल्यू आती 1, तो -1 पर क्या आएगी सर? -1। 2 पर वैल्यू क्या आ रही थी सर? 8, तो -2 पर क्या आएगी? -8। तो कहने का मतलब क्या हुआ? जैसा ग्राफ फर्स्ट में ऊपर वैसा थर्ड में नीचे, यानी ओरिजिन में जैसा इधर और वैसा ही इधर। तो जैसा इधर बना वैसा इधर बना, और इसी तरीके से जैसा इधर बनेगा, अगर बनता है कि ग्राफ जैसा इधर बनेगा वैसा ही इधर बनेगा। आप कहोगे सर एक एग्जांपल और ले लो, देखो साइन एक्स ले लो। साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? सो साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स। तो अगर मैं इसका ग्राफ देखूं, यानी ये फंक्शन कैसा है? ऑड। सो इफ यू लुक एट दिस ग्राफ, ये ग्राफ ऐसा दिखाई देता है, देखो ऐसा, हाँ सर, और फिर ये ऐसा, बिल्कुल सर। तो दैट इज हाउ द ग्राफ लुक्स लाइक। तो देख रहे हो जैसा फर्स्ट में है वैसा ही कहां है? थर्ड में। जो π/3 पर आंसर आता है -√3/2, तो -π/3 पर -√3/2 आता है। तो जैसा ऊपर वैसा नीचे, तो जैसा फर्स्ट में वैसा थर्ड में, और जैसा सेकंड में वैसा फोर्थ में। दिख रहा है? यहां ऊपर है और वहां कहां है? नीचे है। तो ये ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिक होते हैं? ओरिजिन के अबाउट। ओरिजिन के अबाउट मतलब जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैसा ही थर्ड में, जैसा सेकंड में वैसा ही फोर्थ में बनेगा। तो ऑड फंक्शंस किसके अबाउट सिमेट्रिक होते हैं? दे आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। तो यह हो गया। फिर एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, अगर एफ ऑफ ए प्लस एक्स और एफ ऑफ ए माइनस एक्स बराबर हो, अगर एफ ऑफ ए प्लस एक्स और एफ ऑफ ए माइनस एक्स कैसा हो? बराबर हो, तो ये फंक्शन किसके अबाउट सिमेट्रिक होते हैं? लाइन एक्स इक्वल टू ए के अबाउट। एक्स इक्वल टू ए के अबाउट ये फंक्शन सिमेट्रिक होते हैं। यह बात ध्यान रखना, बस याद रखना है आपको ये बात। यानी कल को अगर कोई बोले एफ ऑफ 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 माइनस एक्स, तो x बराबर 2 के अबाउट सिमेट्रिक होंगे। ये कहां से आई प्रेरणा? ये यहां से आई प्रेरणा, क्योंकि इवन फंक्शन में क्या था? इवन फंक्शन में देखा जाए तो एफ ऑफ 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स। 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स। तो ये किसके अबाउट सिमेट्रिक हुए? सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस।
और y एक्सिस को क्या बोलते हैं पता है? सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस दैट इज x बराबर 0। क्या बोलते हैं उसको? x बराबर 0। तो ये सिमेट्रिक किसके अबाउट है? x बराबर 0 के अबाउट सिमेट्रिक है। तो यहां अगर a होगा तो ये किसके अबाउट सिमेट्रिक होगी? x इक्वल टू a लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होगी। यानी कि x इक्वल टू a लाइन का मतलब यहां पर आप x इक्वल टू a लाइन बना लेंगे बीच में कहीं पर, यानी कहने का मतलब यहां पर कहीं आप x इक्वल टू a लाइन बना लेंगे। जैसा ग्राफ इधर बनेगा वैसे ग्राफ इधर बन जाएगा, जैसे इधर बनेगा वैसे इधर। तो ये ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा? x इक्वल टू a के अबाउट। कब? जब f ऑफ a प्लस x इज इक्वल टू f ऑफ a माइनस x हो। सो दैट ग्राफ विल बी सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू a। अब यह प्रॉपर्टी लास्ट, सेकेंड लास्ट जिसे हम कह रहे हैं, एवरी फंक्शन विच हैज माइनस एक्स इन इट्स डोमेन वेन एवर एक्स इज इन इट्स डोमेन, यानी फंक्शन किस पे डिफाइंड है? सिमेट्रिक डोमेन में डिफाइंड है। यानी अगर x उसकी डोमेन में है तो माइनस एक्स भी उसकी डोमेन में हो, तब ऐसे फंक्शन को हमेशा लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू। देखो जरा कैसे लिख सकते हैं। क्यों? एलसीएम क्या आएगा? 2 आएगा, ये है और ये तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर? 2fx अपॉन 2, यानी वापस fx बच जाएगा। तो सर इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? इसमें बड़ी बात बेटा यह है, जो यह वाला हिस्सा है ये एक इवन फंक्शन है और ये वाला जो हिस्सा होगा यह एक ऑड फंक्शन होगा। तो कहने का मतलब है अगर कोई फंक्शन किसी सिमेट्रिक डोमेन में डिफाइंड है और वो भले ही ऑड हो, इवन हो या दोनों में से कुछ भी ना हो, तब भी हम हर फंक्शन को जो ऑड भी नहीं है इवन भी नहीं है उसे लिख सकते हैं एक इवन फंक्शन का सम और एक ऑड फंक्शन का सम। दैट इज एवरी फंक्शन डिफाइंड ऑन सिमेट्रिक इंटरवल सिमेट्रिक डोमेन कैन ऑलवेज बी रिटन एज सम ऑफ एन इवन फंक्शन सम ऑफ एन ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं। और कैसे लिखते हैं वो जरा देखो कैसे लिखते हैं। जैसे मान लो मेरे पास है y इज इक्वल टू e की पावर x। ये फंक्शन ना तो ऑड है ना इवन है। ये फंक्शन ऑड है क्या? नहीं सर, ये ऑड भी नहीं है इवन भी नहीं है। तो अगर यह ऑड नहीं है इवन भी नहीं है लेकिन ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पर डिफाइंड है, यानी सिमेट्रिक डोमेन में डिफाइंड है। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कैसी डोमेन है? सिमेट्रिक, क्योंकि इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी हैं और उनके नेगेटिव्स भी हैं। तो ये सिमेट्रिक डोमेन में डिफाइंड है, तो हम इसे लिख सकते हैं e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स बाई टू प्लस e की पावर x माइनस e की पावर x बाई टू। लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। अब क्या कहा जा रहा है? यह वाला जो पार्ट है, यह वाला पार्ट कैसा है? इवन, इवन फंक्शन है। और ये कैसा है? ये ऑड फंक्शन है। ये इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। क्यों? कारण देख लो। बिकॉज मान लो इसको कह देता हूं मैं gx। gx क्या है? e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स बाई टू। तो मुझे बताओ g ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? सर g ऑफ माइनस एक्स होगा e की पावर माइनस एक्स प्लस e की पावर x बाई टू, और ये तो वापस gx ही आ गया, यानी कि gx कैसा हो गया? इवन फंक्शन हो गया। तो ये वाला हिस्सा इवन फंक्शन है। अगर मैं hx लिखता हूं e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स बाई टू, तो आप मुझे बताओ h ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? सर वो होगा e की पावर माइनस एक्स माइनस e की पावर x बाई टू, यानी कि माइनस ऑफ e की पावर x e की पावर माइनस एक्स बाई टू, और ये हो गया माइनस एच एक्स। दिस बिकम्स माइनस एच एक्स। तो ये कैसा हो गया? ऑड। तो क्या मतलब हुआ कि हर फंक्शन को हम एक इवन फंक्शन और एक ऑड फंक्शन के रूप में, के सम के रूप में लिख सकते हैं। तो एवरी फंक्शन कैन बी रिटन एज सम ऑफ एन इवन फंक्शन एंड एन ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के सम के रूप में लिख सकते हैं। और इवन फंक्शन कैसे लिखेंगे? एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, और ऑड एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। सो दिस इंप्लाइज एवरी फंक्शन ऑन सिमेट्रिक डोमेन, एवरी फंक्शन एफ ऐसे लिखते हैं, एवरी फंक्शन एफ ऑन सिमेट्रिक डोमेन, ऑन सिमेट्रिक डोमेन कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं? कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज कैसे? सम ऑफ, कैन बी रिटन एज सम ऑफ एन ऑड फंक्शन, सम ऑफ ऑड फंक्शन एंड एन इवन फंक्शन। इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कैसे लिखेंगे? एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू। ये कैसा फंक्शन होगा बेटा? इवन। और दूसरा क्या? एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू। ये कैसा होगा?
ऑड, तो यह तो होगा इवन, यह हिस्सा कैसा होगा, इवन फंक्शन होगा, और यह वाला हिस्सा कैसा होगा सर, ये पूरा का पूरा होगा ऑड फंक्शन। यह आपने ऊपर बता भी दिया है, दिखा भी दिया, बिल्कुल। तो यह देख लो, ये याद होना चाहिए। सो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई, क्लियर हुई। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये बात सबको समझ में आई, ये बात क्लियर हो गई, बिल्कुल सर, आ गई समझ में। और अब एक पॉइंट और देख लो, अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन है और जीरो पर डिफाइंड है तो एफ ऑफ जीरो जीरो होता है। अगर फंक्शन ऑड है और जीरो पर डिफाइंड है तो एफ ऑफ जीरो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि 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 एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, ये हर एक्स के लिए होल्ड करता है, और मान लो जीरो इसके डोमेन में तो जीरो रख सकते हैं, तो पुट एक्स इक्वल टू जीरो। तो जब एक्स को जीरो रखा, एफ ऑफ जीरो माइनस जीरो इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ये माइनस था भैया, माइनस ऑफ एफ ऑफ जीरो। तो क्या आ गया सर, टू एफ ऑफ जीरो बराबर जीरो, तो एफ ऑफ जीरो बराबर जीरो। तो यानी अगर जीरो डोमेन में है तो फंक्शन कैसा होगा, ऑड फंक्शन के लिए एफ ऑफ जीरो हमेशा कितना होता है, जीरो होता है। फॉर अ ऑड फंक्शन इफ जीरो बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ देन एफ ऑफ जीरो हमेशा जीरो होगा। जैसे टैन कैसा, जैसे साइन, साइन कैसा फंक्शन है भाई, साइन ऑड फंक्शन है, साइन ऑड फंक्शन है, साइन जीरो कितना होता है सर, जीरो। टैन कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, टैन ऑफ माइनस एक्स माइनस टैन एक्स है, टैन ऑफ जीरो क्या होता है, जीरो। तो अगर जीरो डोमेन में है तो जीरो पर वैल्यू जीरो ही आएगी। सर ऐसा भी हो सकता है जीरो डोमेन में ना हो, हाँ बेटा हो सकता है। कॉट एक्स की डोमेन में जीरो नहीं आता, कॉट एक्स ऑड फंक्शन है, कॉट ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स, लेकिन जीरो इसकी डोमेन में नहीं आता, इसलिए कॉट जीरो जीरो नहीं है। तो अगर जीरो डोमेन में है, फंक्शन ऑड है, तब एफ ऑफ जीरो हमेशा जीरो होगा। आइए अब कुछ प्रॉब्लम करते हैं। यह प्रॉब्लम आया जेईई मेंस ऑनलाइन 2019 में। जरा देखो, एफ एक्स है, ये एफ एक्स दे रखा है ए की पावर एक्स, और एफ एक्स है एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स, वेर एफ वन कैसा है, इवन, और एफ टू कैसा है, ऑड। गजब सर, ये तो वही हो गया पॉइंट जो अभी आपने बताया कि हर फंक्शन को एक इवन और ऑड फंक्शन के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एफ वन कैसा है, इवन है, तो पक्की बात है सर ए की पावर एक्स जो कि एफ एक्स है, यह लिखा जा सकता है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाय टू, और प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाय टू। यह वाला पार्ट यानी कि ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स बाय टू, और दूसरा पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट क्या हो गया, ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स बाय टू। यह वाला पार्ट कैसा होगा सर, यह वाला पार्ट होगा इवन, और यह वाला पार्ट कैसा होगा, ऑड फंक्शन। तो इसका मतलब एफ वन एक्स क्या हो गया सर, एफ वन एक्स हो गया ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स बाय टू, और एफ टू एक्स क्या हो गया सर, एफ टू एक्स हो गया ए की पावर एक्स प्लस ए माइनस ए की पावर माइनस एक्स बाय टू, क्योंकि उसने क्या बोला है कि एफ वन इवन है और एफ टू ऑड फंक्शन है, तो एफ टू ये होगा। अब वो कह रहा है एफ वन एक्स प्लस वाई, एफ वन एक्स प्लस वाई प्लस एफ टू एक्स माइनस वाई, एफ वन एक्स माइनस वाई, यानी यहां क्या बोल रहा है वो, एफ वन बोल रहा है, एफ वन एक्स माइनस वाई, यही बोल रहा है भाई, देख लो जरा, एफ वन एक्स माइनस वाई, बिल्कुल। तो एफ वन ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होगा सर, ए की पावर एक्स प्लस वाई, ए की पावर माइनस एक्स माइनस वाई, क्यों, यहां एक्स प्लस वाई रखेंगे तो माइनस एक्स माइनस वाई बाय टू। फिर दूसरा एक्स माइनस वाई रखना इसके अंदर, तो एक्स माइनस वाई इसके अंदर रखोगे क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स माइनस वाई माइनस ए की पावर माइनस एक्स प्लस वाई बाय टू। कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे, साथ साथ कर रहे होंगे, हाँ सर। अब जैसे हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा ए की पावर एक्स, बीच में क्या भाई प्लस था, प्लस है ना, यहां प्लस ही है, तो ए की पावर एक्स प्लस वाई प्लस ए की पावर माइनस एक्स माइनस वाई प्लस ए की पावर एक्स माइनस वाई और प्लस ए की पावर माइनस एक्स माइनस प्लस वाई बाय टू, ये आ गया। अब क्या करो, देखो बेटा जोड़ा पहचानो, ये देखो इसने इसको इसकी खुशबू से ही पहचान लिया और इसने इसकी खुशबू से पहचान लिया इसको, ये और ये देखो इन दोनों में कुछ कॉमन लो सर, लास्ट में डबल टिक वालों में कॉमन आएगा ए की पावर वाई, क्या बचेगा ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स। अच्छा इन दोनों में कुछ कॉमन आता है सर, ए की पावर माइनस वाई कॉमन आता है और क्या बचेगा ए की पावर माइनस एक्स
प्लस ए की पावर x बाय 2। तो पूरे से कॉमन क्या आया सर? पूरे से कॉमन आ गया ए की पावर x प्लस ए की पावर माइनस x, ये तो कॉमन आ गया सर देखो। और क्या बच गया? ए की पावर y प्लस ए की पावर माइनस y बाय 2, नीचे 2 है बिल्कुल। तो सर बस एक 2 की कमी दिख रही है, तो यहां एक 2 लगा देते हैं और यहां इंटू 2 लगा देते हैं। यहां 2 लगाया और यहां इंटू 2 लगा दिया। अब मुझे बताओ कि यह जो लिखा हुआ है यह क्या है सर? यह है f1x। यह क्या है? f1x। देख लो खुद से, ये f1x है। हाँ सर, ये कहाँ? ये रहा f1x। हाँ सर, ये f1x है। और दूसरे वाला क्या है सर? यह वाला जो है, अगर मैं इसकी बात करूं, यह है f2x। ये भी f1y है। ये देख लो, y लिखा रख रहा है, y। हाँ सर y है। और साथ में क्या लिखा है? इंटू 2। तो ये हो गया इंटू 2। तो आंसर आ गया 2f1x इंटू f1y। यानी उत्तर क्या हुआ पुत्र? बॉम्बे। बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। बिल्कुल क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया। तो चलिए आइए अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, f एक फंक्शन है -2 से 2 से r तक डिफाइंड है, और fx है x³ प्लस साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर। एग्जाम में ध्यान रखें, अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा है और वहां लिखा ना हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो आप उसे क्या माने? सिंपल ब्रैकेट ही माने। यानी कि यहां पर ये लिखा होना चाहिए वेयर दिस डिनोट्स GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सो यह फंक्शन कैसा है? ऑड है। तब हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए। ए क्या क्या हो सकता है अगर ये फंक्शन ऑड है? तो हम जानते हैं, वी नो एफ इज ऑड कब? इफ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स 0 हो। क्यों? एफ ऑफ माइनस एक्स होना चाहिए था माइनस एफ एक्स, तो माइनस एफ एक्स को उठा के इधर ले आओ, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स 0 होना चाहिए फॉर ऑल एक्स इन डोमेन ऑफ एफ। और डोमेन कैसी होनी चाहिए? सिमेट्रिक। और डोमेन कैसी है? सिमेट्रिक डोमेन है, -2 से 2, यानी इसमें पॉजिटिव्स भी हैं और नेगेटिव भी हैं। तो एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या हो गया सर? वो हो गया x³ प्लस साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² प्लस 1 अपॉन ए। और एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो गया सर? वो हो गया -x³, क्योंकि x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो। और ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स और प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर, दैट विल बिकम x² प्लस 1 बाय ए। दिस शुड बी 0। और जैसे ये लिखा तो आप देख सकते हैं कि x³ और साइन एक्स 0 हो गया, ये तो कट गए आपस में। तो आपके पास क्या बच गया? 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² प्लस 1 बाय ए शुड बी 0। बिल्कुल ये आ गया। अब यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² प्लस 1 बाय ए, ये 0 होना चाहिए। और ये 0 कब होगा? जब x² प्लस 1 बाय ए 1 और 0 के बीच में हो, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ f, यानी -2 से 2 के बीच में। यानी ये नंबर हमेशा 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। अब गौर से देखो, यह नंबर कैसा है सर? यह नंबर तो पॉजिटिव है, क्योंकि x² है, 1 है, तो ये नंबर पॉजिटिव है। और ये 0 से बड़ा है, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। तो पक्का ए पॉजिटिव होगा। पक्का ए कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव करके 0 से बड़ा आ सकता है। नहीं तो अगर ये नेगेटिव हो गया तो फिर ये डिफाइंड, मतलब ये कैसा आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा, तो 0 से छोटा हो जाएगा। तो ए पक्का 0 से बड़ा है। पूरे को ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x² प्लस 1 इज लेस देन ए। यानी कि x² प्लस 1 हमेशा ए से छोटा रहना चाहिए, अगर चाहते हैं फंक्शन ऑड है। तो अगर ये हमेशा ए से छोटा रहना चाहता, ए हमेशा किससे बड़ा होना चाहिए? x² प्लस 1 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये 0 से तो बड़ा है ही हमेशा। दिस इज ट्रू, ये तो ट्रू है ही। और ए से मल्टीप्लाई किया तो a इंटू 0 0, और यहां आ गया ए हमेशा इससे बड़ा होना चाहिए फॉर ऑल x इन -2 से 2। तो ए हमेशा अगर इससे बड़ा होना चाहिए, तो इसका मतलब ए इसकी मैक्सिमम वैल्यू से भी बड़ा होना चाहिए। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि ए हमेशा इससे बड़ा रहे, तो ए क्या होना चाहिए? इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे भी बड़ा रहेगा।
क्योंकि अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 है या 5 है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू से भी ए हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 से हमेशा बड़ा है, तो इसकी मैक्सिमम से भी बड़ा होगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी सर, जब ए एक्स को मैक्सिमम रखेंगे, यानी कितना, 2 का स्क्वायर प्लस 1, दैट इज दिस इंप्लाइज ए शुड बी ग्रेटर देन 5, यानी कि a बिलोंग्स टू 5 टू इंफिनिटी। सो ये आ गई एक ही वैल्यूज, जिसके लिए यह फंक्शन कैसा होगा, ऑड होगा। तो यहां ये समझने वाली बात है, a हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस 1 से बड़ा है, तो a अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 से हमेशा बड़ा है, तो कोई चीज, अगर मैं कहूं साइन एक्स से कोई नंबर हमेशा बड़ा है, हमेशा, तो किससे बड़ा होना चाहिए सर, वो 1 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 1 से बड़ा है तो साइन एक्स से हमेशा बड़ा रहेगा, यानी वो उसकी मैक्सिमम से बड़ा होना चाहिए। तो यहां पर a हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस 1 से बड़ा है, तो a इसकी मैक्सिमम से हमेशा बड़ा होना चाहिए। इसकी मैक्सिमम किस पर आएगी, जब x को 2 रख दोगे, क्योंकि x कहां से कहां तक है, -2 से 2, तो 5 आ गया, तो a आ गया 5 टू इंफिनिटी। अब कुछ स्पेशल फंक्शंस और फंक्शनल इक्वेशन भी देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो इन फंक्शंस को गौर से देखें और अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लें एक एक को, कि अगर f ऑफ एक्स वाई बराबर हो एफ एक्स प्लस एफ वाई, तो यह फंक्शन होगा k टाइम्स log x, k टाइम्स ln x। किसके बराबर होगा, k टाइम्स ln x के बराबर होगा। यानी कभी भी ऐसा लिखा हुआ फंक्शन सैटिस्फाइज द रूल f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, तो एफ एक्स क्या होगा, k टाइम्स ln x होगा। k की वैल्यू कहां मिलेगी, क्वेश्चन में दी जाएगी, ज्यादा चिंता ना करें। फिर अगर f ऑफ एक्स वाई बराबर हो एफ एक्स इंटू एफ वाई के, एफ एक्स इंटू एफ वाई के, तो उस केस में एफ एक्स क्या होगा, x की पावर n जैसा दिखाई देगा, जहां n कोई रियल नंबर होगा। सर n कहां से मिलेगा, चिंता ना करें, क्वेश्चन में दिया होगा। या फिर एफ एक्स क्या होगा, जीरो फंक्शन होगा, या फिर एफ एक्स क्या होगा, जीरो फंक्शन होगा। यहां भी एफ एक्स वैसे जीरो फंक्शन हो सकता है, क्योंकि जीरो, एफ एक्स अगर जीरो फंक्शन हुआ तो ये भी जीरो और ये भी जीरो। लेकिन ज्यादातर हम जीरो फंक्शन में इंटरेस्टेड नहीं होते, क्योंकि वहां जो डाटा दिया होता है वो ऐसा दिया होता है, f1 बराबर 2, f1 बराबर 3। तो जैसे f1 बराबर 2 दे दिया, तो निश्चित रूप से एफ एक्स कैसा फंक्शन नहीं होगा, जीरो फंक्शन नहीं होगा। क्योंकि अगर जीरो फंक्शन होता तो फिर क्या होता सर, फिर तो हर पॉइंट पर वैल्यू जीरो होती। तो अगर उसने लिखकर दे दिया f1 बराबर 2, तो इसका मतलब 1 पर वैल्यू जीरो नहीं है, यानी फंक्शन जीरो फंक्शन नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम ये ज्यादातर कंसीडर नहीं करते हैं, ज्यादातर कंसीडर नहीं करते हैं। और आप देखेंगे ये वैसे हर किसी को सेटिस्फाई करेगा, जीरो फंक्शन इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, हाँ सर इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, हाँ इसको भी करेगा। तो ज्यादातर इसे कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी सेफ साइड के लिए लिख लो कि एफ एक्स क्या भी हो सकता है, जीरो फंक्शन भी हो सकता है। अब अगर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स इंटू एफ वाई हो, एफ एक्स प्लस वाई बराबर हो एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो पक्का एफ एक्स क्या होगा, ए की पावर एक्स जैसा दिखाई देगा। सर ए कहां से मिलेगा, क्वेश्चन में दिया होगा। फिर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एफ एक्स प्लस एफ वाई लिखा है, तो एफ एक्स क्या होगा, के एक्स टाइप का होगा, के फिर क्वेश्चन से मिलेगा। तो ये ध्यान रखेंगे, एफ ऑफ एक्स वाई बराबर एफ एक्स प्लस एफ वाई, तो के एल एन एक्स, मल्टीप्लाई में हो एक्स की पावर एन, एफ एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई में आए तो ए की पावर एक्स, एफ एक्स प्लस वाई प्लस में आ जाए वापस बाहर तो के एक्स। फिर तो ये प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करने वाले यह फंक्शन होते हैं। इस पर ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे, अब क्वेश्चंस आएंगे उसमें देखेंगे। अगर कभी यह याद रखना ई पार्ट, अगर कभी एफ एक्स बराबर हो ए की पावर एक्स प्लस रूट ए, तो ध्यान रखना इस केस में एफ एक्स और एफ ऑफ 1 माइनस एक्स की वैल्यू 1 होती है, यानी एफ एक्स और 1 माइनस एक्स की वैल्यू 1 होगी उस केस में। यह क्वेश्चन ज्यादातर आपको दिखाई देंगे सीरीज की फॉर्म में, जैसे कभी कई बार ऐसी सीरीज लिख देंगे कि जहां पर इधर की साइड तो एफ एक्स लिखा होगा और पीछे से देखेंगे तो 1 माइनस एफ एक्स लिखा होगा। क्या लिखा होगा, 1 माइनस एफ एक्स लिखा होगा। अभी देखेंगे, ऐसा क्वेश्चन भी देखेंगे, चिंता नहीं करो, ऐसा क्वेश्चन भी आएगा। तो कई लोग सर कैसे आएगा, कैसा दिखाई देगा, अभी आएगा, क्वेश्चन आएगा, देखें। तो एफ एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स कितना होगा, 1 होगा इस केस में। अगर एफ एक्स बराबर है ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर एक्स प्लस ए, तो ध्यान रखना यहां रूट ए नहीं है, तो इस केस में एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स 1 होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स 1 होगा इस केस में। ध्यान रखना ये प्रॉपर्टी, ये फंक्शन सेटिस्फाई करता है। आइए देखें, यहां देखो सर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स इंटू एफ वाई दे रखा है। गजब सर, जो अभी पढ़ाया वो ऑनलाइन 2020 में आया, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो हमें पता है जो भी प्रॉपर्टी, जो भी फंक्शन इसको सेटिस्फाई करता है वह बराबर होता है ए की पावर एक्स के। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर दे रखा है एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ
x जो होगा वो a की पावर x होगा। जरा देख लो, f ऑफ x प्लस वाई बराबर है एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कौन कर रहा है? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स ए की पावर एक्स, बिल्कुल। और एफ एक्स जीरो भी तो हो सकता है सर। देखो बेटा क्या दे दिया उसने, f1 इक्वल टू 3। हाँ सर, f1 इक्वल टू 3, इसका मतलब फंक्शन जीरो फंक्शन नहीं हो सकता जो आप बाल बोल रहे थे। तो अब f1 कितना है सर? 3 है। f1 3 है, इसका मतलब a की पावर 1 इज इक्वल टू 3, इसका मतलब a कितना हो गया? 3 हो गया, a बिकम्स 3। अब जब a 3 हो गया तो fx हो गया 3 की पावर x। अब आपको बोला गया समेशन, क्या बोला गया? समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 टू n एफ आई। तो समेशन 3 की पावर i 1 टू n, ये क्या बन गया? 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस 3 की पावर n, जीपी बन गई। इसका सम होगा 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, यानी कि 3 इंटू 3 की पावर n माइनस 1 कहाँ है? माइनस 1 धरती पर, और अपॉन 2। और यह हमें दे रखा किसके बराबर? 363 के बराबर। ये दे रखा 363 के बराबर। अब जब ये 363 के बराबर दे रखा तो 3 से काट दो, तो क्या आ गया? 3 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू, ये कितना हुआ? 121 इंटू 2 करेंगे तो 242। तो 3 की पावर n इज इक्वल टू 243। तो n कितना हो गया? मेरे ख्याल से 81 होता है 3 की पावर 4, और 3 की पावर 5 आता है 243। तो n कितना हो गया? 5 हो गया, बिल्कुल। तो ये फंक्शनल जो रिलेशंस हैं इनको सेटिस्फाई करने वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें एक एक चीज को अपने दिमाग में बिठा लें कि इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करने वाले फंक्शंस ये होते हैं। आइए, वैसे तो अब याद हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखो सर, ये लिखा है एफ ऑफ ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर एक्स और प्लस ए लिखा है सर, यह तो अभी आपने बताया। क्या? अभी याद दिलाता हूं, एफ ऑफ एक्स बराबर ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर एक्स प्लस ए इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स कितना होता है सर? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है ऐसे फंक्शंस के लिए। और चाहो तो वेरीफाई भी करके देख सकते हो, ए की पावर एक्स रखना, एक बार 2 माइनस एक्स रखना, एक्स की जगह पर ऐड करके देखना, 1 आ जाएगा। तो अगर यह क्वेश्चन देखा जाए, एफ ऑफ 1/20, फिर एफ ऑफ 2/20, 2/20, फिर एफ ऑफ 3/20, और फिर ये कार्यक्रम चलता जाएगा। एफ ऑफ 19/20, ठीक है सर, 19/20, फिर एफ ऑफ 20/20, फिर एफ ऑफ 21/20, और फिर लास्ट में इसी तरीके से एफ ऑफ 39/20। तो कैसे कह दूं? 37/20, 37/20 भी आया होगा, फिर एफ ऑफ 38/20, और लास्ट में एफ ऑफ 39/20, ये सब आया है, बिल्कुल। तो अब आप गौर से देखें एक चीज, क्या सर? ये है 1/20, और यह गौर से देखो 39 माइनस 20, यह लिखा है 2 माइनस 1/20। जरा देखना सही लिखा गया? एफ ऑफ 2 माइनस 1/20 लिखा है कि नहीं लिखा सर? 2 to the 40, हाँ सर ये तो वही लिखा है, 2 माइनस एक्स। यानी अगर ये एक्स है तो ये लास्ट वाला 2 माइनस एक्स है, बिल्कुल। ये है, अगर आप इसको देखो, लेट अस सी दिस, इसको देखो और इसको देख लो, क्या ये एफ ऑफ 2 माइनस 2/20 लिखा है? हाँ सर ये भी वही लिखा है, 40 माइनस 2/20, बिल्कुल। अब इसको देख लो, क्या ये है एफ ऑफ 2 माइनस 3/20 लिखा है? हाँ सर ये भी वही लिखा है, ये भी एफ ऑफ 2 माइनस 3/20 लिखा है। अब इधर देख लो, ये है, अगर यह देखूं तो ये x है, तो क्या यह है एफ ऑफ 2 माइनस 19/20 लिखा है? सर 40 माइनस 19, 21, बिल्कुल ये भी वही लिखा है सर। तो यहां पर एक तरीके से बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं पंडित जी, ये तो हैं पंडित जी, और ये उम्मीदवार हैं शादी के लिए। इसकी शादी किससे करा दो? इससे करा दो, इसको दोनों को एक साथ जोड़ दो, क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। इसको और इसको सर पुण्य मिलेगा, 1 नहीं, पुण्य मिलेगा, 1 मिलेगा बेटा। ये और ये जोड़ोगे तो 1 मिलेगा, फिर ये और अगले वाला जोड़ोगे तो फिर 1 मिलेगा। कब तक 1 मिलेगा सर? इस जोड़े के लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए। तो 1 इंटू कितनी बार? 19,
ये शादियां हो गई, 19 शादियां हुई हैं सर, 1 2 3 से लेकर 19 शादियां हुई हैं, एक इधर और एक इधर, और हम जानते हैं हर कोई एफ एक्स है और दूसरे वाला 2 माइनस एक्स है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर 1 आएगा। तो 19 और प्लस बीच में कौन है, बीच में बचे पंडित जी, यानी कि एफ ऑफ 1, यानी 19 प्लस एफ ऑफ 1। तो 19 प्लस कितना हुआ एफ ऑफ 1, 5 अपॉन 5 प्लस 5, तो 19 प्लस 1/2, ये हो गया 39/2। सो द करेक्ट आंसर इन दिस केस इज दिल्ली। दिल्ली इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। बिल्कुल सर, क्लियर हो गया। चलो एक और देख लेते हैं। ये रहा एक क्वेश्चन, एफ ऑफ ए प्लस अल्फा 1 है, बी प्लस बीटा 2 है, अल्फा एफ एक्स ए एफ एक्स प्लस अल्फा एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स, ए एफ एक्स प्लस अल्फा एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स, ये बराबर है बीटा बी एक्स प्लस बीटा बाई एक्स, एक्स 0 ना हो तो आपको वैल्यू चाहिए इस एक्सप्रेशन की, एफ एक्स और एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स। इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, आपको यहां दिख रहा होगा एक एफ एक्स है एक एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स है, तो क्या करते हैं इस प्रॉब्लम में हम कोशिश करते हैं इन दोनों को इंटरचेंज करने की। इंटरचेंज करके कैसे, मतलब रिप्लेस कर देते हैं x को 1 अपॉन एक्स से, क्योंकि x की जगह कुछ भी रख सकते हैं, बस x 0 नहीं होना चाहिए, तो x की जगह क्या रख देते हैं 1 अपॉन एक्स, तो ये क्या बन जाएगा a एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स और प्लस अल्फा एफ एक्स, क्यों 1 अपॉन 1 अपॉन एक्स, ये एफ एक्स बन गया। तो ये रिप्लेस कर दिया हमने, इंटरचेंज कर दिया। बिल्कुल क्लियर हुआ, हाँ सर। अब यहां क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा b अपॉन एक्स प्लस बीटा एक्स, यह हो गई सेकेंड रिलेशन, यह हो गया हमारा फर्स्ट रिलेशन। दोनों को ऐड कर दो, जब आप दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स, फिर प्लस अल्फा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स, यही आएगा बिल्कुल। और उधर क्या आएगा, b एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस बीटा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। इस पूरे से कॉमन क्या आया सर, ये आया एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स। अंदर क्या बच गया सर, अंदर बच गया a प्लस अल्फा। उधर क्या कॉमन आया सर, x प्लस 1 अपॉन एक्स। क्या बच गया अंदर, b प्लस बीटा। और गौर से देखो a प्लस अल्फा कितना है 1, a प्लस अल्फा इज 1, सो a प्लस अल्फा तो है 1, तो क्या बच गया एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स, और b प्लस बीटा है 2, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स। अब इससे इसको डिवाइड लगा दो, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स दिस होल अपॉन x प्लस 1 अपॉन एक्स, ये कितना आ गया 2, यही तो वैल्यू चाहिए। सो द वैल्यू ऑफ दिस इज 2, सो 2 इज द आंसर इन दिस केस। आई होप ये क्लियर हो गया। हाँ सर, समझ में आया। फंक्शनल इक्वेशन भी बहुत आसान है सर, कुछ खास मुश्किल है नहीं। आइए अब हम एक इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ फंक्शंस के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है कंपोजिट फंक्शन। नाउ लेट अस सी व्हाट डू वी मीन बाय कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन होते क्या हैं? कंपोजिट कम्स फ्रॉम द वर्ड कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, समथिंग विच इज मेड अप ऑफ मोर देन वन थिंग। एक से ज्यादा चीजों से मिलकर बने हुए चीज को क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। तो इसी तरह से कंपोजिट फंक्शन भी क्या है? एक ऐसा फंक्शन जो एक से ज्यादा फंक्शन से मिलकर बना हो, ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। मान लीजिए एफ फंक्शन है a टू b, g फंक्शन है b टू c। ये दो फंक्शन है, f कहां है a टू b और g कहां है b टू c। तब then the function gof g composite f कैसे डिफाइंड? a to c defined by gof of x is equal to g of fx for all x belonging to a is called composite function of two functions f and g। बोले सर ये तो कुछ समझ में नहीं आया। बिल्कुल नहीं आएगा, बेटर तरीके से समझाता हूं, ऐसा समझें। मार्केट में हमारे पास दो मशीन्स अवेलेबल हैं। एक तो है आटा चक्की, एक क्या है? आटा चक्की। आपने देखा भी होगा आटा चक्की मिलती है बाजार में। हाँ सर, आटा चक्की अवेलेबल है। और दूसरा मशीन जो अवेलेबल है वह मशीन है चपाती मेकर। वह मशीन क्या है? चपाती मेकर। दिस इज चपाती मेकर, यानी ये रोटी बनाती है, इसमें आटा डालो बाहर रोटी मिलती है। तो यह तो क्या हुई? यह तो हुई हमारी फ्लोर मेकर, आटा मेकर। ये तो क्या है? आटा मेकर। ये आटा मेकर है। और ये क्या है? यह है चपाती मेकर। ये चपाती मेकर है, ये चपाती मेकर है। दो अलग अलग मशीन्स हैं। इसमें क्या डालो? इसमें अगर हम डालें व्हीट तो बाहर मिलता है फ्लोर या आटा, ज़्यादा अच्छा रहेगा आटा। और इसमें अगर आटा डालो तो बाहर क्या मिलता है?
चपाती, चपाती मिलती है बाहर। बिल्कुल सर, तो ये दो अलग अलग मशीन्स हैं बाहर अवेलेबल। अगर ये 4000 की है, 5000 की है, तो 9000 की ये मशीन है मिलाकर। तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना हम इन दोनों मशीन को इकट्ठा करके एक नई मशीन बना दें। तो वो जो मशीन बनी होगी वो कितने मशीनों को मिलाकर बनी होगी? बोले सर आटा मेकर और चपाती मेकर को मिलाकर बनी होगी। तो क्या करोगे तुम? सर इन दोनों को जोड़ देंगे, इस तरह से जोड़ेंगे और बाहर इनको एक डब्बे में बंद कर देंगे। बाहर इनको एक डब्बे में हम क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। हम इनको एक डब्बा में बंद कर देंगे। सर इसके बाद क्यों डब्बा में बंद कर देंगे? तो फिर लोगों को पता ना चल जाएगा कि अंदर तो काम वही है। एक डब्बा में बंद कर दिया, अब क्या होगा? अब जरा देखो क्या हो रहा है। इधर वीट और सामने बाहर क्या मिल रही है? सीधा चपाती। सामने बाहर क्या मिल रही है? चपाती। यानी लोगों को क्या लगा, इसमें गेहूं डालो और बाहर सीधा चपाती मिली गर्मा गर्म। तो यह जो मशीन हो गई, ये दो मशीन को मिलाकर बनी। यह क्या करती है? यह सेट ए यानी वीट के सेट को उठाती है। दिस पिकअप्स द इनपुट फ्रॉम सेट ए। ये ए से उठाया और इसे कहां डाल दिया? आटा में। आटा मेकर मतलब मान लो ये सेट बी, इसने बी से एलिमेंट्स को उठाया और कहां डाल दिया? सी में डाल दिया। तो एफ कहां क्या कर रहा था? एफ ए के एलिमेंट्स को डाल रहा था बी में, और फिर जी क्या कर रहा था? जी यानी चपाती मेकर क्या कर रहा था? बी के एलिमेंट्स को उठा के कहां डाल रहा था? सी में। तो इस मशीन ने क्या किया? सीधा ए के एलिमेंट्स को कहां डाल दिया? सी में। सामने वाले को क्या लगेगा? भैया यहां वीट उठाई थी, सीधा चपाती आ गई। यानी यह जो मशीन है यह क्या बन गई? दिस इज आटा मेकर कंपोजिट चपाती मेकर। कंपोजिट चपाती मेकर, ये कंपोजिट हो गई इन दोनों का कंपोजिट हो गई। तो पहले आटा मेकर अपना काम करेगा, फिर चपाती मेकर अपना काम करेगा, और फाइनली ये मशीन बन गई पूरी की पूरी। तो इसी तरीके से अगर एफ एक फंक्शन है ए टू बी और जी फंक्शन है बी टू सी, तो गॉफ जो फंक्शन होगा वो डायरेक्ट कहां से कहां होगा? ए से सी होगा, ए से सी होगा। और गॉफ की खासियत क्या होगी कि गॉफ में तुम अगर एक्स डालोगे तो इस एक्स पर पहले कौन काम करेगा? सर इस एक्स पर आटा चपाती, यानी ये कुछ इस तरह से ऐसे लिखना चाहिए था मुझको। कैसे? चपाती मेकर बाद में काम करेगा और पहले काम कौन करेगा? आटा मेकर। तो जो पहले काम करेगा, जो बाद में काम करेगा वो इधर, और जो पहले काम करेगा वो यहां, आटा मेकर। चपाती मेकर कंपोजिट आटा मेकर। तो यहां पर पहले काम कौन करेगा? एफ, और बाद में कौन करेगा? जी। तो जी पहले बाद में आया, फिर पहले एफ आया। तो जी कंपोजिट एफ ऑफ एक्स क्या होगा? जी ऑफ पहले एफ ऐड करेगा एक्स पर, वो क्या बना देगा इसका? एफ एक्स। वो क्या बना देगा इसका? एफ एक्स। जैसे कि यहां पर, यहां एक्स क्या है? वीट है, और यहां एफ एक्स क्या है? आटा है। फिर उस आटे पर कौन एक्ट करेगा? चपाती मेकर, यानी कि जी एक्ट करेगा, और उसको क्या बना देगा? जी ऑफ एफ एक्स। यानी जी एक्ट किया एफ एक्स पर, तो क्या बना देगा? जी ऑफ एफ एक्स बना देगा। यानी गॉफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। तो पहले कौन एक्ट करेगा? एफ एक्ट करेगा, फिर कौन एक्ट करेगा? जी एक्ट करेगा, तब जाकर हमें जी कंपोजिट एफ का आउटपुट मिलेगा। वीट आटा, आटा का ऊपर कौन एक्ट करा? जी, यानी चपाती मेकर। फाइनली क्या बन गया बाहर प्रोडक्ट? चपाती। तो यह हो गया कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन आप समझ गए होंगे कब बन सकता है? जब f का आउटपुट g में पुट किया जा सके। जब f का आउटपुट कहां पुट किया जा सके? g के अंदर पुट किया जा सके। यानी यूं कहूं कि रेंज ऑफ f शुड बी अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g, यानी कि डोमेन ऑफ जी होना चाहिए। गॉफ इज डिफाइंड ओनली इफ फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए एफ एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ डोमेन ऑफ जी। इसको दूसरे शब्दों में कहो, दैट इज रेंज ऑफ एफ शुड बी अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। यह कंडीशन क्या होगी? कंडीशन फॉर गॉफ टू एग्जिस्ट। कंडीशन फॉर गॉफ टू एग्जिस्ट। गॉफ एग्जिस्ट करने के लिए क्या हो गई? नेसेसरी कंडीशन हो गई। अगर रेंज ऑफ एफ इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, देन गॉफ विल एग्जिस्ट। अगर ऐसा नहीं है तो फिर गॉफ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। दूसरा, गॉफ के अंदर जो एक्स की इमेज होगी, जो गॉफ में एक्स की इमेज होगी, वो अल्टीमेटली पहले एक्स की कौन सी इमेज आएगी? एफ इमेज आएगी। फिर इस एफ इमेज पर कौन एक्ट करेगा? जी एक्ट करेगा। यानी कि एफ इमेज की कौन सी इमेज? जी इमेज। एफ इमेज की जी इमेज, एक्स की एफ इमेज एफ एक्स।
फिर इसकी जी इमेज यानी जी ऑफ एफ एक्स। तो कहना चाहिए कि इमेज ऑफ एवरी एक्स इन ए अंडर द फंक्शन गॉफ इज द जी इमेज ऑफ द एफ इमेज, क्योंकि पहले एफ एक्स आएगा, फिर उस एफ एक्स पर कौन एक्ट करेगा, जी, और वो क्या बना देगा, जी ऑफ एफ एक्स। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यह हुआ, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब एक चीज और समझें, गॉफ में जो भी बाहर आएगा, गॉफ में जो भी बाहर आएगा, गॉफ में जो भी बाहर आएगा वो जी के थ्रू ही आएगा। हाँ सर, जी के थ्रू ही आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली लास्ट में कौन काम करेगा, जी। तो जो फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा वो किस मशीन से निकलेगा, जी से निकलेगा। तो क्या इस गॉफ से, इस डब्बे से कुछ ऐसा निकल सकता है जो चपाती मेकर से ना निकल सके? नहीं सर, ऐसा तो नहीं होगा। सर इसमें आटा डालोगे तो बाहर, अगर इसमें चपाती आती तो ऐसा नहीं होगा, सर इसमें आटा डालो तो बाहर डायमंड मिल जाएगा, या इधर आलू डालो तो हाँ सोना मिलेगा, ऐसा तो नहीं होगा। हाँ सर, ऐसा तो नहीं होगा। तो कहना चाहिए कि गॉफ की जो भी रेंज आएगी वो जी की रेंज के अंदर ही होगी, यानी कि गॉफ से बाहर कुछ भी ऐसा नहीं आ सकता जो जी के बाहर ना आ सके, क्योंकि गॉफ से बाहर जो भी आता है वो जी के थ्रू ही होकर आता है। तो जी जो पैदा नहीं कर सकता, जी जो आउटपुट नहीं दे सकता, गॉफ भी वो आउटपुट नहीं दे सकता। या दूसरे शब्दों में कहूं कि गॉफ का जो भी आउटपुट होगा वो जी के आउटपुट्स के अंदर ही कुछ होगा। तो एक और इंपॉर्टेंट बात यहां कहने जा रहा हूं, याद रखना कि रेंज ऑफ गॉफ इज अ सबसेट ऑफ रेंज ऑफ जी। रेंज ऑफ गॉफ हमेशा सबसेट होती है किसका, रेंज ऑफ जी का, रेंज ऑफ जी का सबसेट होती है। यह बात याद रखना, रेंज ऑफ गॉफ इज अ सबसेट ऑफ रेंज ऑफ जी। बिल्कुल सर, ये भी याद रहेगी। आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शन। प्रॉपर्टीज से पहले एक दो आओ क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट अस सी ए प्रॉब्लम। मान लो मेरे पास gx है 2x - 7 और fx है x², और मैं बोलूं फाइंड गॉफ x, और दूसरा क्या बोलूं, फाइंड फॉग x। तो सर इस वाले केस में चलो पहला पार्ट करते हैं, गॉफ x फाइंड करते हैं। गॉफ x क्या होगा सर, पहले तो g फिर fx, g ऑफ fx। तो पहले fx x ऐड करेगा तो fx फिर g, तो fx क्या बना देगा x का, सर f क्या बना देगा सर x²। अब g क्या करेगा, g ऑफ x² क्या आएगा, 2x² - 7। तो यह मशीन ने सीधा x को किस में कन्वर्ट कर दिया, x² - 7 में कन्वर्ट कर दिया। इट हैज कन्वर्टेड x टू डायरेक्ट x² - 7। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर देखो तो पहले f क्या करता, f में अगर 2 पुट करते तो क्या आता, 4। f में अगर 2 पुट करते तो क्या बनता, 4 बनता। हाँ सर, और फिर 4 को अगर मैं g में रखता तो क्या बनता सर, g में रखता तो 4 2 8, 1 बनता g में। अब जरा देखो, अगर मैं तुमसे गॉफ ऑफ 4 पूछूं, गॉफ ऑफ 4 सर ये बनता 2 इंटू गॉफ ऑफ 2, क्योंकि 2 की बात चल रही है, गॉफ ऑफ 2। तो सर ये हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर -7, कितना आ गया 1। तो देख रहे हो जी एफ ने पहले 2 का 4 बनाया, 4 का 1 बनाया, और इसने क्या किया, सीधा 2 का 1 बना दिया। तो ये क्या हुआ, गॉफ हो गया। ये क्या हुआ, गॉफ हो गया। तो दो मशीन जो मिलकर काम करती हैं वो इसने अकेले ने कर दिया। बिल्कुल सर। अब बी, अगर फॉग एक्स निकालना है, फॉग एक्स, तो क्या होगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, और जी क्या बना देगा 2x - 7, और f क्या करेगा, जो भी इसके अंदर है उसका क्या कर देता है, स्क्वायर। तो 2x - 7 का स्क्वायर। तो आप एक चीज देखो, गॉफ और फॉग बराबर नहीं है। इसका आउटपुट 2x² - 7 आ रहा है, इसका 2x - 7 का होल स्क्वायर आ रहा है। यानी कि एक चीज तो पता चली, क्या, गॉफ और फॉग बराबर नहीं होते, यानी कम्यूटेटिव नहीं होता। दिस इज नॉट कम्यूटेटिव। दूसरी बात, एसोसिएटिव तो होता है। कैसा होता है, एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव का मतलब, अगर F कंपोजिट G कंपोजिट H है तो पहले आपने G और H को एक साथ मिला के नई मशीन बनाई, फिर जो वो नई मशीन बनी उसको फिर F के साथ मिलाया, या फिर आप क्या करो, पहले F और G को मिलाकर एक मशीन बना लो और फिर H को मिला दो साथ में, तो एक नई मशीन बन जाएगी। तो ये है और ये है, सेम होंगे, कोई अंतर नहीं होगा। हाँ, पलट नहीं सकते आप, ऑर्डर नहीं पलट सकते, बस ये जरूर कर सकते हो, पहले F और G को ले लिया, H जो जहां है वो वहीं रहेगा, पहले इन दोनों कंपोजिट फिर H, या फिर पहले इन दोनों कंपोजिट फिर F, तो आंसर एक ही आएगा, मशीन एक ही तरह काम करेगी। फिर थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यह कहता है, मान लो F A से B, F क्या है,
ए से बी 1 1 ऑन 2 है, 1 1 ऑन 2, यानी ये 1 1 है, हाँ सर ये 1 1 है, ये 1 1 है भाई, हाँ सर 1 1 है। और जी भी क्या है 1 1 और ऑन 2, जी एफ 1 1 भी है और ऑन 2 भी है, और जी भी क्या है 1 1 ऑन 2 है, ये एफ था। ये भी क्या है 1 1 ऑन 2। तो आप मुझे बताओ कि गॉफ मैपिंग कैसे करेगा? सर गॉफ मैपिंग करेगा इसकी सीधा इस पर, इसकी सीधा इस पर, और इसकी मैपिंग कर देगा सीधा इस पर। तो गॉफ भी कैसा हुआ ए टू सी, गॉफ भी कैसा हुआ ए टू सी। सर 1 1 हुआ, हाँ सर ये और ये 1 1 हुआ, हाँ सर, और ऑन 2 भी हुआ, बिल्कुल। तो गॉफ भी कैसा हो गया 1 1 ऑन 2। तो देयरफॉर कंपोजिट ऑफ 2 बाइजेक्शंस, यानी एफ भी बाइजेक्शन है, जी भी बाइजेक्शन है, तो दिस इंप्लाइज गॉफ भी बाइजेक्शन होगा। गॉफ भी क्या होगा बाइजेक्शन होगा, गॉफ विल ऑल्सो बी अ बाइजेक्शन। तो ये ध्यान रखें, अगर एफ बाइजेक्शन है, जी बाइजेक्शन है, तो गॉफ भी एक बाइजेक्शन होगा। गॉफ विल ऑल्सो बी अ बाइजेक्शन। सो रिमेंबर दिस पॉइंट, ये दिमाग में अच्छे से बिठा लें। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं पढ़ने वाले बच्चों के लिए, ध्यान रखना कि इफ एफ इज नॉट 1 1, अगर एफ 1 1 नहीं है, देन गॉफ इज नॉट 1 1, गॉफ इज नॉट 1 1। तो गॉफ 1 1 नहीं हो सकता। अगर एफ 1 1 नहीं है तो फिर गॉफ भी 1 1 नहीं हो सकता। एफ कहां से कहां तक है ए टू बी, और जी कहां है बी टू सी। लेट दिस देन, अगर एफ क्या नहीं है 1 1 नहीं है, तो गॉफ भी 1 1 नहीं होगा। इफ एफ इज नॉट 1 1 देन गॉफ इज नॉट 1 1, तो गॉफ भी 1 1 नहीं होगा। ऐसा क्यों, जरा देखो समझो। अगर एफ 1 1 नहीं है तो गॉफ भी 1 1 नहीं हो सकता। ये ए, ये बी और ये सी। मान लो एफ 1 1 नहीं है तो एफ कैसे मैपिंग करेगा? सर दो की किन्हीं दो की एक पे कर देगा सर, ऐसे जैसे ये फंक्शन कैसा है सर एफ 1 1 नहीं है। अब मान लो जी कैसे मैपिंग कर रहा है? सर जी ऐसे मैपिंग कर रहा है, जी ये मैपिंग कर रहा है, जी ने ये मैपिंग कर दी। तो आप देखो कि इस एलिमेंट की इमेज अगर ये x है तो यहां पर f11 नहीं है, f इज नॉट 1 1। अगर मैं इस एलिमेंट को कह दूं a और इस एलिमेंट को थोड़ी देर के लिए क्या कह दूं b, लेट मी कॉल दिस एलिमेंट एज b। ये मान लो a था, ये b है और ये क्या है c है। तो आप एक चीज देख सकते हैं कि मान लो, और ये क्या है d, दिस इज d एंड सो दिस इज e, और यह है f और यह है g। आई होप दिख रहा होगा अच्छे से। हाँ सर दिख रहा है, दिख रहा है ना? हाँ। तो यहां पर एक ही इमेज, अगर मैं गॉफ ऑफ ए पूछूं, गॉफ ऑफ ए, गॉफ ऑफ ए, तो सर ये होगा जी ऑफ एफ ऑफ ए, और वो हो गया जी ऑफ डी, और जी ऑफ डी क्या बन गया सर? वो बन गया एफ, जी ऑफ डी बिकम्स एफ। इसी तरीके से अगर मैं गॉफ ऑफ बी पूछूं तो वो क्या हो जाएगा? जी ऑफ एफ ऑफ बी, और एफ ऑफ बी क्या हो गया सर? वो हो गया डी, तो वो भी क्या आ गया एफ। यानी कि गॉफ की वैल्यू भी ए पर और बी पर कैसी हो गई? सेम, एफ हो गई। इसका मतलब गॉफ कैसा हुआ? गॉफ इज नॉट 1 1। यानी अगर एफ 1 1 नहीं है तो गॉफ भी 1 1 हो नहीं सकता। तो अगर गॉफ 1 1 है तो एफ को 1 1 होना पड़ेगा। दूसरी बात, इफ जी इज नॉट ऑन टू, अगर जी ऑन टू नहीं है देन गॉफ इज ऑल्सो नॉट ऑन टू, देन गॉफ इज ऑल्सो नॉट ऑन टू। तो यह भी ऑन टू नहीं होगा। क्यों ऐसा? इसलिए बिकॉज उसका कारण क्या है? रेंज ऑफ गॉफ हमेशा रेंज ऑफ जी का सबसेट होती है, बिल्कुल। और रेंज ऑफ जी अगर स्ट्रिक्ट सबसेट है किसका? सी का, यानी सी के बराबर नहीं है, सी का प्रॉपर सबसेट है। तो इसका मतलब यह हुआ कि गॉफ भी, रेंज ऑफ गॉफ भी सी का एक प्रॉपर सबसेट होगी। इसका मतलब जी इज, गॉफ इज नॉट ऑन टू, गॉफ इज नॉट ऑन टू। क्यों ऑन टू होने के लिए कंडीशन क्या थी? रेंज शुड बी इक्वल टू कोडोमेन। तो यहां पर एफ फंक्शन कहां से कहां है? ए से बी। एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, जी इज अ फंक्शन फ्रॉम बी टू सी, जी इज अ फंक्शन फ्रॉम बी टू सी। तो गॉफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू सी। तो गॉफ के लिए यह क्या हो गई सर? यह तो हो गई डोमेन,
और यह क्या हो गई सर, यह हो गई कोडोमेन। यह क्या हो गई कोडोमेन, किसके लिए, गॉफ के लिए। तो गॉफ का जो रेंज आया वो सी के कभी भी बराबर नहीं आएगा अगर रेंज ऑफ जी सी के बराबर नहीं है। क्यों, अगर ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, ऑन टू कब होता, जब रेंज ऑफ जी बराबर सी होता, कोडोमेन के बराबर होता, वो नहीं है। तो रेंज ऑफ गॉफ भी सी के बराबर हो नहीं सकता, यानी गॉफ भी ऑन टू नहीं हो सकता। तो क्या बात है दिमाग में बिठा लें कि अगर f 1 1 नहीं है तो गॉफ भी 1 1 नहीं होगा, अगर f ऑन टू नहीं है तो गॉफ भी ऑन टू नहीं होगा, प्रोवाइडेड g f a टू b है और g b टू c है। तो रिमेंबर दीज 2 पॉइंट्स। आइए अब कुछ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। x 0 से 3/2, fx है रूट एक्स और gx है tan x, hx है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फाई एक्स है, फाई एक्स क्या दे रखा है भाई, फाई एक्स दे रखा है h कंपोजिट f कंपोजिट g, और यह ऑफ x। तो हमसे पूछा फाई ऑफ π/3, तो π/3 क्या होगा सर, होगा h कंपोजिट f कंपोजिट g ऑफ π/3। तो सबसे पहले कौन एक्ट करेगा, सबसे पहले g एक्ट करेगा, तो क्या होगा h कंपोजिट g ऑफ h कंपोजिट f ऑफ h कंपोजिट f ऑफ g ऑफ π/3। याद करो f कंपोजिट g ऑफ x क्या था, या g कंपोजिट f ऑफ x क्या था, g ऑफ f ऑफ x क्या था, g के अंदर fx। तो यहां क्या आ जाएगा, h o f के अंदर g ऑफ π/3। अब g ऑफ π/3 बोले तो सर h कंपोजिट f ऑफ tan π/3, tan π/3 मतलब सर tan π/3 का मतलब हुआ √3, तो f ऑफ √3, तो h कंपोजिट f ऑफ √3 का मतलब h ऑफ f ऑफ √3, h ऑफ f ऑफ √3। अब f ऑफ √3 क्योंकि g ऑफ π/3 था, g ऑफ π/3 था, तो पहले g ऑफ π/3 tan π/3, तो कितना हो गया √3। अब इस पर कौन एक्ट करेगा सर, इस पर f एक्ट करेगा। अब जब इस पर f एक्ट करेगा तो वो क्या बना देगा सर, वो बना देगा h ऑफ √3, क्योंकि f ऑफ x इज इक्वल टू √x, तो h ऑफ √x क्या हो जाएगा सर, वो हो जाएगा 1 माइनस रूट ऑफ √3 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस √3 ऑफ √3 का होल स्क्वायर। ये बन गया 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3। अगर रैशनलाइज करें तो 1 माइनस √3 अपॉन 1 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मेरे पास फाई ऑफ π/3 आ गया, ऊपर बन गया 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर और नीचे बन गया 2, वो भी माइनस का, तो 4 माइनस 2 √3 अपॉन -2, तो यानी ये हो गया माइनस ऑफ 2 माइनस √3, माइनस ऑफ 2 माइनस √3। अब ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सी वैल्यू है, तो आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि tan ऑफ π/12, tan ऑफ π/12 होता है 2 माइनस √3, tan 15 डिग्री, 2 माइनस √3, 2 माइनस √3, इट इज 2 माइनस √3, tan ऑफ π/12, tan 15 डिग्री 2 माइनस √3, और ये क्या है उसका नेगेटिव है, तो tan नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल क्या होगा, तो अगर मैं कहूँ tan सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल होगा सर पाई माइनस π/12, यानी कि कितना tan 11 π/12 आ जाएगा, tan 11 π/12, ये जो वैल्यू हुई tan 180 माइनस थीटा, इट इज माइनस tan π/12, tan माइनस थीटा, यानी कि माइनस ऑफ 2 माइनस √3। तो ये समझ में आना चाहिए कि tan की वैल्यू माइनस ऑफ 2 माइनस √3 कहाँ होगी, tan 11 π/12 पर, tan 11 π/12 पर सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो ये आ गया आंसर, tan π/12 और इंटू 11। सो दैट इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। बिल्कुल सर, क्लियर होगा, समझ में आया। आओ अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। x क्या है, x बिलोंग करता है रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0 1 को, f1x है 1/x, f2x है 1 माइनस x, f3x है 1 अपॉन 1 माइनस x। तो इफ अ फंक्शन gx satisfies this then jx is equal to, यानी f कंपोजिट है भाई, ये कंपोजिट, तो f2 कंपोजिट j कंपोजिट f1,
ये ऐसे लिखा है, चलो ऐसे लिख देते हैं इसको, f कंपोजिट j, f2 कंपोजिट j कंपोजिट f1 ऑफ x। तो सबसे पहले कौन काम करेगा? तो सबसे पहले काम करेगा इसके ऊपर f1x आ जाएगा। f1x कितना है सर? f1x है 1/x, तो ये हो गया f2 कंपोजिट j ऑफ 1/x। ये क्या बन गया सर? ये बन गया f2 ऑफ j 1/x, ये बन गया बिल्कुल। अब f2 ऑफ j 1/x, f2 क्या करता है उसके आर्ग्यूमेंट का सर? f2 कहाँ? ये रहा, 1 - x कर देता है, तो ये हो जाएगा 1 - j ऑफ 1/x, क्योंकि f के अंदर जो भी है f2x इज इक्वल टू 1 - x, तो f2 के अंदर j ऑफ 1/x है, तो 1 - j ऑफ 1/x। अब j ऑफ 1 - और ये दे रखा है हमें इक्वल टू, दिस इज गिवन टू बी इक्वल टू f3 ऑफ x, f3 ऑफ x। तो 1 - j ऑफ 1/x, f3 ऑफ x क्या है सर? f3 ऑफ x है 1/1 - x, 1/1 - x। तो j ऑफ 1/x क्या हो गया सर? j ऑफ 1/x हो गया 1 - 1/x, ऐसा हो गया। हाँ, तो एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा -x, देख लो एक बार क्या आ जाएगा, 1 - x -1/1 - x, यानी -x/1 - x, यानी कि j ऑफ 1/x इज इक्वल टू -x/1 - x। ये j ऑफ 1/x है। अब क्या करें? रिप्लेस कर देते हैं x की जगह पर, या x की जगह पर 1/x रख देते हैं। x की जगह पर क्या रख दें? 1/x रख देते हैं। तो जब x की जगह पर 1/x रखेंगे तो यहां कर लेते हैं, x की जगह पर क्या रखा? 1/x, तो क्या बन गया ये सर? j ऑफ x। रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी है भाई, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है ना। आप क्या कर सकते हैं? j में कुछ भी रख सकते हैं। तो j में हमने 1/x की जगह पर क्या रख दिया? 1/x, तो क्या बन गया? j ऑफ x माइनस 1/x अपॉन 1 - 1/x। तो j ऑफ x क्या बना सर? ये बन गया x अपॉन 1 - x, x अपॉन 1 - x। तो अगर यह बन गया x अपॉन 1 - x, x अपॉन 1 - x, नहीं सर x नहीं आएगा ऊपर, ये तो सिर्फ 1 आ जाएगा, 1 कट जाएगा, x तो कट जाएगा भैया। हाँ, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो 1/x - 1 आ गया, 1/x - 1 आ गया, देख लो अच्छे से, 1/1 - x, कैलकुलेशन देख लेना भाई, 1/1 - x आ गया फाइनली। सो दैट इज द आंसर। 1/1 - x बोले तो सर ये तो f3x है, तो यानी कि यह आ गया f3x के इक्वल। तो j1 ऑफ j ऑफ x क्या आ गया? f3 ऑफ x के इक्वल आ गया, बिल्कुल। तो चलिए एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। लेट अस डू वन मोर प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम और, ये 2019 में आया था। log टू द बेस ई साइन एक्स fx है, और gx क्या है? साइन इनवर्स ऑफ e की पावर -x, एंड द पॉजिटिव नंबर a क्या है? फॉग का डेरिवेटिव एट अल्फा, और b क्या है? फॉग अल्फा। तो पहले तो फॉग x निकालो। फॉग x क्या होगा सर? फॉग x होगा f ऑफ gx। अब वो पूछ रहा है इनमें से कौन सा रिलेशन सही है a, b और अल्फा में, तो पहले a और b की वैल्यू तो निकालें। तो f ऑफ g ऑफ x यानी f ऑफ साइन इनवर्स e की पावर -x, ये आएगा। और ये हो गया log टू द बेस e साइन ऑफ साइन इनवर्स e की पावर -x। आपको पता ही है साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, सर ये तो डायरेक्ट x हो जाता है, e की पावर -x, तो पावर कहाँ जाएगी? आगे। तो ये हो जाएगा log टू द बेस e ऑफ e, यानी आंसर क्या आ गया? -x। तो हम कह सकते हैं कि फॉग ऑफ x इज इक्वल टू -x। तो अगर फॉग का डेरिवेटिव पूछा जाए, फॉग ऑफ x का डेरिवेटिव, फॉग ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा? -1। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि फॉग x -x है, और फॉग का डेरिवेटिव जो है वो क्या है? -1। तो फॉग a क्या था? a क्या था सर? a था फॉग ऑफ अल्फा। फॉग ऑफ अल्फा कितना हुआ सर? -अल्फा, यानी a की वैल्यू तो क्या हो गई? -अल्फा। और b जो है वो है फॉग का डेरिवेटिव एट अल्फा। अब फॉग का डेरिवेटिव किसी भी x पर हमेशा कितना है? -1, तो b की वैल्यू कितनी हो गई?
-1, तो b की वैल्यू -1 और a की वैल्यू माइनस अल्फा, यानी मैं कह सकता हूं a इक्वल टू माइनस अल्फा और b की वैल्यू -1। अब आप इन रिलेशंस को देखो, ये दो रिलेशन सेम दिख रहे हैं। हाँ सर, तो पहले इन्हीं रिलेशंस को चेक कर लो। ये दोनों रिलेशंस अलग हैं, माइनस ए प्लस है, तो पहले इन रिलेशंस को चेक कर लो कौन सा सही है। तो अगर मैं करूं a अल्फा स्क्वायर माइनस बी अल्फा माइनस ए, इसकी वैल्यू देखते हैं। a की वैल्यू कितनी है? माइनस अल्फा। a अल्फा स्क्वायर है तो a की वैल्यू कितनी है? माइनस अल्फा। उल्टा लिख दिया मैंने, a तो उल्टा है, यह b है और यह a है, यह b है भाई और यह a है। तो b कितना हुआ? यह b हुआ और यह कितना हुआ? अल्फा। सो दिस इज b एंड दिस इज a। b हुआ माइनस अल्फा और a है -1, तो a को रखेंगे -1, तो कितना हुआ? माइनस अल्फा स्क्वायर, माइनस अल्फा स्क्वायर, ठीक है ना। a -1 देख लेना एक बार, सही लिखा ना a -1, हाँ ठीक है, ये हो गया माइनस अल्फा स्क्वायर। और b कितना है? b है माइनस अल्फा, तो प्लस अल्फा स्क्वायर और माइनस a मतलब +1, तो कितना आया? 1 आ गया। यानी कि a अल्फा स्क्वायर माइनस b अल्फा माइनस a की वैल्यू कितनी है? 1। तो ऑब्वियसली बात है, करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऐसा करेक्ट आंसर हो गया C। बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है। इस सवाल से क्या शिक्षा मिली? अगर एक या दो पार्ट एक जैसे दिखाई दे रहे तो पहले उनको कैलकुलेट कर लो, हो सकता है कुछ भला हो जाए। बिल्कुल क्लियर हुआ? हाँ सर, ये बात सारी की सारी अच्छे समझ में आ गई। कंपोजिट फंक्शन भी बहुत अच्छे समझ में आया। आइए अब एक और क्वेश्चन करते हैं। लेट अस डू वन मोर प्रॉब्लम। तो fx इज इक्वल टू 2x माइनस 1 जी r माइनस 1 से r, gx है x माइनस हाफ अपॉन x माइनस 1। और आपको क्या करना है? ये चेक करना है ये फंक्शन 1 1 ऑन टू क्या है, वो सब देखना है। तो पहले हम g ऑफ fx फाइंड करें। g ऑफ fx, f ऑफ gx पूछा है उसने, f ऑफ gx, f ऑफ gx, f ऑफ gx क्या होगा? f ऑफ gx कितना है सर? gx है x माइनस हाफ अपॉन x माइनस 1। तो f ऑफ x क्या हो है? 2x माइनस 1, यानी 2 इंटू x माइनस हाफ अपॉन x माइनस 1, 2x माइनस 1, यानी कितना हो गया सर? ये हो गया 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 1, यानी ये हो गया 2x माइनस 1 माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, यानी ये हो गया x अपॉन x माइनस 1। ये क्या आ गया? ये आ गया f ऑफ gx। दिस इज f ऑफ gx। अब अगर पूछा जाए, ये लीनियर अपॉन लीनियर है और लीनियर अपॉन लीनियर तो हमेशा मोनोटॉनिक होता है, इसलिए यानी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, यानी ये कैसा होगा? ये 1 1 तो होगा, ये 1 1 तो होगा। लेकिन क्या ये ऑन टू होगा? तो आपको पता है जो इसकी रेंज आएगी, इसकी जो रेंज आएगी वो आएगी r माइनस कोफिशिएंट ऑफ x इन द न्यूमरेटर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x इन द डिनोमिनेटर, यानी रेंज कभी भी पूरा r नहीं आएगी, रेंज कभी भी पूरा r नहीं आएगी, क्योंकि f कंपोजिट g ऑफ x, देखो f कहां से कहां फंक्शन है? f फंक्शन है, g कहां से कहां फंक्शन है? g इज अ फंक्शन फ्रॉम r माइनस 1 से r, और f कहां है? r टू r। तो अगर मैं फॉग की बात करूं, फॉग है, ध्यान रखना यहां पर फॉग, तो फॉग विल बी अ फंक्शन फ्रॉम, पहले आएगी, देखो गॉफ में क्या था याद करो, अगर f था a टू b तो g था b टू c, तो गॉफ था a टू c, यानी कि f की डोमेन यहां आई और g की कोडोमेन यहां आई। तो यहां पर पहले फॉग में क्या आएगा? g की तो क्या आएगी? डोमेन, तो r माइनस 1, और कोडोमेन किसकी आएगी? कोडोमेन आएगी f की, यानी कि r। तो हम कह सकते हैं r दिस इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, देयरफॉर ये कैसा हुआ? इनटू, इट इज एन इनटू फंक्शन। ये कैसा फंक्शन हुआ? इनटू। तो ये यानी कि 1 1 हुआ, लेकिन ऑन टू तो नहीं हुआ। तो करेक्ट आंसर इज कैलकटा। करेक्ट आंसर क्या हो गया? कैलकटा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आइए अब दो छोटी छोटी डेफिनेशंस और जान लेते हैं फटाफट। पहली है कांस्टेंट फंक्शन की, दैट व्हाट डू वी मीन बाय अ कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन किसको कहते हैं? चलिए आइए देखते हैं। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, अ फंक्शन f कहां से कहां? a टू b इज सेड टू बी, क्या कहते हैं उसको? इज सेड टू बी कांस्टेंट। कब कहते हैं कांस्टेंट सर? कांस्टेंट तब कहते हैं अगर इफ fx इज इक्वल टू b for all x belonging to a and some b belonging to b। यानी कहने का मतलब क्या है कि a के सारे एलिमेंट
किसी एक एलिमेंट पर ही मैप हो जाएं, ये बी है और ये इसके सारे एलिमेंट्स हैं, सबके सब कहाँ मैप हो गए, एक ही एलिमेंट पर मैप हो गए, तो यह फंक्शन क्या कहलाएगा, एक कांस्टेंट फंक्शन। दिस फंक्शन विल बी अ कांस्टेंट फंक्शन। और यहाँ हो सकता है दूसरे भी एलिमेंट्स हो बी में, तो ये कैसा हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया। सो कांस्टेंट फंक्शन का मतलब एक ही सारे एलिमेंट बी पर ही, एक ही एलिमेंट पर मैप हो जाए, तब कि एफ एक्स की वैल्यू हर बार सेम ही आएगी, यानी फंक्शन कैसे बिहेव करेगा, कांस्टेंट की तरह। इसी तरीके से एक और डेफिनेशन जिसे हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन एफ कहाँ से कहाँ, ए से ए पर, यहाँ नोट करने वाली बात है वो कहाँ से कहाँ है, ए से ए पर, इज सेड टू बी आइडेंटिटी फंक्शन। उसको हम आइडेंटिटी फंक्शन कब बोलते हैं, सेड टू बी आइडेंटिटी फंक्शन इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू ए या फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए, यानी इसमें जो डालो बाहर वही मिलेगा, यानी आलू डालो तो बाहर आलू ही मिलेगा, सोना नहीं मिलेगा। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। सच अ फंक्शन इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी फंक्शन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई ए, इट इज रिप्रेजेंटेड, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई इसको, रिप्रेजेंटेड बाय आई ए, यानी आइडेंटिटी फंक्शन ऑन ए, दैट इज हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड। तो आइए अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम करने जा रहे हैं वो है इनवर्स फंक्शन की, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, एक ऐसा फंक्शन जो गिवन फंक्शन का हमेशा उल्टा काम करे, ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, इनवर्स फंक्शन। यानी मान लो कल को राहुल गांधी एक ऐसी मशीन बना ले जिसमें एक तरफ आलू डालो तो दूसरी तरफ सोना निकलेगा, तो अगर हम उसकी इनवर्स मशीन बना लें, इनवर्स मशीन, उसमें सोना डालो तो बाहर आलू निकलेगा, तो ये जो मशीन होगी जो उसका उल्टा करेगी उसको इनवर्स मशीन कहेंगे। यानी हम ऐसी कैसी मशीन बना लें, इनवर्स मशीन बना लें। तो इनवर्स मशीन क्या करती है, जो एफ का आउटपुट होता है उस आउटपुट को वापस उठाकर इनपुट में कन्वर्ट कर देती है। तो अगर एफ ए टू बी एक फंक्शन है और एफ कैसा है, 1 1 ऑन 2, जैसे ये एफ, ये सेट है ए, ये है बी, और f कैसा फंक्शन है भाई, 1 1 और ऑन 2, 1 1 और ऑन 2, ये 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। सो दिस इज अ 1 1 ऑन 2 फंक्शन, ये 1 1 ऑन 2 फंक्शन है। देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक फंक्शन g, वो कहां से कहां होगा, b से a, यानी वो उल्टा कहां आएगा, b से a। और उसकी क्या खासियत होगी कि अगर इसने x का क्या बनाया, y बनाया, अगर इसने x का क्या बना दिया, y, तो ये वापस y का क्या बना देगी, x, यानी ये इनपुट को किस में कन्वर्ट कर देगी, आउटपुट में कन्वर्ट कर देगी, आउटपुट को किस में कन्वर्ट कर देगी, इनपुट में कन्वर्ट कर देगी। ये उल्टी मशीन, यानी कि यह मैपिंग f ने कैसे की, f ने ये मैपिंग की है ऐसे, तो ये फंक्शन मैपिंग कैसे कर देगा, ये फंक्शन मैपिंग कर देगा उल्टा, ऐसे ऐसे और ऐसे। यानी कि यह f ने x को अगर y बनाया तो ये y को उठा के वापस क्या बना देगा, x बना देगा। तो यह जो फंक्शन होगा, यह फंक्शन f का इनवर्स कहलाएगा, g इज इक्वल टू f इनवर्स, देन g इज सेड टू बी इनवर्स ऑफ f। तो f इनवर्स कहां से कहां फंक्शन होगा, b से a। तो किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए कंडीशन क्या है, 1 1 और ऑन 2 होना चाहिए। आपके दिमाग में आया सर 1 1 और ऑन 2 क्यों होना चाहिए, जरा देखो। अगर फंक्शन 1 1 नहीं है तो देखो क्या क्या चमत्कार होगा। अगर फंक्शन 1 1 नहीं है, मान लो इसकी इमेज ये है और इसकी इमेज भी ये है, ये 1 1 नहीं है, बिल्कुल सर ये 1 1 नहीं है, तो यह फंक्शन है f। तो जब मैं इनवर्स फंक्शन डिफाइन करूंगा, इसने इस x का बनाया y, तो इस y का वापस क्या बनेगा, सर इसके तो दो आउटपुट आ जाएंगे। मान लो ये y है और ये है x1, ये है x2, तो f ऑफ x1 भी y है, f ऑफ x2 भी y है। इसका मतलब अगर f इनवर्स अगर होता तो उसके दो आउटपुट आते, x1 भी आता और x2 भी आता, यानी ये तो नॉट अ फंक्शन, ये तो फंक्शन ही नहीं होता, ये तो फंक्शन ही नहीं होता। तो इसके फंक्शन होने के लिए इसको कैसा होना जरूरी है, 1 1 होना जरूरी, क्योंकि अगर ये मैनी 1 हुआ तो फिर उस केस में जब इनवर्स डिफाइन करेंगे वो फंक्शन ही नहीं आएगा। सो इसलिए इसका 1 1 होना जरूरी है। तो f शुड बी, f कैसा होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, f शुड बी 1 1।
उसका कारण यह समझ में आ गया कि नहीं तो यह फंक्शन इनवर्स जो होगा वो फंक्शन ही नहीं होगा। अच्छा फिर सर ये ऑन टू भी होना चाहिए, ऑन टू क्यों होना चाहिए वो भी समझ लो। ऑन टू क्यों होना चाहिए? मान लो एफ ऑन टू नहीं है, तो अगर एफ ऑन टू नहीं है तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां मेरे पास एलिमेंट्स 1 1 तो है, 1 1 तो है, लेकिन ऑन टू नहीं है। मान लो यहां कुछ खाली बच गए, ये एफ है ए टू बी, ये एफ है। तो इनवर्स जब मैं डिफाइन करूंगा तो जैसे यह वाला जो एलिमेंट है और यह वाला जो एलिमेंट है, अगर मैं यहां से यहां कोई फंक्शन डिफाइन करता हूं इधर से इधर इनवर्स, तो क्या ये फंक्शन होगा? नहीं, क्योंकि जब ये इसके लिए ये क्या बन गई? डोमेन, और ये क्या बन गई? कोडोमेन। तो यहां पर कुछ एलिमेंट्स कैसे बच जाएंगे? खाली बच जाएंगे, अनमैप्ड बच जाएंगे। तो यानी इनवर्स फिर से फंक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन होने के लिए दो शर्तें थी। क्या? हर एलिमेंट का क्या होना चाहिए? इमेज होना चाहिए, और वो भी कैसा? यूनिक। तो जब हम इनवर्स फंक्शन डिफाइन करेंगे, इनवर्स रिलेशन डिफाइन करेंगे, तो वो फंक्शन ही नहीं बन पाएगा, क्योंकि इन दोनों एलिमेंट्स की कोई इमेज नहीं आएगी। सो इन दिस केस if f is not onto, then f inverse is not a function. f inverse is not a function. f inverse फंक्शन ही नहीं होगा इस केस में। तो इसलिए f का क्या होना चाहिए? on to होना जरूरी है। therefore f should be on to। f कैसा होना चाहिए? on to होना ही चाहिए, should be on to। f should be on to, तभी यह फंक्शन इन्वर्टेबल होगा, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यानी हमने क्या समझ लिया? हमने ये देख लिया कि हर फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है, प्रोवाइडेड वो 1 1 और ऑन टू हो। और इनवर्स फंक्शन क्या करेगा? उसमें x डालोगे, अगर फंक्शन में x डालने पर y आता है तो उसमें y डालने पर x आ जाएगा। बिल्कुल, तो यह होता है इनवर्स फंक्शन। अब सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है वो यह है, सर अगर हमें एक फंक्शन पता है वो 1 1 ऑन टू है, तो हम उसका इनवर्स फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे? तो चलिए देखते हैं किसी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है fx जो है 2x - 3, और f कहां से कहां डिफाइंड है? r to r। तो आप देख सकते हैं ये फंक्शन 1 1 भी है। क्यों? एक स्ट्रेट इसका डेरिवेटिव आएगा 2, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये फंक्शन कैसा है? 1 1, और ऑड डिग्री है तो पूरा ऑन टू भी होगा, तो 1 1 ऑन टू है। और इसलिए यह फंक्शन कैसा होगा? इन्वर्टेबल होगा, इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यानी एक फंक्शन ऐसा मिलेगा जो इसका हमेशा उल्टा काम करेगा। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पर अगर मैं इसमें 1 2 रखूं तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। अगर मैं इसमें 3 रखता हूं तो आंसर 3 आएगा। तो इनवर्स में क्या होगा? इनवर्स में उल्टा होगा, 1 रखोगे तो 2 आएगा, 3 रखोगे तो वापस 3 आएगा, और अगर मैं यहां 4 रखता हूं तो ये 5 आएगा। यानी उसमें 5 रखोगे तो 4 आना चाहिए। तो कैसे पता चलेगा इनवर्स कि इसका इनवर्स फंक्शन क्या है? तो क्या करते हैं, इसको y के बराबर रख लो। अभी ये क्या है? इनपुट। ये तो क्या है? इनपुट। और ये क्या है? आउटपुट। इनवर्स फंक्शन में क्या होता है? इनपुट। ये जैसे ये क्या है? जैसे अगर मैं यहां बात करूं, यह क्या है? यह आउटपुट है, और यह क्या है? यह इनपुट है। तो इनवर्स फंक्शन में क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, ये इनपुट बन जाएगा और वो आउटपुट बन जाएगा। तो हम यहां से अगर x की वैल्यू निकालें, 2x is equal to y plus 3, तो x is equal to y plus 3/2। तो अब देखा जाए तो हम इसमें y को पुट करेंगे और x निकाल सकते हैं। इसमें y को पुट करते जाओ और x निकालते जाओ, यानी कि y अब क्या बन गया? सर y तो बन गया इनपुट, और x क्या बन गया? सर आउटपुट। तो इनवर्स फंक्शन के लिए y इनपुट होता है, और इनपुट को किससे डिनोट करते हैं? x से, और आउटपुट को किससे डिनोट करते हैं? y से। तो क्या करो, y की जगह पर रिप्लेस y बाय y को किससे रिप्लेस कर दो? x से, एंड x बाय y, x को किससे रिप्लेस कर दो? y से। यानी क्या बन जाएगा? y बराबर x plus 3/2। यानी जो हमारा इनवर्स फंक्शन हो गया, जो हमारा इनवर्स फंक्शन हो गया, उसका आउटपुट x पर, उसका आउटपुट क्या मिलता है? x plus 3। तो x plus 3/2 उसका आउटपुट मिलेगा। यानी f इनवर्स x होगा y बराबर f इनवर्स ऑफ x बराबर x plus 3/2।
क्लियर हो गया? क्योंकि जैसे हमने यहाँ fx था, fx को किसके इक्वल रखा? y के। y क्या है? आउटपुट है। तो आउटपुट किससे डिनोट करते हैं? fx से। तो f इनवर्स का आउटपुट किससे डिनोट करेंगे? f इनवर्स x से। तो y आउटपुट हुआ तो f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 3/2। तो यहां समझने वाली बात क्या है? y इनपुट था, y इनपुट बन गया, x आउटपुट बन गया, इसलिए y को रिप्लेस कर देंगे x से, क्योंकि इनपुट को रिप्लेस किससे डिनोट करते हैं? x से डिनोट करते हैं, और x को रिप्लेस कर देंगे y से। तो y इक्वल टू x प्लस 3/2, ये हमारा इनवर्स फंक्शन हो गया। तो इनवर्स फंक्शन हो गया x प्लस 3/2। y जो है वो क्या है? आउटपुट है किसका? f इनवर्स का। अब y क्या है? इनवर्स का आउटपुट हो गया। अब पहले यहां इनपुट था, अब जब हमने x की जगह y रखा तो ये y क्या हो गया? आउटपुट हो गया किसका? f इनवर्स का। तो f इनवर्स का आउटपुट एट x इज गिवन एज f इनवर्स x। तो ये हुआ। अब जरा गौर से देखो, अगर मैं इसमें f इनवर्स 1 रखता हूं तो 1 प्लस 3/2 कितना आया? सर 2 आ गया। देख रहे हो? 1 रखा, 2 आ गया। अगर मैं 5 रखता हूं, f इनवर्स 5, तो क्या होगा? 5 प्लस 3 8/2 यानी 4 आ गया। ये आ गया। तो इसका उल्टा काम हो रहा है बिल्कुल। तो इसका मतलब इनवर्स फाइंड करने का सिंपल सा तरीका है, क्या? y बराबर fx रखो, पुट y बराबर fx। y बराबर fx रखा, ये पता नहीं उसने कैसे क्या क्या लिख दिया, इसकी जरूरत कुछ नहीं है। y बराबर क्या लिख दिया भाई? fx। y को fx के बराबर लिख दिया। जब हमने y को fx के बराबर लिख दिया, तब उस केस में आप क्या करोगे? फिर आप x को सॉल्व करोगे। देन यू विल सॉल्व x इन टर्म्स ऑफ y। x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालोगे। फिर क्या करोगे? टू एक्सप्रेस f इनवर्स एज अ फंक्शन ऑफ x, इंटरचेंज x एंड y, यानी y की जगह क्या कर दिया? x, और x की जगह क्या कर दिया? y। तो आपको क्या मिल गया? f इनवर्स मिल गया। सो दैट इज हाउ यू गेट f इनवर्स। तो सिंपल f इनवर्स फाइंड करने का तरीका। बिल्कुल सर। तो देखो इन फंक्शंस के इनवर्स निकालने हैं। जैसे पहला fx इज इक्वल टू 10 की पावर x प्लस 1। fx क्या है? 10 की पावर x प्लस 1 है। fx इज इक्वल टू 10 की पावर x प्लस 1। हमें इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है, यानी ये पहले से रेडीमेड 1/1 फंक्शन है r2 r प्लस। तो इसको किसके बराबर रखें? y। दोनों साइड पर हमें x की वैल्यू निकालनी है। log y टू द बेस 10 इज इक्वल टू x प्लस 1, यानी x बराबर log y टू द बेस 10 प्लस नहीं -1। ये आ गया। अब x की जगह पर क्या रख दो? y, और y की जगह पर क्या रख दो? x। y की जगह पर क्या रख देंगे? x बेस 10 -1, यानी कि f इनवर्स x क्या हो गया? f इनवर्स x हो गया log x बेस 10 -1। सो दैट इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ दिस। और देख लो ये कैसे बढ़िया तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। f ऑफ 1 बताओ सर। f ऑफ 1 है 100, 1 प्लस 100। अच्छा चलो, f इनवर्स ऑफ 100 बताओ। f इनवर्स ऑफ 100, f इनवर्स ऑफ 100 होगा log 100 टू द बेस 10 -1। log 100 टू द बेस 10 2 -1, तो 1 आ गया। देख रहे हो? सही आ गया। बिल्कुल सर। चलो एक और देखते हैं। f है -2 से इन्फिनिटी टू r, f x 1 से 1 प्लस ln x प्लस 2। इसका इनवर्स फाइंड करना है, इसका इनवर्स फाइंड करना है, इसका इनवर्स फाइंड करना। अच्छा एक चीज और देखो, एक और इंपॉर्टेंट चीज देखो। अगर मैं यहां तुमसे पूछूं f इनवर्स का डोमेन क्या है? डोमेन सर, इसका डोमेन होगा लॉग के अंदर जो भी आइटम है वो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी r प्लस इसका डोमेन होगा। और रेंज क्या होगा सर? इसकी वैल्यू आती है -∞ से +∞। लॉग की वैल्यू -∞ से +∞, जब x पॉजिटिव डालते हैं। और -1 करेंगे तो -∞ से +∞, -1 करेंगे तो तब भी हो जाएगा -∞, क्योंकि इन्फिनिटी प्लस -1 भी इन्फिनिटी आएगा, -∞ -1 भी -∞ आएगा। यानी रेंज क्या आएगा सर? रेंज आ जाएगा पूरा का पूरा r। और अगर मैं f की बात करूं, तो इसका डोमेन क्या था? डोमेन ऑफ f सर, डोमेन ऑफ f था r, और रेंज ऑफ f क्या था? रेंज ऑफ f था r प्लस। और ये क्या है? ये है डोमेन ऑफ f इनवर्स, और ये है रेंज ऑफ f इनवर्स। तो आप देख सकते हैं डोमेन ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ f। यानी यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वो क्या? डोमेन ऑफ f बराबर होती है रेंज ऑफ f इनवर्स, और रेंज ऑफ f बराबर होती है डोमेन ऑफ f इनवर्स। सो रिमेंबर दीज टू थिंग्स, ये ध्यान रखें। दैट इज व्हाट इट इज। चलिए अब आते हैं b पर आते हैं।
b है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एल एन एक्स प्लस 2, 1 प्लस एल एन एक्स प्लस 2, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एल एन ऑफ एक्स प्लस 2, इसका इन्वर्स चाहिए तो y इज इक्वल टू 1 प्लस एल एन ऑफ एक्स प्लस 2, यानी कि एल एन ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू वाई माइनस 1, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू ई की पावर y माइनस 1, तो x इज इक्वल टू ई की पावर y माइनस 1 माइनस 2, तो y इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस 1 माइनस 2, तो f इनवर्स x क्या हो गया, f इनवर्स x हो गया e की पावर x माइनस 1 माइनस 2, सो दैट इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ 1 प्लस एल एन ऑफ x प्लस 2। तो एक बार अच्छे से देख लें, ये इसका इनवर्स फंक्शन हुआ, ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। आइए अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, सी पार्ट। सी पार्ट है 0 टू इन्फिनिटी 1 टू इन्फिनिटी एफ एक्स है, ये एफ इनवर्स ऑफ एक्स बताना है। तो सी पार्ट देखते हैं भाई। सी पार्ट है एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स दे रखा है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाय 2, ये दे रखा है। और एफ कहाँ से कहाँ फंक्शन है, 0 टू इन्फिनिटी टू 1 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी टू 1 टू इन्फिनिटी, ये फंक्शन है 0 टू इन्फिनिटी टू 1 टू इन्फिनिटी। तो क्या करें सर, वही तरीका, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाय 2, तो 2y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ई की पावर एक्स, यानी कि ई की पावर 2x एलसीएम लिया और माइनस 2y इंटू ई की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन गई भाई। एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसे उठा के इधर ले आओ। हाँ सर, तो ई की पावर x में क्या बन गई, क्वाड्रेटिक। अगर मैं ई की पावर x को t रख दूं तो क्या बन गई, टी स्क्वायर माइनस 2yt प्लस 1, तो t की वैल्यू क्या हो गई सर, ये हो गई माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आ गया, दैट इज इट। तो t क्या था, e की पावर x, ये क्या बन गया 2, तो कट गया ऊपर नीचे, तो ये आ गया y प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया अपने पास। बिल्कुल सर, ये आया। अब हमें देखना है, यहाँ तो 2 आंसर आए, तो क्या सर 2 इनवर्स नहीं है, इनवर्स तो एक ही आना चाहिए, क्योंकि अगर f ऐसे मैप करता है तो f इनवर्स उसका जस्ट उल्टा मैप कर देता है, तो ऐसा एक ही फंक्शन होगा इनवर्स में। तो देखना पड़ेगा इनमें से प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे। अब वो डिसाइड कैसे करना है, 2 मिनट तुम वीडियो पॉज करके खुद सोचो कि प्लस लेना है माइनस लेना। कई लोग कहेंगे सर प्लस ले लो, अरे पहले सोच तो लो ऐसा क्यों होगा सर, प्लस वाला पॉजिटिव आएगा और माइनस वाला नेगेटिव आएगा। मैं कह रहा हूं प्लस वाला भी आंसर पॉजिटिव आ रहा है, माइनस वाला भी आंसर पॉजिटिव आ रहा है, चेक करके देख लो। तो दोनों संभव है, लेकिन दोनों में से सही क्या है वो आप अच्छे से खुद ट्राई करके देखो। तो उम्मीद है आपने सोचा होगा, किया होगा। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, ई की पावर एक्स की वैल्यूज हैं y प्लस रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 1 और दूसरी वैल्यू है y माइनस रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 1। मैं इसको दूसरी वैल्यू को अगर रैशनलाइज कर लूँ तो नीचे क्या आ जाएगा, y प्लस रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 1 और ऊपर बच जाएगा 1। तो ये आ गया e की पावर x, या तो e की पावर x इसके बराबर है या उसके बराबर है। अब पता कैसे चलेगा दोनों में से कौन सी वैल्यू लेनी है, तो आप ऐसे समझें कि अगर मैं आपसे पूछूं एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी तो y की वैल्यू कहाँ जाएगी, या फिर यूं कहूँ कि fx की वैल्यू कहाँ जाएगी। एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी वेयर डज y, एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी वेयर डज y टेंड। तो देखो x इन्फिनिटी जाएगा, ये बनेगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी। e की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होगा, e की पावर माइनस इन्फिनिटी होगा, e की पावर माइनस इन्फिनिटी होगा 1 अपॉन e की पावर इन्फिनिटी, यानी कि 1 अपॉन इन्फिनिटी यानी कि 0। और e की पावर इन्फिनिटी क्या होता है सर, वो होगा इन्फिनिटी, क्योंकि e की पावर x का ग्राफ याद करो, ऐसा ग्राफ था, तो इन्फिनिटी पर वैल्यू कहाँ जाती है, इन्फिनिटी। तो यह जाएगा 0, यह जाएगा इन्फिनिटी, तो y भी इन्फिनिटी जाना चाहिए, यानी जब x इन्फिनिटी जा रहा है तो y भी इन्फिनिटी जाना चाहिए। तो इनवर्स में क्या होगा, जब y इन्फिनिटी जाएगा तो x को इन्फिनिटी जाना चाहिए। तो अगर यहां पर मैं y को इन्फिनिटी भेजता हूं एज y टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये वाला आइटम पूरा जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, यह वाला आइटम जाएगा इन्फिनिटी और 1 अपॉन इन्फिनिटी, यानी ये जाएगा 0, यह जाएगा 0, यानी एज y टेंड्स टू इन्फिनिटी इन दिस केस,
तो यह तो इन्फिनिटी जा रहा है, यानी ई की पावर एक्स भी कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी, यानी एक्स कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी। जबकि इस केस में ये वैल्यू कहाँ जा रही है, जीरो, तो इस केस में एक्स कहाँ जाएगा, वन, क्योंकि ई की पावर ये वैल्यू कहाँ जा रही है, जीरो, तो ये वैल्यू जीरो जा रही है, तो एक्स कहाँ जाएगा उस केस में, सर एक्स जाएगा उस केस में माइनस इन्फिनिटी, एक्स कहाँ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। तो कहने का मतलब है, जरा समझना, ई की पावर एक्स जो था y प्लस रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस वन, और दूसरा था y प्लस रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस वन। तो हमने क्या देखा, एज y टेंड्स टू इन्फिनिटी, इस वाले केस में आंसर जा रहा है इन्फिनिटी, और इस वाले केस में आंसर जा रहा है जीरो। तो e की पावर x इस केस में कहाँ जाना चाहिए, इस वाले केस में वो भी इन्फिनिटी जाना चाहिए, यानी x कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी, क्योंकि e की पावर इन्फिनिटी करने पर ही इन्फिनिटी आ सकता है। और इस केस में ये जा रहा है जीरो, यानी इस केस में x कहाँ जाएगा, सर इस केस में x जाएगा माइनस इन्फिनिटी। क्यों, खुद देखो, e की पावर x का ग्राफ ये था, तो e की पावर x जीरो कब जाएगा, e की पावर x, क्योंकि e की पावर x इसके बराबर है, और जब y इन्फिनिटी जा रहा है तो ये जीरो जा रहा है, यानी e की पावर x कहाँ जा रहा है, जीरो जा रहा है, और जब e की पावर x जीरो जाएगा तो कहाँ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी पर। तो कहने का मतलब है, एज y टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इसमें x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और इसमें x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। तो इनवर्स क्या होता है, इनवर्स जस्ट उल्टा होता है f का। f में क्या था, x इन्फिनिटी पर y इन्फिनिटी, तो इनवर्स में क्या होगा, इनवर्स में भी y इन्फिनिटी पर x इन्फिनिटी आना चाहिए। तो यानी यह सही है और यह गलत है, क्योंकि इसमें जब y इन्फिनिटी जाता है तो x को माइनस इन्फिनिटी जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या सही हो गया, e की पावर x y प्लस रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस वन। तो दोनों साइड लॉग ले लें, e बेस पर ln ऑफ y प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन। तो e की पावर x का हो गया सिर्फ x इज इक्वल टू ln ऑफ y प्लस रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस वन। अब y की जगह तो क्या कर देंगे, x, और x की जगह पर y, और वही क्या हो जाएगा, f इनवर्स। तो ln ऑफ y प्लस रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस वन। तो रिमेंबर दिस, दैट इज द इनवर्स फंक्शन। तो ये हो गया इनवर्स फंक्शन किसका, f का। चलिए अब देखें और कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं इनवर्स फंक्शन की। इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्शन इज यूनिक। किसी भी इनवर्स फंक्शन का, किसी भी फंक्शन का इनवर्स जो होता है वो कैसा होता है, यूनिक होता है, यानी दो इनवर्स नहीं हो सकते। तो आपने यहां देखा ना, यहां पर दो इनवर्स आ रहे थे, तो दोनों में से अल्टीमेटली कौन जिंदा रहा, सिर्फ एक तो गया। तो इनवर्स किसी भी फंक्शन का कैसा होता है, यूनिक होता है। बाइजेक्शन का इनवर्स होता है, नहीं तो 1 1 ऑन 2 होगा तो इनवर्स होगा ही नहीं, और अगर इनवर्स होगा तो कैसा होगा, सिर्फ एक। इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्शन इज ऑल्सो अ बाइजेक्शन। किसी बाइजेक्शन का इनवर्स भी बाइजेक्शन होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर एफ ए टू बी इन्वर्टेबल कब होगा, जब एफ 1 1 हो और ऑन 2 हो। तो ऐसी तस्वीर दिखेगी एफ के लिए, दिस विल बी फॉर एफ। तो एफ इनवर्स की अगर मैं बात करूं तो एफ इनवर्स यहां से यहां होगा, और वो कैसे मैपिंग करेगा एफ इनवर्स, सर वो ऐसे मैपिंग करेगा। तो ये भी क्या हुआ, ये एफ ने मैपिंग कैसे की थी, एफ ने तो सर मैपिंग ऐसे की थी, एफ इनवर्स ऐसे मैपिंग करेगा, तो ये भी कैसी होगी, 1 1 भी होगी और ऑन 2 भी होगी। तो बाइजेक्शन ऑफ 1 1 ऑन 2 फंक्शन इज ऑल्सो 1 1 ऑन 2। फिर इफ एफ एंड जी आर टू बाइजेक्शंस, एफ भी बाइजेक्शन है, जी भी बाइजेक्शन है, तो हमने एक चीज पढ़ी थी कंपोजिट में, एक चीज हमने पढ़ी थी कहां पर, कंपोजिट में। कंपोजिट में पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि क्या पढ़ा था भाई कंपोजिट में? कंपोजिट में हमने पढ़ा था कि दो बाइजेक्शंस का कंपोजिट हमेशा बाइजेक्शन ही होता है। तो हमने क्या पढ़ा था, दो बाइजेक्शन कंपोजिट क्या होता है, बाइजेक्शन होता है। तो अगर एफ और जी दो बाइजेक्शंस हैं तो गॉफ भी क्या होगा, एक बाइजेक्शन होगा। और गॉफ कहां से कहां होगा, गॉफ होगा ए टू सी। गॉफ कहां से कहां होगा, ए टू सी, और ये कैसा है, बाइजेक्शन है। और अगर ये बाइजेक्शन है तो इसका इनवर्स डिफाइंड होगा, बिल्कुल। तो यानी गॉफ का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और हम क्या कह रहे हैं, गॉफ का जो इनवर्स होगा, गॉफ का जो इनवर्स होगा वो किसके बराबर होगा, एफ इनवर्स कंपोजिट जी इनवर्स। यानी ये इनवर्स बराबर होगा एफ इनवर्स कंपोजिट जी इनवर्स, यानी रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो जरा देखो ऐसा क्यों, एग्जाम्पल देखो, एफ एक्स ये है, जी एक्स ये है, तो आप मुझे बताओ व्हाट इज गॉफ एक्स। सर गॉफ एक्स है, गॉफ एक्स होगा जी ऑफ एफ एक्स, यही होगा गॉफ एक्स। हाँ सर, जी ऑफ एफ एक्स होगा तो जी ऑफ
ई की पावर एक्स, यानी कि 3 इंटू ई की पावर एक्स माइनस 2। अब इसका इन्वर्स निकालो, तो इसको y के बराबर रखा, 3 इंटू ई की पावर एक्स माइनस 2, तो 3 इंटू ई की पावर एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 2, तो e की पावर x इज इक्वल टू वाई प्लस 2 बाई 3, तो x इज इक्वल टू ln ऑफ y प्लस 3 बाई 2। तो यह जो x है y की जगह तो क्या रख देंगे x प्लस 3 बाई 2, और ये क्या हो गया सर, यह हो गया गॉफ का इनवर्स, गॉफ इनवर्स ऑफ x, इसको y बोल देते हैं, गॉफ इनवर्स ऑफ x। दैट इज हाउ यू फाइंड द गॉफ इनवर्स। बिल्कुल सर, कितना है ln ऑफ x प्लस 3। तो चलो अब उल्टा करते हैं, अब क्या करते हैं, लेट अस फाइंड f इनवर्स। तो f क्या है, e की पावर x है, तो f इनवर्स क्या होगा सर, इसको y के बराबर रख दो, रख दिया, दोनों साइड log ले लो ताकि x की वैल्यू मिले, तो x की जगह पर क्या रख दो y, और y ही क्या बन जाएगा f इनवर्स, और वो कितना हो गया ln x। ठीक, अब g की बारी, g ऑफ x कितना है 3x माइनस 2, पढ़ने वाले बच्चे समझ रहे हैं, इसको y के बराबर रख दो, इनवर्स निकालना है, तो x की वैल्यू क्या आ गई सर, x की वैल्यू आ गई y प्लस 2 बाई 3, यानी कि g इनवर्स, अब y की जगह क्या रख देंगे x, ये आ गया, और x की जगह पर y, और वही क्या हो जाएगा g इनवर्स ऑफ x। तो g इनवर्स ऑफ x क्या हो गया x प्लस 2 बाई 3। अब अगर मैं तुमसे गॉफ का इनवर्स है, अगर मैं तुमसे f इनवर्स कंपोजिट g इनवर्स ऑफ x पूछूं, तो जरा देखो क्या आएगा, f इनवर्स कंपोजिट g इनवर्स, तो खुद देखो एल बी f इनवर्स g इनवर्स ऑफ x, और वो क्या बन गया सर, वो बन गया x प्लस 3 बाई 2, और log, और f इनवर्स x क्या है log, तो ln ऑफ x प्लस 3 बाई 2। सेम आया क्या, अरे वाह, सेम आया ना, बिल्कुल। तो गॉफ का ये जो इनवर्स होता है वो होता है एफ इनवर्स कंपोजिट जी इनवर्स, एफ इनवर्स कंपोजिट जी इनवर्स विल बी द इनवर्स ऑफ गॉफ, यानी रिवर्स ऑर्डर में हो जाता है। अब फोर्थ, अगर एफ ए टू बी बाइजेक्शन है और जी बी टू ए बाइजेक्शन है, जितनी डिटेल में पढ़ रहे हैं ना, पूरे यूट्यूब में ऐसा वीडियो है नहीं इतनी डिटेल में, सही बता रहा हूं मैं तुमको, लास्ट में आकर ये बात बोल रहा हूं, क्योंकि शुरू में यह बात बोलना क्या होता, यह बात बोलना जल्दी हो जाता, क्योंकि लास्ट में जब आकर हमने सब कुछ पढ़ा दिया तो ये बात बोलना अब बनता है कि शायद ही यूट्यूब पर फंक्शंस का कुछ इस तरह का वन शॉट का वीडियो कहीं पर भी अवेलेबल है इतनी डिटेल में। तो अगर आप देखेंगे वीडियोस 5-5 घंटों में लोगों ने सिर्फ मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, ये सब फंक्शंस पढ़ाए हैं बस, मॉडुलस वगैरह, तो बस इतना। तो अगर हमने यार 10-11 घंटे लेकर ये पूरा भी कवर कर दिया तो क्या कहूँ मैं। चलो, f अगर a टू b बाइजेक्शन है, g b टू a बाइजेक्शन है, देन द इनवर्स ऑफ fog इज i, देन fog इज ib एंड गॉफ इज ia, यानी कि f क्या है, f है a टू b, और g क्या है, इनवर्स है f का, g इनवर्स है f का, यानी g कहां से कहां है, b टू a, तो हमने b टू a ऐसे नहीं बनाया, इसके आगे लिख के बना लिया। तो गॉफ ऑफ x, तो गॉफ जो होगा वो a टू a फंक्शन होगा, उसमें जो डालोगे वही मिलेगा। आप जरा समझो ऐसे कैसे, गॉफ ऑफ x, गॉफ ऑफ x, f क्या है, इनवर्स है, ध्यान रखना। इसने x का क्या बनाया, मान लो y बनाया, तो f इनवर्स क्या करेगा, वापस उसका x बना देगा। हाँ सर, तो गॉफ ऑफ x क्या होगा, अब x कहां से उठाया हमने, a से, x a से उठाया, गॉफ ऑफ x क्या होगा, g ऑफ fx, fx क्या बना देगा, g f क्या बना देगा x का y, और ये वापस क्या बना देगा x, यानी गॉफ ऑफ x बराबर x, यानी x a से उठाओ, जो डालोगे वही का वही बाहर मिलेगा। और आपको याद होगा हमने दो डेफिनेशंस बताई थी, आइडेंटिटी फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन की। आइडेंटिटी फंक्शन क्या था, आइडेंटिटी फंक्शन था a टू a, क्योंकि ये a टू a ही होगा गॉफ, a टू a, क्योंकि ये a टू b और ये b टू a, तो ये क्या होगा a टू a। तो गॉफ इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू a, और उसमें जो डाल रहे हैं वही बाहर मिल रहा है, यानी गॉफ क्या हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। देयरफॉर गॉफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑन a, गॉफ इज इक्वल टू ia। अब बात करते हैं फॉग की, तो g कहां से कहां फंक्शन है सर, g है b टू a, और f कहां है a टू b, तो गॉफ जो फॉग होगा वो होगा b टू b, वो कहां होगा b टू b। इसके लिए आपको
क्या कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर f है a टू b, g है b टू c, तो फॉग होता है, तो गॉफ होता है a टू c। तो यहां पर ये है b टू a, ये a टू b, तो गॉफ की बजाय फॉग होगा b टू b। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो जाकर कंपोजिट फंक्शन वाला रिवाइंड करके फिर सुन लो, समझ में आएगी मेरी बात। तो फॉग इज फ्रॉम बी टू बी। मान लो हमने यहां पर y उठाया, कुछ भी या कुछ भी उठा लो यार, b ले लिया, ये b का क्या बनाएगा a, और f क्योंकि g f का इनवर्स है तो f ने a का क्या बनाया होगा, b बनाया होगा। जरा समझो क्यों, g हमेशा f का उल्टा काम करता है, तो g ने b का a बना दिया, तो f ने क्या किया होगा, a का वापस डेफिनेटली b बनाया होगा। तो अगर मैं फॉग ऑफ b देखूं, जहां b किसको बिलोंग करता है, जहां b बिलोंग करता है b को, तो हो जाएगा f ऑफ gb क्या होगा सर, वो हो जाएगा a, और f ऑफ a क्या होगा b। यानी फॉग इज अ फंक्शन फ्रॉम b टू b, और इसमें जो डाल रहे हैं वही मिल रहा है, तो इसका मतलब फॉग इज आइडेंटिटी। तो फॉग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन b। सो इट विल बी एन आइडेंटिटी फंक्शन ऑन b। ये हो गया आइडेंटिटी फंक्शन ऑन b। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें और जान लेते हैं इनवर्स फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर g f का इनवर्स है तो इनवर्स ऑफ g विल बी f, यानी कि g और f एक दूसरे के इनवर्स होंगे, क्योंकि f का उल्टा काम g करता है तो ऑब्वियस सी बात है g का उल्टा काम f करता है। ये कुछ इस तरह से समझें कि अगर f ने 1 को 2 बनाया तो g2 को क्या बना देगा सर, g2 को 1 बना देगा। तो एक तरीके से देखा जाए, g ने 2 को 1 बनाया तो f ने 1 को क्या बना दिया, 2। तो f ने g किसका उल्टा काम किया, g का, और g ने किसका उल्टा काम किया, f का। इसका मतलब f का इनवर्स अगर g है तो g का इनवर्स f होगा। तो अगर f और g इनवर्स हैं एक दूसरे, यानी अगर g f का इनवर्स है तो f और g एक दूसरे के इनवर्स होंगे। इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज f इनवर्स का खुद का इनवर्स कौन होगा, f इनवर्स का इनवर्स कौन होगा, f, और f का इनवर्स तो कौन है, f इनवर्स, यानी एक दूसरे के इनवर्सेस होंगे ये दोनों। ये बात क्लियर हो गई। सेकेंड बात, if f and g are inverse of each other then the graphs are mirror images of each other in the line y equal to x। इसके ग्राफ एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेजेस होते हैं, किस लाइन में, y equal to x लाइन में। दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन द लाइन y equal to x। ऐसा क्यों, वो बेहतर तरीके से इधर देखते हैं। मान लीजिए ये हमारी y एक्सिस, ये हमारी x एक्सिस, और बीच में हमारे पास लाइन है y equal to x। तो y इक्वल टू एक्स लाइन की खासियत है, ये लाइन क्या है, ये लाइन है y इक्वल टू एक्स। y इक्वल टू एक्स लाइन की एक खासियत है, खासियत क्या है कि अगर मैं यहां एक पॉइंट ले लेता हूं x, y, और इसका इमेज लेता हूं इस लाइन में, तो इसका जो इमेज आएगा वो आएगा y, x। कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास एक पॉइंट है 1, 2, तो इसका इमेज क्या आएगा, 2, 1। इसका इमेज क्या आएगा, 2, 1 इस लाइन में। यानी कि इस लाइन में जब भी हम किसी पॉइंट का इमेज लेते हैं, इमेज का मतलब समझ गए, इसको शीशा मान लो, तो इसकी जब इमेज लेंगे इसमें, इसको शीशा मानकर, तो x, y की इमेज क्या आएगी, y, x। यानी कि जैसे 1, 2 उठाए तो उसकी इमेज क्या आएगी, 2, 1 आएगी। तो यानी कि x और y दोनों क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ कि y इक्वल टू एक्स में किसी भी पॉइंट x, y का इमेज लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, y, x, y का y, x और y इंटरचेंज हो जाते हैं, स्वैप कर लेते हैं अपनी पोजीशंस को। अब इनवर्स फंक्शन में होता क्या है, इनवर्स फंक्शन में जैसे अभी मैंने लिखा, इनवर्स फंक्शन में अगर f में, जैसे मान लीजिए मैं बात करूं, फंक्शन कौन सा ले लेता हूं, फंक्शन ले लेता हूं y इक्वल टू e की पावर x। ये फंक्शन है मेरे पास fx। अब मुझे इसका इनवर्स फंक्शन अगर फाइंड करना हो, y इक्वल टू e की पावर x, तो ln y इज इक्वल टू ln ऑफ e की पावर x, यानी x इज इक्वल टू ln y। बिल्कुल, तो f इनवर्स x क्या आ गया सर, f इनवर्स x आ गया ln x। f इनवर्स x क्या आ गया, ln x। f इनवर्स x इज ln x। तो अब जरा समझें, मेरे पास fx क्या है, e की पावर x। तो अगर मैं f1 आपसे पूछूं तो आप कहेंगे f1e आएगा सर। तो यहां पर अगर मैं f इनवर्स e रखता हूं तो वो कितना आएगा, वो 1 आएगा।
अगर f में 1 रखने पर e आ रहा है तो इसका मतलब 1 कॉमा e बिलोंग्स टू ग्राफ ऑफ f के ग्राफ पर आएगा, क्योंकि x 1 है तो y कितना है e, और इसमें क्या होगा, इसमें e कॉमा 1 बिलोंग्स टू ग्राफ ऑफ f इनवर्स। बिल्कुल सर। तो अगर आप देखें 1 कॉमा ई और e कॉमा 1 एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेजेस हैं, किसके अबाउट, y इक्वल टू x के अबाउट। तो इसलिए अगर मैं यहां पर ग्राफ बनाता हूं, इफ आई ड्रॉ द ग्राफ ओवर हियर, जैसे मान लो मैंने यहां छोटा सा ग्राफ बनाता हूं, ये और ये हमारे पास बीच में लाइन है कौन सी, y इक्वल टू x लाइन है, सो दिस इज y इक्वल टू x, ये लाइन है y इक्वल टू x। अब मैंने इसमें किसका ग्राफ बनाया, e की पावर x का ग्राफ बनाया, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ e की पावर x। बिल्कुल सर ऐसे ही बनेगा, e की पावर x का ग्राफ, थोड़ा और सुंदर बना लो। सो दैट इज द काइंड ऑफ ग्राफ दैट वी विल हैव। बिल्कुल सर। अब अगर मैं ln x का ग्राफ बनाऊं, देखो इसके ग्राफ के ऊपर क्या आएगा, 1 कॉमा e पॉइंट आएगा। तो आप इसका इमेज लेंगे, तो कौन सा पॉइंट दिखाई देगा सर, e कॉमा 1 पॉइंट दिखाई देगा। तो e कॉमा 1 पॉइंट यहां आएगा, ये पॉइंट क्या है 1 कॉमा e, और ये पॉइंट क्या हुआ e कॉमा 1। तो आप क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट किस पे लाई करेगा, इसके इनवर्स फंक्शन पे लाई करेगा। तो लॉग का जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये इस तरह से आ जाता है, इट इज द इनवर्स इमेज। तो आप देख रहे हैं 1 कॉमा ई का, e कॉमा 1 इस पे लाई कर गया। इस पर अगर लू में ये वाला पॉइंट क्या होगा सर, ये पॉइंट होगा 0 कॉमा 1, और ये वाला पॉइंट क्या होगा सर 1 कॉमा 0। तो देखा जाए हर पॉइंट जो log x के ऊपर लाई कर रहा है वो इमेज है किसका, इसके ऊपर लाई करने वाले पॉइंट का। यानी आप इसके हर पॉइंट का क्या करते जाओ, इमेज लेते जाओ, और किसका ग्राफ बनता चला जाएगा सर, ln x का ग्राफ बनता चला जाएगा। किसका ग्राफ बनता चला जाएगा, ln x का ग्राफ बनता चला जाएगा। तो हम इससे यह कह सकते हैं कि fx और f इनवर्स x के ग्राफ्स एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं, दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन द लाइन y इक्वल टू x। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे fx का ग्राफ दे रखा है और मुझे f इनवर्स x का ग्राफ बनाना है, तो क्या करो, y इक्वल टू x लाइन बनाओ और उसके हर पॉइंट का क्या लेते जाओ, इमेज, फिर इन सब पॉइंट्स को जोड़ते चले जाओ। जब जोड़ते चले जाओगे तो किसका ग्राफ बन जाएगा, f इनवर्स का ग्राफ बन जाएगा। यू कैन इजीली ड्रॉ द ग्राफ ऑफ f इनवर्स। तो ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, यहां पर जो बताई बिल्कुल सर दिमाग में ये अच्छे से बैठ गई है कि जब आपने x को 1 रखा तो e आया, यानी 1 कॉमा e f के ग्राफ पर है, और इसमें जब e रखा तो 1 आया, यानी e कॉमा 1 f इनवर्स के ग्राफ पर है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेजेस। तो 1 कॉमा e की अगर मिरर इमेज लेता हूं तो e कॉमा 1 आता है और वो f इनवर्स के ग्राफ पर आया। तो इसी तरीके से अगर मैं किसी भी पॉइंट को लूंगा यहां पर, उसकी इमेज लूंगा किसमें, y इक्वल टू x में, तो वो हमेशा पॉइंट किस पर आएगा, इनवर्स फंक्शन के ग्राफ के ऊपर आएगा। तो इसलिए इनवर्स फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाना है, f के हर पॉइंट की इमेज लेते जाओ y इक्वल टू x में और उन सबको जोड़ दो, f इनवर्स का ग्राफ तैयार है। बिल्कुल सर, ये क्लियर हो गया। तो सेकेंड पॉइंट समझ में आया, हाँ सर। अब थर्ड पॉइंट पर आते हैं बेटा। द सॉल्यूशन ऑफ fx इक्वल टू f इनवर्स x आर आइदर ऑफ द फॉर्म अल्फा कॉमा अल्फा। किस फॉर्म के होते हैं, अल्फा कॉमा अल्फा फॉर्म के होते हैं। दैट इज द लाई ऑन y इक्वल टू x, यानी कि fx बराबर f इनवर्स x के जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं जो किस फॉर्म के होंगे, अल्फा कॉमा अल्फा फॉर्म के होंगे, वो किस पर लाई करेंगे, y इक्वल टू x पर। तो पहले इस बात पर थोड़ी चर्चा कर लें। देखो जितने भी सॉल्यूशन fx इक्वल टू f इनवर्स x के ग्राफ के होंगे, दे विल लाई ऑन द लाइन y इक्वल टू x। वो सब के सब किस पर लाई करेंगे, y इक्वल टू x लाइन पर लाई करेंगे। किस पर लाई करेंगे भाई, y इक्वल टू x लाइन पर। ऐसा इसलिए है कि हमें पता है कि fx और f इनवर्स x का ग्राफ क्या है, मिरर इमेजेस हैं। किसके अबाउट, y इक्वल टू x के अबाउट, y इक्वल टू x के अबाउट। दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। They are mirror images of each other about the line y equal to x। अब मान लेते हैं इधर तो ऑब्जेक्ट है, यह ऑब्जेक्ट कौन है, से f का ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से मान लो, ये है, ये ग्राफ है, ऐसा ग्राफ है f का, ठीक है। सो दिस इज द काइंड ऑफ ग्राफ दैट f हैज। अब f इनवर्स का जो ग्राफ होगा, देखो ये वाला जो पॉइंट है, अगर मैं इस पॉइंट को कहूं ये पॉइंट अल्फा कॉमा अल्फा है, इफ दिस पॉइंट इज अल्फा कॉमा अल्फा, ये वाला पॉइंट क्या है, अल्फा कॉमा अल्फा। क्यों, y इक्वल टू x लाइन पर है। मान लो ये पॉइंट क्या है सर, ये है बीटा कॉमा बीटा, ये पॉइंट क्या है, बीटा कॉमा बीटा। जब हम f इनवर्स का ग्राफ बनाएंगे तो हर पॉइंट की क्या लेते जाएंगे सर, इमेज लेते जाएंगे। आप हर पॉइंट की इमेज लेते चले जाओगे
और किसका ग्राफ बनकर तैयार हो जाएगा सर? ग्राफ बन जाएगा हमारे पास किसका? एफ इनवर्स का। तो मैं एफ इनवर्स का ग्राफ बनाता हूं अब इमेजेस लेकर, तो कुछ ऐसा बनेगा। लेकिन सर जब हम इसकी इमेज लेंगे, किस पॉइंट की इमेज लेंगे? वी विल टेक द इमेज ऑफ दिस पॉइंट इन दिस लाइन। तो अगर कोई पॉइंट मिरर पर लाई करता है तो उसकी इमेज कहां आएगी? सोच के देखो। अगर तुमने देखा होगा कई बार लेडीज क्या करती हैं, बिंदी चिपका देती हैं मिरर पर, तो उस बिंदी की इमेज कहां होती है सर? उस बिंदी के वही होती है सर, जहां बिंदी होती है वही इमेज कंसाइड करती है। यानी जब कोई पॉइंट मिरर पर लाई करता है तो उसकी इमेज भी मिरर पर ही लाई करती है। तो जब मैं इस पॉइंट की इमेज लूंगा तो इमेज भी यही आएगी। इसी तरह से इस पॉइंट की इमेज लूंगा तो इमेज भी यही आएगी। तो कहने का मतलब है यह जो ग्राफ बनेगा, यह ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा भाई। यह ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहां इसकी इमेज तो यह हो गई, थोड़ा ढंग से बनाना पड़ेगा भाई। ये बन गई और यह फिर यहां से ऐसे जाएगा, कुछ इस तरह का इमेज बन गया। बिल्कुल। तो इसके जो सॉल्यूशंस आए वो किस पर आए? y इक्वल टू एक्स लाइन पर आए। यानी क्यों? क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का मतलब क्या हुआ? वो पॉइंट्स जहां पर एफ एक्स और एफ इनवर्स का ग्राफ एक दूसरे को क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है। तो वो कहां इंटरसेक्ट करते हैं? y इक्वल टू एक्स पर। किस पर इंटरसेक्ट करते हैं? y इक्वल टू एक्स पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये ग्राफ तो हो गया y इक्वल टू एफ एक्स का, और ये वाला ग्राफ हो गया y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का। और ये दोनों एक दूसरे को कहां मिल रहे हैं? y इक्वल टू एक्स पर। इसीलिए क्या बोला गया कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स ये दोनों बराबर कहां होंगे? y इक्वल टू एक्स लाइन पर होंगे। बिल्कुल। तो द सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स इज आइदर ऑफ द फॉर्म अल्फा कॉमा अल्फा, दैट इज दे लाई ऑन द लाइन y इक्वल टू एक्स। यानी किस पर लाई करते हैं? y इक्वल टू एक्स लाइन पर लाई करते हैं। इसको हम यह कह सकते हैं, देयरफॉर टू सॉल्व एफ इनवर्स एक्स बराबर एफ एक्स, क्या करो? पुट एफ एक्स इक्वल टू एक्स। एफ एक्स को किसके बराबर रख दो? एक्स के बराबर रख दो। क्यों? जहां पर एफ एक्स का ग्राफ y इक्वल टू एक्स लाइन को कट करेगा, जहां जहां कट करेगा वो पॉइंट हमेशा इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। जैसे यहां पर इसको कहां कट कर रहा है? अल्फा पर, एक्स बराबर अल्फा पर और एक्स बराबर बीटा पर। तो एफ एक्स बराबर एक्स जब रखोगे और सॉल्व करोगे तो एक्स की दो वैल्यू मिलेंगी, एक मिलेगी अल्फा और एक मिलेगी बीटा। तो ये क्या हुआ? एफ इनवर्स एक्स और एफ एक्स का भी सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि अल्फा पर इसकी वैल्यू भी अल्फा आती है और इसकी वैल्यू भी अल्फा आती है, दोनों की वैल्यू सेम आती है। तो अल्फा और बीटा इसके क्या हो गए? सॉल्यूशन। तो एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स को सॉल्व करने के लिए बेहतर तरीका क्या होगा? आप एफ एक्स को एक्स के बराबर रख दो। बस जैसे आपने एफ एक्स को एक्स के बराबर रखकर सॉल्व किया तो जो भी एक्स की वैल्यू मिलेंगी वो एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। दे विल बी द सॉल्यूशंस ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। Put fx equal to x and solve for x. तो इससे आपको क्या मिल गया? तो यानी यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया क्या कि इसको सॉल्व करना है एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। तो ये जरूरी नहीं है। कई बच्चे क्या सोचते हैं, सर पहले एफ इनवर्स एक्स फाइंड करेंगे फिर एफ इनवर्स एक्स को एफ एक्स के बराबर रखकर सॉल्व करेंगे। करा तो जा सकता है, लेकिन कई बार एफ इनवर्स एक्स फाइंड करना इतना आसान नहीं होता, बड़ा मुश्किल हो जाता है एफ इनवर्स एक्स फाइंड करना। जैसे कि अभी हमने देखा था एक एग्जाम्पल, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, इसका इन्वर्स निकालना भैया आसान नहीं था। तो कई बार इन्वर्स फाइंड करना आसान नहीं होता और सामने वाला बोलता है एफ एक्स बराबर एफ इन्वर्स एक्स को सॉल्व करो, तो आप फिर एफ इनवर्स एक्स को निकाल कर एफ एक्स के बराबर रख कर तो सकते हैं, लेकिन एफ इनवर्स एक्स निकालना आसान नहीं होगा। तो इसलिए ज्यादा अच्छा क्या रहेगा, आप एफ एक्स बराबर एक्स रख के सॉल्व कर लो, खत्म। जो भी एक्स आएगा वो इस इक्वेशन का क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। अब दूसरी बात, तो पहली बात बहुत अच्छे से दिमाग में सेट हो गई कि भैया अगर इसे सॉल्व करना है तो एफ एक्स बराबर एक्स रखो और सॉल्व कर लो। दूसरी बात, इससे जो सॉल्यूशंस मिलेंगे वो सिर्फ वो सॉल्यूशंस मिलेंगे जो y इक्वल टू एक्स पर लाई करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि सारे सॉल्यूशंस y इक्वल टू एक्स लाइन पर लाए नहीं करते। यानी कि कई बार क्या होता है, कई बार ऐसा हो जाता है, जरा देखो फंक्शन में हमने मान लो मेरे पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू वाई, ये फंक्शन है, इसमें मैंने अल्फा डाला, इसमें मैंने अल्फा डाला, बीटा आ गया, इसमें मैंने बीटा डाला
तो वापस अल्फा आ गया। अल्फा और बीटा बराबर नहीं है, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा। मान लेते हैं अल्फा बीटा बराबर नहीं है, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, अल्फा और बीटा बराबर नहीं है, अल्फा बीटा बराबर नहीं है। एफ में अल्फा डाला बीटा आ गया, बीटा डाला तो क्या आ गया, अल्फा आ गया। इसका मतलब यह हुआ अल्फा कॉमा बीटा किसके ग्राफ पर है, बिलोंग्स टू ग्राफ ऑफ एफ, ये एफ के ग्राफ पर है। लेकिन अगर ये एफ के ग्राफ पर है तो यहां से मतलब निकलेगा कि बीटा कॉमा अल्फा कहां होना चाहिए, ग्राफ ऑफ एफ इनवर्स। क्यों, हमें पता है कि अगर x कॉमा वाई एफ के ग्राफ पर है तो एफ इनवर्स x के ग्राफ पर कौन होगा, बीटा कॉमा अल्फा विल बी ऑन द ग्राफ ऑफ एफ इनवर्स, तो ये एफ इनवर्स के ग्राफ पर होगा। अब इधर आ जाओ, इसको देखो जरा, इसको अगर देखें तो इसका मतलब यह हुआ कि बीटा कॉमा अल्फा बिलोंग्स टू ग्राफ ऑफ एफ। बिल्कुल सर, बिलोंग्स टू ग्राफ ऑफ एफ। इसको फिर कह सकते हैं अल्फा कॉमा बीटा, क्योंकि अगर बीटा कॉमा अल्फा है तो उसकी इमेज अल्फा कॉमा बीटा इन द लाइन y इक्वल टू x विल बिलोंग टू ग्राफ ऑफ एफ इनवर्स। तो अब जरा ध्यान से देखो, अल्फा कॉमा बीटा भी एफ के ग्राफ पर है, अल्फा कॉमा बीटा एफ इनवर्स के ग्राफ पर भी है, और बीटा कॉमा अल्फा एफ इनवर्स के ग्राफ पर है और बीटा कॉमा अल्फा एफ के ग्राफ पर भी है। इसका मतलब यह भी सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि अल्फा कॉमा बीटा दोनों के ग्राफ पर है और बीटा कॉमा अल्फा भी दोनों के ग्राफ पर है। यानी इस केस में यह जो सॉल्यूशन आए जब अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, यह सॉल्यूशन हमारे पास y इक्वल टू एक्स लाइन पर लाए नहीं करते, यह सॉल्यूशन y इक्वल टू एक्स लाइन पर लाए नहीं करते। लेकिन अकर कब करते हैं, अगर फंक्शन में कुछ ऐसा हो जाए, अल्फा रखने पर बीटा और बीटा रखने पर वापस क्या आ जाए, अल्फा आ जाए, तब यह सॉल्यूशन अकर करते हैं और यह y इक्वल टू एक्स लाइन पर लाए नहीं करते। तो इस स्थिति में यह भी सॉल्यूशन आ जाएंगे, x बराबर अल्फा। सो दिस इंप्लाइज, अब जरा ध्यान से सुनना, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। दिस इंप्लाइज अल्फा कॉमा बीटा एंड बीटा कॉमा अल्फा बोथ लाई ऑन ग्राफ्स ऑफ एफ एंड एफ इनवर्स। दोनों के दोनों किसके ग्राफ पर लाई करते हैं, एफ और एफ इनवर्स के ग्राफ पर लाई करते हैं। दोनों के दोनों एफ और एफ इनवर्स के ग्राफ पर लाई करते हैं। दिस इंप्लाइज x बराबर अल्फा, क्योंकि यहां पर x की वैल्यू अल्फा है और यहां x की वैल्यू बीटा है, आर सॉल्यूशंस ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स x। क्योंकि इसमें जब अल्फा रखते हैं तो बीटा आएगा, अब अल्फा इसमें भी रखेंगे एफ इनवर्स में तो भी बीटा आएगा, क्योंकि ये दोनों के ग्राफ पर है, एफ के ग्राफ पर भी है और वाई के एफ के ग्राफ पर भी और साथ साथ किसके ग्राफ पर भी है, यह है एफ के ग्राफ पर भी और एफ इनवर्स के ग्राफ पर भी। आप कहोगे सर ये कुछ समझ में नहीं आया सर थोड़ा सा, तो देखो बेटा एक एग्जाम्पल देख लो, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब। तो इसकी खासियत देखो, इसकी खासियत क्या है कि अगर इसमें एक्स को 0 रखते हैं तो y कितना आता है 1, और 1 रखेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। इसका मतलब 0,1 एंड 1,0 बोथ लाई ऑन ग्राफ ऑफ किसके ग्राफ पर, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब, यानी एफ एक्स के ग्राफ पर दोनों लाई करते हैं। लेकिन अगर 0,1 f के ग्राफ पर है तो हम यह कहेंगे, क्या कहेंगे, दिस इंप्लाइज अगेन 1,0 एंड 0,1, क्योंकि इसकी इमेज y इक्वल टू एक्स में क्या आएगी 1,0, इसकी इमेज क्या आएगी 0,1, बोथ ऑल्सो लाई ऑन ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, यानी इसके इनवर्स फंक्शन के ऊपर भी ये दोनों पॉइंट्स आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ 1,0 इन दोनों का क्या हुआ, एफ एक्स का और एफ इनवर्स एक्स का इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ। इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ मतलब वो एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। लेकिन यह सॉल्यूशन y इक्वल टू एक्स लाइन पर लाई नहीं करते, क्योंकि y इक्वल टू एक्स पर सिर्फ वही सॉल्यूशंस लाई करेंगे जिसके लिए अल्फा, जिसके लिए x और y बराबर होगा, यानी अल्फा कॉमा अल्फा टाइप के सॉल्यूशन इसके ऊपर लाई करेंगे, या बीटा कॉमा बीटा टाइप के सॉल्यूशन इसके ऊपर लाई करेंगे। लेकिन 1,0 और 0,1 यह एफ के ग्राफ पर भी है और एफ इनवर्स के ग्राफ पर भी है। एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का सॉल्यूशन, एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एफ एक्स का सॉल्यूशन है, लेकिन ये y इक्वल टू एक्स पर लाए नहीं करते। तो दिस इंप्लाइज, अगर मैं यहां पूछूं आपसे एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स के सॉल्यूशंस क्या हो गए, सर एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स के सॉल्यूशंस हो गए, एक सॉल्यूशन 0 भी आएगा और एक सॉल्यूशन 1 आएगा, क्योंकि यहां x की वैल्यू 1 है, यहां x की वैल्यू 0 है, तो दो सॉल्यूशन ये आ गए 0 और 1।
और बाकी सॉल्यूशन जो भी होंगे वो किस पर मिलेंगे, y इक्वल टू एक्स लाइन पर मिलेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि y एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स के दो प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, निचोड़ बता रहा हूं, दो प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। एक तो होते हैं अल्फा कॉमा अल्फा टाइप के, ये सारे y इक्वल टू एक्स पर लाई करते हैं, ये सारे किस पर लाई करते हैं, y इक्वल टू एक्स। और ये सॉल्यूशन कैसे फाइंड किए जाते हैं, आप एफ एक्स बराबर एक्स रख दो, एफ एक्स बराबर क्या रख दो, एक्स रख दो, ये सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे कि एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स के जो भी अल्फा कॉमा अल्फा टाइप के सॉल्यूशन होंगे वो सारे आ जाएंगे। फिर दूसरे सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें अल्फा और बीटा बराबर नहीं होते, यानी अल्फा कॉमा बीटा टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि ये सॉल्यूशन y इक्वल टू एक्स लाइन पर लाए नहीं करते। ये सॉल्यूशन कब आते हैं, जब फंक्शन में ऐसा हो जाए कि x की जगह पर अल्फा रखने पर बीटा आए, फिर x की जगह पर बीटा रखने पर वापस अल्फा आ जाए। जब ऐसा हो जाए तो ये सॉल्यूशन अकर करते हैं, नहीं तो ये सॉल्यूशन अकर नहीं करते, यह सॉल्यूशन अकर नहीं करते। जैसे कि इस केस में 1 रखा 0 आ गया, 0 रखा 1 आया, तो इसलिए यह अल्फा रखने पर बीटा, बीटा रखने पर अल्फा आ रहा है। तो इस तरह के सॉल्यूशंस और आएंगे जहां अल्फा बराबर बीटा नहीं होगा। और वो सॉल्यूशंस क्या होंगे, एक तो हो गया 0, x बराबर 0, x बराबर 0, और एक हो गया x बराबर 1। यह और सॉल्यूशंस आएंगे। इसको और बेहतर एग्जाम्पल तरीके से समझते हैं। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। आप कहोगे सर वो पिछले वाले में ग्राफ तो नहीं बनाया आपने, इसमें बना के दिखाएंगे तुमको ग्राफ, देखो अभी फील करोगे तुम। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एफ एक्स बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एफ फंक्शन है क्लोज्ड 0 से इंफिनिटी से 1 से माइनस इंफिनिटी से 1 क्लोज्ड, माइनस इंफिनिटी से 1 क्लोज। सो दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी टू 1। ये फंक्शन कैसा है, अगर आप इसका ग्राफ बनाकर देखोगे ना तो बड़ा सा ग्राफ बनाते हैं भाई, देखो ये बनाया, ये बनाया, तो इसका जो ग्राफ बनेगा y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, पैराबोला बनेगा, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, इट विल बी दिस, इस तरह का ग्राफ बनेगा। ये वाली वैल्यू क्या होगी सर, 0 पर वैल्यू आएगी 1 और 1 पर 0, ये आ गया, ये ग्राफ बन गया। और बीच में यह लाइन हो गई y इक्वल टू एक्स। हमसे कहा गया, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्व एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, ये सॉल्व करना है। तो हमें ये सॉल्व करना है, एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। ये फंक्शन 1 1 भी है, हाँ सर ये फंक्शन ऑन टू भी है, रेंज क्या आएगी सर माइनस इंफिनिटी से 1, तो फंक्शन ऑन टू भी है, तो इन्वर्टेबल है, तो हमें क्या सॉल्व करना है, एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन ऑफ टाइप, फॉर सॉल्यूशन ऑफ टाइप, कौन से टाइप के सॉल्यूशन, अल्फा कॉमा अल्फा, क्या करें, एफ एक्स बराबर एक्स रख दो, सर आपने बताया था एफ एक्स बराबर एक्स रख दें, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू आ गई -1 प्लस माइनस √5/2। लेकिन एक्स का जो वैल्यू है वो तो 0 से इन्फिनिटी है, बट एक्स डोमेन में होना चाहिए ना, बट एक्स बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, तो इसका मतलब इसमें से नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, यानी सॉल्यूशन क्या आ गया, 1 प्लस √5/2, ये आ गया सॉल्यूशन। यस हाँ सर, एक सॉल्यूशन तो ये आ गया 1 प्लस √5/2, यानी दोनों ग्राफ 1 प्लस √5/2 पर कट करेंगे, एफ का और एफ इनवर्स एक्स का। फिर दूसरा, ये तो किसके लिए हो गया, सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप, फॉर सॉल्यूशन ऑफ टाइप अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा। तो ऐसे सॉल्यूशन कब आते हैं, अगर एफ ऑफ अल्फा क्या हो जाए, बीटा, और एफ ऑफ बीटा क्या हो जाए, अल्फा, यानी कि अल्फा रखने पर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा, और 1 माइनस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा। इसमें अल्फा और बीटा को सॉल्व करते हैं, चलो अगर अल्फा और बीटा को सॉल्व करें, दोनों को क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो मेरे पास इधर आएगा बीटा माइनस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा, और बीटा माइनस अल्फा, और अल्फा बीटा बराबर नहीं है, उड़ा दो, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया सर, अल्फा प्लस बीटा हो गया 1, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो बीटा की जगह पर, तो ये फर्स्ट इक्वेशन उठा लो, ये वाली इक्वेशन, अगर मैं यह इक्वेशन उठाता हूं और यहां बीटा की जगह रखता हूं 1 माइनस अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, कट गया, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बराबर 0, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 0 और 1,
कैसे? वो अल्फा कॉमन लोगे, अल्फा माइनस 1 बराबर 0, तो अल्फा की वैल्यू 0 और 1। इसका मतलब क्या हुआ? अगर अल्फा 0 है तो बीटा कितना था सर? बीटा होगा 1 माइनस अल्फा यानी 1, और ये 0। क्यों? अल्फा 0 हुआ तो बीटा कितना होगा? 1 हो जाएगा, और बीटा अल्फा 1 हुआ तो बीटा 0 हो जाएगा। तो ये आ गया, यानी कि सॉल्यूशन क्या आ गए? अल्फा कॉमा बीटा और बीटा कॉमा अल्फा, यानी सॉल्यूशंस हो गए 0,1 एंड 1,0 बोथ लाई ऑन किसके ग्राफ पर? y इक्वल टू एफ एक्स और y इक्वल टू एफ इनवर्स x। तो x की वैल्यू क्या हो गई? दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 0,1 आर ऑल्सो सॉल्यूशंस। यह भी क्या हो गए? सॉल्यूशंस हो गए। किसके? एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स के। अब जरा देखो, ये एफ का ग्राफ है, अगर मैं एफ इनवर्स का ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं, इफ आई ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ इनवर्स, देन द ग्राफ वुड बी समवॉट लाइक दिस। ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, यहां से ये ग्राफ बनेगा एफ इनवर्स का। सो द ग्राफ ऑफ एफ इनवर्स वुड बी लाइक दिस। ये कुछ एफ इनवर्स का ग्राफ बन जाएगा इस तरह से। सो दैट विल बी द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू, या एक बार थोड़ा सुंदरता से बनाते हैं इसको, एक बार इसे और सुंदरता तरीके से बना लेते हैं। अरे अरे कहाँ चला गया? वापस आ जाओ भाई। आर ऑल्सो सॉल्यूशंस, तो यहां आ जाते हैं। तो अब इसका वापस पिछले पेज पर चलते हैं। ये था ग्राफ, किसका ग्राफ था? एफ का। अब एफ इनवर्स का ग्राफ बनाते हैं और अच्छे तरीके से, जरा सुंदरता से बनाते हैं, क्योंकि सुंदरता का बहुत महत्व है भाई जिंदगी में। तो चलो बनाते हैं, फिर से ट्राई करते हैं अच्छे से बनाने का, सुंदरता से। ये ऐसे फिर यहाँ ऐसे बनेगा भाई ग्राफ। ये और फिर ये, अब बना परफेक्ट। ये ग्राफ किसका हो गया? y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का। और ये ग्रीन वाला ग्राफ किसका है? ये ग्रीन वाला ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स का। तो आप समझ रहे हैं कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? देखो गौर से दुनिया वालों, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो ये वाला जो पॉइंट होगा पक्का इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1 प्लस -1 प्लस √5/2, ये वाला पॉइंट होगा। दूसरा 1,0 और 0,1। तो ये सॉल्यूशंस आ गए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स के जो सॉल्यूशंस होते हैं, अगर वो अल्फा कॉमा अल्फा टाइप के हैं तो वो तो y इक्वल टू एक्स पर लाई करते हैं, और अगर अल्फा कॉमा बीटा टाइप के हैं तो ऐसे सॉल्यूशन तभी जनरेट होते हैं जब फंक्शन में अल्फा रखने पर बीटा और बीटा रखने पर वापस अल्फा आ जाए। ओनली देन सच सॉल्यूशंस आर जनरेटेड। और फाइंड कैसे करते हैं? जैसे अभी फाइंड किया, अल्फा को बीटा रखा, एफ अल्फा बराबर बीटा, एफ बीटा बराबर अल्फा, सॉल्व कर लिया, आ गया आपके पास अल्फा के और बीटा की वैल्यू 0 और 1। बिल्कुल, ये क्लियर हो गया। हाँ, तो आइए अब उस पॉइंट पर वापस चलते हैं। तो व्हेन अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, देन बीटा कॉमा अल्फा विल आल्सो बी द सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, दैट इज दे लाई ऑन द लाइन विद स्लोप -1। अब जरा इस बात को समझें, दे लाई ऑन अ लाइन विद स्लोप -1। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इस लाइन को ज्वाइन कर लेता हूं, आई एम जॉइनिंग दिस लाइन। किस लाइन को ज्वाइन कर रहा हूं मेरे भाई? मैं इस लाइन को ज्वाइन कर रहा हूं, ये वाली लाइन को। तो अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन करता हूं तो इस लाइन का जो स्लोप आएगा, इस लाइन का स्लोप क्या आएगा? अगर मैं आपसे पूछूं सर इस लाइन का स्लोप आएगा, इस लाइन का स्लोप y2 माइनस y1, 0 -1 अपॉन 1 - 0, कितना आया? -1। यानी इस लाइन का स्लोप कितना है? -1। यानी बीटा कॉमा अल्फा टाइप के जो सॉल्यूशन होंगे, अल्फा कॉमा बीटा टाइप के जो सॉल्यूशंस होंगे, अल्फा कॉमा अल्फा वाले तो किस पर आ गए? y इक्वल टू एक्स पर। लेकिन यह जो अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा वाले सॉल्यूशंस आएंगे वो हमेशा किस पर आएंगे? ऐसी लाइन पर आएंगे जिसका स्लोप -1 होगा। जिसका स्लोप कितना होगा? -1। दे विल ऑल लाई ऑन सच अ लाइन। तो जितने भी सॉल्यूशन आएंगे वो इस तरह की लाइन पर लाई करने वाले हैं। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। वैसे आपको एक चीज बताऊं, जेई मेंस इधर तक पहुंचा नहीं है, जेई मेंस अभी बहुत नीचे है, तो एडवांस की बात हो गई। दिस इज फॉर एडवांस, ठीक है? हाँ सर। अब यह क्वेश्चन देखो, कंसिडर अ फंक्शन f फ्रॉम a to b, g इज अ फंक्शन फ्रॉम b to c, जेई मेंस जुलाई में आया है। तो गॉफ इनवर्स एग्जिस्ट, देन अगर गॉफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है तब क्या होगा? तो यह बात हम जानते हैं, गॉफ इनवर्स विल एग्जिस्ट ओनली इफ, कब?
किसी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? हाँ बिल्कुल सही बोला, जब वो बाइजेक्टिव हो, इफ गॉफ इज बाइजेक्टिव, इफ गॉफ इज बाइजेक्टिव। यानी गॉफ कैसा होना चाहिए? बाइजेक्टिव। दैट इज गॉफ इज कैसा? 1 1 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू। गॉफ कैसा होता है? जब 1 1 और ऑन टू होता है। और हमें पता है गॉफ 1 1 तभी हो सकता है जब एफ भी 1 1 हो, क्योंकि अगर एफ 1 1 नहीं है तो गॉफ 1 1 नहीं हो सकता। यह बात कहां बताई थी? यह बात हमने आपको बताई थी कंपोजिट फंक्शन में। कहां बताई थी? कंपोजिट फंक्शन में। याद करो, नोट भी लिखा था, बहुत बढ़िया। ये रहा, देखो देखो, तुम अपनी आंखों से देखो। इफ एफ इज नॉट 1 1 देन गॉफ इज नॉट 1 1, यानी अगर एफ 1 1 नहीं है तो गॉफ 1 1 हो ही नहीं सकता। इसी तरह अगर जी ऑन टू नहीं है तो गॉफ भी ऑन टू नहीं हो सकता। तो गॉफ ऑन टू होने के लिए जी का ऑन टू होना जरूरी है, गॉफ के 1 1 होने के लिए एफ का 1 1 होना जरूरी है। तो यहां पर, यहां इस प्रॉब्लम में जो हमें दिया गया है कि गॉफ कैसा है? 1 1। तो गॉफ अगर 1 1 है तो इसका मतलब यह हुआ f शुड बी 1 1, f शुड बी 1 1। और क्योंकि ये ऑन टू है इसलिए g शुड बी ऑन टू, g शुड बी ऑन टू। g कैसा होना चाहिए? ऑन टू होना चाहिए। तो f is 1 1 and g is on 2. So Calcutta would be the answer in this case. Calcutta इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। f एक फंक्शन है r2 अल्फा बाई r माइनस अल्फा बाई 6 to r डिफाइंड बाई दिस लीनियर अपॉन लीनियर है। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच f of f is equal to f of fx is equal to x। तो अगर देखा जाए f of fx कैसे बिहेव कर रहा है? आइडेंटिटी फंक्शन की तरह। क्यों? उसमें जो डाला वही वापस बाहर आ गया। याद करो एक छोटी सी बात कि g इज इनवर्स ऑफ f इंप्लाइज गॉफ और फॉग दोनों के दोनों कैसे फंक्शंस थे? आइडेंटिटी फंक्शंस थे। दोनों के दोनों कैसे थे? आइडेंटिटी फंक्शंस थे। बोथ ऑफ देम वर आइडेंटिटी फंक्शन। दिस वाज आइडेंटिटी ऑन ए, दिस वाज आइडेंटिटी ऑन बी। तो दोनों के दोनों आइडेंटिटी फंक्शंस हैं। यानी अगर जीएफ का इनवर्स लगता है तो गॉफ और फॉग दोनों आइडेंटिटी होंगे, यानी उसमें जो रखोगे वही बाहर आएगा। तो यहां अगर देखा जाए एफ ऑफ एफ करके एक्स आ रहा है, तो एक तरीके से अगर मैं इसको एफ मानूं, हमारे पास क्या दिया? एफ ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो अगर मैं इस f को g की तरह ट्रीट करूं तो यहां बताओ इस रिलेशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है? सर इस रिलेशन को f सेटिस्फाई कर रहा है, इस रिलेशन को f सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों? ऐसा कौन सा फंक्शन है g जिसका कॉम्पोजिट f के साथ लेने पर x वापस आ रहा है, आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है? सर वो तो f है। अब अगर मैं फिर से यहां लिख दूं फॉग एफ ओ जी ऑफ एक्स, वो भी x आना चाहिए अगर g इनवर्स है। हाँ सर, अगर g इनवर्स है तो फॉग भी आइडेंटिटी आना चाहिए। तो यहां g का रोल कौन प्ले कर रहा है? सर g का रोल फिर से f प्ले कर रहा है। g का रोल कौन प्ले कर रहा है? फिर से f प्ले कर रहा है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो f का इनवर्स कौन होता है? अगर ऐसा हो, इसको देखा जाए तो f का इनवर्स होता है g, और यहां g का रोल कौन प्ले कर रहा है हर बार? f। सो अब हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज एफ इनवर्स एफ ही होगा, एफ सेल्फ इनवर्स होगा, एफ खुद का इनवर्स होगा। तो ध्यान रखें, अगर एफ ओ एफ ऑफ एक्स एक्स है तो एफ सेल्फ इनवर्स होता है, एफ खुद का इनवर्स होता है। उसका कारण बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि अगर जी एफ का इनवर्स है तो गॉफ भी आइडेंटिटी होता है और फॉग भी आइडेंटिटी फंक्शन होता है, यानी इसमें जो रखो वही बाहर आएगा। तो एफ ओ एफ एक्स बराबर एक्स है, तो अगर गॉफ से कंपेरिजन किया जाए तो जी का रोल एफ प्ले कर रहा है, और फॉग से कंपेयर किया जाए तो फिर से जी का रोल एफ प्ले कर रहा है। यानी और जी क्या था? एफ का इनवर्स था, इसलिए एफ का इनवर्स कौन होगा? एफ इनवर्स। तो एफ इनका इनवर्स कौन होगा? खुद एफ। तो एफ इज सेल्फ इनवर्स। सो दैट इज एफ इज सेल्फ इनवर्स, दैट इज एफ इज सेल्फ इनवर्स। एफ क्या होना चाहिए? खुद का इनवर्स होना चाहिए। तो क्या करते हैं, इसका इनवर्स निकालते हैं। चलो कैसे निकालें? y बराबर एफ एक्स रखते हैं सर, 6x माइनस अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 6xy माइनस अल्फा वाई इज इक्वल टू 5x प्लस 3। तो यह हो गया 6x माइनस 5 इंटू 6y माइनस 5, 6y माइनस 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू अल्फा वाई प्लस 3। यस, तो x आ गया हमारे पास अल्फा वाई प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 5। तो
एफ इनवर्स क्या हो गया सर? वो हो गया अल्फा एक्स प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 5। यह बराबर होना चाहिए 5x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस अल्फा के, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ f। ये सब x के लिए ट्रू होना चाहिए, क्योंकि ये इनवर्स है तो f ऑफ fx बराबर x होगा हर x के लिए, जो भी x f की डोमेन में है। तो इस केस में दिस इज फॉर ऑल x बिलोंगिंग डोमेन ऑफ f। अगर हर x के लिए ये ट्रू है, तो ये ट्रू कब होगा? जब ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम बन जाए। देख के समझ में आ रहा है? दिस इंप्लाइज अल्फा बराबर कितना होना चाहिए सर? अल्फा बराबर 5 होना चाहिए। अल्फा शुड बी इक्वल टू 5। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? अल्फा शुड बी इक्वल टू 5। तो अगर अल्फा 5 हुआ तो f सेल्फ इनवर्स बन जाएगा। यानी अगर यहां तुम 5 रख दोगे और इसका इनवर्स फाइंड करोगे तो इनवर्स भी यही खुद अपने आप आ जाएगा अपने का। एक और देखते हैं। f है r-3 से r-1 डिफाइंड बाय fx इज दिस, एंड g इज अ फंक्शन फ्रॉम r to r गिवन बाय 2x-3। देन द सेम ऑफ ऑल, देन द सम ऑफ, ये क्या लिखा है भाई? सम लिखा होना चाहिए। क्या लिखा होना चाहिए? सम। ये क्या लिखा होना चाहिए? सम लिखा होना चाहिए। अच्छा हाँ, एक पिछले सवाल में एक बात और बोल दूं। पिछले सवाल में इसको यहां लिख कर देना चाहिए था क्या? अल्फा माइनस आर माइनस कितना? r-5/6। r-5/6 लिख देता तो और बेहतर रहता। r-5/6 लिख देता तो और बेहतर रहता, क्योंकि 5/6 की रेंज में नहीं आएगा। और f को क्या? f इन्वर्टेबल होगा, क्योंकि f ऑफ fx बराबर x है, तो f इन्वर्टेबल होगा। तो इफ इट वुड हैव रिटन कि r-5/6 देन इट वुड हैव बीन बेटर। लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा, ऐसा लिखा है तो भी चलेगा। तो फिलहाल यहां क्या है? देन द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f इनवर्स x प्लस g इनवर्स x इज इक्वल टू 13/2। यानी कि f इनवर्स x और g इनवर्स x को जोड़कर 13/2 आना चाहिए। तो पहले तो f इनवर्स x निकालते हैं सर, x-2 अपॉन x-3, और तो यह हो जाएगा xy-3y इक्वल टू x-2। x को उठा के इधर ले आओ, तो यह हो गया x-y-1 इज इक्वल टू 3y-2। तो x इज इक्वल टू 3y-2 अपॉन y-1। यानी कि f इनवर्स x क्या आ गया सर? f इनवर्स x आ गया 3x-2 अपॉन x-1। ये आ गया f इनवर्स x। अब बात करते हैं g इनवर्स की। g इनवर्स के लिए क्या करेंगे? g इनवर्स के लिए क्या करें? g इनवर्स के लिए हम y बराबर क्या रखते हैं? 2x-3। तो x की वैल्यू आ गई y प्लस 3/2। इसका मतलब g इनवर्स ऑफ x आ गया x प्लस 3/2। अब हमें दिया क्या है? f इनवर्स x और g इनवर्स x, इन दोनों का जो सम है वो 13/2 है। कितना है बेटा? 13/2। तो दोनों को जोड़ो, 3x-2 अपॉन x-1 प्लस 2x-3 इज इक्वल टू 13/2। तो सॉरी, 2x-3 नहीं, कितना? x प्लस 3/2, x प्लस 3/2। तो एलसीएम लेते हैं, तो ये आ जाएगा 6x-4 प्लस x-1 इंटू x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू x-1 13/2। 2 से 2 कट गया, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ गया 6x-4 प्लस x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का x, तो प्लस का 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 13x माइनस 13। 13x माइनस 13 तो कितना बना सर? ये बन गया x स्क्वायर 6 और 2 8, 8 माइनस 13 5x, और यह हुआ माइनस का 7 तो प्लस का 6। तो अब देन द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x, तो यहां से अब देखा जाए x की एक वैल्यू आएगी 2 और एक वैल्यू आएगी 3 सॉल्व करके, तो सम कितना हुआ? 5। तो सम हो गया 5। तो x सम ऑफ ऑल द वैल्यूज कम्स आउट टू बी हाउ मच? इट कम्स आउट टू बी 5। सो 5 इज द करेक्ट आंसर। यानी हमने इसमें क्या किया? f इनवर्स फाइंड किया और फिर g इनवर्स फाइंड किया और फिर दोनों को ऐड करके 13 बराबर रख दिया। बस इतना हुआ है। क्लियर हो गया? यस सर, अच्छे से आ गया समझ में। ये भी इन्वर्स का एक एक चीज़ समझ में आ गया। तो बेटा जितना डिटेल में इन्वर्स बताया ना, शायद ही यूट्यूब पर कहीं कहीं बताया गया होगा। तो हर चीज़ इतनी बारीकी से पढ़ाई है, मैं बार बार बोल रहा हूँ।
और खूब मेहनत से पढ़ाइए। इतने घंटे की रिकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कैसे की जा सकती होगी, वो भी एक बंद कमरे में अकेले, आप सामने कैमरा को एज्यूम करते हुए तू मेरे सामने बैठा है बस बोलता जा रहा है टीचर। तो आपको यह वीडियो बहुत अच्छे से अगर देखेंगे तो सब चीज़ें समझ में आएंगी, और जेई मेंस छोड़ो, जेई एडवांस तक चीज़ें जा सकती हैं, WB जेई एडवांस कुछ भी, यू नेम इट यू हैव इट। चलिए तो अब बात करते हैं आगे पीरियोडिक फंक्शंस की। लेट अस टॉक ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस। ठीक है भाई, हाँ पीरियोडिक फंक्शंस की बात करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं पीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं। पीरियोडिक फंक्शन, आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन भी पढ़ा होगा फिजिक्स में, ऐसा मोशन जो कि एक डेफिनेट इंटरवल्स के बाद अपने आप को क्या करता है, रिपीट करता है, और भी बहुत सारी चीजें खैर उसमें, तो मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो हम बात करते हैं सिर्फ पीरियोडिक फंक्शन की, ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू डेफिनेट इंटरवल्स के बाद रिपीट करे। यानी कि कोई फंक्शन पीरियोडिक कब कहलाएगा, जब हमें एक ऐसा नंबर, पॉजिटिव नंबर t मिल जाए such that f of x plus t is equal to fx for all x belonging to domain of f। यानी कोई फंक्शन पीरियोडिक तब कहलाता है जब हमें एक ऐसा नंबर t मिल जाए जहां पर t कैसा हो, पॉजिटिव हो, जिसके बाद इस फंक्शन की वैल्यू क्या करने लगे, रिपीट करने लगे। यानी f of x plus t वापस क्या आ जाए, fx आ जाए। तो कितने अंतराल के बाद वैल्यू रिपीट कर रही है, t अंतराल के बाद वैल्यू रिपीट कर रही है। तो t क्या बन गया, उसका क्या कहेंगे, पीरियड। t इज अ पीरियड ऑफ द फंक्शन। अब पीरियड कितने हो सकते हैं सर, इनफाइनेटली मेनी। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं साइन एक्स, एफ एक्स बराबर साइन एक्स, तो आपको पता है कि साइन ऑफ एक्स प्लस 2 पाई या 2 पाई प्लस एक्स वापिस साइन एक्स होगा। साइन ऑफ 4 पाई प्लस एक्स भी साइन एक्स होगा। यस सर। साइन ऑफ 6 पाई प्लस एक्स भी साइन एक्स होगा। यानी कि 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ये सबके सब पीरियड्स हैं इस फंक्शन साइन के। लेकिन इन सब पीरियड में सबसे छोटा पॉजिटिव पीरियड कौन है, 2 पाई। तो इसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल पीरियड। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल पीरियड। तो द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ अ पीरियड इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड। क्या बोलते हैं उसको, फंडामेंटल पीरियड ऑफ फंक्शन। उसको बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड ऑफ फंक्शन। फंडामेंटल पीरियड बोलते हैं उसको, दैट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल पीरियड ऑफ फंक्शन। और जस्ट क्या बोल देते हैं साथ में, या फिर हम उसे बोल सकते हैं, और वी कैन कॉल इट एज जस्ट फंक्शन। फिर उसको सिर्फ फंक्शन भी बोल सकते हैं। इट्स कॉल्ड एज फंडामेंटल पीरियड ऑफ फंक्शन, या फिर पीरियड और पीरियड ऑफ फंक्शन, और उसे क्या बोल देंगे, पीरियड ऑफ फंक्शन बोल देंगे। तो पीरियड ऑफ फंक्शन या फंडामेंटल पीरियड ऑफ फंक्शन क्या है, वह सबसे छोटा नंबर जिसके बाद फंक्शन की वैल्यू क्या करने शुरू कर दे, रिपीट करनी शुरू कर दे। तो यहां साइन का फंक्शन कितना हो गया सर, साइन का फंक्शन हो गया साइन एक्स हैज, साइन का फंक्शन नहीं सॉरी, साइन का पीरियड कितना हो गया, साइन एक्स हैज पीरियड 2 पाई। कितना हो गया इसका पीरियड, 2 पाई हो गया। सबसे छोटा पीरियड जो है, सबसे छोटी वैल्यू जिस पर ये रिपीट कर रहा है, तो यह है इसका पीरियड 2 पाई हो गया। यानी पीरियड बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। पीरियड है जितने अंतराल के बाद फंक्शन की वैल्यू क्या करे, रिपीट करे। यानी आपको ग्राफ में क्या दिखाई देंगे, रिपीटिंग पैटर्न्स दिखाई देंगे। जैसे कि अगर मैं साइन एक्स का ग्राफ देखूं, तो द ग्राफ ऑफ साइन एक्स लुक्स लाइक दिस। ये ग्राफ ऑफ साइन एक्स है, ये 0 से 2 पाई, ये वाला हिस्सा। और फिर अगर आगे इसके ग्राफ को बनाओगे तो ग्राफ फिर ऐसा बनेगा। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि यही का यही उठाकर हमने आगे चिपका दिया, बिल्कुल सर। और यही का यही उठाकर अगर हम पीछे चिपका दें तो बिल्कुल सर, साइन का ग्राफ बन जाता है पूरा। यानी आपको क्या दिखाई देगा कि यह वाला जो पार्ट है 0 से लेकर 2 पाई के बीच में, इस पार्ट के बाद पूरा का पूरा ग्राफ क्या कर रहा है, जस्ट रिपीट कर रहा है। तो इसलिए ये जो 2 पाई हो गया, ये जो लेंथ हो गया 2 पाई,
इस 2 पाई लेंथ के बाद फंक्शन अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, इसलिए इसका पीरियड कितना हो गया, 2 पाई। यानी ग्राफिकली हम कैसे पहचान सकते हैं, ग्राफिकली हम देखकर किसी फंक्शन को कैसे पहचान सकते हैं कि वो पीरियोडिक है, अगर उसके ग्राफ में एक रिपीटिंग पैटर्न दिखाई दे तो वह फंक्शन पीरियोडिक होगा। और उसका पीरियड क्या होगा, जितने अंतराल के बाद या जितने इंटरवल के बाद वो रिपीट कर रहा है वह उसका पीरियड कहलाएगा। दैट विल बी कॉल्ड एज द पीरियड ऑफ द फंक्शन। उसको क्या बोलेंगे, पीरियड बोलेंगे या फंडामेंटल पीरियड बोलेंगे। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट पीरियोडिक फंक्शंस, ऐसे फंक्शंस को पीरियोडिक बोलते हैं जिनका जो क्या करें, रिपीट करें, है ना। तो अगर यहां फंक्शन लिखूं, यहां पीरियड लिखता हूं, तो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस और यहां कुछ इंपॉर्टेंट पीरियड। तो सबसे पहला जो फंक्शन है दैट इज साइन एक्स, इसका पीरियड 2 पाई, कॉस एक्स का पीरियड वो भी 2 पाई, फिर tan एक्स का पीरियड होता है पाई, कॉट का पीरियड 2 पाई, सेक का पीरियड, कॉट का पीरियड सॉरी पाई, और सेक का पीरियड 2 पाई, सेक का पीरियड 2 पाई, और कोसेक का पीरियड भी 2 पाई, कोसेक का पीरियड भी क्या है, 2 पाई। यानी ध्यान रखें ये जो भी हैं फंक्शंस कैसे हैं, पीरियोडिक हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में tan का और cot का, बस इन दोनों का पीरियड पाई होता है, क्योंकि tan ऑफ पाई प्लस एक्स tan x हो जाता है, cot ऑफ पाई प्लस एक्स भी cot x हो जाता है। तो ये दोनों फंक्शंस का पीरियड पाई है, बाकी सबका पीरियड कितना है, 2 पाई। इसमें एक इंपॉर्टेंट फंक्शन और है, फ्रैक्शनल ऑफ एक्स। यह भी कैसा है, यह भी पीरियोडिक है और इसका पीरियड 1 है, क्योंकि ये 1 इंटरवल के बाद क्या करता है, रिपीट करता है। सो दिस इज ऑल्सो पीरियोडिक विद पीरियड 1। तो ये चीजें याद रखनी चाहिए कि किसका पीरियड क्या है। एक इंपॉर्टेंट बात वह यह है कि डिसकंटिन्यूटीज ऑफ अ पीरियोडिक function also repeat periodically। वो भी कैसे रिपीट करती हैं, पीरियोडिकली रिपीट करती हैं। वह भी कैसे रिपीट करती हैं, पीरियोडिकली रिपीट करती हैं। जैसे कहने का मतलब अगर हम ले लें फ्रैक्शनल ऑफ एक्स, एफ एक्स ले लेते हैं, फ्रैक्शनल ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल ऑफ माइनस एक्स, ये फंक्शन पीरियोडिक है और इसका पीरियड कितना है, 1। तो अगर यहां देखें, इसकी वैल्यू आपको पता है क्या होती है, इसकी वैल्यू 0 होती है अगर x इंटीजर हो, नहीं तो वैल्यू क्या होती है, -1 जब x इंटीजर, 1 होती है जब x इंटीजर ना हो। तो वैल्यू इज 1 व्हेन x इज नॉट एन इंटीजर। तो द वैल्यू इज 1 व्हेन x इज नॉट एन इंटीजर। तो ये वैल्यू 1 है जब x इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, इफ आई ड्रॉ इट्स ग्राफ, चलो इसका ग्राफ बनाते हैं भाई। यहां पर अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा से y एक्सिस। अगर x 0 है तो वैल्यू क्या आएगी, 0, 1 पर वैल्यू फिर 0, 2 पर वैल्यू फिर 0, क्योंकि इंटीजर्स पर वैल्यू 0, -1 पर फिर 0। और 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में क्या होगा, 0 से 1 के बीच में वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, -1 से 0 के बीच में वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। ये आया, बिल्कुल सर ऐसे ही ग्राफ बनेगा, हाँ सर ऐसे ही ग्राफ बनने वाला है। सो दैट इज द काइंड ऑफ ग्राफ दैट वी विल गेट, यस। लेकिन यहाँ पर, यहाँ मैं ज़्यादा अच्छा होता कि हम इसको सॉलिड लाइन बना दें। लेट मी ड्रॉ अ सॉलिड लाइन, एक सॉलिड लाइन बनाते हैं। ये डिलीट करते हैं, ये डिलीट कर देते हैं, लेट मी डिलीट दिस। एक लाइन ऐसी बनाते हैं, ये लाइन बनाते हैं, ये वाली, ये बनी, ये वैल्यू है 1। तो अब आप देखो क्या होगा इस ग्राफ में, यहाँ -1 पर क्या होगा, यहाँ ओपन आएगा, 0 पर भी ओपन आएगा, 1 पर भी ओपन आएगा, 2 पर भी ओपन आएगा। तो यानी कि इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, यहां पर -1 पर डिसकंटिन्यूअस हो गया, 0 पर डिसकंटिन्यूअस हो गया, 1 पर डिसकंटिन्यूअस हो गया, 2 पर डिसकंटिन्यूअस हो गया। और ये भी कैसे रिपीट कर रहा है,
इंटरवल में, रेगुलर इंटरवल में, पहला 0 पर, फिर अगला 0+1 यानी 1 पर, फिर अगली बार डिसकंटिन्यूटी कहां आई 1+1 2 पर। यानी कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस में क्या होता है, अगर डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस पीरियोडिक हैं तो उनकी जो डिसकंटिन्यूटीज हैं वो भी पीरियोडिकली रिपीट करती हैं। डिसकंटिन्यूटीज ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन आल्सो रिपीट पीरियोडिकली। ऐसा एग्जांपल tan x है, tan x π/2 पर डिसकंटिन्यूअस है, फिर दोबारा कहां है 3π/2 पर। tan का पीरियड कितना है पाई, तो पहली बार डिसकंटिन्यूटी π/2, फिर 3π/2 पाई के अंतराल पर, फिर 3π/2 के बाद 5π/2, यानी वहां भी डिसकंटिन्यूटीज उसके पीरियड के अंतराल के हिसाब से रिपीट कर रही हैं। तो यह बात ध्यान रखें कि डिसकंटिन्यूटीज ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन आल्सो रिपीट पीरियोडिकली। तो यह इंपॉर्टेंट बात है, रिमेंबर दिस पॉइंट, रिमेंबर दिस पॉइंट, यह पॉइंट याद रखें। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, साइन कॉस सेक कोसेक, इनका जो पीरियड है वो 2π है। बोले सर ये तो आपने बता दिया, ये तो बता दिया। हाँ सर ये तो बता दिया आपने। सो द पीरियड ऑफ दिस इज 2π, और अगर इसका पीरियड 2π है, सो द पीरियड ऑफ दिस इज 2π, पीरियड कितना है भाई 2π है, द पीरियड इज 2π फॉर दिस। और दूसरा, अगर नॉन जीरो इंटीग्रल पावर ऑफ tan एंड cot आर पीरियोडिक, और उसका पीरियड कितना है पाई, इसका पीरियड 2π, ये तो बता दिया। अगर इवन पावर्स हो किसकी, साइन की, या मॉड लगा हो, मॉड साइन एक्स, मॉड कॉस एक्स, या साइन स्क्वायर एक्स, साइन की पावर 2 है, तो इन सब का जो पीरियड है वो पीरियड कितना होगा पाई, यानी इवन पावर्स का पीरियड कितना हो जाता है पाई हो जाता है। द पीरियड ऑफ इवन पावर्स ऑफ साइन कॉस टैन, यानी 2 पावर की बात करूं तो साइन कॉस टैन सेक कोसेक, इनका जो पीरियड हो जाता है वो पीरियड कितना हो जाता है पाई हो जाता है। एफ टी, इनका पीरियड पाई हो जाता है, द पीरियड बिकम्स पाई। एफ टी बराबर एफ जीरो बराबर एफ ऑफ माइनस टी, जहां पर वेर जीरो बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ। कहने का मतलब अगर जीरो एफ की डोमेन में है, जीरो एफ की डोमेन में है, तो जीरो पर जो वैल्यू आएगी वही 0+t पर आएगी, यानी ft पर आएगी, और जो ही वैल्यू -t पर आएगी वही -t+t पर आएगी, यानी f ऑफ 0 पर भी वही वैल्यू आएगी। कहने का मतलब अगर जीरो डोमेन में है, 0 से t कदम आगे चलो या t कदम पीछे चलो, वैल्यू कैसी आएगी सेम आएगी। यानी ये फंक्शंस कैसे होंगे, यह फंक्शंस पीरियोडिक, यानी के वैल्यूज कैसे रिपीट करेंगी, पीरियोडिकली रिपीट करेंगी। तो जो वैल्यू 0 पर आएगी वही वैल्यू t पर आएगी, और वही वैल्यू -t पर भी आएगी। तो फोर्थ पॉइंट में अच्छे समझ में आना चाहिए कि अगर जीरो कहां है डोमेन ऑफ एफ में, अगर जीरो कहां है डोमेन ऑफ एफ में है, तो जो वैल्यू 0 पर आएगी वही वैल्यू 0+t पर आएगी, और वही वैल्यू 0 -t पर आएगी, यानी वैल्यू रिपीट करेगी। तो यहां यह चीज अच्छे समझ में आनी चाहिए। जैसे कि साइन एक्स है, साइन एक्स का पीरियड कितना है 2π, तो जो वैल्यू 0 पर आती है साइन 0 0, साइन ऑफ 2π वो भी 0, साइन ऑफ 4π वो भी 0, साइन ऑफ -2π वो भी 0, यानी जो वैल्यू 0 पर आई वही वैल्यू t पर आएगी, और वही वैल्यू -t पर भी आएगी, प्रोवाइडेड जीरो डोमेन में हो। सर ऐसा भी हो सकता है जीरो डोमेन में ना हो, हाँ हो सकता है। कॉट का पीरियड पाई है लेकिन जीरो डोमेन में नहीं है, तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते एफ ऑफ 0 बराबर एफ ऑफ पाई, तो 0 पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, डिसकंटिन्यूटी है। तो सर डिसकंटिन्यूटी है, तो फिर आपने बताया डिसकंटिन्यूटी तो पीरियोडिकली रिपीट होती है, तो देखो हो नहीं रही है। पहली डिसकंटिन्यूटी 0 पर, अगली डिसकंटिन्यूटी पाई पर, फिर 2π पर, कितने का अंतराल है पाई, और टैन और कॉट का भी पीरियड कितना होता है पाई होता है। समझ में आया सर। अब और ध्यान रखना, यहां पर आप रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन, ध्यान रखना रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन का मतलब क्या है, एक बार दोबारा से चीजों को देख रहे हैं, ठीक है। एफ एक्स क्या है, पीरियड है एफ एक्स का, मान लो t, तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का पीरियड होता है t/mod a, कितना होता है t/mod a। ये बात ध्यान रखना कि अगर एफ एक्स का पीरियड कितना है t है, तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का पीरियड क्या होगा t/mod a होगा। कहने का मतलब अगर मैं बात करूं साइन एक्स की, साइन ऑफ 3 - 2x, मैं आपसे इसका पीरियड पूछूं 3 - 2x, ये फंक्शन है, तो इसका पीरियड कितना होगा सर, इसका पीरियड होगा सर जो x का कॉफिशिएंट है आप उस कॉफिशिएंट से डिवाइड कर दो। पहले तो इसका पीरियड कितना है 2π, साइन का पीरियड 2π, और डिवाइड किससे करोगे -2 के मॉड से, तो क्या आ गया पीरियड आ गया पाई। अगर मैं एफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल ऑफ x/5 का पीरियड पूछूं, तो इसका पीरियड क्या होगा सर, इसका पीरियड होगा
इसका पीरियड, यहां पर b तो 0 है लेकिन a कितना है 1/5, तो फ्रैक्शनल x का पीरियड होता है 1, तो t की वैल्यू तो हो गई 1 अपॉन कितना, a से डिवाइड कर देंगे 1/5, तो 5 आ जाएगा इसका पीरियड। इसका पीरियड कितना हो जाएगा 5। अगर इसी तरीके से मान लो मैं ले लूं fx इज इक्वल टू फ्रैक्शनल ऑफ 3 माइनस 2x, इसका पीरियड बताओ भाई क्या होगा। सर इसका पीरियड होगा, फ्रैक्शनल का पीरियड होता है 1 और x का कोएफिशिएंट है -2, तो 1 को -2 से डिवाइड कर दो, इसका पीरियड हो जाएगा हाफ। तो यह बात अच्छे से दिमाग में बैठ जाए कि अगर fx का पीरियड t है तो f ऑफ ax प्लस b का पीरियड क्या होगा, t बाय मॉड a। फिर अगर fx और gx दोनों पीरियोडिक हैं और इसका पीरियड है t1, इसका पीरियड है t2, तो f प्लस g, f माइनस g, f इंटू जी, f बाय जी, यह भी अगर पीरियोडिक है तो इनका पीरियड जो होगा वो क्या होगा, एलसीएम ऑफ t1 t2, यानी दोनों के पीरियड का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। दोनों के पीरियड का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। दैट विल गिव यू द पीरियड ऑफ fx प्लस gx, fx इंटू gx, fx अपॉन gx। अब जब हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो सर एलसीएम कैसे निकालेंगे, हमने तो एलसीएम अब तक बचपन में 2 और 3 का निकाला, 18 और 17 का निकाल लिया, लेकिन अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो ध्यान रखें एलसीएम ऑफ t1 एंड t2 इज डिफाइंड व्हेन t1 अपॉन t2 कैसा हो, रैशनल हो। अगर t1 अपॉन t2 करने पर रैशनल आ जाए तब तो एलसीएम डिफाइंड होगा, नहीं तो एलसीएम डिफाइंड नहीं होगा। जैसे कि आप कहो कि मेरे पास है सपोज आई हैव अ फंक्शन हुज पीरियड इज 2 पाई, और एक दूसरा पीरियड है, दूसरा फंक्शन है उसका पीरियड है 3 पाई, उसका पीरियड कितना है 3 पाई। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहां लिख लेते हैं, fx है साइन x, इसका पीरियड है 2 पाई, और दूसरा है tan x बाय 2, tan x बाय 3, tan x बाय 3, इसका पीरियड कितना हुआ सर, इसका पीरियड हुआ 2 पाई। इसका पीरियड कितना हुआ सर, इसका पीरियड होगा, इसका पीरियड होता है पाई डिवाइड बाय 1/3, कितना हुआ 3 पाई। तो इसका पीरियड 2 पाई, इसका पीरियड 3 पाई, ठीक है, इसका पीरियड 2 पाई और इसका पीरियड 3 पाई। आपने t1 अपॉन t2 किया, t1 अपॉन t2 दोनों को डिवाइड करके देखो सर, रैशनल आएगा 2/3, रैशनल आएगा तो इन दोनों का एलसीएम संभव है, और इन दोनों का एलसीएम क्या होगा सर, 2 पाई और 3 पाई का एलसीएम क्या होगा बोलो सर, 6 पाई। तो इस पूरे फंक्शन का पीरियड हो जाएगा 6 पाई। क्या हो जाएगा इस पूरे फंक्शन का पीरियड 6 पाई। तो इसमें, इस वाक्य में कवि क्या कहना चाहते हैं, कवि ये कहना चाहते हैं कि अगर fx का पीरियड t1 है और gx का पीरियड t2 है, तब fx इंटू gx, fx प्लस माइनस gx या fx बाय gx का जो पीरियड होगा वो होगा f का पीरियड का एलसीएम g के पीरियड के साथ, यानी कि एलसीएम ऑफ t1 एंड t2। और एलसीएम कब मिलेगा सर, एलसीएम तब मिलेगा जब t1 अपॉन t2 करने पर एक रैशनल नंबर आ रहा हो। यानी कि अगर मान लो मैं आपको fx कह दूं साइन x है और दूसरा क्या है फ्रैक्शनल x है, यह है, इसका पीरियड कितना है सर, इसका पीरियड है 2 पाई, इसका पीरियड क्या है, इसका पीरियड है 1। तो क्या इन दोनों का एलसीएम संभव है, कैसे पता चलेगा सर, t1 अपॉन t2 कर लेते हैं, t1 अपॉन t2 किया तो 2 पाई अपॉन 1, तो 2 पाई आ गया सर, 2 पाई तो रैशनल नंबर नहीं है, यानी इन दोनों का एलसीएम पॉसिबल नहीं है। यह फंक्शन क्या हुआ, अपीरियोडिक। अपीरियोडिक मतलब यह फंक्शन पीरियोडिक नहीं है, यह फंक्शन पीरियोडिक नहीं है। तो क्या बताया गया इस पॉइंट में कि अगर f का पीरियड t1, g का पीरियड t2, तो f प्लस माइनस जी, f इंटू जी, f बाय जी, इन सब का पीरियड क्या होगा, एलसीएम ऑफ t1 t2। और कब मिलेगा एलसीएम, जब t1 t2 रैशनल आएगा। अब सवाल उठता है सर एलसीएम दो रैशनल्स का कैसे निकाल सकते हैं, a बाय बी और p बाय क्यू का एलसीएम होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज द एलसीएम ऑफ a बाय बी कॉमा p बाय क्यू, इनका एलसीएम यह होता है। सो दैट इज द एलसीएम ऑफ दिस। इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर, तो एग्जाम्पल तो ये हो गया यार, दूसरा एग्जाम्पल देख लो। मान लो मेरे पास है fx इज इक्वल टू फ्रैक्शनल ऑफ 6x और दूसरा है फ्रैक्शनल ऑफ 3x। इसका पीरियड कितना है सर, इसका पीरियड होगा 1/6, क्योंकि x के कोएफिशिएंट से डिवाइड किया, ये t1 है। इसका पीरियड कितना होगा सर, ये होगा 1/3। तो इस पूरे फंक्शन का जो पीरियड होगा
वह होगा एलसीएम ऑफ 1/6 एंड 1/3। और ये किसके बराबर होगा सर? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर यानी 1,1, नीचे आएगा एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर 6,3। तो कितना हो गया सर? ऊपर तो हो गया 1, नीचे हो गया 3, तो यानी इसका पीरियड आ गया 1/3। इसका पीरियड क्या हो गया? 1/3 हो गया। बिल्कुल सर, क्लियर हो गई ये बात कि एलसीएम ऑफ दो रैशनल्स, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो कुल मिलाकर निचोड़ क्या हुआ बेटा? सर निचोड़ यह हुआ कि जो फंक्शंस पीरियोडिकली जिनकी वैल्यू रिपीट करती है उन्हें पीरियोडिक बोलते हैं, और जितने अंतराल के बाद रिपीट करती है उसका पीरियड कहलाता है। पीरियड बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उनमें जो सबसे छोटा होता है उसी को हम पीरियड या फंडामेंटल पीरियड कहते हैं। फिर हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पीरियड देखे, साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, सबके पीरियड देखे, और उसमें देखा कि टैन और कॉट का पीरियड ही पाई है, बाकी सबका पीरियड 2π है। और फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जाने और उनके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस भी देखे। आइए अब और क्वेश्चंस देखते हैं और अच्छी फील लेने के लिए। इसका पीरियड चाहिए भाई। तो पहला है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ 2x/3 माइनस साइन ऑफ 4x/5। तो इसका पीरियड क्या होगा सर? इसका पीरियड होगा 2π डिवाइडेड बाय 2/3। और इसका पीरियड क्या होगा सर? इसका पीरियड होगा 2π डिवाइडेड बाय 4/5। तो इसका पीरियड आ गया सर 2 से 2 कट गया 3π। इसका पीरियड क्या आ गया? इसका पीरियड आ गया सर 5π/2। तो पाई तो जब हम एलसीएम लेंगे किसका? 3π का और 5π/2 का। तो पाई तो कॉमन फैक्टर है ही दोनों में, तो पाई तो आएगा ही आएगा। अब एक तरीके से इफेक्टिवली देखा जाए तो 3 और 5/2 का एलसीएम बचा। 3 और 5/2 का एलसीएम क्या होगा? ऊपर क्या आ जाएगा? एलसीएम आएगा ऊपर किसका? 3 और 5 का, एलसीएम ऑफ 3 एंड 5, और नीचे आएगा एचसीएफ ऑफ 1 एंड 2, क्योंकि यहां 1 है, और पाई तो आएगा ही मल्टीपल में, क्योंकि पाई दोनों का कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है, तो पाई तो आएगा ही। तो कितना आ गया? 15π। कितना आ गया? 15π आ गया इन दोनों का एलसीएम। तो एलसीएम जब 15π आ गया तो आप समझ गए कि इसका पीरियड कितना हो जाएगा? 15π। तो इस फंक्शन का पीरियड 15π, यानी 15π के बाद इन दोनों फंक्शन, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू रिपीट करेगी। ये फंक्शन कैसा है? अपीरियोडिक। सर ये तो आपने बता ही दिया अभी। अब थर्ड देखें। थर्ड में लिखा है fx इज इक्वल टू साइन की पावर 4 x प्लस कॉस की पावर 4x। सर आपने बताया था कि इवन पावर हो तो पीरियड पाई होता है, तो इसका पावर 4 है, इसकी पावर भी 4 है, इसका पीरियड भी पाई है और इसका पीरियड भी पाई है, तो एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा? सब पीरियड पाई आ जाएगा। लेकिन बंधु कभी कभी क्या होता है कि पीरियड तो पाई आ गया लेकिन वो फंडामेंटल नहीं होता है। फंडामेंटल नहीं होता क्यों? क्योंकि यह दोनों कभी कभी अपनी परिस्थिति को चेंज कर लेते हैं। साइन का क्या बन जाता है? कॉस, कॉस का बन जाता है साइन। ऐसा कभी कभी हो जाता है जब साइन कॉस एक साथ आए या टैन कॉट एक साथ आए, तो वो दोनों क्या हो सकता है कि एक इंटरवल के बाद ये दोनों अपनी पोजीशन को क्या कर लें? इंटरचेंज कर लें। जैसे साइन का क्या बन जाए? कॉस, और कॉस का क्या बन जाए? साइन। ऐसा हो सकता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं उसे गहराई से समझना। इसका पीरियड पाई है, इसका पीरियड भी पाई है, तो इस पूरे का पीरियड पाई तो होगा, ये तो निश्चित है, लेकिन वो फंडामेंटल होना जरूरी नहीं है। हो सकता है उससे नीचे का भी एक पीरियड एग्जिस्ट करे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि साइन और कॉस आपस में एक दूसरे की वैल्यू को क्या कर सकते हैं? इंटरचेंज कर सकते हैं। अक्सर वो कहां होता है? π/2 पर। साइन ऑफ π/2 प्लस एक्स सर कॉस एक्स, कॉस ऑफ π/2 प्लस एक्स सर माइनस साइन एक्स आएगा, लेकिन पावर इवन लगी हो तो प्लस हो जाएगा। हाँ सर, तो ये इंटरचेंज तो कर सकते हैं, यानी सेम फंक्शन वापस आ जाएगा। यहां बन जाएगा कॉस, यहां बन जाएगा साइन, तो सेम फंक्शन वापस आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो ऐसी परिस्थिति में ज्यादा सेफ क्या होता है? आप इसको डबल एंगल फॉर्मूला में बदलो। साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बदल लो। क्यों? क्योंकि अगर ये दो होंगे ना साइन और कॉस, आपस में इंटरचेंज होने का खतरा रहेगा, तो हमें पता नहीं चलेगा। तो इसको क्या लिखेंगे सर? इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2 साइन, ये क्या बन जाएगा? 4, यहां बन जाएगा 4, यानी कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये बन गया 1 माइनस 1/2
साइन स्क्वायर 2x, ये बन गया। हाँ सर ये बन गया। अब ये पूरा का पूरा एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टर्म में आ गया, अब कोई खतरा नहीं बचा। अब आपको पता है साइन स्क्वायर का पीरियड कितना होता है, साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड पाई होता है। कितना होता है, पाई। इवन पावर का पीरियड पाई, तो यहां साइन स्क्वायर 2x लिखा है, तो इसका जो पीरियड हो जाएगा वो हो जाएगा पाई बाय 2, यानी पीरियड कितना हो गया, पाई बाय 2। क्यों हो गया पाई बाय 2, क्योंकि साइन स्क्वायर इवन पावर का पीरियड पाई और बाय 2 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट 2 है तो उससे डिवाइड करेंगे, तो पाई बाय 2 हो गया इसका पीरियड। यानी इसका पीरियड देखने में लग रहा था पाई है, लेकिन पीरियड कितना आ गया, पाई बाय 2 आ गया। और पाई बाय 2 प्लस एक्स रख के देख लो, देखो एफ ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स रख के देखो तो क्या बन जाएगा, साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स की पावर 4 और प्लस कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स की पावर 4। ये क्या बन गया सर, ये बन गया कॉस की पावर 4 और ये बन गया साइन की पावर 4। सेम फंक्शन वापस आ गया। हाँ सर, ये दोनों ने अदला बदली कर ली, साइन का बन गया कॉस, कॉस का बन गया साइन। तो जब भी ऐसा हो तो बेटर रहेगा आप उसे एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टर्म में चेंज कर लें, ठीक है ना। अब अगला प्रॉब्लम बहुत ही प्यारा प्रॉब्लम है, फोर्थ, एफ ऑफ 6x प्लस एफ ऑफ 12x। एफ ऑफ x क्या है, एफ ऑफ x है साइन ऑफ 6x सॉरी, और प्लस साइन ऑफ 12x, और नीचे है कॉस ऑफ 6x प्लस कॉस ऑफ 12x। बहुत ही अच्छा सवाल है, अक्सर बच्चे इसमें गलती कर देंगे। तुम चाहो तो वीडियो स्टॉप करके इसका पीरियड फाइंड करके देखो, तो यह हो जाएगा 2 साइन 9x इंटू कॉस 3x, a प्लस बी बाई 2, a माइनस बी बाई 2, 2 कॉस 9x इंटू कॉस 3x। तो fx हो गया सर, ये आ गया tan 9x। लेकिन याद रहे ऊपर नीचे cos 3x उड़ाया तो cos 3x क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि 3x क्या नहीं होना चाहिए, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। यानी x क्या नहीं होना चाहिए, 2n प्लस 1 पाई बाई 6 नहीं होना चाहिए। यानी कि fx क्या हो गया, fx हो गया tan 9x, जहां x ये नहीं है, क्योंकि इस पर ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा, डिसकंटिन्यूटी आएगी। क्यों, ये भी 0 बनेगा, ये भी 0, 0.0 नॉट डिफाइंड, यानी यहां पर क्या आएगी, डिसकंटिन्यूटी आएगी। तो आप मुझे बताएं इसका पीरियड कितना है। सर इसका पीरियड है पाई बाई 9। क्यों, tan का पीरियड पाई, 9 से डिवाइड कर देंगे, पाई बाई 9। अच्छा, जो इसकी डिसकंटिन्यूटी है वो क्या क्या आएंगी सर, वो आएगी पाई बाय, सबसे पहली आएगी पाई बाय 6, फिर 3 पाई बाई 6, फिर उसके बाद आएगी एन को रखा मैंने 1, एन को रखा 0 तो पाई बाई 6, फिर एन को रखा 1, एन को रखा 1 तो 3 पाई बाई 6, और फिर आएगी पाई बाय, फिर एन को रखा 3, 1 रखा तो 3, 2 रखा तो 5 पाई बाई 6, और माइनस में रख लो तो माइनस में रखोगे तो माइनस पाई बाई 6, और ये ऐसे चलता जाएगा इधर भी और इधर भी। तो आप देखो इनके बीच का जो डिफरेंस है ये कितने अंतराल के बाद रिपीट हो रही है सर, पाई बाय 3 अंतराल के बाद रिपीट हो रही है। खुद देखो पाई बाय 6 और माइनस पाई बाय 6 के बीच का अंतर कितना है, पाई बाय 3, 3 पाई बाय 6 और पाई बाय 6 के बीच का अंतर भी कितना है, ये पाई बाय 2 एक तरीके से, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 6 सर पाई बाय 3। तो इस डिसकंटिन्यूटी का पीरियड कितना है, पाई बाय 3, लेकिन इस फंक्शन का पीरियड कितना है, पाई बाय 9। लेकिन हमें तो पता है कि डिसकंटिन्यूटीज ऑल्सो रिपीट पीरियोडिकली विद द पीरियड ऑफ फंक्शन। तो यानी इसका पीरियड पाई बाय 9 हो सकता है क्या, नहीं सर। तो पीरियड क्या होगा, पीरियड होगा जिस पर इन दोनों की बात बन जाए, जिस पर इसकी भी इज्जत रह जाए और इसकी भी इज्जत रह जाए। और ऐसा किस पर होगा सर, वो होगा एलसीएम पर। किसका एलसीएम लेना पड़ेगा, पाई बाय 9 का भी और पाई बाय 3 का भी। क्यों, एलसीएम से असल में क्या होता है, जब हम एलसीएम लेते हैं दो फंक्शंस के पीरियड का, तो यह रिपीट करता है इतने के बाद, यह रिपीट करता है इतने के बाद, तो दोनों की इज्जत किस में रह जाती है, 15 में, 15 पाई के बाद, क्योंकि 15 पाई के बाद ये भी रिपीट करेगा और यह भी रिपीट करेगा, जिस कारण से पूरा फंक्शन रिपीट करेगा। एलसीएम लेने से यह फायदा होता है, इसकी भी इज्जत रह जाएगी और इसकी भी इज्जत रह जाएगी। तो न्यूमरेटर में तो पाई आएगा और नीचे एलसीएम लेते हैं ना, तो ऊपर तो पाई तो आएगा ही आएगा, तो ऊपर क्या आएगा, पाई इंटू एलसीएम ऑफ 1,1 और नीचे आएगा एचसीएफ ऑफ 9,3। तो आंसर आ गया पाई बाय 3, क्योंकि 1,1 का एलसीएम तो 1 हुआ और एचसीएफ ऑफ 9,3 कितना हुआ, 3, तो पाई बाय 3। तो मैक्सिमम बच्चों का आंसर इसमें पाई बाय 9 आता है, बट द करेक्ट आंसर इज पाई बाय 3। सो दैट इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस।
बिल्कुल सर, क्लियर हो गया है। आओ अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। यह क्वेश्चन है, फाइंड दोज कंसिडर दोज फंक्शन विच सैटिस्फाई एफ ऑफ एक्स प्लस 4 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 4 बराबर एफ एक्स फॉर ऑल रियल एक्स। तो तुम देख रहे हो यार, इस पूरे वीडियो में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे। तो यार जब चीज़ अच्छी अगर आपको देनी है तो समय तो लगेगा ही, तो वीडियो का लेंथ तो ज़्यादा होगा ही होगा। अब आप सोचोगे सर वीडियो भी 2 घंटे का बन जाए, उसमें सब कुछ भी कवर हो जाए, उसमें सारे सवाल भी हो जाए, PYQ भी हो जाए और सब कुछ समझ में भी आ जाए। भाई ऐसा तो भगवान कहेंगे नो सॉल्यूशन। भगवान इसका कहेंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम है बेटा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो चीज़ें अगर पूरी की पूरी पढ़नी है तो समय तो देना ही पड़ेगा, ठीक है ना, तो समय तो लगेगा ही। तो यहां पर एफ ऑफ एक्स प्लस 4 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू एफ एक्स है। तो एनी सच फंक्शन इज पीरियोडिक, हमें देख ये कह रहा है ऐसा हर फंक्शन पीरियोडिक होता है। अच्छा, देन देयर एग्जिस्ट अ लीस्ट कॉमन पॉजिटिव पीरियड p फॉर ऑल ऑफ देम, देन द वैल्यू ऑफ p इज, यानी वो कह रहा है एक तरीके से ऐसे फंक्शंस जो इसको सेटिस्फाई करते हैं पीरियोडिक होते हैं, और इसका जो लीस्ट कॉमन पॉजिटिव पीरियड हो सकता है वो p है। तो बताइए p क्या होगा। तो यानी कुल मिला के वो उसका पीरियड पूछ रहा है, फंडामेंटल पीरियड। तो जरा देखते हैं, पीरियड पूछ रहा है बेसिकली एफ ऑफ एक्स। तो यहां पर हम x को रिप्लेस कर देते हैं x प्लस 4 से। क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 8 प्लस एफ एक्स, और यहां बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 4। तो ज्यादातर क्या करते हैं कि हम जो दे रखा है ना क्वेश्चन में उसी को उठाकर वापस रिप्लेस कर देते हैं, x की जगह x प्लस 4 कर दिया और प्लस में ही रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मुझे फंक्शन को पीरियोडिक प्रूव करना है तो मैं कैसा रिलेशन प्रूव करना चाहूंगा सर, मैं ऐसा रिलेशन प्रूव करना चाहूंगा, ऐसा, तब फंक्शन पीरियोडिक होगा। x प्लस टी बराबर एफ एक्स, तो इसलिए मैंने x की जगह क्या रख दिया, x प्लस 4 रख दिया। ज्यादातर जो क्वेश्चन में दिया है वही रख देते हैं। 4 यहां 6 लिखा होता तो मैं x प्लस 6 लिख देता, ठीक है ना। अब इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो क्या होगा सर, ऐड करते ही यह तो अल्लाह को प्यारा हो जाएगा सर, और इधर यह अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। क्या बचेंगे, 2 लोग जिंदा बचेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस 8 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस 8 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यानी मैं कह सकता हूं एफ ऑफ एक्स प्लस 4 इक्वल टू 8 एफ ऑफ एक्स माइनस 4, ये आ गया। अब फिर से अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं x प्लस 4 से, तो ये माइनस का झंझट खत्म। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ओहो, पीरियोडिक आते आते बच गया सर, माइनस ने काम खराब कर दिया। अगर ये माइनस नहीं आता तो पीरियोडिक हो जाता, बिल्कुल। अब आप क्या करो सर, x को x प्लस 12 रख के देखते हैं। x को x प्लस 12 रखेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 24, जो क्वेश्चन में है वही रखते हैं वापस, है ना, 12 आया तो 12 रख देंगे, माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 12। अब एफ ऑफ एक्स प्लस 12 किसके बराबर है सर, वो माइनस एफ एक्स के बराबर है। और ये क्या आ गया सर, ये तो एफ एक्स आ गया वापस, गौर से देखो, अरे वाह सर, ये तो एफ एक्स वापस आ गया। यानी एफ ऑफ एक्स प्लस 24 बराबर हो गया एफ एक्स के, यानी एफ एक्स क्या हो गया, पीरियोडिक, और इसका पीरियड क्या हुआ 24। 24 इज अ पीरियड ऑफ दिस फंक्शन। तो p की वैल्यू क्या हो गई, 24 हो गई। क्लियर हो गया, हाँ सर, ये बात अच्छे समझ में आ गई, ये बात अच्छे समझ में आ गई, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया पीरियोडिक फंक्शन, बहुत अच्छे से एक एक चीज, एक एक बारीक से बारीक चीज मैंने आपको बता दी इस फंक्शन के बारे में, सब कुछ बताया, एक भी बात नहीं छोड़ी, है ना। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो इस चीज़ को पसंद करेंगे, और जो ना पढ़ने वाले बहुत हो गया है, लंबा हो गया है बहुत, कैसे करेंगे हम। तो कोई बात नहीं भैया, तेरे बस की बात नहीं, तू छोड़ दे। कोई तुझे यहाँ पे कोई शादी का कार्ड देके थोड़ी बुलाया था, ठीक है, जा छोड़ दे। लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा है वो गौर से देखेगा, और मैं जानता हूँ तुम पढ़ने वाले बच्चे हो, तुम हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझ रहे हो, सुन रहे हो। तो ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। आइए अब बढ़ते हैं फंक्शंस के लास्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है सम ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस कंसर्निंग मॉड्यूलस। अब समय है मॉड्यूलस के अलावा और कैसी कैसी ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं वो जानने की। तो सबसे पहली ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन है y इक्वल टू माइनस एफ एक्स की। मान लो हमें एफ एक्स का ग्राफ पता है, ये एफ एक्स का ग्राफ है, आपको y इक्वल टू माइनस एफ एक्स का ग्राफ बनाना है। तो अगर गौर से देखा जाए, जब वैल्यू 1 आएगी
तब यहां इसमें वैल्यू -1 आएगी, और जब ये वैल्यू 2 आएगी तो ये वैल्यू -2 आएगी। यानी जो ग्राफ x के ऊपर था वो कहां जाएगा, नीचे, क्योंकि वैल्यू जब 1 आ रही है तो -fx में वैल्यू -1 आ रही है, जब वैल्यू 2 आ रही है तो -fx में वैल्यू -2 आ रही है, और जब ये नेगेटिव आएगा, मान लो ये वैल्यू -1 आ रही है तो ये कितना आ जाएगा, 1। यानी अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो ये कहां जाएगा, ऊपर, और वैल्यू -2 आ रही तो वो क्या बन जाएगी, -fx में प्लस बन जाएगी, क्योंकि माइनस पहले से लगा है। तो कहने का मतलब क्या है, जो प्लस वाला पार्ट है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो माइनस वाला पार्ट है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको ऐसे समझा जा सकता है, यानी ग्राफ किसके अबाउट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, एक्स एक्सिस के अबाउट। सो टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू -fx, वी टेक द मिरर इमेज ऑफ fx इन एक्स एक्सिस। यानी ये fx का ग्राफ है, और मुझे ग्राफ किसका बनाना है भाई, मुझे ग्राफ बनाना है f माइनस ऑफ fx। किसका ग्राफ बनाना है, माइनस ऑफ fx का ग्राफ बनाना। तो जरा देखो वो ग्राफ कैसे बनेगा। मान लो ये तो हो गई हमारी y एक्सिस, ये हो गई हमारी x एक्सिस, और अब ग्राफ बनाते हैं हम किसका, नाउ लेट अस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ माइनस fx। तो क्या होगा, ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है ऐसे, ये वाला पार्ट चला जाएगा नीचे, दिस पार्ट विल गो बिलो, ये ऐसे, और फिर यहां से ये पार्ट इधर, और नीचे वाला पार्ट फिर ऊपर, नीचे वाला पार्ट कहां जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और फिर ये ऐसे चला जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये वाले पार्ट का रिफ्लेक्शन ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट, और फिर इस पार्ट का रिफ्लेक्शन, इस पार्ट का रिफ्लेक्शन यह वाला पार्ट आ गया, दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ दैट पार्ट, ये आ गया इसका रिफ्लेक्शन। और फिर जो नीचे वाला पार्ट था वो रिफ्लेक्ट हो गया ऊपर, और फिर जो ऊपर वाला पार्ट था वो रिफ्लेक्ट हो गया नीचे। सो दैट इज हाउ यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ माइनस ऑफ fx। यानी इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो मुझे ग्राफ पता है y इक्वल टू से ln x का। कैसा ग्राफ होता है सर, यह ग्राफ होता है y इक्वल टू ln x का। अब मुझे ग्राफ बनाना है y इक्वल टू माइनस ln x का, माइनस ln x का। तो क्या करेंगे सर, ग्राफ को रिफ्लेक्ट कर देंगे किसके अबाउट, x एक्सिस के अबाउट। तो ये ग्राफ कहां जाएगा, ऊपर, और ऊपर वाला ग्राफ कहां जाएगा, नीचे। सो दैट इज द ग्राफ ऑफ माइनस ln x। तो ये बन जाएगा माइनस ln x का ग्राफ। तो अगर मैं आपसे इसकी रेंज पूछूं, डोमेन क्या होगी, डोमेन तो हो जाएगी सर इसकी फिर से वही 0 से इन्फिनिटी, डोमेन विल बी 0 टू इन्फिनिटी। और रेंज क्या हो जाएगी सर, रेंज हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, दैट विल बी द रेंज ऑफ दिस। एक और ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, अगर माइनस बाहर ना हो अंदर हो, तो इसमें क्या होगा, जब तुम इसमें 1 पुट करने जाओगे तो ये तुमसे -1 पुट करवा देगा, जब तुम इसमें 2 पुट करने जाओगे ये तुमसे -2 पुट करवा देगा। यानी कि जो ग्राफ 2 पर आएगा वो 2 वाला नहीं आएगा, वो -2 वाला आएगा। जो ग्राफ 1 पर आएगा वो 1 वाला ग्राफ नहीं आएगा, वो -1 वाला ग्राफ आएगा, क्योंकि तुमने 1 पुट किया, पुट क्या करवा दिया, -1। तो 2 पुट किया तो क्या पुट करवा दिया, -2। तो यानी 2 पर वो ग्राफ आएगा जो -2 पर आ रहा था, 1 पर वो ग्राफ आएगा जो -1 पर आ रहा था। यानी नेगेटिव, यानी कि जो इधर ग्राफ आ रहा था -1 -2 पर, -1 पर, -1 पर, -2 पर, जो ग्राफ इधर आ रहा था वो ग्राफ इधर आ जाएगा 1 पर 2 पर। और जो ग्राफ नेगेटिव में आ रहा था, यानी तुमने पुट किया -1, तो क्या बन गया 1। यानी कि -1 पर ग्राफ वो आएगा जो 1 पर आ रहा था, -2 पर वो ग्राफ आएगा जो 2 पर आ रहा था। यानी कि पॉजिटिव वाला हिस्सा इधर आ जाएगा, इधर वाला हिस्सा इधर चला जाएगा। यानी कहने का मतलब है ग्राफ किसके अबाउट इमेज ले लेंगे, y एक्सिस के अबाउट। सो यू टेक द मिरर इमेज ऑफ y इक्वल टू fx अबाउट y एक्सिस, y एक्सिस के अबाउट इमेज ले लो बस। मॉड fx में क्या था, मॉड fx, f ऑफ मॉड x में क्या था, उसमें तो ये वाला हिस्सा मिटा देते थे, लेफ्ट वाला हिस्सा ये मिटा देते थे और इसका इमेज लेते थे। यहां क्या करना है, आपको इस पूरे का इमेज लेना y एक्सिस में। तो y एक्सिस में जब इमेज लेंगे तो यह वाला एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसी के सीधे में रखते हैं ऐसे, हाँ अब सही है। तो यह वाला पार्ट आ जाएगा इधर, सो दैट पार्ट विल लाई ऑन दिस साइड, ये इधर आ गया, ये वाला हिस्सा इधर आ गया, और फिर यह हिस्सा इधर आ गया, ये वाला हिस्सा, और ये ऐसे ही रहेगा।
ये बन गया। सो दैट इज द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स। इसके अबाउट इमेज लेते हैं, y इक्वल टू, डू टेक द इमेज अबाउट y एक्सिस। किसके अबाउट इमेज लेते हैं? y एक्सिस। उसका कारण अच्छे समझ लेना चाहिए। जो वैल्यू यहां -1 पर आ रही थी या -2 पर आ रही थी, वो अब 1 पर, और वही वैल्यू अब 2 पर आ रही है, वही वैल्यू अब 2 पर आ रही है। और जो वैल्यू मान लो जो वैल्यू अब 3 पर आ रही थी, वही वैल्यू अब -3 पर आ रही है। तो माइनस वाला चला गया प्लस की तरफ और प्लस वाला चला गया माइनस की तरफ। सो दैट इज हाउ यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स। अब जैसे कि मेरे पास y इज इक्वल टू, सपोज आई हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, मेरे पास e की पावर x का ग्राफ है, बिल्कुल सर ये ग्राफ है भाई। अब मुझे ग्राफ बनाना है y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स का। तो गौर से देखा जाए तो अगर ये एफ एक्स है, तो यह जो लिखा है ये एफ ऑफ माइनस एक्स लिखा है। तो अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाऊंगा सर? रिफ्लेक्ट कर देंगे किसके अबाउट? y एक्सिस के अबाउट। तो ये बन जाएगा ऐसे। सो दैट इज द ग्राफ ऑफ e की पावर माइनस एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? यू टेक द इमेज अबाउट द लाइन y एक्सिस, ठीक है। अब अगला एफ एक्स प्लस ए, जहां a 0 से बड़ा है, जहां a 0 से बड़ा है। एफ एक्स में एफ एक्स की हर वैल्यू यानी y की हर वैल्यू में क्या जुड़ गया? a जुड़ गया। यानी पहले अगर वैल्यू 1 आ रही थी, अब 1 प्लस a आएगी। फिर 2 आ रही थी तो क्या आएगी? 2 प्लस a। 3 आ रही थी तो क्या आएगी? 3 प्लस a। 4 आ रही थी तो 4 प्लस a। यानी अब ग्राफ एक तरीके से ऊपर उठ जाएगा। कितने यूनिट्स? a यूनिट्स ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि y की हर वैल्यू a यूनिट ऊपर चली जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो द ग्राफ विल शिफ्ट अप बाय अ डिस्टेंस a। अच्छा, अब एक चीज समझना, तुम जमीन पर खड़े हो, तुम आगे बढ़ो 1 मीटर, दैट इज इक्विवेलेंट टू तुम वहीं रहो, जमीन पीछे खिसक जाए 1 मीटर। गजब सर, ऐसा तो हो सकता है? हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है। जैसे कि एलिवेटर में ऐसा होता है, एक्सकलेटर में आप एक्सकलेटर पे खड़े हो, जहां खड़े थे वहीं खड़े हो, लेकिन एक्सकलेटर नीचे का आगे चल जाता है तो तुम भी आगे बढ़ जाते हो, ठीक है ना। या फिर इसे ऐसे समझो जैसे तुम जमीन पे खड़े हो और फ्रिक्शनलेस फ्लोर है, तुम खड़े हो जमीन पर आराम से, तुम चाहते हो, फ्रिक्शनलेस पे नहीं कहना चाहिए, फिर तो तुम वहीं रहोगे, तो तुम चाहते हो कि तुम 1 मीटर आगे बढ़ो, या तो तुम 1 मीटर आगे बढ़ जाओ या नीचे का जो ग्राउंड है वो 1 मीटर पीछे हो जाए, तब ऑटोमेटिकली आप 1 मीटर आगे बढ़ जाएंगे। तो कहने का मतलब यहां यह हुआ शिफ्ट या लिफ्ट, ज्यादा अच्छा रहे, लिफ्ट करा दे, लिफ्ट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स बाय a यूनिट्स। कितने यूनिट्स? a यूनिट ऊपर लिफ्ट कर दो। या फिर दूसरा बात यह हो सकता है, और ग्राफ को a यूनिट ऊपर लगा दो। या फिर दूसरा काम यह कह सकते हैं, पुल डाउन x एक्सिस बाय a यूनिट्स। या फिर x एक्सिस को नीचे खींच लो, कितना यूनिट? a यूनिट नीचे खींच लो। जरा समझना इस चीज को। ये हमारे पास जो आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स। ये ग्राफ है, ये वैल्यू है पाई, ये वैल्यू है 2 पाई, यह वैल्यू है माइनस पाई, और यह वैल्यू है -2 पाई, ठीक है, ये वैल्यू है, दिस इज द ग्राफ। अब अगर मुझे ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स। किसका ग्राफ बनाना है? 1 प्लस साइन एक्स। तो मैं साइन एक्स के ग्राफ को 1 यूनिट ऊपर उठाऊं या फिर एक्स एक्सिस को क्या करूं? 1 यूनिट नीचे खींच लूं। तो बात एक ही है। तो अगर, अब जरा समझना, ये मेरे पास हो गई हमारी y एक्सिस और ये हो गई हमारी x एक्सिस। मैंने किसका ग्राफ बनाया? मैंने ग्राफ बनाया है साइन एक्स का। तो मैंने ग्राफ बनाया साइन एक्स, आई एम ड्रॉइंग द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। तो वो जो बना हुआ है वही ग्राफ बना रहा हूं। ये बन गया हमारा साइन एक्स का ग्राफ, और इधर भी, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। अब क्या करूं? मुझे ग्राफ बन गया साइन एक्स का, अब मुझे ग्राफ बनाना है 1 प्लस साइन एक्स का। तो साइन एक्स के ग्राफ को 1 यूनिट ऊपर खींच लूं, या फिर मैं अपनी y एक्सिस को 1 यूनिट नीचे ले आऊं, 1 यूनिट नीचे। तो यहां आ जाएगी y एक्सिस, बिल्कुल, यस सर, इट विल बी हियर। तो ये हमारी y एक्सिस हो जाएगी। आप समझ रहे हो? समझो जरा, समझो मित्रों, ये हमारी y एक्सिस थी,
ये हमारी y एक्सिस थी, और आपको मालूम है ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू -1 है, ये वाली वैल्यू, एक मिनट एक लाइन और बनाता हूं मैं, ये वाली जो लाइन होगी, ये लाइन क्या होगी, ये लाइन होगी हमारी -1 लाइन बनाता हूं, आई एम ड्राइंग द लाइन -1, ये वाली लाइन -1 लाइन होगी, इसको थोड़ा सा नीचे, ये हो गई, और थोड़ा सा घुमा देते हैं इस तरह से, यस, सो दिस इज द लाइन। और ये गैप कितना है, ये गैप है 1 यूनिट का, 1 यूनिट, 1 यूनिट का। तो मैं क्या कह रहा हूं, आप ग्राफ को ऊपर उठाने की बजाय ज्यादा अच्छा क्या रहेगा, एक्स को नीचे खींच लो, एक्स को नीचे खींच लो, मतलब अब ये वाली लाइन को आप उठाकर यहां रख दो, इस लाइन के ऊपर, ये आ गई, हाँ सर, ये किसका ग्राफ बन गया, अब यह ग्राफ बन गया 1 + sin x का, ये वाला ग्राफ किसका बन गया, 1 + sin x का। अब जरा देखना, ये वाली वैल्यू पहले कितनी थी, सर ये वाली वैल्यू 0 थी, अब 0 यहां आ जाएगा, ये 0 था, ये कितना था, सर ये पाई था, तो अब पाई यहां आ जाएगा, अब ये कितना था, सर ये 2π था, अब 2π यहां आ जाएगा, क्योंकि जब ये नीचे आएगी ये, और फिर ये कितना था, सर ये था -π, तो ये अब -π यहां आ जाएगा, और ये क्या था, सर -2π, तो -2π यहां आ जाएगा। तो अब देखो ज़रा, अब देखो इस लाइन को मैं नीचे क्या करता हूँ, नीचे शिफ्ट करना हूँ, अब हाँ, आई एम शिफ्टिंग दिस लाइन, यहाँ देखो ये आ गया, हाँ। तो अब जो वैल्यूज आई, यानी अब जो वैल्यू आई है, अब जो वैल्यू आई है पाई पर, वो कितनी आई है, -π पर, सर 1 आ गई, ये वैल्यू अब कितनी हो गई, ये वैल्यू 1 हो गई, दिस वैल्यू बिकम्स 1, ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1, क्योंकि जब ये 1 यूनिट नीचे आए तो ये वैल्यू 1 बन जाएगी, तो ये वैल्यू 1 बन जाएगी, ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, 2 बन जाएगी, क्योंकि ये 1 तो पहले से ऊपर है और 1 ये ग्राफ है, तो ये 2 बन जाएगी। सो दैट इज हाउ द ग्राफ विल बी। तो यानी कुल मिलाकर बस क्या करना है, एक्स एक्सिस को नीचे खींच लेना है, कितने यूनिट, 1 यूनिट, या फिर ग्राफ को ऊपर खींच लेना है, कितने यूनिट, 1 यूनिट। ग्राफ को ऊपर खींचना मुश्किल होता है, एक्स को नीचे खींचना आसान होता है। सो यू जस्ट पुल डाउन द एक्स एक्सिस बाय 1 यूनिट। ये बन गई भाई अब। और ये मिटा दो लेबलिंग्स, क्योंकि ये लेबलिंग तो बेकार हो गई ना हमारे लिए, ये तो पुरानी लेबलिंग थी। यस सर, ये लेबलिंग अब हमारे लिए बेकार हो गई और ये बन गया हमारा ग्राफ फाइनली। चलो अब एफ एक्स माइनस ए है। सर ये तो आसान ही है, क्योंकि अब क्या है, वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट में से ए माइनस हो रहा है, यानी पहले 1 आ रही थी वैल्यू, तो माइनस ए करके आ रही है, यानी एक कम आ रही है, यानी ग्राफ को नीचे खींचना पड़ेगा ए यूनिट, यानी आपको पीछे खींचना पड़ेगा ए यूनिट, ग्राफ को नीचे। तो या क्या कहूं सर, एक्स को ऊपर उठा दो, बिल्कुल। तो इसके लिए क्या करेंगे, शिफ्ट, यानी कि हम कह सकते हैं शिफ्ट द ग्राफ of y equal to fx in downward direction, या पुल द ग्राफ, ऐसा करते हैं, पुल द ग्राफ ऑफ, पुल कर लें, खींच लें, पुल द ग्राफ ऑफ y equal to fx in downward direction by a units। क्या हम ऐसा करेंगे? नहीं सर, क्या करेंगे, और लिफ्ट up the x axis by a units। क्या करो, x axis को a यूनिट्स ऊपर पुश कर दो, ध्यान रखना a पॉजिटिव है, x axis को क्या कर दो, a यूनिट ऊपर पुश कर दो। तो अगर ये हमारा y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, y इक्वल टू साइन एक्स का, तो y इक्वल टू 1 साइन एक्स माइनस 1 का ग्राफ कैसे बनेगा, साइन एक्स माइनस 1 का ग्राफ कैसे बनेगा, साइन एक्स माइनस 1 का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। यही लाइन मैं यहां बना रहा हूं, इसी लाइन को एक्सटेंड कर लेता हूं, हम एक्सटेंडिंग दिस लाइन, इसी लाइन को एक्सटेंड कर लेते हैं। तो ये हमारी, सो दिस इज अवर वाई एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस, और यह है हमारा एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस कैसे बनेगा, अब एक्स एक्सिस ये बन जाएगा, दिस विल बी अवर एक्स एक्सिस, क्योंकि अब हम एक्स एक्सिस को क्या करेंगे, ऊपर पुश कर देंगे, ऊपर, कहाँ करेंगे, ऊपर पुश कर देंगे। एक्स एक्सिस को ऊपर पुश करने का मतलब, नाउ वी विल पुश अप द एक्स एक्सिस हियर, ये बन गई हमारी एक्स एक्सिस। और पुरानी एक्स एक्सिस को क्या करेंगे, पुरानी एक्स एक्सिस को सर मिटा देंगे। ये मिटा दिया भाई हमने पुरानी एक्स एक्सिस को, गजब तरीका सर मिटाने का। हाँ बेटा, जुगाड़ है भारत में हर चीज़ का, ये देख रहे हो, मिटा दिया हमने, ये बन गई हमारी एक्स एक्सिस।
ये बन गई हमारी नई एक्स एक्सिस। सो ग्राफ ऑफ साइन एक्स माइनस 1 विल लुक लाइक दिस, will look like this. So this is the graph of now 1 sin x minus 1. ये sin x minus 1 का ग्राफ हो गया। कैसे? आपने sin x के ग्राफ में x एक्सिस को ऊपर उठा दिया, कितना यूनिट? a यूनिट। तो यानी अब ये है हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है। कोई बताएगा ये कितना होगा? सर ये होगा पाई बाई 2। क्यों? पाई बाई 2 पर 1 था, तो जब एक्स एक्सिस ऊपर उठ कर चली गई, जब एक्स एक्सिस ऊपर उठ गई तो एक्स एक्सिस यहाँ के टिक गई, तो पाई बाई 2 पर यहाँ के टिक गई एक्स एक्सिस, तो ऊपर आ गया। यानी कि कहना चाहिए कि पाई बाई 2 पर ये वैल्यू कितनी हो गई? 0। ये छू के गुजर जाएगा ऐसा। फिर ये वाली वैल्यू क्या होगी? 5 पाई बाई 2। ये वाली वैल्यू क्या होगी? 3 पाई बाई 2। इस तरह से वैल्यूज आती जाएंगी। ये वाली वैल्यू क्या होगी? माइनस पाई बाई 2। ये वाली वैल्यू क्या होगी? माइनस 3 पाई बाई 2। और ये हाइट, ये 0, ये -2, क्योंकि 1 पहले नीचे था, माइनस, ये टोटल कितना हो गया? -2। तो दैट इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स माइनस 1। यानी कुल मिलाकर प्लस हो तो एक्स एक्सिस को नीचे खींच लें, माइनस हो तो एक्स एक्सिस को ऊपर शिफ्ट कर दें। ये क्लियर हुआ? चलिए आइए अब एक और ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं। अगली ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए। तो आपने पहली वाली ट्रांसफॉर्मेशन में देखा था, वहां पर a बाहर था, एफ एक्स प्लस ए था, जिसके कारण से y कोऑर्डिनेट बढ़ गया था a यूनिट्स, और यहां पर एफ एक्स माइनस ए था, जिसके कारण से y कोऑर्डिनेट घट गया था a यूनिट। लेकिन अब क्या है? अब f ऑफ x प्लस ए है, यानी f के आर्ग्यूमेंट के अंदर a एडेड है और यहां f के आर्ग्यूमेंट में a सब्ट्रैक्टेड है। तो इस तरह की ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का ग्राफ बनाने के लिए क्या किया जाए? तो बहुत सिंपल सी बात है, क्या करना है? बस शिफ्ट y एक्सिस टू राइट बाय a यूनिट्स। a यूनिट आगे की तरफ y एक्सिस को शिफ्ट कर दो, ध्यान रखना a पॉजिटिव है। और इसी तरह से यहां पर शिफ्ट x एक्सिस, सॉरी y एक्सिस टू लेफ्ट बाय a यूनिट्स। a यूनिट पीछे की तरफ शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो अगर मुझे ln ऑफ x प्लस ई का ग्राफ बनाना है, तो ln ऑफ x प्लस ई का ग्राफ बनाने से पहले ये ग्राफ किसका बन गया भाई? सर ये ग्राफ बन गया ln x का। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ln x। और हम यह जानते हैं कि 1 पर वैल्यू 0 आएगी और e पर वैल्यू 1 आएगी, और क्योंकि हमें ln ऑफ x प्लस ई का ग्राफ बनाना है, इसलिए हम क्या करेंगे? इस y एक्सिस को शिफ्ट करेंगे बाय e यूनिट्स। किस डायरेक्शन में? आगे की डायरेक्शन में। तो जब हम इसे आगे की डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे तो जरा देखो, फील करो, ये यहां आ जाएगी, इसके साथ कंसाइड कर जाएगी, ये बन जाएगी नहीं y एक्सिस। यानी कि अब y एक्सिस कितना शिफ्ट हो गई? e यूनिट्स। किस डायरेक्शन में? आगे की डायरेक्शन में। इट हैज बीन शिफ्टेड बाय e यूनिट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो अब ग्राफ कैसा बनेगा? सर ग्राफ अब कुछ, ये आगे आ गई थी, आपने देखा था अभी, तो ये ग्राफ अब कुछ इस तरह से बन जाएगा। सो दैट इज द काइंड ऑफ ग्राफ दैट वी विल हैव। अब जहां e है वहां क्या हो जाएगा? सर वो हो जाएगा 0, और जहां 1 है वो हो जाएगा 1 माइनस ई, यानी लेबल्स में से क्या घट जाएगा? ई घट जाएगा। क्या घट जाएगा? एक्स एक्सिस पे जो लेबल है उसमें से e माइनस ई 0 हो गया, 1 का 1 माइनस ई हो गया। तो यह है एक्स एक्सिस पर जो भी लेबल्स होंगे आप वाई एक्सिस को शिफ्ट करेंगे, और एक्स एक्सिस पर जो भी लेबल्स होंगे उनमें से यहां ई घटा देंगे। तो यानी इस केस में कितना घटा देंगे? ए घटा देंगे। हर लेबल से जो एक्स के ऊपर लेबलिंग्स होंगी उनमें से हम ए घटाते हुए चले जाएंगे। और गौर से देखो, अब 1 माइनस ई पर वैल्यू कितनी आ रही है? ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है ln ऑफ 1 एक्स प्लस ई। तो अगर मैं तुमसे पूछूं 1 माइनस ई पर वैल्यू कितनी आएगी? यहां तो 0 दिख रहा है, देखो पुट करके देखो, 1 माइनस ई प्लस ई, क्या बच गया? ln ऑफ 1, और ln ऑफ 1 कितना होता है? 0। 0 पर वैल्यू कितनी आ रही है? 1। खुद देखो, अगर आप x को 0 रख दो तो 0 प्लस ई, ये बच गया ln ई, और आंसर आ गया 1। बिल्कुल क्लियर हो गया सर। अब इस पर आते हैं, cos x माइनस पाई बाई 2 का ग्राफ बनाना, यानी x में माइनस पाई बाई 2, यानी पाई बाई 2 क्या है? सब्ट्रैक्टेड है। तो पहले किसका ग्राफ बनाए? पहले ग्राफ बना लेते हैं cos x का। ये बन गया भाई cos x का ग्राफ। दैट इज द काइंड ऑफ ग्राफ ऑफ cos x दैट वी हैव। तो ये वाली वैल्यू हो गई माइनस पाई बाई 2, ये 0, ये पाई बाई 2, ये है 3 पाई बाई 2, और ये है माइनस 3 पाई बाई 2। अब हमें इसमें क्या करना है? हमें इसमें y एक्सिस को लेफ्ट में शिफ्ट करना है। कितने यूनिट? पाई बाई
2 यूनिट्स, क्योंकि अगर a सब्ट्रैक्टेड है तो a यूनिट लेफ्ट में, अगर π/2 सब्ट्रैक्टेड है तो π/2 लेफ्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा. सो विल हैव टू शिफ्ट y एक्सिस टू द लेफ्ट बाय a यूनिट्स. तो जब a यूनिट को लेफ्ट में शिफ्ट करें, इसको लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो देखो, फील करो, ऐसा ग्राफ बनेगा, बिल्कुल ऐसा ग्राफ बन जाएगा ये. हाँ सर, तो यहाँ शिफ्ट कर दिया तो देखो ज़रा ग्राफ कैसा बनेगा ना. तो ग्राफ विल बी दिस, ये इस तरह का ग्राफ बन जाएगा यहाँ, और फिर यहाँ इस तरह का ग्राफ बन जाएगा. अब यहाँ पर क्या आ गया, ये आ गया 0. इसमें क्या करेंगे, जो लेबलिंग्स हैं उनमें हम π/2 ऐड कर देंगे. यहाँ क्या था, लेबलिंग्स ऑन x में से क्या करना था, π/2 सब्ट्रैक्ट करना था. लेबल्स ऑन x, क्या करेंगे लेबल्स ऑन x को, डिक्रीज्ड बाय a, डिक्रीज्ड बाय a. तो ये ध्यान रखना, यहां तो लेबल्स ऑन x डिक्रीज्ड बाय a, यहां क्या होगा, लेबल्स ऑन x इंक्रीज्ड बाय a. यहां पर लेबल्स ऑन x को a से इंक्रीज कर देंगे. तो जैसे शिफ्ट किया y एक्सिस यहां गई, ये हो गया 0, क्योंकि यहां y एक्सिस आ गई तो ये -π/2 तो 0. और ये वाला क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 2π, क्योंकि 3π/2 + π/2, इसमें ये 0 और ये हो जाएगा -π. तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y = cos x - π/2. सर ये sin x कैसा क्यों बनाई दिख रहा है, अबे sin x ही तो है. क्यों, अब देखो क्यों, cos ऑफ x - π/2 को अगर देखा जाए तो लिख सकते हो cos ऑफ -π/2 - x, cos ऑफ -θ इज cos θ, तो cos ऑफ π/2 - x, cos ऑफ π/2 - x इज sin x. तो देख रहे हो sin x का ग्राफ बन गया. अरे वाह, तो ये किसका ग्राफ बन गया, sin x का ग्राफ बन गया. सो वी हैव द ग्राफ ऑफ cos ऑफ x - π/2. तो cos ऑफ x - पी/2 असल में देखा जाए तो किसका ग्राफ बनना चाहिए था, sin x का ही बना, सही आ गया बिल्कुल. तो निचोड़ यह हुआ, प्लस a हो तो आगे शिफ्ट कर दो, माइनस a हो तो शिफ्ट कर दो पीछे, किसको, y एक्सिस को. इस वाले केस में लेबल्स डिक्रीज कर देंगे x एक्सिस में बाय a, और यहां इंक्रीज कर देंगे बाय a. आइए अब कुछ ग्राफ बना के देखते हैं. y = e(x - 1 - 1), e(x - 1 - 1), ये ग्राफ बनाना है हमें, e(x - 1 - 1). तो कैसे बनाएं, सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं सर y = e⁻x. चलो बनाते हैं, y = e⁻x का ग्राफ तो ये बन गया, y = e⁻x, ये fx है भाई. अब हमें ग्राफ बनाना है e(x - 1) का, यानी कि अब हमें ग्राफ बनाना है y = e⁻x - 1. तो इसका मतलब यह क्या हो गया, f ऑफ x - 1. f ऑफ x - 1 कैसे बनेगा सर, इसमें y एक्सिस को हम पीछे खींचेंगे, कितना, 1 यूनिट पीछे खींचेंगे. वी विल पुल द y एक्सिस टू द लेफ्ट बाय a यूनिट्स. यानी अब ये कुछ ऐसे बन जाएगी, a यूनिट पीछे खींच लिया. अब जो 0 था, अब इसमें क्या करते हैं, लेबल्स ऑन y एक्सिस इंक्रीज्ड, यानी 1 पर वैल्यू, यहां पर 0 पर वैल्यू कितनी आ रही थी, 0 पर वैल्यू कितनी आ रही थी सर, 0 पर वैल्यू 1 आ रही थी, और हमने इसको पीछे खींच लिया. जब हमने इसे पीछे खींच लिया तो जहां 0 है उसका लेवल कितना इंक्रीज हो जाएगा, 1. तो यानी कि अब जहां 0 है वहां हो जाएगा 1. यहां 0 था, 0 पर वैल्यू कितनी आ रही थी भाई, 0 पर वैल्यू कितनी आ रही थी, e की पावर 0 पर वैल्यू आ रही थी 1. द वैल्यू एट 0 केम आउट टू बी हाउ मच, 1. ये वैल्यू आ रही थी. अब हमें e की पावर x - 1 बनाना है, तो हमने इसको पीछे शिफ्ट कर दिया, यानी कि अब वैल्यू, जब हमने इसे पीछे शिफ्ट किया तो हमारे पास ग्राफ ये आ गया. अब 1 पर वैल्यू 1 आएगी, 1 पर वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, 1 पर वैल्यू 1 आएगी. क्यों, पहले 0 पर 1 आ रही थी, अब लेबलिंग्स ऑन दिस इंक्रीज बाय 1 किया, तो अब 1 पर वैल्यू 1 आई. खुद देखो, 1 पर वैल्यू e की पावर 0 1 आ गया. ठीक है ना, ये बन गया हमारा ग्राफ. अब हमें ग्राफ बनाना है दिस -1 का, तो y = e की पावर x - 1 का, यानी एक तरीके से fx - 1 का. तो अगर मैं इसको gx कह दूं, इसको फिलहाल के लिए क्या कह दूं, gx, तो एक तरीके से किसका ग्राफ बनाना है, gx - 1 का. तो gx - 1 के ग्राफ कैसे बनेगा सर, उसमें हम क्या करेंगे, हम इस केस में x एक्सिस को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, कितना यूनिट, 1 यूनिट. कितना यूनिट, 1 यूनिट. यानी अब हमारी x एक्सिस यहां से जाएगी,
यानी अब ये ग्राफ ऐसा बनेगा। ये ग्राफ कैसा बन जाएगा, हमारी एक्स एक्सिस यहाँ से जाएगी तो दिस ग्राफ विल बी लाइक दिस, ये बन गया, इस तरह ग्राफ बनेगा। क्यों, खुद फील करो, हमारी एक्स एक्सिस अब कहाँ से जाएगी सर, अब हमारी एक्स एक्सिस यहाँ से जाएगी, और जब यहाँ से जाएगी तो ग्राफ देख लो ऐसे ही दिखाई दे रहा है। हाँ सर ऐसे ही बनेगा, थोड़ा और सुंदर बना लो चाहो तो, बोले सर थोड़ा सा और सुंदर बना दे तो अच्छा था, लो देख लो और सुंदर बना लो भाई, ये बन गया, और यहाँ से ये इस तरह से आ गया, ये बन गया हमारा ग्राफ। ठीक है, अब ये बन गया e की पावर x -1 का ग्राफ। अब हमें ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ e की पावर x -1 का मॉड। अब जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो कहाँ जाएगा, ऊपर, तो ये ग्राफ ऊपर आ जाएगा, यह ग्राफ ऊपर आ जाएगा, यानी कि अब ये ग्राफ यहाँ ऐसे था, ये बना, और फिर यह ग्राफ अब ऐसे बन जाएगा, नीचे वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू e की पावर x -1 का होल मॉड। अगर मैं आपसे इसकी रेंज पूछूं तो रेंज क्या आएगी, तो रेंज आएगी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, रेंज आ जाएगी 0 से इन्फिनिटी, दैट विल बी द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, ये इस फंक्शन की रेंज आ जाएगी। तो यहाँ तो मैंने अलग अलग पार्ट्स में किया, आप चाहो तो इसे सीधा सीधा एक ही पार्ट में कर सकते हो, एक ही पार्ट में, चलो अगले वाले को करेंगे एक ही पार्ट में, यानी एक ही ग्राफ में सब कुछ कर लेंगे। अगला ग्राफ बनाना है मॉड ऑफ x स्क्वायर -2 का मॉड -4। चलो आओ ये बना के देखते हैं, y इक्वल टू मॉड ऑफ x स्क्वायर -2 -4 का होल मॉड, यही है भाई, देख लो एक बार। हाँ सर यही है। तो चलो अब इसको हम एक ही ग्राफ में बनाएंगे, अब जरा देखना, एक ही ग्राफ में बनाते जाएंगे। ये हमारे पास सबसे पहला ग्राफ बनाएंगे एक्स स्क्वायर का, ये किसका ग्राफ बन गया सर, ये ग्राफ बन गया एक्स स्क्वायर का, दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी ये एफ एक्स का ग्राफ है। अब हमें ग्राफ बनाना है एफ एक्स -2 का, एफ एक्स -2 का ग्राफ बनाना है, तो क्या करें सर, ये जो ग्राफ है ना, इसी ग्राफ को हम कॉपी कर लेते हैं, लेट अस कॉपी दिस ग्राफ, यहाँ कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं क्या भाई, कर तो सकते होंगे यार। हाँ अब इसको यहाँ एक काम करते हैं, फिर दोबारा से बनाते हैं ये, अब देखना क्या मस्त काम होगा, इसी को हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। अरे वाह सर गजब हो गया, ये तो, ये कर लिया कॉपी, हाँ सर कर लिया, ये कॉपी कर लिया, यस ये कॉपी हो गया भाई। अब क्या करना है, -2 का ग्राफ बनाना है, यानी कि अब हम अपनी y एक्सिस को ऊपर पुश कर देंगे, कितने यूनिट, x एक्सिस को कितना, 2 यूनिट, यानी यूं कहूं कि ग्राफ को नीचे खींचना था 2 यूनिट, तो हमने x एक्सिस को 2 यूनिट ऊपर पुश कर दिया। अब किसका ग्राफ बन गया, y इक्वल टू एफ एक्स -2 का, यानी कि x स्क्वायर -4 का, ये ग्राफ बन गया, क्योंकि हमने x एक्सिस को 2 यूनिट्स ऊपर पुश कर दिया, यानी कि अब ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो गया 0, -2, पहले ये 0 था, अब ये जब x एक्सिस ऊपर चली गई तो ये नीचे आ गया, कितने यूनिट, 2 यूनिट, तो हमने यहां से यहां क्या किया, शिफ्ट अप x एक्सिस कितने यूनिट, बाय 2 यूनिट्स। अब क्या करना है, इसका भी मॉड लेना है, x स्क्वायर -2 था, सॉरी वो यहां मैंने 4 लिख दिया, x स्क्वायर -2। अब हमें क्या करना है, इसका मॉड लेना है, तो अब क्या करेंगे, अब हम फिर से वही करेंगे, क्या, ये लिया हमने ग्राफ, और इसी ग्राफ को अब हम नीचे, अरे ये पूरा क्यों नहीं आ रहा, दोबारा देख लो भैया, ये ले लेते हैं भाई, ये ग्राफ को अब हम नीचे की डायरेक्शन में, ये आ गया पूरा, हाँ ये बन गया, बिल्कुल सर। तो क्या करो, अब इस नीचे वाले पार्ट को ऊपर शिफ्ट कर दो, यानी ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा, ऊपर, ऐसे। अब ये किसका ग्राफ बन गया, नाउ दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर -2 का मॉड, दिस इज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2 का मॉड, और यानी कि ये हो गया मॉड ऑफ एफ एक्स -2। अब इसमें से भी क्या करना है, इसमें से भी 4 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 4 सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि हमें अपनी y एक्सिस को ऊपर शिफ्ट, x एक्सिस को फिर से ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, कितने यूनिट, 4 यूनिट। तो ध्यान रखना ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, 0,2, क्योंकि ये -2,0, ये ऊपर आएगा तो 0,2 हो गया। अब इसको 4 यूनिट ऊपर पुश करना है हमको, तो 4 यूनिट ऊपर पुश करना पड़ेगा, तो क्या करें,
ये ग्राफ यहीं कॉपी कर लो फिर से। लेट मी कॉपी दिस ग्राफ हियर। ये आ गया, हाँ सर। अब हमें अपनी वाई एक्सिस को 4 यूनिट ऊपर शिफ्ट करना है, तो 4 यूनिट तो यहाँ कहीं आएगा, ये आ गया 4 यूनिट। अब यह जब 4 यूनिट आया तो आप समझ सकते हैं कि ये और ये हो गया 0,-2, क्योंकि 4 यूनिट ऊपर गया ऊपर ग्राफ, तो ये बन गया, और इसको हम मिटा देते हैं, ये बन गया। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ ग्राफ दैट वी हैव। ये ग्राफ किसका है भाई? सर ये ग्राफ है हमारे पास, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ x स्क्वायर -2 -4, इसका ग्राफ है। अब इसका भी क्या लगाना है? मॉड। अब जब इसका मॉड लगाएंगे तो ये ग्राफ कहाँ आ जाएगा? सर ये ग्राफ आ जाएगा x एक्सिस के ऊपर, नेगेटिव वाला हिस्सा। तो नेगेटिव वाला हिस्सा x एक्सिस के ऊपर आ जाएगा। तो फिर से आओ यही पकड़ते हैं ग्राफ, और इस ग्राफ को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। लेट मी कॉपी इट हियर, इसको थोड़ा और आगे, फिर से ये लिया और इसको हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं, यहाँ इधर कोने में, ठीक है? हाँ सर अब ठीक है। तो अब यह कॉपी हो गया, ये इधर आ गया, और आप अब क्या करेंगे? इसको रिफ्लेक्ट करेंगे, तो ये बनेगा इधर तक, फिर ये बनेगा ऐसा नीचे, ये बनेगा ऐसा। इसको थोड़ा ढंग से और बनाते हैं, ये वाला पार्ट तो आ जाएगा ऊपर, दिस पार्ट विल बी अबव, ये वाला पार्ट ऊपर, और फिर ये पार्ट नीचे ऐसा, और फिर यह वाला पार्ट इधर। तो अब जो ग्राफ बना वो फाइनली कुछ इस तरह से बन गया। दैट इज़ हाउ द ग्राफ विल लुक लाइक। ये बन गया भाई, ये फिर ये और फिर ये पॉइंट क्या हुआ? ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट हो गया 2, दिस पॉइंट विल बी 2, क्योंकि नीचे -2 था, तो अब ये कहाँ बन गया? ऊपर 2। सो ये आ गया ग्राफ। सो नाउ दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x स्क्वायर -2 -4 का होल मॉड, ये बन गया। सो दैट इज हाउ द ग्राफ लुक्स लाइक। कैसा बना? ये बैटमैन जैसा दिखाई दे रहा है सर ये तो। हाँ बैटमैन जैसे दिख रहा है, देखो यहाँ से यूँ गया, फिर ये यूँ आया, और फिर यहाँ से यूँ गया, और फिर ऐसे। तो दैट इज द काइंड ऑफ ग्राफ दैट यू हैव। तो ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आई। एक्स स्क्वायर था, x स्क्वायर -2 में ग्राफ को 2 यूनिट नीचे या फिर x को 2 यूनिट ऊपर कर दिया, तो ये कहाँ चला गया? 0,-2 पर। फिर क्या था? फिर हमें क्या करना है? इसका मॉड लेना था, मॉड लेना था तो नीचे वाला ऊपर आ गया, ये बन गया ग्राफ। फिर क्या करना था? -4 करना था, यानी फिर से x को 4 यूनिट ऊपर, तो 4 यूनिट ऊपर। तो ये अभी क्या है? 0,2 है, तब ये 4 यूनिट ऊपर आएगा तो ये 2 यूनिट नीचे रह जाएगा, तो 0,-2 हो गया। अब क्या करना है? इसका भी मॉड। तो हमने क्या किया? इसका रिफ्लेक्शन ले लिया। इसका रिफ्लेक्शन लिया तो ये वाले पार्ट का तो यहाँ आ जाएगा, ये रहा। फिर इसका ऐसे आएगा रिफ्लेक्शन, तो ये रहा, और फिर ये वाला पार्ट यहाँ आ गया। सो दैट इज द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ x स्क्वायर -2 -4। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। If e की पावर -x इज इक्वल टू k -1 देन फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ k। इसकी रेंज भी फाइंड करते हैं, चलो आओ। के रेंज फॉर विच इट हैज 0 सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन ना हो, 1 सॉल्यूशन 2 सॉल्यूशन। तो पहले हमें ग्राफ बनाना है e की पावर -mod x का, ये ग्राफ बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि इसको सॉल्व करने का मतलब है पहले आप इसका ग्राफ बनाएं और फिर आप इसका ग्राफ बनाएं, फिर दोनों के क्या करें? पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढें। तो क्या करना चाहिए? सर सबसे पहले तो ग्राफ बनाते हैं e की पावर x का। e की पावर x का ग्राफ तो सर ऐसा बन गया। अब बनाते हैं ग्राफ e की पावर -x का। e की पावर -x का मतलब है ये fx है, तो f ऑफ -x का ग्राफ बनाना है, f ऑफ -x का। f ऑफ -x का मतलब ग्राफ e की पावर x का इमेज ले लेना है, किसके अबाउट? यू विल हैव टू टेक द इमेज ऑफ e की पावर x अबाउट y एक्सिस। किसके अबाउट? y एक्सिस के अबाउट इमेज लेंगे, तो ये बन गया। ये किसका ग्राफ बन गया? यहां क्या किया हमने? इमेज अबाउट y एक्सिस, y एक्सिस के अबाउट इमेज ले लिया, ये बन गया e की पावर -x का ग्राफ। अब ग्राफ बनाना है e की पावर माइनस mod x, यानी कि अगर मैं इसको gx कह दूं, इसको gx कह दूं, तो अब मुझे ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू g ऑफ mod x। तो क्या बनेगा? e की पावर -mod x। तो वो कैसे बनेगा? अब e की पावर, अब हमने पढ़ा था f ऑफ mod x का ग्राफ मॉडुलस वाले ट्रांसफॉर्मेशन में। कौन सा पार्ट इरेज कर देते हैं? लेफ्ट वाला पार्ट इरेज कर देते हैं, यानी ये वाला पार्ट को इरेज कर देंगे और ये वाले पार्ट को रखेंगे।
यू विल कीप दिस पार्ट, ये वाला पार्ट रखा और फिर इसी को रिफ्लेक्ट कर देंगे वाई एक्सिस के अबाउट। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑन मॉडुलस में पढ़ा था, ये बन गया ग्राफ, बिल्कुल। ये वाला पॉइंट क्या होगा सर, ये 1 था, ये 1 ही तो था, बिल्कुल। तो ये हो गया 0,1। अब हमारे पास उधर की साइड लाइन है y इक्वल टू k माइनस 1। तो अगर मैं एक लाइन बनाता हूँ y इक्वल टू k माइनस 1, तो वो जो लाइन बनेगी वो लाइन कैसी बनेगी, वो लाइन ऐसे बनेगी y इक्वल टू k माइनस 1। सो दिस इज द लाइन y इक्वल टू k माइनस 1। अब यह लाइन अगर जीरो सॉल्यूशन चाहिए, कोई भी सॉल्यूशन नहीं चाहिए, तो खुद बताओ, ये वैल्यू 1 है, 1 पर टिक गई तो सॉल्यूशन आएगा, एक सॉल्यूशन आएगा। ऊपर रहेगी तो कट करेगी नहीं, एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। नीचे कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। एक्स एक्सिस पर रहेगी तो भी कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को कभी भी कट नहीं करती। तो अगर मुझे k माइनस 1 लाइन चाहिए नो सॉल्यूशन के लिए, तो फॉर जीरो नो सॉल्यूशन या जीरो सॉल्यूशन ए पार्ट, k माइनस 1 क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा, या फिर k माइनस 1 होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 0। क्यों, ये लाइन ये 0 पर, यहां पर तो हो गया y इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस की इक्वेशन, और नीचे लेस देन 0, तो ऐसा। तो यानी कि k की वैल्यू क्या आ गई, सो दिस इंप्लाइज k इज कितना हो गया, k इज ग्रेटर देन 2 और k इज लेस देन इक्वल टू 1। तो k बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 क्लोज्ड, यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ये हो गया कितने सॉल्यूशन के लिए, जीरो सॉल्यूशन के लिए। 1 सॉल्यूशन के लिए क्या होगा खुद देख के बताओ। 1 सॉल्यूशन के लिए सर ये लाइन आके इस पे टिक जानी चाहिए, यानी k माइनस 1 किसके बराबर होने जाना चाहिए, तो बी पार्ट फॉर 1 सॉल्यूशन k माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 1, यानी k की वैल्यू 0 आ जानी चाहिए। k शुड बी 2, k कितना हो जाना चाहिए, 2 हो जाना चाहिए। तो k शुड बी 2, तो k उस केस में हमारे पास 2 आ जाना चाहिए, तो k की वैल्यू 2 आ गई। फॉर 2 सॉल्यूशंस, 2 सॉल्यूशन कब आएंगे भाई, जब ये लाइन इसको 2 पॉइंट पर कट करेगी, ऐसे कट करेगी 2 पॉइंट पर, तब 2 सॉल्यूशन आएंगे। यानी k की वैल्यू 0 से तो बड़ी होनी चाहिए और 1 से छोटी होनी चाहिए, k माइनस 1 की। सो सी पार्ट फॉर 2 सॉल्यूशंस, 2 सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, k माइनस 1 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए, यानी k 1 से लेकर 2 के बीच में होना चाहिए। तो k शुड बिलोंग टू 1 to 2, k इस इंटरवल के अंदर आना चाहिए। सो दैट इज हाउ यू गेट इट। ये क्लियर हो गया, हाँ सर ये है, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। तो आइए अब 2 छोटी ट्रांसफॉर्मेशंस और देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती लेकिन फिर भी देखना ज़रूरी है। पहली ट्रांसफॉर्मेशन है y इक्वल टू a टाइम्स एफ एक्स, जहां a 0 से बड़ा है। वहां अभी तक हमने पढ़ा a एडेड हो, a सब्ट्रैक्टेड हो, बाहर हो अंदर हो, तब क्या होगा। अब a मल्टीप्लाई भी हो सकता है, तो a टाइम्स एफ एक्स अगर हो तो इस केस में कुछ नहीं करना आपको, बहुत सिंपल सा ट्रांसफॉर्मेशन है। ड्रॉ y इक्वल टू एफ एक्स एंड मल्टीप्लाई लेबल्स ऑन y एक्सिस बाय a, यानी y एक्सिस पर जो भी लेबल लगे हैं, जो भी 1 2 3 जो भी आप लगाते हैं, उसको बस a से डिवाइड करते चले जाएं fx के ग्राफ में। या फिर लोग इसे क्या कहते हैं, स्ट्रेच द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स बाय अ फैक्टर ऑफ a, स्ट्रेच या कंप्रेस। अगर a 0 से 1 के बीच में हो तो कंप्रेस हो जाएगा। तो हम तो क्या कह रहे हैं, जो भी आपके पास a है, बस आप अपने जो भी वैल्यूज हैं आप उसे a से क्या करते चले जाएं, मल्टीप्लाई करते चले जाएं। यानी कि कल को a की वैल्यू 2 है तो अपने लेबल्स को 2 से मल्टीप्लाई करते चले जाएं। अगर a की वैल्यू हाफ है तो हाफ से मल्टीप्लाई करते चले जाएं। तो एक्सटेंशन, वो स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर sin 2x का ग्राफ अगर हमें बनाना है, वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ sin 2x, 2 sin x का ग्राफ कैसे बनाएंगे सर, पहले तो sin x का ग्राफ बना लेते हैं। ये बनाया भाई, हाँ सर ये बन गया हमारे पास sin x का ग्राफ। सो दैट इज द काइंड ऑफ ग्राफ दैट वी हैव फॉर sin x। ऐसे ही ग्राफ होता है कुछ, बिल्कुल सर लगभग ऐसा ही। देखो भाई एग्जैक्ट तो कंप्यूटर से ही बनेगा। अब यह है जो वैल्यू है, यहाँ कितनी थी सर, ये 1 होती तो क्या हो जाएगी, अब 2 हो जाएगी। यह वैल्यू जो नीचे होती है, यह वैल्यू जो नीचे आती है y एक्सिस पर, द वैल्यू विच कम्स बिलो,
ये वैल्यू कितनी आती है सर, -1 आती है, तो ये कितनी हो जाएगी, -2, ये वैल्यू हो जाएगी -2, तो ऊपर हो गई 2, नीचे -2, यानी ये वाली वैल्यू 2 हो गई भाई। और जैसे π/3 पर है, π/3 पर वैल्यू, π/3 पर वैल्यू एट π/6 पर वैल्यू कितनी आती है सर, π/6 पर वैल्यू होती है हाफ, तो अब कितनी आ जाएगी सर, अब आ जाएगी 1, कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यानी अब लेबल्स को वाई एक्सिस पर हमने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करते चले गए। तो बस आप 2 से मल्टीप्लाई करते चले जाएं, जैसे कि -π/3 है, -π/3 पर वैल्यू, -π/6 पर वैल्यू कितनी आती, -½ तो अब कितनी आएगी, -1। सो दैट इज द काइंड ऑफ ग्राफ। तो बहुत आसान है, बस आप क्या करें, जो भी लेबलिंग्स किस पर हैं, वाई एक्सिस पर हैं, उसको ए से क्या करते चले जाएं, मल्टीप्लाई करते चले जाएं। अब कई लोग कहेंगे सर डिवाइड में हुआ तो, अबे डिवाइड में हुआ तो क्या होगा, fx/2 होगा, तो ए की वैल्यू हाफ हो गई ना, वही तो बात हुई। तो मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन इज अ फॉर्म ऑफ मल्टीप्लीकेशन, तो एक ही बात है, यानी डिवीजन भी कवर्ड हो गया इसके अंदर। अब f(ax) अगर हो, यानी a कहां घुस जाए, f के अंदर, a > 0 हो, ध्यान रखना ऊपर भी a > 0 है। तो इस केस में क्या करें, ड्रॉ y = fx and divide the labels on x axis by a। x axis पे जो भी लेबल्स हैं उनको a से डिवाइड कर दें, जैसे कि sin 2x का ग्राफ बना के देखते हैं। अब आओ देखें, तो sin 2x का ग्राफ कैसे बनेगा, sin 2x का ग्राफ, पहले हमने sin x का ग्राफ बनाया सर, ये बन गया sin x का ग्राफ, ये बन गया sin x का ग्राफ। सो दैट इज द काइंड ऑफ, दैट इज द ग्राफ ऑफ sin x, ये sin x का ग्राफ बना। अब हमें क्या करना है, जो हमारे लेबल्स हैं किस पर, x एक्सिस पर, पहले ये कितना था सर, ये 0 है, ये सर पाई है, ये क्या है 2 पाई, ये क्या था, ये -π है, और ये क्या है -2 पाई है। तो हमें क्या करना है, अपने लेबल्स को किससे डिवाइड कर देना है, 2 से। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा, 0, π, ये हो गया π/2, और ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा पाई, ये कितना हो जाएगा -π/2, और ये हो जाएगा अब -π, खत्म, ये बन गया sin 2x का ग्राफ। दैट इज हाउ द ग्राफ ऑफ sin 2x लुक्स लाइक। तो बस क्या करना है, अपने लेबल्स को किससे डिवाइड करते चले जाना है, 2 से डिवाइड करते हुए चले जाना है। तो आइए एक दो ग्राफ बना के देखते हैं इसके ऊपर, सिंपल सा। मान लो मुझे ग्राफ बनाना है y = e⁻²x का, e⁻²x, चलो -1 भी कर देते हैं, e⁻²x - 1। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो ग्राफ बनाएंगे y = e⁻x का, e⁻x का ग्राफ ये बन गया। अब अगला ग्राफ बनाएंगे x - 1 का, क्योंकि पहले x - 1 होगा फिर x का दुगना होगा। तो अब ग्राफ बनाएंगे y = e⁻x - 1 का। x - 1 का ग्राफ कैसे बनेगा सर, y एक्सिस को राइट में शिफ्ट कर देंगे, यानी कि ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगी, ये लाइन ऐसे शिफ्ट हो गई, y एक्सिस क्या हो गई, x - 1, y को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट में, y हैज बीन पुल्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट, y एक्सिस पुल्ड टुवर्ड्स लेफ्ट, पुल्ड लेफ्ट, कितने यूनिट्स, बाय 1 यूनिट, 1 यूनिट पीछे खींच लिया हमने y एक्सिस को। तो 1 यूनिट पीछे खींच लिया, तो जरा इसको ढंग से बनाते हैं, 1 यूनिट हमने पीछे खींच लिया y एक्सिस को। तो जब हमने 1 यूनिट पीछे खींच लिया y एक्सिस को, तो अब यह है y एक्सिस ऐसे, अब ये ऐसे बन जाएगा ग्राफ, बिल्कुल, क्योंकि ये और पीछे आ गया तो इधर आ गया, ठीक है। सो दैट इज द ग्राफ ऑफ e⁻x - 1। अब आप देखें ये जो वैल्यू आ रही होगी, अब 1 पर, ये वैल्यू 0 पर आ रही थी, 0 पर कितनी आ रही थी 1, अब 1 पर 1 आएगी, 1 पर 1 आएगी, क्योंकि आपको याद होगा लेबल्स ऑन x एक्सिस इंक्रीज बाय 1, तो 1 इंक्रीज हो गया, 0 हो गया, ये 1 हो गया, पहले ये 0 था और अब ये क्या हो गया, अब ये 1 हो गया, अब ये क्या हो गया 1 हो गया, यानी लेबल्स किससे इंक्रीज हो गए, 1 से इंक्रीज हो गए, यानी पहले जो -1 था, पहले जो -1 था, अब वो 0 बन गया, अब वो 0 बन गया। सो दैट इज व्हाट हैपेंस। तो ये बन गया भाई, ठीक है ना। तो अब ये जो वैल्यू आ रही होगी, ये वाली वैल्यू क्या होगी 1/e, खुद देख लो, 0 रख के देखो 1/e, हाँ सर, क्योंकि -1 पर वैल्यू क्या आ रही थी सर 1/e, तो 0 पर 1/e आ गई। अब हमें ग्राफ बनाना है e⁻
2x माइनस 1 का। तो ध्यान रखें ये एक तरीके से क्या हुआ, ये है gx, अब g ऑफ 2x ये तो होगा फिर e की पावर 2x माइनस 1, e की पावर 2x माइनस 1, तो ये क्या है g ऑफ 2x ही तो हुआ, देख लो। हाँ सर अब समझ में आया, g ऑफ 2x, x की जगह 2x आ गया। तो कई बच्चे क्या करेंगे, पहले 2x कर देंगे फिर -1 का, नहीं वो गड़बड़ है, पहले -1 फिर 2 से मल्टीप्लाई। तो अब क्या होगा सर, यही ग्राफ बना लो दोबारा से, यही ग्राफ दोबारा बना लो। तो यही ग्राफ मैंने दोबारा बना लिया भाई, ये बन गया। अब लेबल्स ऑन y को 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि ये कितना हो गया 1/2e। लेबल्स ऑन, नहीं ये क्या था, x में मल्टीप्लाइड है भाई, x में मल्टीप्लाइड है, यानी कि x के लेबलिंग्स को 2 से डिवाइड कर देंगे, x के लेबलिंग्स को 2 से डिवाइड कर देंगे। देखो f ऑफ x में डिवाइड द लेबल्स ऑन x एक्सिस बाय a, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यानी ये तो 0 ही रहेगा, अब ये 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 पर, अब पहले 1 पर वैल्यू क्या आ रही थी सर, 1 पर वैल्यू आ रही थी 1, और अब क्या आ जाएगी, हाफ पर वैल्यू 1 आ जाएगी। तो x के जो लेबल्स होंगे उनको आप 2 से डिवाइड करते चले जाएंगे, तो 0, हाफ, फिर जो यहाँ पर 2 रहेगा, यहाँ पर 2 पर अगर आप वैल्यू देखोगे तो वैल्यू 2 पर कितनी आ रही थी सर, 2 पर वैल्यू आ रही थी e इस वाले केस में, तो अब वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 पर, अब 2 की बजाय यहाँ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 की बजाय 1 हो जाएगा, और 1 पर वैल्यू अभी e आएगी। हाँ सर देख लो, पुट करके भी देख लो, वेरीफाई कर लो, बिल्कुल सर क्लियर हुआ ये। एक और देखो, अगर मान लो मुझे ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू 3 ln x का, 3 ln x, तो 3 ln x का ग्राफ कैसे बनेगा सर, मैंने ln x का ग्राफ बनाया, e पर वैल्यू 1 आती है सर, e पर वैल्यू कितनी आती है 1, और e स्क्वायर पर वैल्यू आती है 2, e स्क्वायर पर, e स्क्वायर तो खैर बहुत आगे होगा और भी, तो इसे थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं ग्राफ को। सो द वैल्यू एट e स्क्वायर विल बी 2, द वैल्यू एट e स्क्वायर विल बी 2, ये 2 होगा। ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू ln x का। अब 3 ln x है तो क्या करेंगे सर, जो y एक्सिस पे लेबलिंग है उन्हें 3 से मल्टीप्लाई कर दो बस, आप जो y एक्सिस पर लेबलिंग्स हैं उन्हें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी ये हो गया 3 और ये हो गया 2 था यहाँ पर, ये 6 हो गया। और आप खुद देख लो, e रखोगे 3, e स्क्वायर रखोगे 6, सो दैट इज हाउ दीज ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस कैन बी यूज्ड। ये वाली ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन कम यूज होती हैं, ज़्यादातर जो भी पहले हमने ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ी वो यूज होती हैं। तो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर फंक्शंस। बहुत लंबा चैप्टर था, बहुत ही ज़्यादा लंबा चैप्टर है, क्योंकि अगर आप क्लास 12th को अच्छे से टटोलेंगे तो पूरी की पूरी क्लास 12th फंक्शंस का ही खेल है। देखा जाए तो शुरुआत कहाँ से होती है, फंक्शन से, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, फिर लिमिट ऑफ फंक्शन से, फिर कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन से, फिर डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन से, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, फिर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इन फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन, फिर एरिया अंडर द कर्व ऑफ फंक्शन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ फंक्शन। तो आप देखते हैं कि अलग फंक्शन ही फंक्शन है पूरे में। तो फंक्शन इज अ वेरी बेसिक थिंग फॉर क्लास 12। तो फंक्शन बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, और इस वीडियो में हमने हर बारीक से बारीक चीज़ को कवर करने की पूरी कोशिश की है। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो के अंत तक पहुंचे होंगे और मेरी ये बात सुन रहे होंगे। अगर आप ये सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप एक पढ़ने वाले बच्चे हैं और आपका मार्ग प्रशस्त है किसके लिए, जेईई में सिलेक्ट होने के लिए। तो बस इतना ही कहूँगा, ज़्यादा बातें मुझे करना आता नहीं है। मैं तो बस बच्चों को सिर्फ अच्छे से एक एक पॉइंट बता सकता हूँ और समझा सकता हूँ। आगे आपकी मेहनत है, आपकी लगन है, आपका जज्बा है सक्सीड होने का लाइफ में, वही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि पानी को, नदी के पानी को कभी भी कोई रास्ता नहीं बताता, वो अपना रास्ता खुद बना लेता है। यानी जिसमें चाह होती है ना आगे बढ़ने की, जिसमें एक जुनून होता है आगे बढ़ने का, वो किसी से पूछता नहीं, वो अपनी रास्ता खुद बनाता चलता है। तो ऐसा ही जुनून आपके अंदर भी है, आपके अंदर भी वो पूरा का पूरा जज्बा है, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो बस यहीं मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। तो जाते जाते सबको मेरी तरफ से थैंक यू। आपने बहुत पेशेंटली मुझे सुना, दैट इज़ रियली अ प्रेज वर्दी थिंग कि आपने पूरा अच्छे से ये वीडियो देखा। और मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को डेफिनेटली, जो शुरुआत में मैंने बातें कही थी वो आपने लास्ट तक मानी होंगी और इस वीडियो का पूरा लाभ उठाया होगा।
थैंक यू। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।